नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का कोटा मॉड्यूल डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये समझ लीजिए कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शुरुआत वाला फर्स्ट चैप्टर है और बहुत सा स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते रहते हैं क्योंकि क्लास 11th को बिलोंग करता है। तो वो सभी स्टूडेंट जो क्लास 11th में हैं उनके लिए तो यूज़फुल है ही सही, वो जो स्टूडेंट क्लास 12th में है और कोऑर्डिनेट का रिविज़न करना चाहते हैं उनके लिए भी ये सारे सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चैप्टर अंडरस्टैंडिंग वाला है, इसी के ऊपर बाकी आने वाले सभी चैप्टर बेस्ड रहते हैं। जैसे सर्कल पढ़ोगे आगे जाके पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो स्ट्रेट लाइन जिसका अच्छा है वो सब चीज़ें स्पीड आती है फिर वहाँ पर, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आता है। अब बात ये आती है कि जब चैप्टर अच्छा है तो फिर इसका मॉड्यूल भी सॉल्व करना होगा। तो जब बात मॉड्यूल की आएगी यानी मटेरियल की आती है तो फिर कोटा के स्टडी मटेरियल से बेटर और क्या हो सकता है। आप हो सकता है देश के कई किसी भी कोने में किसी बड़े इंस्टीट्यूट के सेंटर पे पढ़ रहे हों, पर आप एक बार मटेरियल मैच कीजिएगा। आप वही मटेरियल सॉल्व कीजिए जो कोटा में सॉल्व करना होता है। आप मेरी ऐप पर जाइए और इसको डाउनलोड करके खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर कोटा में भी हैं तो भी आप देखें, फिर तो आप समझ ही जाएंगे कि कोटा में ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट का मटेरियल सेम ही रहता है। तो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना जो आपकी एक बेसिक नेसेसिटी या एक सभी कवर्स को, जो जितने भी प्रोफाइल्स हैं सभी को कवर करते हुए आगे बढ़ता है, वही ये मॉड्यूल है, ठीक है। और यहाँ पर एक ही बात मैं आपको एडवाइस करूँगा, जब भी आप किसी मटेरियल को सॉल्व करते हैं पहले आप उसको अच्छे से ट्राई कीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा। जब आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया देन यू आर रेडी टू गो कि उसके आप सॉल्यूशंस देखें। आप सोचते हो कि मैंने थ्योरी पढ़ने के बाद डायरेक्टली सॉल्यूशन देखना शुरू कर दूंगा तो कुछ नहीं होगा, या फिर पहले क्वेश्चंस को देखा और सीधा उसके सॉल्यूशन देखूंगा तो कुछ नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कॉन्सेप्ट्स और ये सारी मैनिपुलेशंस हमारे स्टेबल मेमोरी में रहे, कॉन्शियस माइंड में रहे, तो सबसे पहले 7-8 मिनट 10 मिनट तक क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, वन गो में ट्राई कीजिए जितने भी क्वेश्चन है ना। कि आपने 10 क्वेश्चन का एक साथ ट्राई किया, पहले 10 ट्राई कर लिया, कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे, फिर उनके आंसर की देखें। एक एक क्वेश्चन के आंसर की ना देखें, वरना क्या होता है ना, जैसे हमने 5th क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं उसका आंसर सी है तो फिर हमें 6th का आंसर दिख जाता है कि ए आएगा। तो जब हम 6th ए कर रहे होते हैं तो दिमाग में आंसर कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है। तो ऐसे नहीं करना है, ये गलत तरीका। अगर आप एक्चुअल लर्निंग चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैथमेटिक्स इंप्रूव हो, तो उसका तरीका यही है कि आपको थरोली पहले उसको अच्छा से अटेम्प्ट करना होगा, फिर आप उसके बारे में सोचेंगे कि हाँ अब सॉल्यूशन क्या है। इससे क्या होगा कि जो सॉल्यूशन में कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल करेक्ट जगह पर हिट करेगा और लर्निंग होगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सवाल हुए या ना हुए, प्रॉब्लम ये है कि सवाल को अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसके बाद सॉल्यूशन देखा, ताकि उस गैप को हम फुलफिल करें। चैप्टर को सीखने के मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है थ्योरी जब पढ़ते हैं तब। सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेज होती है जब आप होमवर्क करके आते हैं और उसके बाद फिर आप उसको देखना शुरू करते हैं, वो सेकंड स्टेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड लर्निंग हमारे मॉक टेस्ट के थ्रू होती है, जब आपने मॉक टेस्ट दिया फिर वहाँ पर सवाल बने नहीं बने, वो थर्ड स्टेज होती है। और फोर्थ आती है जब आप रिवीजन करते हैं 2-3 महीने बाद। तो स्टेज ये जो लर्निंग है ना, ये मल्टीपल वेज पर चलती है, ठीक है। तो ऐसी और भी कई सारी मेंटरशिप की बातें मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। तो यहाँ पर एक गूगल फॉर्म है, उसको आप फिलअप कीजिएगा तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस मेंटरशिप, वहाँ पर फिर वी कैन करेक्ट, ओके। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो डिस्कशन के लिए मैंने बात की है, ऐसा डिस्कशन बहुत आप ब्लेस्ड हैं तो ही आपके बैचेस में आपको करने को मिलेगा, या शुरुआती वाले चैप्टर्स में ही आपको मिलेगा। आगे जाते जाते जैसे आप बढ़ते जाते हैं डिस्कशन क्लासेस में स्टूडेंट भी स्किप करते हैं, जनरली क्लासेस में टीचर्स के पास भी उतना टाइम नहीं बचता है। अगर हो रहा है बहुत अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है, अगर आपसे सारे होमवर्क हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द होमवर्क आप कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप रॉन्ग मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कई हो सकता है आपसे फीस काफ़ी लाखों में ले रखी हो और जो आपको मटेरियल दिया जा रहा है बहुत सिंपल या जेई मेन लेवल का ही हो। आप इस मटेरियल को सॉल्व कीजिएगा, जो कोटा मटेरियल है, इसके सॉल्यूशंस मैंने बना ही दिए हैं। जो प्रॉमिस है मैं आपसे यही चाहता हूँ, पहले आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे। अब 11th क्लास के अंदर आज के जब ये वीडियो में रिलीज़ कर रहा हूँ, जब मैं आपको सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, कितने चैप्टर्स हम कर चुके हैं आप देख लीजिए। सेट रिलेशन, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स, लॉग, क्वाड्रेटिक, प्रोग्रेशन, ट्रिग्नो, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और आज ये स्ट्रेट लाइन भी हो जाएगा, ठीक है। ये क्लास 11th की बात है। 12th में अगर हम देखें तो हमारे पास फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी के तीनों पार्ट हो चुके हैं। इनडेफिनेट और डेफिनेट ये सब भी हो चुके हैं।
ये अपकमिंग वाले सारे सेक्शन हो चुका है। अब बस ये 3-4 टॉपिक यहाँ बचे हैं, 3-4 वहाँ बचे हैं। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। आपको लगे कहीं पर कि उसका मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, मुझे थ्योरी वीक है, तो आपके पास थ्योरी कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल हैं। चाहे आपको कैलकुलस में इशू हो, अलजेब्रा में इशू हो, और वेक्टर 3D में है, या ट्रिग्नोमेट्री या कोऑर्डिनेट, ये सब आपके लिए अवेलेबल है। बस पढ़िए, सीखिए। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कुछ ऐसी है कि एक बार जब टाइम निकल जाता है ना, तो वापस नहीं आता। फिर चाहे हम कितना ही एफर्ट डाल लें, तो जो अभी टाइम चल रहा है उसको यूटिलाइज कीजिए वाइजली, और स्पेंड टाइम विद दीज चैप्टर्स, दीज सेगमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, थिंग्स विल बी फाइन। मॉड्यूल्स के बाद स्टूडेंट का अक्सर ही क्वेश्चन होता है कि सर प्रैक्टिस कैसे करें, और हमें सवाल करने हैं। तो ये मॉड्यूल्स हर मैथमेटिक्स के लिए पूरा इकोसिस्टम आपको मैथमेटिक्स का मेरे साथ मिलेगा। चाहे वो बुक्स की बात हो, वीडियो सॉल्यूशंस की बात हो, थ्योरी की बात हो, और एनीथिंग, मॉक टेस्ट की बात हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल विद यू, विद मी एंड फॉर यू। ठीक है, तो ये सेपरेट सेपरेट बुक सब सभी के लिए अवेलेबल है। PYQs के जो नए एडिशन है वो भी आ गए हैं, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस पढ़िए, पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़रूर साथ में आपके लिए बनेगी। और ये जो भी आप प्रैक्टिसिंग करने वाले हैं, स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज का सेशन है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर अपनी ग्रिप बनाइए। इसका अच्छा खासा वेटेज है, करीब 18%, 15 to 18% के आसपास ये पूछा जाता है। और अगर आप ये इसमें अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही आएगा। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डरते हैं, पर आप देखोगे कि यहाँ पे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कई बार एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, और वो सब मैं अपने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। हर सवाल में आपको लगेगा कि हाँ, इसका और भी मेथड हो सकता है। आई हैव डिस्कस। लर्निंग अब आपके ऊपर है, तो यही बोलूँगा, क्लास के अर्जुन बनिए, जिससे आपकी लर्निंग मैक्सिमम हो। जो भी टीचर्स आपसे कह रहे हैं, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, उसको लाइन टू लाइन फॉलो कीजिए। फिर देखिएगा आपकी आंखों में चमक और कॉन्फिडेंस किस लेवल पे पहुंच जाएगा। ओके, सो फिल दिस गूगल फॉर्म जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके लिए अवेलेबल है। एंड सी यू इन द मेंटरशिप प्रोग्राम ऑल्सो। ओके, कीप लर्निंग। एक क्वेश्चन है जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेस्ड है, कोऑर्डिनेट्स के ऊपर बेस्ड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। चलिए एड्रेस करते हैं। अ पार्टिकल बिगिन एट ओरिजिन एंड मूव सक्सेसिवली इन द फॉलोइंग मैनर एज शोन। 1 यूनिट टू द राइट, यानी ओरिजिन से शुरू होता है, और इसके बाद 1 यूनिट राइट पे गया, हाफ यूनिट ऊपर जाता है, 1/4 राइट जाता है, फिर 1/8 डाउन जाता है, 1/16 राइट जाता है, ऐसे चलता जाता है। और हर लेंथ इसकी पिछले वाली से हाफ हो जाती है। सो लेंथ ऑफ ईच मूव इज हाफ द लेंथ ऑफ प्रीवियस मूव। द मूवमेंट कंटिन्यूज इन जिग जैग मैनर। कैसे? ऊपर, इधर, नीचे, फिर यहाँ पर ऐसे चलता रहता है ये पैटर्न। तो फिर ये कहाँ पर जाकर कन्वर्ज होगा? क्योंकि ये जीपी तो बना ही रहा है, तो बात ये है ये कहाँ पर जाकर कन्वर्ज होगा, यानी कहाँ पर जाकर कन्वर्ज, ये किसी एक पॉइंट पर जाकर रुक जाएगा। जब ये प्रोसेस इन्फाइनाइट तक चलेगा तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमसे पूछे हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आया है 1। अगला एक्स कोऑर्डिनेट इस 1 के बाद हमारे पास 1/4 आता है। सो 1 + 1/4। 1/4 के बाद हमारे पास 1/16 आता है। 1, 1/4, 1/16, ये प्रोसेस अपने पास चल रहा है, और ये चलता चला जाएगा। ये एक जीपी है, अगर आप ध्यान दें, जिसकी पहले टर्म 1 है, और कॉमन रेशियो अगर आप देखेंगे तो 1/4 है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बात बनेगी a/1 - r। ये 1 है, r आपके पास से 1/4 है, डेटा आपके पास 4/3 आता है। एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास कन्वर्ट होकर आ गया 4/3। तो एक्स कोऑर्डिनेट 4/3 आएगा। दो ऑप्शंस में दिख रहा है, सी और डी का चांस नहीं है। सिमिलरली हम वाई कोऑर्डिनेट के बारे में भी बात करते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए वाई कोऑर्डिनेट, अगर हम ऊपर जाएंगे, हाइट बढ़ेगा इस पॉइंट से, तो वी आर टेकिंग दिस एज +1/2। क्या पहुंचे? यहां से यहां हम पहुंचे। मैं इसको किसी दूसरे मार्कर से मार्क कर देता हूं। ये रहा वाई कोऑर्डिनेट ब्लू से। यहां से मैं यहां पहुंचा, फिर वाई के हिसाब से अगर हम देखें तो अगली बार इसकी हाइट कम हो जाती है। तो अभी ये इंक्रीज हुआ था, उसके बाद फिर ये डिक्रीज हुआ, 1/2 देन 1/4।
तो 1/2 आएगा, उसके बाद फिर ये 1/8। तो आप मुझे ये बताइए हाइट कितनी रही। तो इसके अंदर जो हाइट थी 1/4, अब 1/8 कम हो जाएगी, तो अब यहाँ आ जाएंगे। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, 1/2 में से 1/8 माइनस होगा, फिर आप हॉरिजॉन्टल जाएंगे, फिर आप आगे जाएंगे, तो ये 1 है, तो ये वाली हाइट अब और छोटी हो जाएगी। ये हाइट कितनी हो जाएगी, हर बार हाफ हो जाता है, तो ये लेंथ आपके पास 1/32 बन जाएगा। ये प्लस में आएगा 1/32, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। हाफ इंक्रीज हुआ, फिर 1/8 कम हुआ तो माइनस के साथ आएगा, फिर 1/32 इंक्रीज होगा, तो ये भी एक जीपी बनने वाली है। यहाँ पर अगर हम देखिए तो हमारे पास कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म हाफ है, और कॉमन रेशियो जो है वो -1/4 है। मल्टीप्लाई करके देखिए, -1/4। ठीक, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या लिखा जाएगा। इसको लिखेंगे a/1 - r, ये बनेगा 1/2। 1 - 1/r आपके पास से आता है, वी आर गेटिंग दिस एज 1/2। यहाँ पर डेटा आपके पास से 5/4 आता है। सिंप्लीफाई करेंगे, वी आर गेटिंग द y कोऑर्डिनेट एज 2/5। तो ये y है, ये अपने पास x लिखा गया है। तो दोनों किसी एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ज हो जाएंगे। दैट पॉइंट इज 4/3 x कोऑर्डिनेट और y के लिए 2/3, 2/5। This is the point 4/3, 2/5, that's precisely is the B option। तो हम यहाँ पर B ऑप्शन मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे भी एक प्रोसेस बना दें जहां पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें दिख रही है, मिक्सिंग कर दिए कोऑर्डिनेट के हिसाब से, तो दोनों के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वही इन्वॉल्व है। ये मत सोचिएगा कि सर कोऑर्डिनेट के अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रोग्रेशन लेकर आ गए, इस बात का हवा मत बनाएगा। जो भी कहानी समझाई जा रही सवाल के अंदर उसको समझिए और उसी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दीजिए। ऐसे सवाल अगर आपसे वन टाइम में हो गए हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया बन जाएगा और इंटरेस्ट बना रहेगा। फर्स्ट टाइम नहीं हुए कोई बात नहीं, अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई है तब भी आपको मजा आएगा। तो दो चीजें मिक्स होकर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, कीप लर्निंग। Suppose ABC is a triangle with three acute angles ABC and the point whose coordinates are cos A minus sin B, sin B minus cos A can be, important word है can be, in which quadrant, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे हमें दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके, एक तो हम हिट एंड ट्रायल से कुछ वैल्यू अज्यूम करके देख ले, उससे भी बता देते हैं, और प्रॉपर जो जेनरिक सोल्यूशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक्यूट एंगल्स की बात अगर हो रहा है तो हमने ए, बी और सी तीन एंगल्स अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ जो पॉइंट बनाया गया है उसके अंदर सी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सबसे पहले हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर 30, 60, 90 ले लेते हैं, तो 90 का राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, फिर एक्यूट नहीं बनेगा, उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, और कोई ऐसे एंगल सोचिए जिनके आप वैल्यूज जानते हैं। मेरे दिमाग में जिनकी जैसे 60 डिग्री एक को ले लेंगे, एक को 45 ले लेते हैं, फिर आपके पास एक 75 बचता है। क्या ये बात एक्सेप्टेबल है? चेक करिए, एक्सेप्टेबल है ना। और सिमिलरली अगर हम ये वाला केस लेते हैं तो ये जो पॉइंट हमारे पास है जो लिखा गया है cos B माइनस साइन A माइनस साइन B माइनस cos A, ये डेटा है। B का मतलब cos 45 यानी 1/√2 माइनस आपके पास से फिर साइन A आपके पास साइन 60 आता है, √3/2, साइन B आपके पास से 1/√2 और cos A आपके पास से 1/2, ये कोऑर्डिनेट आते हैं। P पॉइंट बनाएंगे, 2 यहाँ पर डेटा बना देंगे, तो ये बनेगा √2 माइनस √3, 2 आपके पास है और ये भी डेटा √2 माइनस 1 आता है। √2 माइनस √3, ये पूरा जो कोऑर्डिनेट है हम जानते हैं दिस कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, और वहीं √2 प्लस 1 जो है ये आपका पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर डेटा आपके पास से प्लस आता है। √2 होता है 1.414 माइनस 1.414/2 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। माइनस और प्लस आपके पास से आया है P पॉइंट, तो आपके पास कहाँ पर होगा ये पॉइंट आप मुझे बताइए।
एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यहाँ पर है एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यानी इट मींस वी आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, वी आर इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली। ये बात बन गई, ठीक है। आप इसको इसी से नहीं, आप चाहो तो डेटा चेंज करके भी चेक कर सकते हैं कि आप इसको 45 ले लें, यहाँ 60 ले लें और ये 75 ले लेंगे, तब भी इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला, बात सेम ही रहेगी। चाहो तो मैं बता दूं आपको, ग्रीन वाले से अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो आप देखिएगा पॉइंट के कोऑर्डिनेट cos 45 बनेगा 1/√2, फिर साइन, एक सेकेंड, cos b बनेगा तो 1/2, b का वैल्यू अभी हमने कितना लिया है, 60 डिग्री लिया है, ठीक है। तो b इज 60 इज 1/2, ये आपके पास है 1/√2। आगे चलते हैं, यहाँ पर साइन b है, b 60 लिया है, √3/2, cos a आपके पास है 1/√2। हम यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो ये 1 - √2 बनता है और यहाँ पर ये √3 - √2/2 आता है। ये डेटा आप देख सकते हैं नेगेटिव है और ये वाला डेटा पॉजिटिव। और फिर से कंफर्म हो गया कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, ठीक है। अब मैं आपको इसी का जेनरिक तरीका बताता हूं, ठीक है, सेकंड मेथड, कि सर वैल्यूज रख के सॉल्व करना है तो फिर मजा क्या है, आपको बताइए कोई ऐसा तरीका भड़कता तरीका जिससे कि हम इसको जनरल उसमें प्रूव कर पाए। ये सब एक्यूट एंगल्स हैं, तो आप सोचिएगा ये जितने भी वैल्यूज हैं, ए हो, बी हो, सी हो, सबकी वैल्यूज कैसी होंगी, 0 से 90 के बीच में होंगी, ठीक है। तीनों को हमने ऐड करके देखा, a प्लस बी प्लस सी, तो हमारे पास से आता है 180 डिग्री। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री आती है, ठीक है। ये 180 डिग्री आता है। अब आप मुझे बताइएगा, देखो मुझे यहाँ पर a और b से मतलब है, मुझे c से मतलब नहीं है, ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्या आपके पास रखा गया a प्लस बी और ये आता है आपके पास से 180 माइनस सी। अब सोचिएगा c की वैल्यू 90 से कम है, तो 90 से कम है तो कितना है, 89 डिग्री ले लिया। अगर 89 भी मैक्सिमम इसको लेंगे तो 180 में से 89 जाएगा तो 91 बचेगा, और अगर C और हम 60 लेंगे तो 120 बचेगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो C है उसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, तो जो आपके पास से ये बन जाएगा माइनस साइन, माइनस से आपने किया मल्टीप्लाई और आपने यहां पर 180 कर दिया, ये आ गया आपके पास 180 माइनस सी 90 डिग्री। तो आपके पास पता चला 180 माइनस सी की वैल्यू 90 से 180 के बीच में है। सो दिस क्वांटिटी इज बिटवीन 90 टू 180। तो हमें ये पता चला कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यस सो नो, कंफर्म पता चल गया, क्योंकि 180 माइनस सी ही a प्लस बी है, a प्लस बी 90 से ज्यादा है, ठीक है। यहां अब हम पहुंचे, इसको मैंने लिखा 90 माइनस बी, ठीक है। एक 0 से 90 के बीच में साइन इंक्रीज करता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब मैंने यहां दोनों साइड साइन ले लिया, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज। यहां पर डेटा हमने बनाया, साइन ए आता है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग कॉस बी, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस बी, बात बनी। अब आप देखिए यहां 0 कर दिया, यहां बना दिया, ये आया कॉस बी माइनस साइन ए, 0 से छोटा है, आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है एक्स कोऑर्डिनेट वो नेगेटिव आ गया। cos b माइनस सी इज लेसर देन 0, सो वी आर हैविंग दिस एज नेगेटिव। और यहीं पर अगर मैं ये बात करता कि मैं b को यहाँ रखता हूँ 90 माइनस a कर देता, अभी मैंने a को इधर रखा, b उधर भेजा, अब मैं b यहाँ रखता हूँ, a को वहाँ भेजता हूँ। अब इस केस में अगर मैंने दोनों साइड साइन लिया होता, क्योंकि 0 से 90 में है, साइन इंक्रीज ही करेगा, यहाँ से आपके पास साइन b आता है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस ए, ये डेटा आपके पास आता है। डेटा बनाएंगे, यहाँ आता है साइन बी माइनस कॉस ए ग्रेटर देन 0, आपके पास से आता है। सो वी आर हैविंग दिस डेटा, साइन बी माइनस कॉस ए, साइन बी माइनस कॉस ए, ये पॉजिटिव आया आपके पास से, कितना आता है, पॉजिटिव आया है, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास जो पॉइंट P है, cos b माइनस साइन ए
साइन बी माइनस कॉस ए। तो आप देखिए फर्स्ट वाला नेगेटिव है, सेकंड वाला पॉजिटिव है, डिसाइड हो गया दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास जेनरिक तरीका। इससे भी आप बना सकते हो, इससे भी आप बना सकते हो, बस ऐसे ही सीखते रहिए। बेहतरीन बातें और आपको प्रैक्टिस करनी हो तो अपने कोऑर्डिनेट वाली ज्योमेट्री की जो बुक है वहाँ से पढ़िए। बहुत सारे इलस्ट्रेशन से बहुत सारे सवाल हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड के साथ आपको दिखेंगे। अपनी ऐप पर भी मिलते हैं और बुक पर भी मिलते हैं। कीप लविंग, कीप सॉल्विंग एंड कीप हैव इंटरेस्ट इन योर सेल्फ। इंटरेस्ट आएगा ना तो आप हमेशा अपने दिमाग का ऐसे ट्रेन करोगे कि एक और मेथड सोचता हूँ ऐसे क्या होगा। तो अगर आप मैथमेटिक्स में इन्वेस्ट भी करते हो तो डेफिनेटली इट विल रिवॉर्ड यू। ओके, the length of a line segment AB is 10 units if the coordinates of one extremity are 2 comma minus 3 and abscissa of other extremity is 10 abscissa, then sum of all possible values of coordinates of other extremity। क्या बात बोली जा रही है फिर से समझते हैं। मुझे तो एक बार में पूरी लाइन पढ़ता हूँ तो समझ में नहीं आती है ना, तो मैं क्या करता हूँ दोबारा पढ़ता हूँ और ध्यान से पढ़ता हूँ। आप भी किया कीजिए। तो यहाँ पर लिखा लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, यहाँ ए है यहाँ बी है। ओके, ये जो लेंथ है ये 10 यूनिट है बता दिया गया है। ओके, ध्यान रखेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एक्सट्रीमिटीज आर, ये रहा आपके पास 2 कॉमा माइनस 3 है एंड द एब्सिसा ऑफ अदर एक्सट्रीमिटी इज 10। एब्सिसा बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को और यहाँ बन गया वाई। एब्सिसा इज 10 और ये बन गया वाई। तो यहाँ से अगर हम ए बी की लेंथ निकालेंगे तो वो बनेगी आपके पास से 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, सामने आपके पास से 10 आता है। स्क्वायर करेंगे -8 आता है, स्क्वायर करने पर 64 आता है। 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, स्क्वायरिंग करेंगे 100 आ जाएगा आपके पास। वाई स्क्वायर प्लस 6y आता है आपके पास से। यहाँ पर ये 73 है, यहाँ आपके पास से 27 आपके पास से बन जाएगा। यहाँ से इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। वैसे हम चाहते क्या है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ऑर्डिनेट। तो ठीक है, तो यहाँ अगर इसके दो वैल्यूज आएंगे हमारे पास y1 एंड y2, तो फिर हम बात बना देंगे y1 प्लस y2 की वैल्यू -6 हमारे पास आ जाएगी। सम ऑफ द रूट -6, तो -6 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है। ठीक है, ये आसान सवाल है, ये फेयरली सिंपल क्वेश्चन है, बस सॉल्व कीजिए। जैसे एग्जाम में सवाल आ जाएंगे, जैसा हमें प्रैक्टिस के लिए रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो आसान भी नहीं लगता है, अभी मुझे तो लगेगा ही। आप लोग अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं नो प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, हर चीज़ के सोल्यूशन तक पहुंचिए। कीप लर्निंग। कंसिडर द पॉइंट्स 2 -4 Q4 -2 and R7 1 and these point PQ are equilateral triangle, isosceles triangle which is not equilateral, collinear, right angle triangle। ये बातें हमसे पूछी जा रही है। अगर हमें एक ट्राइंगल को कैटेगराइज करना है तो सबसे पहले हम उनके डिस्टेंस फॉर्मूले निकालने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर यही काम करते हैं, इनकी डिस्टेंसेस निकाली जाए, बेसिकली साइड्स निकाली जाए। तो जो कोऑर्डिनेट है 2 -2 आपके पास डिफरेंस लेंगे तो -2 का डिफरेंस आएगा। ऊपर वाला डिफरेंस लेंगे ये भी -2 का डिफरेंस। 4 + 4 आपके पास है √8 आता है, जिसको हम 2√2 लिख सकते हैं। फिर क्यू आर आपके पास आता है, क्यू और आर है, 4 और 3 आपके पास लिखा है तो -3 का स्क्वायर बनता है। यहाँ भी -3 का स्क्वायर बनता है। यहाँ से √18 आता है, यहाँ से डेटा 3√2 बनता है। फिर आर से आप पी चले जाइए, फर्स्ट एंड लास्ट को देखिए, 2 और 7 है आपके पास से 5 का स्क्वायर बनेगा माइनस के, -4 -1 -5 का ये भी स्क्वायर आता है। √50 आपके पास आता है 5√2, ये डेटा आपके पास बना। तो क्या तीनों साइड्स इक्वल है? नहीं है, तीनों साइड्स तो इक्वल नहीं, अलग अलग है। क्या दो साइड्स इक्वल है? दो साइड्स भी इक्वल नहीं है। पर एक मिनट, क्या ट्राइंगल भी बन रहा है? ये बात नोटिस कीजिए। अगर आप नोटिस करें तो हम देख पा रहे हैं कि PQ + QR करने पर हमारे पास RP बन रहा है। आप मैच कीजिए, दोनों को ऐड करते हैं तो ये बन जाता है। तो यहाँ तो क्या हुआ, सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड। ट्राइंगल नहीं बन रहा है,
इसका मतलब दे ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये सब कैसे हैं, कोलिनियर हैं। सेगमेंट ऐसा है कि यहाँ पर आपके पास पी लेंथ है, यहाँ आपके पास आर लेंथ है, और यहाँ कहीं पर आपके पास से क्यू लेंथ है। तो इस तरीके से बात बनी गई है। तो यहाँ पर दे ऑल आर कोलिनियर, ये हमने अभी सॉल्व किया है इसको फर्स्ट मेथड से। सर इसके कितने मेथड्स हम बना सकते हैं, आइए चेक करते हैं। फर्स्ट मेथड कोलिनियर हो गया था। सेकंड मेथड बताइए, सेकंड मेथड क्या हो सकता है? आपको लगे कि सर सेकंड मेथड और क्या हो सकता है, सोच के देखिए, सोचिए कि सर स्लोप से निकाल सकता हूं मैं। देखो ट्राई करके, पी क्यू का स्लोप निकालेंगे, -4 + 2, 2 - 4, मेरे पास से 1 आता है। ठीक, पी क्यू के बाद फिर मैं क्यू आर का स्लोप निकालूंगा, क्यू आर का -3 ये भी 1 आता है। तो क्या देख पा रहे हैं हम कि दोनों का स्लोप ही बराबर है, दोनों का स्लोप बराबर है, पी क्यू और क्यू आर स्लोप सेम है। सेम है इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों एक ही लाइन में है। तो फिर से कैसे होगी, स्लोप इक्वल है, कोलिनियर है। क्योंकि अगर ट्राइंगल बनता तो इनके स्लोप अलग अलग आते ना, फिर अभी तो स्लोप सेम आ रहा है। तो यहां से भी आप ये बात बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड मेथड बता दीजिए सर, थर्ड मेथड कुछ है क्या? वो सोचिए थर्ड मेथड क्या हो सकता है। थर्ड मेथड हम ये कह सकते हैं कि सर इनका एरिया निकाल लिया जाए पी क्यू आर का। तो यहां से हाफ आएगा, स्टेयर फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे, पी के कोऑर्डिनेट लिखिए, 2, -4, फिर 4, -2, फिर 7, 1, फिर 2, -4। ये डेटा हमने बनाया। करें इसको सॉल्व करें तो देखिएगा कैसे बनेगी बात। ये है 1/2, इन दोनों का मल्टीप्लाई ऐसे होगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे बनेगा। यहाँ से -4 + 16, -4 + 16, फिर आता है 4 + 14, ये 4 है +14, फिर यहाँ पर आपके पास 28 - 2। ठीक है, एरिया निकालने की तरफ हम बढ़े। अब आप थोड़ा इसको देख लीजिए क्या बात बन सकती है, उसके हिसाब से हम अकॉर्डिंगली आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये 12 आता है, ये 12 है, और ये 16 है, और यहाँ से आपके पास 30 बनता है, और लास्ट वाले भी दोनों 30 हैं, वैल्यू आपके पास 0 आ गए। इसके लिए ट्राइंगल नहीं बन रहा है। कैसे हो चुके हैं, कोलिनियर हो चुका। तीसरे मेथड से भी बात आ गई। कोई चौथा मेथड दिमाग में आ रहा है, बताइए, मैं उससे भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 3 पॉइंट आपके पास है, बताइए और क्या मेथड हो सकता है। जितना सोचेंगे उतना दिमाग खुलेगा। फोर्थ मेथड में आपको बताता हूँ, देखो क्या है फोर्थ मेथड। आप एक काम कीजिए, आपके पास पी पॉइंट पता है 2, -4, और क्यू पता है 4, -2। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू लिख लेते हैं। तो y - y1, y2 - y1, x2 - x1 एंड x - 2। ठीक है, यहां से स्लोप कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इक्वेशन आपके पास ये डेटा बनता है, ये आपके पास से इक्वेशन आ गई। पी क्यू से लिखा। अब अगर ये लाइन में होंगे, आपने पी क्यू की इक्वेशन लिख ली है, तो आर पॉइंट अगर इसी लाइन पे होगा तो सेटिस्फाई करेगा, और नहीं है तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। बारी आती है पॉइंट आर की, ढूंढिए क्या है, 7, 1। चेक करिए, 7 - 1 -6, ये तो सेटिस्फाई कर दिया है। इसका मतलब फिर से क्या आ गया, दे ऑल आर कोलिनियर, दे ऑल आर कोलिनियर। ये हम यहाँ पर एक और तरीके से इसको बना दिया। तो फर्स्ट मेथड डिस्टेंस से निकाला, सेकंड मेथड स्लोप से बनाने की कोशिश की, थर्ड एरिया से, सेकंड वाला स्लोप है, और फोर्थ वाला है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन से बना दिया है, और ये निकाला है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सर मन में लालच आ गया है, क्या कोई और फॉर्मूला भी है? आप चाहे तो बता देता हूं, आ जाइए, एक और फॉर्मूला बता देते हैं आपको। नंबर 5, फिफ्थ फॉर्मूला, फिफ्थ मेथड, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। हमने यहां पर लिया P, यहां लिया Q।
दो पॉइंट थे हमारे पास, एक पॉइंट है P 2, और एक पॉइंट है 4, -2, और हम यहाँ पर एक पॉइंट R ले लेते हैं जो इसको λ/1 में डिवाइड करता है। तो हमने लिया λ/1 में अज्यूम कर लिया कि डिवाइड करता है। तो डेटा बनेगा आपके पास से 4λ+2 अपॉन λ+1, -2λ -4 अपॉन λ+1, और इसको हम मैच करेंगे जो अपने पास R का कोऑर्डिनेट है। तो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से मैच करेंगे, y को y के साथ। अगर हमारे पास एक ऐसा यूनिक लैम्डा आ जाता है जो दोनों को रखने पर सेम आउटपुट देगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाले के लिए अलग लैम्डा आ रहा है, सेकंड वाले के अलग लैम्डा आ रहा, फिर तो ये कोलिनियर नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर अब हम इस बात को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो डेटा बनेगा 4λ+2 अपॉन λ+1, डेटा है 7। एंड कंडीशन है बीच में, कौन सी कंडीशन है? एंड। तो यहाँ आप कीजिए मल्टीप्लाई, 4λ+2 आपके पास है 7λ+4 आता है। तो यहां से अगर आप जाएंगे लैम्डा की वैल्यू -5/3 आता है। यहां से λ+1 आता है, यहां से 3λ, यह है -5। लैम्डा की वैल्यू आपके पास से -5/3 बनती है। दोनों जगह से सेम आ गया है, यहाँ से भी वही है, यहाँ से भी वही है। इसका मतलब, और ये लैम्डा का माइनस साइन ये भी समझा रहा है कि ये इंटरनल डिवीजन नहीं है, ये एक्सटर्नल डिवीजन है। तो R डिवाइड्स इन 5:3 एक्सटर्नली। अब एक्सटर्नली है तो ये भी थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ P है, यहाँ Q है, 5 ग्रेटर है तो R की पोजीशन देखो, एक्सटर्नल मतलब इस लाइन में नहीं, या तो इधर होगा या उधर होगा, करेक्ट। अब देखिए 5 से मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 5 आ रहा है, तो इधर नहीं हो सकता। इधर रखोगे तो P के पास आएगा, Q से दूर जाएगा। मैंने लैम्डा कैसे लिया? लैम्डा यहाँ से लिया, P से R की डिस्टेंस लैम्डा है, तो मैग्नीट्यूड माइनस साइन बता रहा है कि बाहर है, इधर भी हो सकता है। और ये डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब P की R से डिस्टेंस ज्यादा है, यानी R इधर नहीं है, R इस साइड है। ऐसा होगा तभी आपके पास ये मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा, ये मैग्नीट्यूड कम होगा। और आपने देखा यही एक्चुअल डायग्राम हम पहले बना चुके हैं डिस्टेंस के अंदर, P Q एंड R ऐसा था, P Q एंड R ऐसा था। तो ये 5th मेथड से मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में मेथड वही अच्छा जिससे आपकी कैलकुलेशन टाइमिंग बचे। फर्स्ट वाले से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर इनकेस ये कोलिनियर नहीं आते तो यहां से हम ट्राइंगल के बारे में बात बता पाते। तो बस ऐसी बातें सीखते रहिए, कीप लर्निंग, मेक ऑल योर कॉन्सेप्ट वेरी स्ट्रांग। ऑल द बेस्ट। In a triangle ABC, A is given as 1, 10, circumcenter -1/3, 2/3, and orthocenter is 11/3, 4/3. Then the coordinates of midpoints of side opposite to A, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमें ऑर्थोसेंटर गिवन है, सरकमसेंटर गिवन है। इनके बारे में सोचते हैं कि कौन सा ऐसी बात है जो इन दोनों से रिलेटेड है। तो आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि सेंट्रोइड जो होता है, ऑर्थोसेंटर और सरकमसेंटर को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करता है। उसकी ट्रिक खैर मेरे नाम से ही आती है, तो आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। ओम सर मेरा नाम है, तो आप इस सर का मतलब समझिए CIR। O स्टैंड्स फॉर ऑर्थोसेंटर और M स्टैंड्स फॉर मीडियन। मीडियंस कहाँ पर मिलती है? मीडियंस मिलती है सेंट्रॉइड पर। तो बन गई कहानी। याद करने का तरीका हो गया डिसाइड। ये हुआ आपका ऑर्थोसेंटर, ये है आपका सरकमसेंटर। बस मेरा नाम याद रखें आप, होम सर। SIR की जगह CIR, सरकमसेंटर। O से ऑर्थो, बीच वाला मीडियन, मीडियन से आता है G जो है आपका सेंट्रॉइड। ये आता है आपके पास 2:1, क्योंकि O और M है आपके पास, यहाँ ये दो साथ में है और यहाँ ये सर अकेले हैं, तो फिर आपके पास 2:1 का रेशियो रहेगा। छोटी सी बात याद रखने के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। आपने हो सकता है किसी और तरीके से याद कर रखा हो, अब आपको याद रहेगा मेरे नाम से, ओम सर। SIR CIR सर, ठीक है। सर मतलब सरकमसेंटर। क्या हमें इससे कोऑर्डिनेट पता है? जी बिल्कुल पता है, -1/3 एंड 2/3।
ऑर्थो सेंटर के भी हमें पता है वो है 11/3 एंड 4/3। तो क्यों ना फिर हम यहाँ से g निकाल दें, जो हमारे पास 2:1 है। तो 2 पहले यहाँ जाएगा -2/3, फिर ये 1 यहाँ जाएगा, ये बनेगा 11/3। यहाँ है 2 + 1, 2 यहाँ जाएगा, डेटा बनेगा 4/3। 1 यहाँ पर जाएगा, ये बनेगा 4/3। 2 + 1, ये डेटा आपके पास आता है। यहाँ से 11 में से 2 जाएगा तो आपके पास 9 आता है। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3/3 करने पर आपके पास से 1 आता है। 4/3 आपके पास से 8/3 आता है, और यहाँ पर आपके पास डेटा बन जाएगा 8/9, ये डेटा बनेगी। हमारे पास एक कोऑर्डिनेट पता है, और आपको पता है सेंट्रोइड होता क्या है। सेंट्रोइड होता है आपके पास से x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, ये डेटा है। तो आइए कंपैरिजन करते हैं। आपके पास x1 + x2 + x3/3 की वैल्यू 1 आती है। हमारे पास x1 की वैल्यू पता है 1 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर ये 3 आता है। आपके पास x2 + x3 की वैल्यू 2 आती है। फिर y1 + y2 + y3/3, y कोऑर्डिनेट हमारे पास है 8/9। y1 हमारे पास कितना है, y1 हमारे पास 10 लिखा गया है। ये 10 है, यहाँ y2 है, यहाँ पर y3 आता है, यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया, 8/3 आपके पास बनेगा। y2 + y3 इज 8/3 - 10। y2 + y3 इज, यहां से आपके पास 22/3 बनता है। बनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड अपोजिट टू ए, ये जो कहानी है इसको समझ लेते हैं क्या हुआ। ए बी सी, ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू ए के अपोजिट जो साइड है इसका मिड पॉइंट आपको निकालना है। ये आपको पता है 1, 10 है, ये आपको पता है x2, y2 है, ये आपको पता है x3, y3 है। तो इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा x2 + x3/2 एंड y2 + y3/2। यहां से आप जाएंगे तो फटाफट से बना दीजिए, क्या है आपके पास x2 + x3 की वैल्यू 2 आती है, 2 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है 1। और फिर y2 + y3 की वैल्यू -22/3 है, 1/2 से डिवाइड करेंगे, -11/3। दिस इज द रिक्वायर्ड डेटा। मैच करिए, कैलकुलेशन ठीक होगी तब बात बनेगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट आने से बात नहीं बनती है। कैलकुलेशन आपकी सही होगी तो आपके आंसर बड़े प्यार भरे सुंदर सुंदर आएंगे, ये आंसर आपके पास से बन जाएगा। सो वी आर गोइंग टू मार्क ए एज द फाइनल आंसर गाइस। ए हमारा आंसर यहां से निकल के आ गया। मजा आया ऐसे सवाल सॉल्व करते हुए। चलिए, और ये ट्रिक याद रखिएगा, मेरा नाम ओम सर, ठीक है, ओम सर याद रखेंगे तो आप ये सारी कहानी सीख जाएंगे। सर से क्लियर है सरकम सेंटर, ओ से क्लियर है ऑर्थो सेंटर, याद हो गया, ठीक है। केपलर। The coordinates of orthocenter of the triangle bounded by the lines 4x - 7y + 10 = 0, x + y = 5, 7x + 4y = 15। हमारे पास 3 लाइंस पता हैं जिनके बारे में बात हो रही है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको समझते हैं कि ऑर्थोसेंटर आता कहाँ से। ऑर्थोसेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। वर्टेक्स से सामने वाली साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाते हैं। जब भी परपेंडिकुलर की बात होती है तो फिर स्लोप निकालना चाहिए। यहाँ पर हमें साइड्स पता है तो पहले वाली लाइन का स्लोप निकाल देते हैं। m1 की वैल्यू मेरे पास 4/7 आता है, m2 आप देखेंगे -1 है, और यहाँ पर है आपके पास m3 जो है -7/4। मैथमेटिक्स में डेटा बात करते हैं, तो अगर आप में ऑब्जर्वेशन पावर है तो आप इनको ऑब्जर्व करके कई रिजल्ट निकाल सकते हैं। थोड़ी देर देखा, घूरा, डीप डाउन देखा, तो आपसे बातचीत चालू हो जाएगी। दिखा दिखा
देखोगे तो नज़ारे दिख जाएंगे कि सर M1 और M3 कुछ ऐसा है कि अगर इन दोनों का परपेंडिकुलर किया मल्टीप्लाई किया जाए तो -1 आता है। यानी ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, 90 डिग्री पर है। दोनों लाइंस 90 डिग्री पर हैं। ये बन गई कहानी, आपके पास ये सिचुएशन बन रही है। पहले वाली लाइन अगर आपने मान ली 4x - 7y + 10 = 0, वी आर टेकिंग दिस एज L1 फर्स्ट लाइन। We are marking this as an L1. We are marking this as an L2. We are marking this as an L3. तो ये L1 है आपके पास, L2 आप ढूंढ लीजिए, ये रहा L2 आपके पास जो है x + y = 5, ये है आपके पास से L3, 7x + 4y = 5। और आपको पता हो तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री बनता है यही ऑर्थो सेंटर होता है, यही ऑर्थो सेंटर होता है। तो ऑर्थो सेंटर निकालना चाहते हैं तो फिर हमें इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है, यही बात है। तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बड़ा लिखा हूँ, वो आपको मुझे इन दोनों को सॉल्व करके बताना है। 4x - 7y + 10 = 0 है पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपके पास है ये डेटा, ठीक है। अब बनाइए, कैसे बनाओगे, कैसे बात बनाई जा सकती है। पहले वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16x 28 आता है, ये 28 आता है, चला जाएगा, 40 आएगा, 49x आता है, 105 आता है, आपके पास से नंबर आया। ये हटाओगे तो 65x आएगा आपके पास से, यहाँ भी 65 है, x की वैल्यू 1 है, ठीक है, x की वैल्यू 1 है, आप रख लीजिए यहाँ से। ये डेटा आपके पास है, y का वैल्यू 2 आता है, 14/7 की वैल्यू 2 है। तो हमारे पास ऑर्थो सेंटर निकल के आ गया है 1,2। 1,2 हम मार्क करेंगे, सी आंसर। ठीक सवाल है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, एक और लेंदी तरीका हो सकता है कि आप तीनों लाइंस को सॉल्व कर रहे हैं, वर्टेक्स निकाल रहे हैं, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, टाइम बचाना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ध्यान रखें, लेंदियर अप्रोचेस भी आपके पास रहेंगी। तो हमने ऑब्जर्व कर लिया कि लाइंस ही परपेंडिकुलर हैं, तो फिर एक स्पेशल केस बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री बनता है वही ऑर्थो सेंटर होता है। दोनों को सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है। बस ऐसे इंटरेस्ट लेके पढ़ते रहिए, मजा आएगा आपको, और आपकी जो जेईई की जर्नी है उसको फुलफिल करते रहिए। एंड आई एम ऑलवेज विद यू। अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले बुक को, रिसोर्स को यूटिलाइज कीजिए, जो थ्योरी कोर्स है मेरा उसको आप देखिए, बहुत बढ़िया हो जाए, इन्वेस्ट कीजिए। The triangle has two its vertices at 0, 1 and 2, 2 in Cartesian plane. If the third vertex lies on the x-axis, if the area of triangle is 2 square units, the sum of possible abscissas of third वर्टेक्स इज, ये आपसे पूछा गया है। एक लाइन पढ़ी, मुझे तो कम समझ में आया, दोबारा पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, ट्राइंगल हैज टू वर्टिसेस, ठीक है भाई, बना लेते हैं। एक ट्राइंगल के दो वर्टिसेस हैं, बना दो। पहला पॉइंट ले लिया मैंने 0,1, दूसरा पॉइंट ले लिया है 2,2। लेट्स कॉल इट एज ए, लेट्स कॉल इट एज बी इन कार्टेशियन प्लेन। द थर्ड वर्टेक्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, तीसरा वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो एक तो ये आपके पास है α,0 ले सकते हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 2 स्क्वायर यूनिट्स, द सम ऑफ पॉसिबल एब्सिसास ऑफ, आपसे पूछा जा रहा, एरिया की बात कर रहे हैं, बना लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, स्टेयर फॉर्मूला काम में लेंगे 1/2, ये रहा 0 1 2 2, फिर α0, फिर 0 1, क्लोज भी करना होता है। डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं, ठीक है। अब सामने बोला है कि एरिया कितना है, 2 आता है। ये एक मैथमेटिकल डेटा है, अगर ये कभी -2 भी आ गया तो भी हम एरिया 2 ही बोलेंगे। तो उस 2 को जब आप इक्वेशन में रखेंगे तो आप हमेशा यहाँ पर +-2 अप्लाई करेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है। आप चाहे इससे सॉल्व करें, या अगर आपको डिटर्मिनेंट वाली बात आती है तो आप डिटर्मिनेंट वाले से भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पर भी वही कहानी है, यहाँ भी जब आप रखेंगे तो आप इसको +-2 ही रखेंगे। यहाँ पर ये कॉमन मिस्टेक होती है, ध्यान रखिए। अगर ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपके पास से कभी
नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि एरिया नहीं बनेगा, एरिया तब भी बनेगा। ठीक है, तो जब आप इक्वेशंस पे रखोगे तो +-2 रखोगे, पहला ऑब्जर्वेशन ये। अब चाहे इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, बात बराबर ही है। 1/2 लिखा मैंने, इसको देखिए 0 आता है, कैसे सॉल्व होंगे? ये प्लस से, या माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस से मल्टीप्लाई, 0 से माइनस, तो पहले आएगा 0, -2, 0 हो गया, -2, फिर 0, फिर -2 अल्फा, फिर इधर अल्फा, सामने आपके +-2, यहां से माइनस अल्फा -2 की वैल्यू +-4 आता है। पहले हम प्लस लेते हैं, अल्फा की वैल्यू -6 आता है आपके पास से, और यहां से अगर आप देखेंगे तो आपके पास से 2 आता है। दोनों डेटाज आपके पास आ गए। आपसे पूछा है सम ऑफ अल्फा, -2 + 2 डेटा आपके पास से -4 आता है। -4 दैट्स प्रिसाइजली इज द ए ऑप्शन। ठीक है, ए हम इसका आंसर मार्क कर देंगे। सवाल को ध्यान से पढ़िए, क्या कंडीशन कॉन्सेप्ट वहां पर अप्लाई कर रहे हैं उसको उसी तरीके से अप्लाई करोगे। आंसर जरूर आएंगे 100% अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। ठीक है, कीप लर्निंग। A line passes through 2, 2 and cuts a triangle of area 9 square units from first quadrant. The sum of all possible values for the slope of such a line हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो फिर से ध्यान से पढ़ते हैं क्या पूछा है। A line passing through this cuts the triangle of area 9 square units from the first quadrant. Okay. The sum of all possible values of slope of such lines आपसे पूछी जा रही है। चलिए भी बनाते हैं। एक लाइन है जो 2, 2 से पास होगा, कट करता है ट्राइंगल ऑफ एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस लाइन का मीनिंग समझिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वाड्रेंट से इस साइज का एरिया बनता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो आप मुझे बताइए, जो लाइन है इस लैंग्वेज को समझिए कि लाइन कैसे होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ ये एरिया बनाएगा। तो डेफिनेटली लाइन इस तरीके से आ रहा होगा, तब जाके आपके पास इस तरीके से एक एरिया बनेगा। बोलो यस सुनो, यही कहानी है। तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसकी इक्वेशन लिखिए। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन बनेगी x/a y/b = 1। ये कहानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये वाला पॉइंट आपके पास से आ जाएगा a, 0, ये वाला पॉइंट आपके पास आएगा 0, b। सो दिस इज b, दिस इज a। आपके पास एरिया 1/2 AB आता है, सामने आपके पास 9 आता है। AB की वैल्यू आपके पास से 18 आती है, फर्स्ट कंडीशन। ये कौन से पॉइंट से पास होता है वो आप देख लीजिए। पॉइंट A है आपके पास, 2, 2 इसके ऊपर लाई करता है। 2/a 2/b = 1। 2b + 2a, सामने आपके पास से AB आता है, AB की वैल्यू 18 है। तो आप देखेंगे यहां से कि a + b का वैल्यू 9 आता है। ठीक, तो यहां से ये डेटा यहां रख सकते हो। निकालना क्या चाहते हैं? सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्लोप। स्लोप क्या बनेगा यहां, ये बताइए। स्लोप स्लोप आएगा आपके पास से -b/a आपके पास स्लोप बनेगा। ठीक है, कोशिश करते हैं बनाने की कि हम b/a का डेटा लेकर आ पाए किसी तरीके से। तो कैसे ला सकते हैं वो थोड़ा देख लें। या तो हम a और b सॉल्व कर लेते हैं, बाद में रेशियो ले लेंगे। तो आप देखिए यहाँ a है, मैं b की वैल्यू रख लेता हूँ 9 - a = 18। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया है, इसलिए a और b पॉजिटिव ही रहेंगे। एरिया में +- लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी नो दैट a इज पॉजिटिव, b इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये गिवन है, क्योंकि ये किस पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रहा है। तो और बाकी सारे केसेस बनाने की जरूरत नहीं है, स्लोप तो नेगेटिव ही आएगा। यहाँ हम पहुंचे तो आपके पास डेटा है a² - 9a + 18 = 0। फैक्टर करिए, a - 3 a - 6 = 0। मेरे पास a का 2 वैल्यूज आता है, 3 और 6। इसी के हिसाब से अगर आप b निकालना चाहेंगे तो ये 6 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा।
बनी बात, सम निकालेंगे 9 आएगा, प्रोडक्ट निकालेंगे 18 आएगा। अब इनके करस्पॉन्डिंग अगर हम फर्स्ट वाले से बात करते हैं तो स्लोप क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं वो आप देखिएगा। स्लोप जब ए और बी 3/6 है, माइनस बी बाई ए आना चाहिए, -6/3। सेकेंड वाला स्लोप -3/6, तो डेटा देखिएगा -2 -½ आता है, इट इज कमिंग एस -5/2। -5/2 आपके पास से ए ऑप्शन है, तो यू आर गोइंग टू मार्क दिस एज एन ए आंसर। ठीक है, तो लैंग्वेज शुरू में लगता है कि इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, तो जैसे ही समझ में आया कि अच्छा एक ट्राइंगल है 9 स्क्वायर रूट का विद फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो साइड तो आपकी फिक्स हो गई, तीसरी ये लाइन है जो कि एक पॉइंट से पास हो रहा था, एंड दैट पॉइंट वी हैव अज्यूम्ड एज गिवन एज 2,2। बस, तो इंटरसेप्ट फॉर्म से सवाल शुरू किया ताकि ये पॉइंट्स आ जाए, हम इस एरिया की कंडीशन बना पाए, दोनों को सेटिस्फाई किया, सॉल्व किया, ए और बी के दो कॉम्बिनेशंस आए। स्लोप की बात हो रही है -b/, आप स्लोप फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते थे कि पॉइंट आपको पता है ना 2, -2, ये 2,2 है, इससे बनाकर भी आप बता सकते थे कि इससे भी आप सवाल करते तो आंसर सेम आता। आप चाहते हैं मैं वैसे बताऊं, क्योंकि क्लास 11th के बच्चे ज़्यादा इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ उससे कैसे होता सवाल। तो लेट्स सॉल्व इट यूजिंग सेकेंड मेथड। तो हमारे पास एक पॉइंट है 2,2, तो मैं लाइन लिखता 2 - 2 m टाइम्स x - 2, ये आपके पास है उस लाइन की इक्वेशन आ जाती है। अब ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को दो जगह कट करती है। एक पॉइंट आपके पास यहाँ से आप बना दीजिए, एक सेकंड, मैंने ए और बी पॉइंट अज्यूम किए हैं क्या? नहीं किए। एक पॉइंट आपके पास से ये आता P, एक पॉइंट यहाँ से Q आता। तो आप मुझे बताइए कैसे इसको लिखते। अगर मैं x = 0 रखता हूँ, x = 0, तो फिर मेरे पास 2 - 2m आता है, और अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो फिर ये 2 - 2/m आता है। सो वी आर हैविंग दिस पॉइंट एज 2 - 2/m, 0, और ये आपके पास से 0, दिस। ठीक है, ये दो बात आपके पास आई। हमें अब एरिया गिवन है, एरिया गिवन है तो फिर एरिया की कंडीशन डायरेक्टली बना देंगे कि इस OPQ एरिया का फंडा क्या है, ये पॉइंट ए है आपके पास से 2,2, तो 1/2 OP इंटू OQ, एंड दिस इज 9। OP लेंथ है 2 - 2m, 2 - 2m, 18 आपके पास आता है। यहां आपके पास से है 9/2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल तो एलसीएम ले लेते हैं, m-1 और ये लिखा हुआ है तो ये m-1 का होल स्क्वायर आपके पास से बनेगा। यहाँ -2 है आपके पास से, m² - 2m + 1, 9m। यहाँ है 2m² प्लस आपके पास देखेंगे अगर आप डेटा तो 5m बचेगा एंड +2। हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, आप अगर क्वेश्चन देखें ध्यान से, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्लोप ऑफ सच लाइन। तो इसके अगर दो रूट्स आएंगे m1 एंड m2 जो आने भी वाले हैं, आप फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं, पर क्यों निकालें, हमें तो सम निकालना है उन दोनों का। तो m1 m2 से अगर आप देखेंगे तो -5/2 मेरे पास उन दोनों का सम ऑफ स्लोप्स निकल के आ जाएगा। तो बिना इंटरसेप्ट के आप ये वाली लाइन से भी सवाल को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंडरस्टूड? और आप इंटरसेप्ट फॉर्म से बनाना चाहते हैं, इससे भी आंसर आपके पास आएगा। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपको जो भी मेथड लगता है, अगर आपको लगता है कि ये मेरा मेथड सही है तो कीप वर्किंग हार्ड, आंसर उससे जरूर आएगा। हो सकता है कोई मैनिपुलेशन में आप उलझ गए हो सकता है कि उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो, तो अगर आप फोकस्ड होकर देखेंगे तो जरूर आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। कीप लर्निंग। The portion of the line 4x plus 5y equal to 20 in the first quadrant is trisected by the lines L1 and L2 passing through the origin. The tangent of angle between lines L1 and L2 is, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन को देखिए, तो इस लाइन को पहले हम इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। आप 20 से डिवाइड करेंगे तो x/5 एंड y/4 हम लिख सकते हैं। ये लाइन इस तरीके से आएगा,
यहाँ वाला पॉइंट आपका बनेगा 5,0, ये वाला पॉइंट आपके पास आएगा 0,4। अंडरस्टूड? आगे चलते हैं। सो पोर्शन ऑफ लाइन सेगमेंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रहा आपका पोर्शन। लेट्स कॉल दिस एज ए, दिस एज बी। ये है वो पोर्शन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इस ट्राइसेक्टेड, बाइसेक्टेड मतलब दो इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्टेड मतलब थ्री इक्वल पार्ट्स। लाइन L1 एंड L2 पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास होने वाली है और ट्राइसेक्ट करते हैं। तो ये कहानी है। यहां पर आपके पास से कट करेंगे। लेट्स से दिस इज P पॉइंट, दिस इज Q पॉइंट। क्योंकि ये तीनों अगर इक्वल हैं, आप समझिए, अगर ये तीनों इक्वल हैं, ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स हैं जिनकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो ठीक है, बात बनाते हैं। पहले P और Q कोऑर्डिनेट देखिए, ये 1:1:1 आ जाएगा। अगर मैं इस लाइन को ऐसे बना देता हूँ कि ये है B पॉइंट मेरे पास 0,4, ये है मेरे पास A पॉइंट जो आता है 5,0। यहाँ आपके पास दो पॉइंट आएंगे, एक पॉइंट आएगा Q, एक पॉइंट आएगा आपके पास P। तीनों इक्वल हैं। इसकी खास बात क्या होगी कि ये 1:2 में डिवाइड करेगा। दो टुकड़े इक्वल यहाँ और एक यहाँ, इसका 1:2 सेक्शन बनेगा। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो 2 और 1 है, ये आपके पास है 2:1 बनेगा। ठीक है, तो चलिए बना देते हैं। Q पॉइंट की बात करता हूं, तो ये यहाँ 1 से आएगा 5, 2 से बनेगा 0, डिवाइडेड बाय 1+2। फिर x कोऑर्डिनेट 1 से जाएगा 0, 2 से जाएगा 8, डिवाइडेड बाय 1+2। Q पॉइंट आपके पास से बनेगा 5/3, 8/3। दिस इज Q। वहीं अगर हम P पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ 2:1 है। 2 से यहाँ जाएगा 10, 0, 2 + 1। 2 से यहाँ जाएगा 0, 4, 2 + 1। 10/3 आता है और यहां से ये है 4/3। दोनों पॉइंट्स आगे, क्योंकि ट्राइसेक्ट करते हैं तो तीनों पार्ट्स इक्वल हैं, तो 1:1:1। तो Q के लिए कैसे बन जाएगा? अगर आप एक्चुअली देखें तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 है, तो Q के लिए 1:2 है और P के लिए 2:1 है। सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। पूछा गया है, सवाल पे फिर से नजर रखेंगे। पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गया है। टेंजेंट ऑफ ए, टेंजेंट मतलब टेंजेंट नहीं बनानी है, tan थीटा की बात कर रहे हैं। टेंजेंट ऑफ एंगल, तो दे आर टॉकिंग tan थीटा। एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, तो इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये थीटा है। तो हमें क्या करना है? OP का स्लोप निकालना है, OQ का स्लोप निकालना है और उनके बीच का एंगल निकाल देना है। सो लेट्स कॉल इट एज M1 एज स्लोप ऑफ OP। हमारे पास P कोऑर्डिनेट पता है, तो आप देख सकते हैं ये बनेगा आपके पास से 4/3 - 0 एंड 10/3 - 0। द आंसर इज कमिंग एज 2/5। M2 की बात करेंगे, जो आपके पास से OQ आता है, ये रहा OQ। Q के कोऑर्डिनेट यहाँ पर हैं, आप इसको लिखेंगे 8/3 - 0, 5/3 - 0, विच कम्स एज एन 8/5। इनके बीच का एंगल आपको निकालना है tan थीटा। फॉर्मूला क्लियर है, मॉड लगा हुआ है M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2। डिफरेंस लीजिए, 2/5 - 8/5, 1 + 2/5 × 8/5। यहां से 6/5 आपके पास बनेगा और यहां अगर आप देखेंगे तो 25 + 16/25। सिंप्लीफाई करते हैं इस पूरे को, तो 5 आएगा, ऊपर बनेगा 30, 30/41 ये नंबर आता है। tan इनवर्स 30/41। डी इज द फाइनल आंसर। तो जैसा सवाल पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आप बनाते हुए इसको चलिए। यहाँ इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाया, दो लाइंस बनाई गई, एक L1 है, एक L2 है। दो जगह कट करते हैं, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट्स आ गए। ये अच्छा सवाल है, इसको समझना वही स्टूडेंट इस वाले सवाल को बना पाएगा जिसको अब तक स्ट्रेट लाइन का अच्छा प्रैक्टिस हो चुका है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। पॉइंट्स आने के बाद फिर स्लो, फिर उनके बीच का एंगल। तो टेंजेंट ऑफ एंगल मतलब tan थीटा की बात यहां पर हो रही है। ओके, कीप लर्निंग। A stick of length 10 units
rest against a wall, floor and a wall of a room. If stick begins to slide on the floor, then locus of midpoint is x-axis is the floor, y-axis is the wall. Okay, ये floor है, ये wall. This is a wall and this is a floor. ठीक है. और क्या पता है? एक stick of length 10. ये एक स्टिक है यहाँ पर रखा हुआ है जिसका लेंथ 10 है. जब ये यहाँ से स्लाइड करेगा, यही हो रहा है ना यहाँ से, तो स्टिक बिगिंस टू स्लाइड ऑन द फ्लोर. फ्लोर पर ये स्लाइड होने लग जाता है. ये वी नो दैट दिस इज फ्लोर और ये है वॉल. आपने कई बार इस बात को देख भी सकते हैं. एक पाइप आप कॉर्नर पर रख के देखिएगा और स्लाइड होने लग जाता है धीरे धीरे. ठीक है. अगर ये थोड़ा सा स्मूथ है तो रफ है तो फिर तो वैसे ही रहेगा. ठीक है. तो ये यहाँ से स्लाइड होने लगेगा. तो क्या आपको लगता है समय के साथ इसकी लेंथ छोटे हो जाएगी? लेंथ तो उतनी ही रहेगी जो अपने पास स्टिक है उसका, पर ये जो थीटा है ये चेंज होने लग जाएगा. तो जो अभी एक्स कोऑर्डिनेट इस पर्टिकुलर टाइम पर है वो है tan cos थीटा. वर्टिकल अगर आप लेना चाहेंगे तो आपके पास से बनेगा tan sin थीटा. ये भी tan cos थीटा है, tan sin थीटा. यहाँ पर आपको यू कैन कॉल दिस एज पॉइंट ए, यू कैन कॉल दिस एज पॉइंट बी. तो मेरे पास इस पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं. tan cos थीटा 0 और ये है 0, tan sin थीटा. दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब हम क्या चाहते हैं वो देखिएगा. 10 मीटर लेंथ का रेस्ट करता है अगेंस्ट अ फ्लोर एंड द वॉल ऑफ अ रूम. स्टिक बिगिंस टू स्लाइड. द लोकस ऑफ मिड पॉइंट इज, यहाँ आपके पास एक मिड पॉइंट है, इसकी बात हो रही है. सो वी आर कॉलिंग दिस एज मिड पॉइंट. सो मिड पॉइंट आपका लोकस निकालना. लेट्स कॉल इट एज h, k. And this is the midpoint of AB. Midpoint of AB आप इसको बनाएंगे तो आपके पास है डेटा बनेगा tan cos थीटा प्लस 0/2. 0 प्लस आपके पास से आता है tan sin थीटा बाई 2. ये आपके पास से है h, k. ये डेटा आपके पास बनेगा 5 cos थीटा, 5 sin थीटा. ठीक है. 5 cos थीटा, 5 sin थीटा. लोकस निकालना है. इन h और k के अंदर हमें एक रिलेशन लेकर आना है. तो वो क्लियर है. अगर मैं h² प्लस k² बनाऊंगा तो मेरे पास 25 आता है. डेटा बनेगा आपके पास से cos² थीटा प्लस sin² थीटा, जिसकी वैल्यू 1 आती है. यहाँ पर है h² प्लस k² इज 25. ठीक. तो यहाँ सब हम बना देते हैं. h की वैल्यू x है और k की वैल्यू y है. यहाँ रखेंगे, आपके पास एक्सप्लेनेशन आ गया. x² प्लस y² इज इक्वल टू 25. लोकस प्रॉब्लम से हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि हमेशा वो एक कंस्टेंट देंगे. रीजन क्या है? जनरली मैथमेटिक्स में जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन अगर दे देंगे तो वो एग्जैक्टली निकल के आ जाता है. और एक पॉइंट के अंदर दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x और y. तो अगर हमें दो कंडीशंस क्वेश्चन में दे दी तो फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द पॉइंट. अगर लोकस पूछा है तो उन दोनों में एक रिलेशन के लिए सिर्फ एक कंडीशन दी जाएगी. और लोकस पूछा था, एक ही कंडीशन दी है कि ये इसका मिड पॉइंट है. h, k. थीटा आया. थीटा को क्या एलिमिनेट. फाइनली जो आंसर हम यहाँ पर मार्क करने वाले हैं वो हम मार्क कर देंगे यहाँ से बी हम इसका आंसर यहाँ पर मार्क कर देंगे. कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग. अपने मैथमेटिक्स को ऐसे अपलिफ्ट करते रहिए. A and B are 2 points on the positive x-axis and y-axis respectively, and satisfying this condition 2a plus 2 3 times OB is 10. P is the middle point of AB, then the locus of P हमसे पूछा जा रहा. ठीक है. आइए, यहाँ बनाया हमने इसको और ये भी प्लॉट किया. ये ओरिजिन है. A and B are 2 points on positive x-axis. ये आपके पास A है, यहाँ आपके पास B है. हमें इसके बारे में बात करना है. सो लेट्स कॉल दिस एज सम पॉइंट अल्फा, 0. एक्स एक्सिस पर है ना, ये वाई एक्सिस पर है तो ये 0, बीटा रहेगा. ठीक है. ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो चुका. ठीक है. कुछ गिवन है. क्या गिवन है? क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव एक्सिस पर है ऐसा बोला गया है, तो फिर हमारे पास अल्फा और बीटा ये दोनों डेटा आपके पास से पॉजिटिव रहेंगे. तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 10.
ठीक। पूछा है कि P इज द मिड ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट आपके पास से कौन है? P है। ये रहा आपके पास P पॉइंट, जिसका हमें लोकस निकालना है। किसी पॉइंट का लोकस निकालना हो तो मान लीजिए वो H कोमा K है। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, P जो है वो H कोमा K आ गया, जो आपके पास से मिड पॉइंट है किसका? AB का। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, ये अल्फा कॉमा जीरो, ये जीरो कॉमा अल्फा है, यानी आपके पास है अल्फा प्लस जीरो बाई टू, और ये है जीरो प्लस बीटा बाई टू। दिस इज एच कोमा के। एच की वैल्यू अल्फा बाई टू है, के की वैल्यू आपके पास है बीटा बाई टू है। ये डेटा आपके पास है। ठीक। अब हमारे पास क्या रिलेशन है वो देखिए। हमें एच और के में रिलेशन लाना होगा। अल्फा की वैल्यू बनती है 2h और बीटा की वैल्यू बनती है आपके पास से 2k। ये डेटा अगर आपने यहां रखा तो हमें एच और के में रिलेशन चाहिए, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2 टाइम्स 2h, 3 टाइम्स बीटा की वैल्यू 2k है, सामने 10 आता है, 2h प्लस 3k की वैल्यू 5 आती है। ये डेटा आपके पास है। 2h प्लस 3k इज इक्वल टू 5। तो यहां से अगर हम बनाएं तो लोकस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। h को आप रखेंगे x है, k को आप रखेंगे y है, तो डेटा बनेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये डेटा आपके पास बना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। मैच कीजिए कहां पर ये आंसर है। ए आपके पास आंसर है। सो वी आर गोइंग टू मार्क ए एज द फाइनल आंसर। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करूं क्या हुआ है। एक सेगमेंट है, 2 पॉइंट है जो बोला गया, समझाया गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। तो अज्यूम किया कि अल्फा कॉमा जीरो है, बीटा कॉमा जीरो, क्योंकि पॉजिटिव साइड पर है तो दोनों पॉजिटिव है। इसका यूज क्या है कि मैंने जब ओ ए लेंथ लिखा तो लेंथ है वो, तो मॉड आएगा यहाँ पे। फिर लेंथ पे एक्चुअली आना क्या चाहिए? मॉड आना चाहिए था। लेंथ की बात हुई क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइड पर है, इसीलिए ये मॉड कैसे ओपन हो गए? प्लस के साथ ओपन हो गए। ये कहानी यहाँ पर बनी, ये बात थी। फिर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का फंडा। अब एच और के लोकस निकालना। जब भी लोकस का सवाल हो, कोई एक कंडीशन वहां दी जाएगी जो बताए कि मिड पॉइंट है, तो हमारे अल्फा और एच में रिलेशन आ गया। तो एक कंडीशन पता थी हमें, ये वाली रिप्लेस कर दिया, तो एच और के में रिलेशन आ गया, वही लोकस है। लास्ट में जाते जाते एच और के को रिप्लेस कर देते हैं एक्स और वाई से, तो हमारे पास बात बन जाती। ऐसे ढेर सारे सवाल बनाते हुए चलिए। आपको कभी भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, सपोज लोकस में प्रॉब्लम चल रहा है, आप मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक सॉल्व कीजिए। जो टॉपिक है उसके अंदर आपको ढेर सारे सॉल्व इलस्ट्रेशंस दिखेंगे। फिर भी आपको लगता है कि आपको थ्योरी ही क्लियर नहीं है, तो आपने थ्योरी कोर्सेज ले सकते हैं, वहां से आप पढ़िए। पढ़िए, पर कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे सवाल बन जाएंगे। मेहनत ही एक मात्र रास्ता है। कीप लर्निंग। Given that a 0, 4 and b 0, minus 4, the equation of locus of point P, the condition is given as modulus of AP minus BP is 6। ठीक है, ए हमारे पास नोन है, बी हमारे पास नोन है, पी का लोकस निकालना है, तो फिर मैंने पी को अज्यूम कर लिया कि इट इज एच कॉमा के। आपके पास कंडीशन है जो लिखी गई है, ए पी माइनस बी पी का वैल्यू 6 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब अंडर रूट आएगा आपके पास से। आप ए पी की बात करेंगे, ये रहा ए पी, एच का स्क्वायर है, के माइनस 4 का होल स्क्वायर है। बी पी आप बनाइए, एच का स्क्वायर है, के प्लस 4 का होल स्क्वायर है, सामने आपके पास 6 आता है। तो आ गया हमारे पास एच और के में रिलेशन। आप चाहो एच और के को रिप्लेस कर दे, लेकिन जो आंसर्स लिखे गए हैं वो इस फॉर्मेट में अभी हमें नहीं दिख रहा है। स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड हमने किया इसका स्क्वायर, तो मॉड का स्क्वायर हट जाएगा आपके पास से, और ये अंडर रूट भी हटेगा। ठीक है, फिर आएगा -2ab। 36 आपके पास से आता है। h² इज 2h का स्क्वायर, ये बनेगा आपके पास से k² इज 2k²। 16 and 16 इज 32।
-8k प्लस 8k कैंसिल, यहाँ 2 आता है और ये है आपके पास अंडर रूट वाली टर्म्स। h² प्लस k² प्लस 16 माइनस 8k, एक ब्रैकेट, यह वाला ब्रैकेट, h² k² प्लस 16 प्लस 8k, ये 36 आता है। ठीक है, तो बनाइए क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इनको, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं वही हमें देखना है। यहां से एक तो सब जगह 2 लिखा हुआ है, इस 2 को आप हटाइए। सबसे पहले 2 को हम कैसे हटा सकते हैं उस बारे में थोड़ा सोचते हैं। कैलकुलेशन हर जगह से हमें ठीक रखनी है, गड़बड़ नहीं करनी है। तो यहाँ अगर हम देखें तो 2 काम करते हैं। एक तो इस अंडर रूट को इधर भेज देते हैं, तो जब हम इस अंडर रूट को यहाँ भेजेंगे तो आप देखिएगा, बड़े ध्यान से देखना। अब देखो कॉन्सेप्ट हो चुका है, कैलकुलेशन चल रही है यहाँ पर। अब के अंडर रूट कैसे हटाते हो, ये वाली टर्म दोनों सेम है, तो आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी लिखा गया है, इसका होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 64k² बनेगा। वो 36 यहाँ आप हटाएंगे, 36 जब 32 से जाएगा तो -4 बचेगा, -4 फिर 2 से हम हटा देंगे तो आपके पास ये -2 आता है। ये डेटा आपके पास बनेगा, करेक्ट। अब हम दोनों साइड यहाँ पर कर देते हैं इनका स्क्वायर, ये डेटा आपके इसके सामने आ गया। ठीक है, ये बात बन रही है। अब आप चाहो दोनों साइड आप इनका स्क्वायर कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन का रास्ता हमारे सामने दिख रहा है। स्क्वायर करते हैं, h² k² माइनस 2² होल स्क्वायर, h² k² प्लस 16 का होल स्क्वायर और 64k², ये भी डेटा आपके पास है। अब 2 बातें, या तो हम इनका होल स्क्वायर करके पागल हो जाएं, बहुत सारी टर्म्स आएंगी, या फिर a² माइनस b² से दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, ये भी तरीका है। तो यही काम करते हैं, हम a² माइनस b² से दोनों को एक साइड ले आते हैं और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं। h² प्लस k² माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये डेटा और वो भी है आपके पास, h² प्लस k² प्लस 16 का होल स्क्वायर, ये डेटा आपने बनाया। सामने आपके पास लिखा है -64 k², a² माइनस b² आपके पास है, h² प्लस k² माइनस 2, h² माइनस k² माइनस 16 माइनस 64 k², ये डेटा आपके पास है। They will have start cancelling each other, सब कैंसिल होने लग जाएंगे। मेरे पास जो डेटा यहाँ बनने वाला है वो है 2h का स्क्वायर, 2k का स्क्वायर एंड 14। यहाँ आपके पास आएगा डेटा -18। ठीक है, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना हम इससे कैंसिल कर पाएंगे। एक तो यहाँ पर 2 है और एक यहाँ पर भी 2 है और एक माइनस साइन भी है, तो ये बनेगा h² प्लस k² प्लस 7 और यहाँ से आएगा 9, माइनस हटेगा, 2 4 हटाऊंगा तो मेरे पास माइनस भी हटा दूंगा, 16k² बचेगा। डेटा बनता है 9h² माइनस 7k² प्लस 63 इज इक्वल टू 0। आ गया लोकस, बधाई हो, लोकस आया है। h की वैल्यू x आ गई है और k की वैल्यू हम y से रिप्लेस कर देंगे। सो वी आर गोइंग टू हैव इट एज 9x² 7y² प्लस 63 इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, 9x² माइनस 7y² प्लस 63। सो ढूंढिए, प्लस 63 है और फिर से 9x² के साथ है। 9x² कहाँ लिखा है, ये रहा, A इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ दोनों जगह 7 7 है, छोड़ देंगे 63 प्लस में, A इज द फाइनल आंसर। इस सवाल की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इस सवाल में कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं था, डिफिकल्ट है उसकी मैनिपुलेशन हैंडल करना, उसी कैलकुलेशन हैंडल करना। अच्छा, कैलकुलेशन मैनिपुलेशन में भी डिफरेंस है, समझाता हूं कैसे। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर ये 2 रूट लिखे हुए हैं। कैलकुलेशन अगर सिर्फ सोचें तो करते रहिए, होल स्क्वायर आगे बढ़िए। मैनिपुलेशन क्या है, वो ये है कि मैंने देखा यहाँ पर सीधा डायरेक्टली दोनों को मल्टीप्लाई करके युद्ध में नहीं उतर गए, देखा कि दोनों टर्म तो सेम आती है तो मल्टीप्लाई नहीं किया, सोचा फॉर्मूला लगाते a² माइनस b²। तो ये कैलकुलेशन तब होती जब सीधा मल्टीप्लाई कर देते,
मैनिपुलेशन ये होती है कि डेटा को देखा कब किसको कैसे एडजस्ट करना है, फिर यहाँ बना तो यहाँ भी क्या सिर्फ कैलकुलेशन लगानी है तो होल स्क्वायर इसका भी कर दो, होल स्क्वायर इसका भी कर दो, फिर उलझ जाएंगे। मैनिपुलेशन फिर काम आती है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर को यार एक साथ ले आते हैं तो एक फॉर्मूला लग जाएगा, तो हमारे लिए कैलकुलेशन, क्योंकि हमने क्या लोग तो रख नहीं रखे कैलकुलेशन करने के लिए, सॉल्व खुद ही करना है। तो जितना कम इजीली डेटा आप सॉल्व कर सकते हैं उतना कोशिश कीजिए बनाने की। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर फिर फॉर्मूला लगा दिया तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो गई, वरना अगर हम यहाँ होल स्क्वायर करते तो बहुत रायता फैल जाता। कॉन्सेप्ट इजी है कि डिस्टेंस फॉर्मूला था, और उसको मैनिपुलेट करना कैसे उसको टर्म्स को लिखा जाए ये आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से सीखेंगे। सॉल्यूशंस को ऐसे देख लेने से बात नहीं बनेगी, जब आप खुद बनाने बैठेंगे तो फंस जाएंगे। कीप लर्निंग। If x1, y1 are the roots of this equation, x square plus 8x minus 20 is equal to 0. x2, y2 are the roots of 4x square plus 32x minus 57 is equal to 0. And x3, y3 are the roots of 9x square plus 72x minus 112 is equal to 0. Then they are asking for these points कि क्या हो रहा है। अब आप समझिए ये हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं। आप मुझे बताइए सम ऑफ द रूट्स से क्या रिजल्ट आ रहा है, ये बनता है, और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालूं तो ये बन जाएगा। x2 y2 से आप इस वाली इक्वेशन को देखिए, क्या रिजल्ट पता चला आपको। सम ऑफ द रूट्स x2 प्लस y2 की वैल्यू -32/4 आता है, जिसकी वैल्यू -8 आती है। ये हमने किया दोनों को प्रोडक्ट, -57/4 आपके पास बनेगा। x3 y3 आपके सामने लिखा गया है, वहां से अगर आप डेटा निकालेंगे तो बात बनेगी x3 प्लस y3 की वैल्यू -72/9 आता है, -8 आएगा। x3 y3 का वैल्यू आपके पास से 112/9 आता है। अंडरस्टूड? ठीक, ये रिजल्ट्स बोले बना दिए गए। हम चाहें तो इनकी अलग अलग वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सबका डी पॉजिटिव है, सबका डी पॉजिटिव है। तो फिर क्या करना है, आप श्रीधराचार्य से दोनों वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, पर इतनी शक्ति के प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। जितना पूछा जाए उतना करना है। ठीक है, इतना बता दिया। अब हमसे पूछा इनके बारे में बताइए। ऑप्शंस दिए गए हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे, कौन साइक्लिक होंगे, पर एक वर्ड कॉलिनियर भी लिखा हुआ है। कॉलिनियर का मतलब होता है जो एक लाइन में आए, तो सबसे पहले वही चेक करते हैं। क्या पता कॉलिनियर हो तो फिर इन सब का चांस ही नहीं है। कॉलिनियर मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन से पास होते हैं। अब यहाँ पे आपको चाहिए ऑब्जर्वेशन पावर। आपने इनको देखना शुरू किया और देखते रहिए, आप थोड़ी देर तक देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, तो फिर आपको क्या है, दिखने लग जाएगा क्या हो रहा है। दिखा, प्रोडक्ट का ये डेटा है। यहां अगर आप गौर करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू -8, और इस लाइन को तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई करता है, ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई करता है, ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई करता है। देखो आप, तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, और तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, तो फिर क्लियर हो चुका है, दे ऑल आर कोलिनियर। स्मार्ट क्वेश्चन। ये देखो तीनों एक ही लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दिस इज वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चन जो आपकी एक तरीके से ऑब्जर्वेशन पावर चेक करेगा। और वैसे अगर आप पॉइंट्स निकाल के डिस्टेंस निकालने की अगर सोचने लग रहे हो तो आप समझ जाएंगे डेटा बहुत क्रांतिकारी है, नहीं निकल पाएंगे, पॉइंट्स बहुत गंदे गंदे आएंगे। तो फिर समझ जाइए कि हम गलत रास्ते पर है, कुछ ऑब्जर्वेशन वाला सवाल है। तो ऑब्जर्वेशन से देखा तो सम ऑफ द रूट से पता चल रहा है कि इस लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक लाइन की इक्वेशन और एक पॉइंट ने अगर सेटिस्फाई कर दिया और तीनों सेम लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं। ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है, मतलब सवाल हो गया कि ये कोलिनियर है। हम मार्क करेंगे ए ऑप्शन। बढ़िया सवाल, बढ़िया स्टूडेंट, बढ़िया टीचर, सब बढ़िया बढ़िया। सीखते रहिए, कीप लर्निंग। The area of parallelogram formed by the lines आपके सामने है 3x plus 4y equal to 7a, 3x plus 4y equal to 7b.
4x प्लस 3y इक्वल टू 7c एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 70। आप देख पा रहे हैं ये दोनों पैरेलल हैं, वो दोनों भी पैरेलल हैं। पैरेलल पैरेलल हैं इसीलिए बन रहा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बनाया। और हम यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं कि इसके एरिया की कंप्यूटेशन की जाए, जिसके एरिया की कंप्यूटेशन की जाए। यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। ठीक है, अब इसमें सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। एक तो बहुत ही बढ़िया तरीका है कि आप सब आपस में सॉल्व करके पॉइंट निकाल लो। चारों पॉइंट आ जाएंगे, चारों पॉइंट आने के बाद फिर हम उसमें एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। बहुत लेंदी काम करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल्स भी है, ए बी सी डी भी इन्वॉल्व है। इस पैरेललोग्राम का एरिया अगर आप निकालना चाहते हैं, वैसे होता क्या, वो दो साइड्स पैरेलल है, दो साइड यहाँ पैरेलल है। ठीक है, तो लेट्स कॉल दिस वन एज L1, तो इसके सामने वाली साइड L2 हो जाएगी। सो वी आर टेकिंग दिस एज एन L1, ये आपके पास L2 है, ये L3 है और ये है L4। ये L3, ये है L4। पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, ये बात जानते हैं आप। पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। ये दोनों पैरेलल, ये कांस्टेंट, ये दोनों पैरेलल, तो यहां से ये भी कांस्टेंट है। तो इसको हमने बोल दिया कि ये लेंथ है आपके पास P1, ये वाली लेंथ है आपके पास P2। ठीक है, अब देखिए दो पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, इनके बीच का एंगल हम थीटा बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? थीटा। अब आप सोचिए, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये भी 90 है। बचा हुआ कितना है आपके पास? 90 माइनस थीटा, पैरेलल है ना, और ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये भी थीटा है। ठीक है, ये जो P1 P2 है, ये क्या है? ये है डिस्टेंसेस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो P1 क्या है? P1 इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइन L1 एंड L2। और क्या फॉर्मूला होता है पैरेलल लाइंस के बीच का? डिफरेंस बिटवीन देयर कांस्टेंट टर्म्स अंडर रूट ऑफ, ये आपके पास 7/5 आपके पास A माइनस B आता है। वहीं P2 भी आप बना सकते हैं। P2 क्या होगा? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइन L3 एंड L4। L3 L4 के बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ये 7C आपके पास है, 7D आपके पास है, अंडर रूट आपके पास 16 + 9 है, 7/5 ये आपके पास है, D1 P1 P2 बन गया। ठीक है, अब इनके बीच का एंगल देख लेते हैं। आपके पास क्या M1 tan थीटा जो लिखना चाहेंगे आप, tan थीटा, वो क्या होगा? दिस इज M1 माइनस M2 अपॉन 1 + M1 M2। सर ये किस चीज की तैयारी हो रही है? अरे जश्न की तैयारी हो रही है आपके सिलेक्शन की। सॉल्व करने वाले हैं इसको, हम एरिया निकालना चाहते हैं। एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ठीक है, उसके लिए थीटा की रिक्वायरमेंट होगी, तब हम थीटा निकालना चाहते हैं। तो L1 के यहाँ से आप स्लोप बताइए मुझे, पहला वाला लाइन का स्लोप क्या है इसका? -3/4 आता है। और वहीं पर सेकंड वाली जो पैरेलल लाइन है उनका स्लोप बताइए। इनका स्लोप अगर आप देखें तो -4/3 है। M1 M2 -1 तो नहीं आ रहा कहीं, M1 M2 +1 आ रहा, तो जल्दबाजी मत करना, परपेंडिकुलर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए डेटा बनाते हैं, इस एंगल को निकालते हैं। -3/4 + 4/3, 1 + -3/4 एंड -4/3। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 16 आता है, यहाँ पर 9 आता है। डेटा आपके पास से 7/12 यानी 24 बन जाता है। ये तो 1 बन जाएगा, 7/24 आपके पास है डेटा बना। तो क्या मैं यहाँ से साइन थीटा वगैरह निकाल सकते हैं? वी भी हम चेक करेंगे। अब बढ़ते हैं हम, अब आगे एरिया कंप्यूटेशन करते हैं। तो देखिएगा, एरिया बेस इंटू हाइट, ये हमें निकालना पड़ेगा। ये लेंथ बेस इंटू हाइट, सो एरिया ऑफ ये आएगा आपके पास बेस इंटू हाइट। अब बेस तो ये है, दिस इज द बेस। अब देखो सबसे आसान तरीका, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है,
90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो ये थीटा है आपके पास। तो अगर मैं यहां पर साइन थीटा अगर लिखने निकल पड़ा, साइन थीटा, तो थीटा के सामने 90, ये बन गया परपेंडिकुलर। और फिर आएगा 90 के सामने बेस, ये हाइपोटेनस है, तो ये आपके पास से बन जाएगा इसका बेस, बेस ऑफ पैरेललोग्राम जो मान रहे। ठीक, बेस ऑफ पैरेलल नाम रख लेते हैं, कंफ्यूज मत होइए, ए बी सी डी। ठीक है, तो इसको हमने यहां से आपके पास बेस ए बी, ए बी, ए बी की हमने बात कर ली, दिस इज ए बी 90 के सामने। तो आप यहां से अब देख सकते हैं कि जो बेस ए बी है उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, इट इज पी वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये बात बन गई, खत्म हो गई ये बात बना के। तो बताइए बेस का लेंथ आ गया आपके पास है, बेस इज ए बी, और हाइट कितनी है, हाइट तो परपेंडिकुलर ये निकाल चुके हम, P2, P2 इज हाइट। तो ए बी का फॉर्मूला बताइए, ये बन गया P1 P2 अपॉन साइन थीटा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला याद होता है, मेरे सॉल्यूशंस पे आप थ्योरी भी देखेंगे, तो मैंने ये आपको सिखा दिया कि आता कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन किए होंगे वो इस P1 P2 बाय साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया होगा, जिनको नहीं पता मैंने समझा दिया कि आया कैसे। इसीलिए आपको हो सकता है सॉल्यूशन की लेंथ ज़्यादा लगे, है ना, तो मेरा काम पूरा आपको समझाना है। मुझे साइन थीटा चाहिए, टैन थीटा मुझे पता है, तो क्या आप बता सकते हैं, टैन थीटा पता है तो साइन थीटा कितना बनेगा, ये 7 है, ये 24 है, तो ये 25 बन जाएगा। आप बना के देखिएगा, तो यहां से मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू 7/25 निकल के आती है। तो P1 P2 के डेटा हमारे पास लिखे गए हैं, 7/5 मॉड ऑफ A माइनस बी, ठीक है, और फिर मॉड ऑफ C माइनस डी भी है, 7/5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी है यहाँ भी है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा हमें चाहिए, ये है 7/25। 25 से 25 कैंसिल है, 49 से 7 है, 7 आपके पास कैंसिल है, ये डेटा आपके पास लिखा। मैच कीजिए कहां पर है हम, यस वी आर हैविंग एट डी आंसर। ठीक है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, उससे भी आप बना सकते हैं, कई स्टूडेंट्स को फॉर्मूला याद है तो उसको भी आप यूटिलाइज करके इस सवाल को बना सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको जेनरिक तरीके से बता दिया है, अगर आपको फॉर्मूला इसका सीखना है तो वो मैं बता देता हूँ। सेकेंड मेथड, कि अगर आपके पास पैरेललोग्राम के इक्वेशंस पता है कि ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, और आपके पास लाइंस कुछ ऐसी हैं, y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m1x प्लस d1, y इज इक्वल टू, ये m2 हो गया है स्लोप, फिर m1x प्लस c2, और y इज इक्वल टू m2x प्लस d2। ये आपके पास है, ये आपके पास L3 है, ये L2 है, L1 के सामने ये L4। तो जो एरिया होता है ना उसका फॉर्मूला सिंपल होता है, C1 माइनस C2, सीधा एरिया का फॉर्मूला है, मैं बता देता हूं, C1 माइनस C2 D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2, ये फंडा होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो सर ये फॉर्मूला अगर हमें याद है तो इस सवाल को कैसे करेंगे, अभी चेंज कर देते हैं, देखो कैसे। याद रखिएगा ये कौन से फॉर्म में है, एक ही नोट है यहां पर, ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होने चाहिए। तो इक्वेशंस देखिएगा आप, 3x प्लस 4y, 7a और 7b लिखा है, 3x प्लस 4y 7a, 3x प्लस 4y 7b, 4x प्लस 3y 7c, 4x प्लस 3y 7d। एक बार चेक कर ले, ठीक है जी, यही लिखा गया है। तो कर दीजिए सबको मॉडिफाई आपके हिसाब से, पहले डायरेक्टली मत लगा दीजिएगा फॉर्मूला, हमें इन सब को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना होगा। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आया, ये डेटा बन,
अब आप यहां से एरिया निकाल सकते हैं। क्या है देखिए, डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट टर्म्स 7/4 आपके पास कॉमन a माइनस बी, difference of constant term c minus d and divided by difference of slopes -3/4, यहां पर m2 -4/3, -3/4 +4/3। चेक करिए, बस डेटा फिर आपके सामने है। 7 7 यहां से आएंगी 16, 9 और 16, ये डेटा आपके पास है। 7/12, ये 49/12 मॉड ऑफ a माइनस बी मॉड ऑफ c माइनस बी। 7 से 7 चला जाएगा, 7 टाइम्स दिस। डेटा दिखा, ये बात बनी। फॉर्मूले से जा सकते हो, आपको लगता है फॉर्मूला नहीं पता, इससे बना सकते हो, पर सवाल बना लेना। और कोई तरीका नहीं, एक और बहुत गंदा तरीका है, सबको सॉल्व करके पॉइंट निकाल दें और फिर उससे बात बनाएं। ठीक है, तो यहां से ये बेसिकली वो जो पीछे मैंने फॉर्मूला लिखा है उसी का डेरिवेशन है। आपको फॉर्मूला याद है, कॉमन मिस्टेक यही होती है कि इसके अंदर चेंज नहीं करते, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर चेंज करिए, फिर आपके पास डेटा बनेगा। सो अच्छा सवाल है, प्रैक्टिस करते रहिए, कीप लर्निंग। Suppose that a ray of light leaves the point 3, 4 and reflect off the y-axis towards the x-axis। ये रहा 3, 4, reflects off the y-axis, इधर जाता है, reflect होता है, and towards the x-axis, great, and reflects off the x-axis, finally arrives at the point 8, 2। okay, समझ रहे हो, यहाँ से आया इधर, इसके बाद इधर रिफ्लेक्ट हुआ, उसके बाद फिर ये इधर चला गया। हम चाहते हैं वैल्यू ऑफ x यहाँ पर निकाला जाए। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे पहले मैं नीट एंड क्लीन डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ कि क्या हो रहा है। यहाँ है आपके पास एक पॉइंट, ये यहाँ आया, इधर के बाद अब ये किधर जाएगा वो हमें देखना है, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाता है, एंड दिस इज द पॉइंट 8, 2। ये पॉइंट आपके पास ए है जो बना 3, 4। ठीक है, यहाँ वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम बना लेते हैं, लेट्स कॉल इट एज बी, लेट्स कॉल दिस वन एज अ सी। ठीक है, सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर बनाते हुए चल रहे हैं। अब क्या प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करें ये हमें सोचना है। चलिए, तो क्या हम रिफ्लेक्शन रूल जानते हैं? पहली बात तो वो देखें, क्या आप रिफ्लेक्शन रूल जानते हैं? तो देखिएगा, ये जो रिफ्लेक्शन रूल होता है, जैसे यहाँ से किसी रे को आना है, वो यहाँ आया और फिर ये रिफ्लेक्ट होके चला जाता है, तो जो सरफेस होती है ना, सरफेस के साथ उसके एंगल, तो सरफेस का जो नॉर्मल होता है उसके साथ एंगल सेम आता है। ये सरफेस है, ये इसका नॉर्मल है, तो रेज के इसके साथ एंगल सेम बनता है, ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। अब ये भी ऐसा ही है, तो क्या हुआ होगा कि ये बना इसका रिफ्लेक्शन का नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस है जिससे रिफ्लेक्ट हुआ, इसका सरफेस कौन है, इसका ये सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर ये बना। तो जितना एंगल यहाँ है उतना ही एंगल यहाँ है। इफ इट इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, रिफ्लेक्शन। ठीक, अब ये हमें यहाँ पे भी बना सकता हूं। तो आप बताइए इसमें मिरर कौन है? मिरर ये है, ये मिरर है, इस वाले केस में मिरर ये है। तो ये जो लाइन है, अगर मैं इसको पीछे की साइड एक्सटेंड कर देता हूं तो कहूंगा कि y का इमेज यहां बन जाएगा आपके पास, a का इमेज a डैश। कंफर्म है क्या ये बात सही है? ये बात हमें सोचकर देखनी है कि मैं कहता हूं कि अगर मैं इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर दूं, ये दोनों एंगल मेरे पास सेम है, तो जितना ये पॉइंट है उतनी ही डिस्टेंस पे मुझे ये वाला पॉइंट नजर आएगा। 100% रिफ्लेक्ट हुआ, एंगल सेम है, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो फिर मुझे y एक्सिस के अबाउट इसका इमेज लेना है। तो क्या इमेज आएगा बताइए? 3, 4 इसका इमेज जो है y एक्सिस के अबाउट अगर आप इसका इमेज लेंगे तो हाइट सेम रहेगी दोनों की, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अब आप पहुंच चुके हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, आप पहुंच चुके हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये यहाँ पर सेम आ जाएगा, सेम बन जाएगा, इधर आ जाएगा। सिमिलरली ये जो 8, 2 है, यहाँ पर भी अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ तो इसका इमेज यहीं पर आने वाला है, इसका इमेज यहाँ बन जाएगा, ये पूरी लाइन, इसका रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर,
ये अगर एंगल आपका अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये दोनों एंगल भी आपके सेम आएंगे। तो अगर ये पॉइंट आपने यहाँ बनाया है डी, तो ये पॉइंट आपके पास डी डैश बनेगा। एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, 8, -2 आपके पास बनेगा। अब क्या हुआ है, ये पूरी लाइन बन चुकी है। आपके पास ए डैश पता है, डी डैश पता है, सी है, बी है, कई सारे पॉइंट्स हैं। पर एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट बहुत होता है। तो 2 पॉइंट बहुत है, तो चाहे हम बी सी की इक्वेशन लिखें या ए डैश बी की लिखें या ए डैश सी लिखें या ए डैश डी लिखें, एक ही बात है। तो अब हम लिखते हैं इक्वेशन लाइन बी सी या ए डैश डी डैश। तो आपके पास पॉइंट्स पता है, y-y1, x-x1, y-y1, x-x1, और ये डेटा आपके पास है। 4 है और -2 है, ये आपके पास है। 4 + 2 बन जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 आपके पास है। -3 -8, -3 -8 बनाया, और ये भी डेटा हमने बना दिया। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 6 आता है, यहाँ पर आता है डेटा। सिंप्लीफाई करते हैं, 11y - 44 आता है, यहाँ पर 6x आता है, और ये 18 आता है। 6x + 11y आपके पास है, 10 यहाँ से हटा दीजिए, तो आपके पास कितना बचेगा वे आप ये थोड़ा डेटा देख लीजिएगा। तो 20 अगर हटा दे 24 आता है, 26 आप हटाएंगे, ये डेटा आपके पास है। हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, तो ये तो इस लाइन का क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, तो आप यहाँ पर y का 0 कर दीजिए। y अगर हम 0 करेंगे तो हमारे पास 26/6 आता है, जिसकी वैल्यू 13/3 आती है। 13/3 को हम कैसे लिख सकते हैं वो आप देख सकते हैं कि ये 4 टाइम्स तो डिवाइड हो जाएगा, 4 + 1/3 हम लिख सकते हैं, जिसको 4 ऐसा भी लिखा जा सकता है, 4:1/3 ये लिख सकते हैं। तो आप देखिए कौन सा डेटा बनेगा हमारे पास से, बी ऑप्शन बन जाएगा। सो वी आर गोइंग टू मार्क हियर एज बी। अगर किसी स्टूडेंट इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया है तो उनका यहाँ पर फंसना बहुत लॉजिकल है, फंस सकते हैं, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर बहुत सिंपल था, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी, ये 3,4 से यहाँ आया तो इसका रिफ्लेक्शन इधर बन जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन नीचे बन जाएगा, तो पूरी लाइन सेम बन जाएगी। थोड़ा हटके सवाल है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जब सारे एंगल सेम ही, ये इधर ये इधर, बढ़िया सवाल, टॉप क्लास क्वेश्चन, कीप लर्निंग। M and n are integers such that n is greater than 0 but lesser than m, and A is the point m, n. On the Cartesian plane, B is the reflection of A in the line y = x. y = x लाइन की खास बात क्या होगी कि यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट सेम रहते हैं। Then C is the reflection of B in the y axis। ऐसे करके पूरा रिफ्लेक्शन के ऊपर क्वेश्चन बना रखा है। बहुत अच्छा सवाल है ये, इसको हम डिस्कस करते हैं, सीक्वेंशियली आगे बढ़ते हैं और एक प्लॉटिंग इसकी बना देते हैं। y = x की बात की गई है, तो यहाँ भी हम एक लाइन ज़रूर बना देंगे कि ये लाइन है y = x। मेरा आपसे छोटा सा सवाल, इस रीजन पे, इस लाइन पर तो दोनों के कोऑर्डिनेट सेम आते हैं, इस रीजन में x बड़ा है या y बड़ा है, और इस रीजन में कौन बड़ा है, ये आप मुझे सोच कर बताइए, आराम से सोच कर। मैं कहता हूँ कि इस लाइन पर तो दोनों के कोऑर्डिनेट सेम आते हैं, एंगल भी 45 आता है, इस रीजन में कौन बड़ा है, x या y, और इस रीजन में कौन बड़ा है, सोचिए, बड़े आसानी से पता चल सकता है। ये पॉइंट क्या होगा, 1,0, तो कौन ज़्यादा है, x कोऑर्डिनेट ज़्यादा है। कौन सा पॉइंट होगा 2,0, x ज़्यादा है। ये वो रीजन है जहां पर x ग्रेटर होता है, दिस रीजन, x इज ग्रेटर देन y। और यहाँ अगर आप देखोगे तो 0,1 यहाँ वाले वो रीजन है जब x से ग्रेटर y होता है, ये वो रीजन होता है। ठीक है, तो डिसाइड कर लिया, अंडरस्टैंडिंग के लिए पता रहना चाहिए सबको। अब आते हैं इस पॉइंट के ऊपर, m, n कहाँ लाई करेगा, थोड़ा देखिएगा, इधर या इधर, ये देखना है आपको। m, n, इस कंडीशन को हमने देखा, हमारे पास ये ज्यादा है, x कोऑर्डिनेट ज्यादा, देखो देख पा रहे हो। सो आई एम टॉकिंग अबाउट ए पॉइंट जहां पर m, n है, हमें पता चल गया m ग्रेटर देन n है, तो हम यहाँ पर हैं, x कोऑर्डिनेट ग्रेटर है। So I can have a point here. Let's calling a point this side, m, n. ठीक,
आगे बढ़ते हैं। बी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एज वाई इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज लेंगे तो क्या होगा, एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाएंगे। जब ए एम कॉमा एन है तो ये आप इसके अबाउट जब इमेज लेने जाएंगे तो आपके पास से बी पॉइंट आ जाएगा और ये कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे एन कॉमा एम। अब आप देखिए वाई कोऑर्डिनेट बढ़ गया है क्योंकि एम ग्रेटर है, इस रीजन में आ गया, मतलब लॉजिकली हम सब ठीक कर रहे हैं। आ गया ए और बी, समझ पाए। y इक्वल टू एक्स पर दोनों कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, m कॉमा एन है, ये वो रीजन है यहाँ पर x ग्रेटर होता है y से, ये वो रीजन है यहाँ आप देखेंगे धीरे धीरे x के कोऑर्डिनेट y की वैल्यूज बढ़ती चली जाती है, ये वो रीजन है। ए और बी आ चुका है। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ बी इन द y एक्सिस, ये y एक्सिस है, इसके अबाउट आपको इसका इमेज लेना है तो जितना ये इतना है इतना ही यहाँ बन जाएगा, दिस इज c। तो हाइट इसकी सेम रहने वाली है दोनों जगह। तो ये अगर n लेंथ है क्योंकि x कोऑर्डिनेट है, ये अगर आप थोड़ा ध्यान दें ये n लेंथ बनेगा, ये लेंथ आपके पास है टोटल m बनेगा, इसका हाइट n रहेगा, तो ये आपके पास n है तो ये भी n रहेगा। तो आपके पास, लेकिन अब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुके हो तो आपके पास इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे -n, m, दिस इज c। फिर आगे हुआ d इज द रिफ्लेक्शन ऑफ c इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट हम इसकी रिफ्लेक्शन, जितनी हाइट है उतनी ही डेप्थ आएगी यहां पर, तो ये आपके पास से d आता है। तो ये आप देखेंगे तो जो हाइट है m है, अब वो डेप्थ में आ जाएगा, -m, -m आता है। फिर आगे बढ़ते हैं, d हो गया। e इज द रिफ्लेक्शन ऑफ d, e इज द रिफ्लेक्शन ऑफ d इन द y एक्सिस। यहां से अब आप इसको इसका रिफ्लेक्शन लेना, तो यहां आ जाएंगे। अब आप यहां आएंगे तो x कोऑर्डिनेट आपके पास पॉजिटिव बनेगा, बट y कोऑर्डिनेट तो अभी भी नेगेटिव ही रहेगा। द एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE, अब आप यहां पहुंच जाइए, दिस इज पेंटागन, ये आपके पास से डेटा बन रहा है, इसके हमें एरिया निकालना है। तो ज्योमेट्री जैसे जैसा उनने बोला वैसा वैसा बनाते हुए चल रहे हैं, हर जगह सोच के चलना है, दिमाग लगाते हुए चलना है, बस बात बन जाएगी। अब बनाइए, इसका एरिया निकालना है। इस एरिया को कैसे निकाले, पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, इसकी विड्थ कितनी और हाइट कितनी है, फिर इस ट्राइंगल का एरिया उसके अंदर हम बना देंगे, करेक्ट, ऐसे बात बन जाएगी। तो देखिएगा इस रेक्टेंगल का एरिया अगर आप देखें तो इस रेक्टेंगल में क्या क्या बात बननी चाहिए आप सोचिए। सबसे पहले तो ये लेंथ कितनी है, ये m है, ये -m है, हमारे पास ये लेंथ ही 2m आती है, और ये लेंथ भी आप देखिए ये n है और n है, ये 2n है, तो 2n इंटू 2m, ये तो पूरा इसका बन गया डेटा। फिर एक रेक्टेंगल है, सो हम निकालते हैं एरिया, एरिया ऑफ पेंटागन। तो पहले आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल BCDE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE तो बनाइएगा, इसका हो गया 2n, ये हो गया 2m। फिर आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, यहाँ पे ये विड्थ बताइए, ये विड्थ है आपके पास है 2m, बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का एरिया, मैं फिर समझाता हूं आपको, ये देखिए ये है वो ट्राइंगल, करेक्ट। इसकी इक्वेशन क्या है अगर आप देखना चाहें, इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू n, और मेरे पास ये m है तो मैंने यहां डाल दिया परपेंडिकुलर, ये x इक्वल टू n है तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ आपके पास x कोऑर्डिनेट m है, ये m माइनस n आपके पास से लेंथ आ जाएगी, क्योंकि ये है x इक्वल टू n, ये है x इक्वल टू m, तो इनका डिफरेंस m माइनस n, और ये लेंथ हम निकाल चुके हैं 2m है, तो हाफ आता है, बेस का लेंथ बनेगा 2m, एंड दिस परपेंडिकुलर इज कमिंग एज m माइनस n। अरे समझ पा रहे हो ना आप लोग क्या कहानी चल रही है, दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, है ना, दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा, अपने आप तो कुछ समझ में नहीं आता है, सोचोगे थोड़ा सा डिस्कवरी वाले मोड में रहोगे कि यस सर सीखना है मुझे, तो बात बनेगी।
यहाँ से एम स्क्वायर प्लस 3mn भी हमारे पास है, m मैंने कॉमन ले लिया, m प्लस 3n, ये डेटा हमारे पास आता है। ढूंढिए कहाँ है, m कॉमन लिया, m प्लस 3n, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज बी ऑप्शन। क्लास के अर्जुन बनिए, दुर्योधन नहीं। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, सो वी आर मार्किंग बी एज द फाइनल आंसर्स। ओके, वी आर मार्किंग बी एज द फाइनल आंसर। If the lines lambda x plus sin alpha y plus cos alpha is equal to 0, x cos alpha y plus sin alpha equal to 0, x minus sin alpha y plus cos alpha equal to 0, pass through the same point alpha belongs to R, lambda किस में लाई करता है पूछा जा रहा है। मतलब कोइंसिडेंट लाइंस की बात हो रही है। अगर ये कोइंसिडेंट लाइंस है तो फिर इनसे बने हुए कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, यही कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। तो उस कंडीशन को हम यूटिलाइज करेंगे, सेम पॉइंट से पास करते हैं मतलब कोइंसिडेंट है, ये बात बनेगी। यहां से मैंने लिया लैम्डा, यहां से आप देखेंगे तो इसको ओपन करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर आपके पास माइनस साइन अल्फा आता है, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, फिर देखिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। लास्ट में आता है एक और कॉस अल्फा। ओपन कर रहे हैं डिटर्मिनेंट को, यहां से आप जाएंगे माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये डेटा आपके पास। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लैम्डा है। आगे बनाते हुए चलिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये डेटा आपके पास। सिंप्लीफाई करें, ये दोनों डेटा अगर आप देखेंगे यहां से तो ये साइन अल्फा कॉस अल्फा आपके पास से बन गया, आपके पास है डेटा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। एक डेटा तो ये बनेगा और दूसरा वाला डेटा आप देखिएगा ये उधर जाएगा तो डेटा बनेगा आपके पास से कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कोऑर्डिनेट को मिक्स किया जा रहा है ट्रिगो के साथ। कोऑर्डिनेट की एक कंडीशन थी कि 3 लाइंस की इक्वेशन पता और बोला जाए कि ये सेम पॉइंट से पास होते हैं, कॉनकरेंट लाइंस हैं। तो कॉनकरेंट लाइंस के लिए सिंपल सी बात होती है कि उनके जो कोफिशिएंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट होता है वो 0 कर देता है। क्या पहुंचे, अभी क्वेश्चन धीरे धीरे ट्रिगो की तरफ जा रहा है। तो यहां आपके पास पहला डेटा बना है, ये है साइन ऑफ 2 थीटा, और ये फॉर्मूला आपके पास है कॉस ऑफ 2 थीटा के बराबर है। ये आपके पास से अल्फा का डेटा निकल गया है। अब हम क्या चाहते हैं, क्या मिनिमम मैक्सिमम कुछ पूछा है क्या? हाँ, लैम्डा किसके बीच में लाई करता है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद हो अगर तो a cos थीटा कॉमा b प्लस b साइन थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास से आती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी मिनिमम वैल्यू आती है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास डेटा लिखा गया है साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस कॉस ऑफ 2 अल्फा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1, दोनों के कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 1 और 1, माइनस रूट 2 है, ये लैम्डा है और ये प्लस रूट 2 है। ये आ गया हमारे पास रेंज, क्या लैम्डा बिलोंग करता है माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 के बीच में। बी हम इसके अंदर मार्क कर देंगे। जैसे मल्टी स्टारर मूवीज होती हैं वैसे ही ये भी 2 स्टार्स की मूवी है, जिसके अंदर एक तरीके से आप समझ सकते हैं कैप्टन भी है और स्पाइडरमैन भी है, दोनों एक साथ हैं। तो रूट 2 माइनस रूट 2 तो ट्रिग्नोमेट्री कंबाइंड विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मिक्स क्वेश्चन। बढ़िया सवाल, कीप लर्निंग। If straight lines ax plus myamy plus 1 equal to 0, bx plus m plus 1 by plus 1 equal to 0, cx plus m plus 2 cy plus 1 equal to 0, m is not equal to 0 are concurrent। कॉनकरेंट है इसका मतलब ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो जाती हैं। और अगर ऐसा होगा फिर हमसे पूछा ए बी से बताइए, तो इनसे बने हुए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ ए है, ये ए एम है, ये 1 है, बी है,
m+1 टाइम्स b है, फिर 1 है, c है, m+2 टाइम्स c है, फिर 1 है। इसको हम ओपन करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। पहले a, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, m+1 टाइम्स b माइनस m+2 टाइम्स c, फिर माइनस am, इसको हटाएंगे, कोफैक्टर लिखेंगे, b माइनस c, then in the last we are going to have it as bc m+2, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस bc m+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। आइए भाई बनाते हैं मान। ये आता है आपके पास, यहां से आता है bm प्लस b mc माइनस 2c, ये डेटा आपके पास है। यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं क्या रिजल्ट हमारे पास यहां से बनना चाहिए। तो यहां हम पहुंचे, am को सेम रखेंगे, b माइनस c लिखा गया है। यहाँ पर थोड़ा अगर हम देखें तो ये BCM प्लस 2BC, BCM माइनस BC लिखा गया है, ये कैंसिल हो रहा है। ठीक, तो चलिए कोशिश करते हैं आगे बनाने की। तो यहाँ से 2BC और ये BC है, तो BC आपके पास बचेगा। क्या रिजल्ट हम चाहते हैं उस बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लें। हम किस पे इंटरेस्टेड है? AP में आएंगे, M की वैल्यू 1 है, AP में आएंगे हर वैल्यूज के लिए, GP में आएंगे, HP में आएंगे, M के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो पहले हम रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है। यहां अगर हम देखें, ये m+2 था, b माइनस 2c आपके पास है। यहाँ पर m हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अपने पास ma आता है और ये b माइनस c है। यहाँ ab माइनस 2ac ये भी डेटा है। सिंप्लीफाई करते हुए चलिए, यहाँ m है आपके पास amb प्लस amc एंड प्लस bc इक्वल टू 0। कुछ सिंप्लीफाई हो तो हम बात करते हैं। और यहाँ पर इसको भी एक बार ओपन कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को, ताकि जो कैंसिल होना है वो कैंसिल हो जाए। abm और amc, abm कैंसिल, amc कैंसिल, ये दो डेटाज आपके पास आते हैं। हमारे पास है ab प्लस bc की वैल्यू 2ac आता है, b आपके पास कॉमन है, ये है a प्लस c, यहाँ है 2ac। रिजल्ट आ गया b का वैल्यू 2ac अपॉन a प्लस c, ये डेटा आपके पास है। b की वैल्यू आती है 2ac अपॉन b प्लस c, ये डेटा आप बना सकते हैं। तो यहां से हमें ये पता चला कि a b c आर इन HP, एम्प के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, एम के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ABC हम HP में बात कर सकते हैं, तो ABC आर इन HP फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ M, ये हम मार्क कर दें। तो डिटर्मिनेंट का कंडीशन कॉन्करेंट है, सॉल्व किया कैलकुलेशन, और ये सिंपल कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है। तो प्रोग्रेशन, डिटर्मिनेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोग्रेशन का रिजल्ट है, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन, लाइंस की बात हो रही है, सॉल्व करना डिटर्मिनेंट है। तो तीन हीरोज की मूवी है जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं, कीप लर्निंग। Family of lines represented by the equation cos theta plus sin theta times x, cos theta minus sin theta times y. 3 times 3 cos theta plus sin theta is equal to 0 passes through a fixed point M for all the real values of theta. The reflection of M in the line x minus y is equal to 0 पूछा जा रहा है। हमारे पास थीटा में इन्वॉल्व करते हुए एक कंडीशन दी जा रही है, बोला जा रहा है कि ये एक फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस इक्वेशन को मैं रीराइट करना चाहता हूं, कॉस थीटा में लूंगा कॉमन, तो मेरे पास आता है x, फिर ये कॉस थीटा है, आता है y, फिर एक वो कॉस थीटा है, डेटा बनता है -9। फिर मैं सेकेंड इक्वेशन लिखता हूं साइन थीटा की टर्म्स में, x माइनस वाई, और साइन थीटा आपके पास है -3 इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा लिखेंगे, x आता है, y आता है, -9 आता है, साइन थीटा लिखिए आप यहाँ से, ये भी डेटा आपके पास आता है। तो ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। तो जब फैमिली ऑफ लाइंस की बात होती है, तो अगर आपको पता हो तो वो L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0 होती है। और जब कभी हमें इन्हीं का
फिक्स्ड पॉइंट निकालना होता है तो हमें L1 जीरो करना होता है और L2 भी जीरो करना होता है, तो वहां से हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट निकल के आ जाता है। तो ये डेटा हमने देखा, और मैं कहता हूं कि आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करते ही 2y चला जाएगा। मेरे पास यहां से x का वैल्यू 6 आता है, तो y का वैल्यू 3 आता है। सो नाउ वी आर नोन वोट द फिक्स्ड पॉइंट। 6,3 हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। और जो लाइन है ये है बन गया आपके पास पॉइंट एम, जिसकी बात हो रही है फिक्स्ड पॉइंट एम फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। जब भी फिक्स्ड पॉइंट की बात हो, ऐसी इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 से बना दीजिए। अब इसकी अगर हम इमेज लेंगे, इमेज ऑफ एम 6,3 अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x, तो आपके पास क्या होगा, x और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाएंगे। 3,6 आपके पास डेटा बनेगा, 3,6 दैट्स b। आपके पास इसका फाइनल आंसर बी बन जाएगा। अच्छा सवाल है। स्टूडेंट्स जिनका ट्रिगो वीक है वो इसको देख के जबरदस्ती डर जाएंगे, पर उसका कोई खास रोल नहीं है ट्रिगो का। यहाँ पर सिर्फ सेपरेट करना है साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो बस इंप्रेशन ऐसा ही आता है कि ट्रिगो आ रहा है। सिर्फ दो वेरिएबल थे, सेपरेट कर दिया, L1 प्लस लैम्डा टाइम टू 0, फिक्स्ड पॉइंट आया, उसका लिया इमेज। और आई कंसिडर दिस एज अ गुड क्वेश्चन। अच्छा सवाल है, मेहनत करने वाले बच्चे ही इसको कर पाएंगे। और ऐसे बेहतरीन सवाल आपको जो मेरी कोऑर्डिनेट वाली बुक है उसमें दिखेंगे, जो वीडियो कोर्सेस है उसके अंदर दिखेंगे। पढ़ते रहिए। Consider a parallelogram whose sides are represented by the lines 2x plus 3y is equal to 0, 2x plus 3y minus 5 equal to 0। देखो दोनों के स्टार्टिंग सेम है, मतलब पैरेलल है। 3x minus 5 4y equal to 0 and 3x minus 4y is equal to 3। ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायगोनल नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन से हमें बात करनी है कि क्या बात बनने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास जैसी लाइन से अगर आप चाहें तो इनको थोड़ा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे ये जो है आपके पास नेगेटिव स्लोप की लाइंस होंगी जो ओरिजिन से पास होती हैं। तो यहाँ पर कहानी ऐसी है कि एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ बनेगी, दोनों का नेगेटिव स्लोप है, ये रहे दोनों। फिर दो आपके पास पॉजिटिव स्लोप वाले भी हैं। ठीक है, दो पॉजिटिव स्लोप वाले, ये देख लीजिए, इसका वैल्यू बनेगा, पॉजिटिव स्लोप है, क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स x। और ये वाला आपके पास बनेगा 3/4 टाइम्स x माइनस 3/4। ये डेटा आपके पास ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्लोप तो पॉजिटिव है और ये y पर नीचे जाके कट करता है, तो स्लोप तो पॉजिटिव है, ये आपके पास एक लाइन बना दिया। क्या दोनों परपेंडिकुलर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक स्लोप है। अब दूसरा एक और स्लोप है, पैरेलल बनेगा लेकिन नीचे जाके y पर नेगेटिव पे जाके कट करता है। तो फिर हम यहाँ जाएंगे और ये कहीं पर जाकर नेगेटिव साइड पे जाकर कट कर देगा। कुछ इस तरीके से ये पैरेललोग्राम बनने वाले हैं। ये पैरेललोग्राम इस तरीके का बनेगा। एग्जैक्ट नहीं पता कैसा बनेगा, लेकिन एक पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर रफ वे में कर लिया। अंडरस्टूड? दो डायगोनल होंगी, एक तो वही जो ओरिजिन से पास होगा, एक वो होगा जो ओरिजिन से पास नहीं होगा। ये हमसे पूछा जा रहा है कि वो डायगोनल निकालिए जो ओरिजिन से पास नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाए आप बताइए। ये वाला पॉइंट निकाल लिया जाए और ये वाला पॉइंट निकाल लिया जाए, सॉल्व कर लेंगे दोनों को, खत्म कहानी। ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा? ये वाला पॉइंट आप देखिए, जैसे अब ये वाला लाइन निकालना चाहते हैं तो ये वाली लाइन कौन सी थी आप देखिए, ये रही 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। और ये वाली लाइन कौन सी है? ये दूसरे वाले पे है जिसमें कांस्टेंट लिखा गया है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहां से y का वैल्यू -2x/3 आता है, यहां रख दीजिए। तो यहां आपके पास 8x/3 आता है, यहां 3 आता है। यहां आपके पास 9/17 ये बनेगा, और y का डेटा भी बनेगा आपके पास से। तो यहां 3 बनेगा, यहां बनेगा 6। ये डेटा आपके पास।
ये दोनों कोऑर्डिनेट आ गए और ये आ भी रहा, देखो इस क्वाड्रेंट पे। लेट्स कॉल दिस एज, दिस इज ओरिजिन ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए पॉइंट हमारे पास आ चुका है, 9/17 माइनस दिस डेटा। अब बचे हुए दो सॉल्व कर लीजिए, दोनों आपने सॉल्व कर लिए, बचे हुए दोनों सॉल्व कर लेने। बचे हुए दोनों कौन कौन से हैं वो आप देखिए। पहले ये वाली लाइन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, और एक दूसरी वाली लाइन, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक लाइन तो ये है जो है 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन ये है, एक लाइन ये सॉल्व किया है और एक ये सॉल्व करेंगे। तो यहां से आप देखिए तो y आपके पास है 3x/4। मैं आपको इसका एक और सेकंड मेथड भी बताऊंगा जिससे जल्दी हो जाता है ना। तो यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पहुंचे तो ये डेटा आपके पास आएगा 2x है, यहाँ है 9x/4 5, 17x/4 इज इक्वल टू 5, 20/17 एक x कोऑर्डिनेट आता है, और y कोऑर्डिनेट में आपको बस 3/4 से और मल्टीप्लाई करना। 15/17, so we are having C option as 20/17 एंड 15/17, C आ गया। अब हमें इसी की BC, इसी डायगोनल को हमें चाहिए, क्योंकि ये वो डायगोनल है जो ओरिजिन से पास नहीं होता है। ये वो डायगोनल है जो ओरिजिन से पास होता है, नहीं होता है। सो डायगोनल AC। तो हमें क्या इक्वेशन चाहिए? करेक्ट। सो लेट्स राइट द इक्वेशन। सेवनटीन से 17 कैंसिल है, ये 21 आता है, यहाँ पे 11 आता है। ग्यारह से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास बनेगा 11y प्लस 66/17, 21 भी आपके पास आएगा, और यहाँ है 21 इंटू 9/17। ये डेटा आपके पास है। तो ढूंढिए कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बन सकता है। एक तो 21x आएगा, 21x यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, ये तो नहीं है। 21x यहाँ भी है, वहाँ भी है। फिर -11y आएगा, -11y यहाँ नहीं है, माइनस ए और डी में से कोई एक आंसर बनेगा, है ना। और कांस्टेंट टर्म भी लिखी गई है, तो आप चाहो तो इसको फिर मैं सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ क्या बनेगी बात। सो आई एम हैविंग 21x माइनस 11y, ठीक, और यहाँ आपके पास 17 लिखा गया है, तो ये 9 है, ये 18 है, और ये डेटा और आपके पास आएगा प्लस 66/17 आपके पास आता है। ये डेटा आपके पास है। सो इट इज 21x माइनस 11y, यहाँ आपके पास से 5 आता है, ये बनेगा आपके पास। डिवाइड कीजिए 1 टाइम्स 17 टाइम्स, और ये 15 बनेगा। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, एंड दैट्स प्रिसाइजली इज द डी ऑप्शन, 21x माइनस 11y माइनस 15। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से जो चारों लाइन्स हमें पैरेलल गिवन होती हैं उसके हिसाब से हम इसको इस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जैक्ट डायग्राम बनाया, थोड़ा रफ टाइप ही था, ओरिजिन वाले को छोड़ा। जो वैसे भी हम इसको बारे में सोच सकते हैं कि ये ओरिजिन से पास होता है, ये ओरिजिन से पास होता है, तो इनको छोड़कर बाकी पॉइंट निकाले जाएं कि इसको हम सॉल्व करें उस वाले के साथ, इसको सॉल्व करें इस वाले के साथ, जिससे हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे लाइन की इक्वेशन लिख देने। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात, जो सर आपने बोला था ना एक सेकंड मेथड है, उसकी बात बताइए। तो आइए सेकंड मेथड की बात करते हैं। आपके पास अगर पैरेललोग्राम है, यहाँ आप है ABCD, आपको अगर डायगोनल निकालने हैं ऐसे कि लेट्स से दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3, दिस इज L4। ठीक है, तो पहले मैं इक्वेशंस भी लिख लेता हूं। एक है 2x प्लस 3y, प्योर रफ डायग्राम बना रहा हूं। एक इसके पैरेलल है, ये वाला 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0।
फिर एक है 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y, और एक और डेटा लिखा होगा 3x माइनस 4y माइनस 3। ठीक, अब आप आराम से इसको देखिए। अगर ऐसे 4 इक्वेशन दे रखी हैं तो मैंने अभी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के बताया था। आप यहाँ पर गौर से देख सकते हैं कि ये ओरिजिन है, ये भी ओरिजिन है, तो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी ओरिजिन 0 0। तो एक डायगोनल तो ये बनेगा आपके पास और एक ये बनेगा AC। तो अगर आपको डायगोनल AC की इक्वेशन चाहिए तो कुछ नहीं करना होता, इन वाले का प्रोडक्ट माइनस इन वालों का प्रोडक्ट करके आंसर निकाल दीजिए आप। L1 L2 माइनस L3 L4 इज इक्वल टू 0, खत्म। जो डायगोनल आपको निकालना हो, अगर आपको इस डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो आप करके देख लीजिए, पिछली बार हम वैसे ही आंसर निकाल चुके हैं। ये है 2x प्लस 3y, यहाँ है 3x माइनस 4y। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए आप, 2x प्लस 3y माइनस 5 आता है, यहाँ है 3x माइनस 4y माइनस 3 भी आता है। इसको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर देख लीजिए कि 2x प्लस 3y की वैल्यू 3x माइनस 4y से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और ये यहां से होगा। फिर यहां से मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब ये इससे होगा। ये 20y प्लस 15 आपके पास आता है। यहां वाला डेटा ये आया, ये डेटा भी आ गया, कैंसिल हो गया। ये आपकी इक्वेशन है, सिंप्लीफाई कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 21x आता है, यहाँ आपके पास 11 है तो माइनस 11 बनेगा, माइनस 15 बन गई इक्वेशन। चेक कीजिए, या मार्किंग 11x माइनस 21x माइनस 11y माइनस 15, करेक्ट। ये समझ में आ गया आपको? दूसरा वाला मैं फिर ज़्यादा समझ में आया कि सर ये बना सकते हैं। ये तरकीब है, ट्रिक है जिससे मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको अगर BD निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको BD की इक्वेशन निकालनी है, डायगोनल BD, अभी तो खैर ये ओरिजिनल से था, तो आप इसको जब देखेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं L1 L4 माइनस L2 L3 इज इक्वल टू 0। L1 L4 इंटू L2 L3 का डिफरेंस 0 कर दीजिए, इसकी भी इक्वेशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी पॉइंट्स निकाल के करने में भी कोई बुराई नहीं है, स्पीड बस थोड़ी अच्छी हो। यहाँ भी देखो, आपने थोड़ी सी मैनिपुलेशन पर मैंने ध्यान दिया, मैंने इसको मल्टीप्लाई करके टाइम खराब नहीं किया, क्योंकि वही बात है, मैनिपुलेशन समझ में आनी चाहिए आपको। तो यहाँ क्या था कि मुझे ये टर्म यहाँ और ये टर्म यहाँ दिख रहा था, तो इन दोनों को पहले एक साथ मल्टीप्लाई किया, बाकी को फिर अलग सेपरेट करके मल्टीप्लाई किया ताकि टाइम बचा सके और कैंसिल हो जाए, फिर बचा हुआ सिंप्लीफाई किया। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 4 टर्म यहाँ आएंगे, ऐसे काफ़ी सारी टर्म्स आ जाएंगी, टाइम बचाना है। तो ये मैनिपुलेशन को सीखना सीखिए, कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो इस मेथड से भी आप बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जैसे आप बनाना चाहें। सो गुड क्वेश्चन टू सॉल्व, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। ऐसे और बेहतरीन सवाल आपको मेरे वीडियो कोर्सेज में मिल जाएंगे, बुक में मिल जाएंगे। ठीक है। If x square minus y square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is the locus of a point which moves such that it is always equidistant from these two lines. ध्यान से पढ़िए, एक ऐसे पॉइंट का लोकस है विच इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू लाइंस। अगर हमारे पास कहीं पर 2 लाइंस हैं तो ऐसा कौन सा पॉइंट का लोकस होता है जिससे उन दोनों की डिस्टेंसेस सेम रहती है? अगर आपको ध्यान हो तो उसको एंगल बाइसेक्टर्स कहते हैं। ये अगर पॉइंट भी ऐसा है जिसकी L1 और L2 दोनों से सेम डिस्टेंस है, यानी ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, एक साइड कॉमन हो चुका है, एंगल 90 है, तो ये दोनों एंगल भी सेम आ जाएंगे। इसका मतलब वो जो P पॉइंट का लोकस जिससे इक्वल लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं दोनों के ऊपर, ये D1 और D2 अगर सेम है, इक्विडिस्टेंट है, तो फिर एक साइड कॉमन है, 90 90 ये दोनों भी इक्वल है, तो फिर थीटा भी सेम होंगे। तो रिक्वायर्ड क्या बन जाएंगे आपके पास? रिक्वायर्ड लोकस परपेंडिकुलर साइड बाय
एंगल बाइसेक्टर्स बनेंगे। परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर अलग होता है, एंगल बाइसेक्टर्स बनेंगे, इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन क्या बनेगी। सो इक्वेशन ऑफ, मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला था, जो लाइन को बाइसेक्ट करता है लाइन सेगमेंट, वो अलग कहानी है। एंगल बाइसेक्टर जो उनके बीच का एंगल है उसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर बनेगा, थीटा सेम हो जाएंगे आपके पास। तो इसकी इक्वेशन होती है जब आपके पास x + 2y + 7 अपॉन √1 + 4 इज इक्वल टू ± 2x - y + 8 अपॉन √4 + 1, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। ये डेटा है, एक बार आप प्लस लेंगे, एक बार आप माइनस लेंगे, सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये डेटा है 3x + y + 15, ये डेटा है, ठीक है। ये दो डेटा हमारे पास बनते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, ये हमें कंबाइंड इक्वेशन बनाई गई है, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, ताकि हमारे पास डिग्री 2 की इक्वेशन आ जाए। 3x² xy + 15x 9xy 3y² 45y, फिर आगे 3x + y + 15, डेटा है 3x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर, xy ढूंढ के लाइए, कहाँ है xy, यहाँ xy एक, यहाँ xy है, -8xy, 15x यहाँ पे आता है, 5x यहाँ पर है, यानी हो गया 18x, है ना। y और ढूंढिए, यहाँ पर y ये रहा, यहाँ पे आप y हटाएंगे तो 44y बन जाएगा। फिर आते हैं हम कांस्टेंट टर्म की तरफ। कांस्टेंट टर्म आपके पास है +15 आता है, ये डेटा ढूंढ लीजिए कहाँ पर क्या बात बन रही है। यहाँ पर देखिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके बात हम मैचअप कर पाएंगे। तो हम भी यहाँ पर यही करते हैं कि इसको पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, वी हैव इनफ स्पेस। सो इट इज x² - y² - 8/3 xy प्लस, फिर आपके पास 6x आता है, 44/3y एंड +5। अब आप इसका इसके साथ कंपैरिजन कीजिए, क्या बात बनेगी। आपके पास h आता है, 2h की वैल्यू है, h की वैल्यू -4/3, g आप निकालिए, g की वैल्यू 3 है, डबल कर दीजिए, 6 आता है, f निकाल लीजिए, -22/3 है, और c का वैल्यू 5 है। हम चाहते हैं वो डेटा निकालें, g + c + h - f, g is 3, c is 5, h is 4/3, f is 22/3, ये प्लस बन गया, ठीक है। तो डेटा देखिए, यहाँ पे 18/3 बनेगा जो 6 आता है, 8 and 6 is 14, 14 आपका आंसर बनेगा, जो हमारे पास ए ऑप्शन है। ये अच्छा सवाल है, ये टॉप क्लास क्वेश्चन है कि आपसे डायरेक्टली एंगल बाइसेक्टर्स नहीं पूछा। एंगल बाइसेक्टर की ये डेफिनेशन तो सबको पता होती है कि जो लाइन से बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। उन्होंने टॉपिक पे बात की, कि उस कॉन्सेप्ट पे बात की कि भाई ऐसे पॉइंट्स का लोकस निकालिए जो इन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस के इक्विडिस्टेंट है, और इक्विडिस्टेंट एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, इक्विडिस्टेंट है तो d1 की वैल्यू तो d2 के बराबर हो चुकी है, तो एक साइड कॉमन है, दो एंगल 90 है, इसका मतलब ये डिसाइड हो गया कि आपके पास θ1 ही θ2 के बराबर है। ये θ1 हो गया, θ2 हो गया, इसका मतलब ये क्या बन चुके हैं,
एंगल बाइसेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो एंगल बाइसेक्टर्स को रिकॉल किया, बात बनी, मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करते हुए लास्ट तक कंपेयर किया। बढ़िया सवाल। ऐसी और उम्दा क्वेश्चंस आपको मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक में मिल जाएंगे, वीडियो कोर्सेज से मिल जाएंगे। थ्योरी अगर आपकी थोड़ी सी वीक है और स्पीड चाहते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, कीप लर्निंग, वी आर हियर टू सॉल्व योर ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। S is given as x comma y, x square plus 2xy plus y square minus 3x minus 3y plus 2 equal to 0। पूछा जा रहा है कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप इस इक्वेशन को थोड़ा गौर से देखिए, क्या लिखा गया है। यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ मैंने 3 कॉमन ले लिया, ये x प्लस वाई आता है आपके पास से। इस पहले 3 डेटा को भी आप देखिए, तो ये बनेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर 3 टाइम्स x प्लस वाई, और यहाँ पर है प्लस 2। फैक्टराइज करेंगे x प्लस वाई माइनस 1, और यहाँ पर भी है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइज कर दिया, x प्लस वाई माइनस 1, x प्लस वाई माइनस 2, मल्टीप्लाई करोगे सेम डेटा आपके पास आता है। आप बात समझ पा रहे हैं? आप x प्लस वाई को t रख के भी देख सकते हैं, होल स्क्वायर दिख गया। तो आप अगर इसको t, अगर आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, आप x प्लस वाई को t रख लीजिए, तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0, जिसके 2 फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास से भी 2 फैक्टर्स आ चुके हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। और ये दोनों कैसे हैं आप देख लीजिए, ये दोनों हम बना देंगे तो ये दोनों आपके पास से पैरेलल लाइंस हैं। ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल लाइंस। क्या दोनों कट करेंगी? नहीं। x प्लस वाई 1 है, x प्लस वाई 2 है, तो 1 तो 2 के इक्वल नहीं होता है। तो ये दोनों नॉन इंटर, ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग होती है। सो इसमें लिखा है कोइंसिडेंट लाइंस, नो, पैरेलल टू विच आर नॉट कोइंसिडेंट, करेक्ट। ये देखिए पैराबोला तक पहुंच गए हैं, बी इज द करेक्ट आंसर, बी को हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पूरा ऑब्जर्वेशन इसी बात पर है कि हम उस इक्वेशन को कितने अच्छे से देख पाते हैं। तो बस इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखा तो ये तो सिंपल फैक्टराइज हो गया, फैक्टराइज हो गया तो लाइंस पता चल गई। ओके, कीप लर्निंग। The line x equal to c cuts the triangle whose corners are 0, 0, 1, 1, 9, 1 into 2 regions. For the area of 2 regions to must c must be equal to, area उनका सेम होना चाहिए। For the area of 2 regions to be the same, कॉमा आना चाहिए, then c must be आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बनाते पहले, सबसे पहले डायग्राम बनाए, क्या बात पूछा जा रहा है। एक कॉर्नर है ओरिजिन जो है 0, 0, एक पॉइंट है 1, 1 जो यहां होगा 1, 1, फिर एक है 9, 1 यानी हाइट सेम रहेगी, यहां है हम 9, 1। ओके, ऐसी कुछ बात बनाई जा रही है। ठीक है, ये बात बनती है। Now his x equal to c cuts the triangle whose corners are 0, 0, 1, 1, 9, 1 into 2 regions. For the area of 2 regions to be same, then c must be, ये बात हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, एक हो गया ओरिजिन, एक पॉइंट है 0, 1, 1, एक पॉइंट है 9, 1, 2 रीजन्स। अब x इक्वल टू c कैसी लाइन होती है? इट्स अ वर्टिकल लाइन। पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया कितना बनेगा। ट्राइंगल का एरिया अगर हम देखिए तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। सो लेट्स टेक द नेम्स, इट इज o, इट इज a, इट इज b। सो यहां पर ट्राइंगल OAB की हम बात करेंगे तो बनेगा 1/2। अब आप देखिए ये हो गया है आपके पास हॉरिजॉन्टल है। आप अगर बेस बनाना चाहें तो यहाँ ये जो लाइन बनेगी ना, ये इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो हाफ आएगा बेस, दैट इज AB, और ये परपेंडिकुलर यूनिट आपकी रहेगी 1। तो 1/2 दिस इज 8 इंटू 1, 4 आ रहा है आपके पास। कितना आता है इस पूरे ट्राइंगल का एरिया? 4 आता है। आगे चलते हैं। x इक्वल टू c कट्स द ट्राइंगल 0, 0, 1, 1 एंड 9, 1 इंटू 2 रीजन्स। फॉर द एरिया ऑफ 2 रीजन्स टू बी सेम, देन c इज इक्वल टू आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर आए, यह आया आपके पास से x इक्वल टू c।
अब ये क्या करता है, सेम रीजन में बांट देता है। टोटल एरिया 4 है तो आधा 2 होगा, आधा 2 होगा, ये कहानी बनेगी यहाँ पर। आधा 2 बनेगा, आधा 2 बनेगा। क्या आप मुझे ओबी की इक्वेशन बता सकते हो? ओबी की इक्वेशन क्या है? ये है 0 0, ये है 9,1, यहाँ से y आता है आपके पास से x/9 आता है। ये 9,1 है, 0 0 है, x की वैल्यू है 9,1। सो वी आर पुटिंग हियर 2 पॉइंट्स, p यहाँ पर, q यहाँ पर। p के कोऑर्डिनेट की बात करनी है आपको तो क्या लिखेंगे आप, c,y1, और q आप लिखेंगे c,y2। ठीक है। और y2 क्या है कि ये जो लाइन है ये तो है ही y = कांस्टेंट, तो ये तो पॉइंट आपका कंफर्म है कि आ चुका है c,1, x = c, y कोऑर्डिनेट इज 1, q पॉइंट इज दिस। ये आपके पास y1 से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। p पॉइंट इस पर लाई करेगा तो y1 की वैल्यू c/9 आता है, ये p आता है। फिर q आता है आपके पास से, q के कोऑर्डिनेट आपके पास से c,1 आता है, ये बात भाई, pq आ गया। अब क्योंकि ये इक्वल एरियाज में बांटते हैं तो ये जो एरिया होगा और ये जो एरिया होगा ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो आइए हम बनाते हैं फिर यहां से ट्राइंगल PQB। क्या बनेगा बताइएगा, बेस इंटू हाइट, तो ये विड्थ हम देखेंगे यहां से, ये C है, यहाँ 9 है, तो लेंथ कितनी बनेगी, 9 - C, 1/2, 9 - C, ये 9, ये C, 9 - C, और ये हाइट कितनी आ जाएगी, 1 है, ये y1 है, 1 - y1, यानी ये लिखा गया है 1/2। मैं आपको बता दूं क्या है बेस, ये QB एंड PQ, ये लेंथ लिखी जा रही है। y1 भी हमें C की टर्म्स में पता है, और अल्टीमेटली निकालना क्या चाहते हैं हम, C निकालना चाहते हैं, बना दीजिए। और ये डेटा हमारे पास 2 आएगा, टोटल 4 है। यहाँ है 9 - C, ये है 1, 1 - y1 हमने कैसे लिखा है, y = 1 है, 1 - y1, y1 की वैल्यू है c/9, सामने आपके 2 है, तो 9 यहां बनाएंगे, ये 9 - C का होल स्क्वायर बन जाएगा आपके पास से, और ये 4 × 9 जो कि आपके पास से 6 का स्क्वायर आता है, प्लस माइनस C बनेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, C का वैल्यू +3 आता है, C का वैल्यू 15 आता है। अब देखिए अगर 9 को क्रॉस करके x = C बनाऊंगा तो मतलब नहीं है, ये तो चांस ही नहीं है। जो भी आंसर आएगा C = 3 आपके पास से आंसर बनेगा, B। और ध्यान दीजिए वहां दोनों मार्क है, 3 भी है और 15 भी है, लेकिन खुद आप सोचिए अगर मैंने 15 ले लिया तो इस ट्राइंगल में 15 वाली लाइन तो यहां आएगी, तो वो इस ट्राइंगल को कट ही नहीं करेगी। तो वो ये भी चेक करना चाहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड स्टूडेंट में है या नहीं, या वो सिर्फ मैकेनिकल क्वेश्चंस करना चाहता है, सिर्फ कैलकुलेशन करना जानता है। कैलकुलेशन से तो 15 भी आएगा, और लिखा है उन्होंने कि x = C इसको कट करता है, कट करता है ट्राइंगल को, ये लिखा हुआ कट करता है, कट करेगा तो x = 15, तो यहाँ है जो 9 के आगे है वो तो कट ही नहीं करता, बिकॉज यहाँ पर x = 15 डज नॉट कट द ट्राइंगल, ये ट्राइंगल को कट ही नहीं करता है। ठीक है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, इसीलिए डी आंसर इसका नहीं बनेगा, इसीलिए डी आंसर नहीं बनेगा, आपका आंसर सिर्फ एक आएगा, दैट इज बी। ब्रिलियंट क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, टॉप क्लास क्वेश्चन है, दिस इज ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ये सब आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे, आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाएंगे। कीप लर्निंग। M and B are the real numbers and MB is positive, then the line whose equation is y is equal to mx plus b cannot contain the point। कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको ये कंटेन नहीं करते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। M and B दोनों रियल नंबर्स हैं। आप देखिए प्रोडक्ट पॉजिटिव है, क्या मतलब निकल के आता है, इसके दो मतलब निकलते हैं, या तो MB पॉजिटिव है और BB पॉजिटिव है, और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि दोनों नेगेटिव है,
ऐसा होगा तभी सिचुएशन है कि वो प्रोडक्ट को पॉजिटिव रखेंगे, जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। जब हम लाइन की बात करने वाले हैं, लाइन हमें लिखी गई है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ध्यान दीजिए, शायद यही है, यस, एम एक्स प्लस बी। तो अगर हम इसकी प्लॉटिंग करने जाएं तो हम कहाँ हैं ये हम देख लेते हैं। पहले मैं फर्स्ट वाला रीजन बनाना चाहता हूं। फर्स्ट वाला रीजन ये कहता है कि आपका स्लोप पॉजिटिव होगा। बी, बी क्या होता है पता है आपको? बी इज वाई इंटरसेप्ट। ये वाई इंटरसेप्ट होता है और अपने पास जो हम एम की बात कर रहे हैं ये है स्लोप। स्लोप पॉजिटिव हो, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो, ये लाइन आपके ऐसे बनेगी। क्या देखिए, यहां वाला पॉइंट होता है 0, b। इससे क्या होगा, ओरिजिन के ऊपर ये होना चाहिए और स्लोप एक्यूट एंगल दिख रहा है इसलिए। तो ये वो, अब इसके ऊपर आप कहीं भी बनाइए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके नीचे नहीं जाएगा है। दूसरा, स्लोप हो गया नेगेटिव और बी नेगेटिव है। अच्छा, स्लोप हो गया नेगेटिव और बी भी नेगेटिव है। इस लाइन में अगर मैं y को 0 रखता हूं तो ये पॉइंट मेरे पास बनेगा कितना, -b/m, 0। ये पॉइंट मेरे पास यहां से निकल के आएगा, -b/m, 0। ये वाली लाइन जब इस वाली सिचुएशन के हिसाब से निकालेंगे तो स्लोप नेगेटिव इस लाइन का होता है और बी नेगेटिव यानी वाई एक्सिस को भी नीचे की साइड कट करेगा। तो ये रीजन आपके पास ऐसा बन जाएगा। पॉइंट तो इसका भी सेम ही रहेगा, जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। ये रीजन आप देखिए, इस वाले केस में एम नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव, जहां ये कट करने वाला है ये नेगेटिव है। 0, b अगर b नेगेटिव है, b जब b पॉजिटिव है, तो ये आपके पास दो चीजें बनेंगी, या तो लाइन ऐसे होगी या लाइन ऐसे होगी। अब क्या पूछ रहे हैं वो देखिए आप, बहुत बढ़िया सवाल है। आपके पास इक्वेशन आ गई, कैनॉट कंटेन द पॉइंट। कौन सा पॉइंट है जिसको ये कंटेन नहीं करते हैं, यानी इन लाइंस के ऊपर कौन सा पॉइंट नहीं हो सकता। आइए चेक करते हैं। 0,2009 की हम बात करते हैं। 0,2009 तो यहाँ आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये लाइन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ये लाइन आप बना सकते हो, ये तो ठीक है। दूसरा, 2009,0 ये यहां आएगा, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं। ये लाइन या तो यहां रहेगी, यहां रहेगी। ये एक्स एक्सिस को, क्योंकि ए और बी के साइन अगर आप देखें यहां पर, ए और बी के साइन सेम है, -a/b। ये जो लाइन है ये कट करती है एक्स एक्सिस को, कहां पर? एक्स की वैल्यू -b/m पर। और हमें पता है कि bm जो है वो पॉजिटिव है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि mb/m²। तो m² हो गया पॉजिटिव, mb हो गया पॉजिटिव, m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ओवरऑल आ रहा है नेगेटिव। ध्यान दीजिए, इन सब डायग्राम को हटा भी दें तो भी मैं बात जस्टिफाई कर सकता हूं कि अगर मैंने y 0 रखा तो ये आएगा, m से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, mb की वैल्यू पॉजिटिव है, ये रहा mb पॉजिटिव है, m² पॉजिटिव होगा, 0 हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, और सामने माइनस से नेगेटिव, यानी ये जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। तो यहाँ लिखा है कैन नॉट बी एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव। ये वाला पॉइंट कभी नहीं आने वाला, ये वाला पॉइंट कभी नहीं आने वाला। तो बी ही हमारा इसका आंसर है। फिर भी मैं आपको ज्योमेट्री से सी भी दिखा देता हूँ कि 0,-2009 यहाँ हो सकता है ना, आप यहाँ पॉइंट बना दीजिए। 0,2009 लाइन यहाँ पे आके कट कर सकती है, ये भी फिजिबल है। ये देखिए 20,-100, 20 आपके पास यहाँ होगा, यहाँ आपके पास ये पॉइंट लाया जा सकता है कि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ है और फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाए, वो भी फिजिबल है। सिर्फ बी है जो नहीं आ सकता, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट लाइन जो कट करेगी वो नेगेटिव साइड पर कट करेगी। 200 वाला 9 पॉइंट यहाँ पर नहीं आएगा। सो 2009,0 कैन नॉट बी ऑन लाइन बी। ये सवाल ऐसा है कि जो थोड़ा सा हटके है, रूटीन से हटके है। आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा, आप इसको नहीं कर पा रहे, क्रैक नहीं कर पा रहे, या हो सकता है कि आपने आंसर के देख के मन को समझा लिया हो,
लेकिन ढंग से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने डायग्राम से भी आपको ये बात समझा दी कि नहीं हो सकता, और सिर्फ मैथमेटिक्स से भी आपको ये बात समझा दी। m से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये पॉजिटिव है, सामने नेगेटिव लिखा है तो ये नेगेटिव होगा, आपने यहाँ प्लस लिख दिया। ओके, स्मार्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। सॉल्व करते हुए चलिए, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, बढ़िया सवाल है, सीखते हुए चलिए। In a triangle ABC, side AB has the equation 2x plus 3y equal to 29. Side AC has the equation x plus 2y equal to 16. The midpoint of BC is 5,6. Then find the equation of BC. इक्वेशन दिया गया है, एक अच्छा सवाल है ये, बढ़िया क्वेश्चन है। सो लेट्स डिस्कस इट। एक मैं ट्राइंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। आपके पास यहाँ पर ये A है, लेट्स कॉल इट एज अ B, दिस कॉल इट एज अ C। कई सारे इक्वेशंस गिवन है। ए बी की इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 29, और ए सी की इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, दिस इज द मिड पॉइंट जो है 5,6 हमें चाहिए, बी सी की इक्वेशन हमें चाहिए, करेक्ट। ए बी पता है, ए सी की इक्वेशन पता है, और सामने वाली साइड जो बी सी है उसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, मिड पॉइंट हमें मालूम है। सो स्टार्टिंग हम इसकी ऐसे करते हैं कि लेट्स अज्यूम दिस एज एन x2, y2 एंड दिस एज एन x3, y3। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो सबसे पहले x2, y2 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा जो फर्स्ट वाली लाइन है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इस पर सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ऐसे x3 ये जो है मैंने इससे सेटिस्फाई कर दिया ताकि मेरे पास ये इक्वेशन आई। अब ये इससे सेटिस्फाई करेगा तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी x3 प्लस 2 टाइम्स y3 इज इक्वल टू 16। अब बारी आती है मिड पॉइंट के। मिड पॉइंट कहता है कि 5,6 है, पर ये आया तो इन दोनों के एवरेज से ही है ना, x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस y3 बाई 2। सिंप्लीफाई कीजिए, आप देखेंगे तो आपके पास x2 प्लस x3 की वैल्यू 10 आती है और y2 प्लस y3 की वैल्यू आपके पास से 12 आती है। यही बात है ना। तो हमारे पास एक रिलेशन तो पहले दिया हुआ है, ये रहा, यूटिलाइज करेंगे। अब दूसरे में हमारे पास x3 y3 है, तो एक काम करते हैं, यहां से x3 का डेटा निकाल लेते हैं। वो बनेगा 10 माइनस x2, और y3 का डेटा भी निकाल देते हैं, वो बनेगा 12 माइनस y2, और ये दोनों डेटा हम यहां रख देते हैं। ठीक है, इससे ये रिजल्ट आया था। तो 10 माइनस x2 और ये 12 माइनस y2, लेकिन ये मल्टीप्लाई है 2 के साथ, ये डेटा आपके पास है। तो आप देखेंगे तो ये 24 और ये 10 है आपके पास है, तो बना 34। 34 से अगर 16 जाएगा तो बनेगा आपके पास 18, जैसा मैं देख पा रहा हूं। ये डेटा आपके पास बनता है। तो हमारे पास फाइनली डेटा आया x2 प्लस 2y2 की वैल्यू 18 आती। तो यहां से मुझे x2 निकाल लेना चाहिए, जो आएगा 18 माइनस 2y2। अब जो कंडीशन नंबर 1 है वहां से रिकॉल करते हैं। ये रही कंडीशन नंबर 1, हमारे पास 2 टाइम्स x2 आ चुका है, तो ये मैं लिख सकता हूं, यहां है 3y2, डेटा है 29। आपके पास 36 है, यहां 4 बनेगा तो y2 आपके पास बचेगा, y2 शायद 7 आने वाला है ना। y2 अगर आपके पास 7 है तो आपके पास यहां से x2 आ जाएगा 14, 18 माइनस 14 इज 4। सो आई थिंक b कोऑर्डिनेट इज क्लियर टू अस, 4,7। b आ गया हमारे पास 4,7। आप चाहें तो c भी निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या है, हमें क्या इक्वेशन निकालनी है bc की। bc एक लाइन है, लाइन पर अगर आपको 2 पॉइंट पता हो तो इक्वेशन आ जाती है। हमें m पहले से पता है, तो जो BC की इक्वेशन है वही BM की इक्वेशन है। M पता है, B पता चल चुका है। सो नाउ जो लाइन BC है वही लाइन BM है, 5,6। तो चलिए इक्वेशन लिख लेते हैं, y माइनस 7, स्लोप लिखेंगे 7 माइनस 6, 4 माइनस 5 और x माइनस 4। ठीक है, इनको यूटिलाइज करके बनाई बात, या 1 है यहाँ -1 है, हमारे पास से ये डेटा निकल के आ जाता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग।
दिस इज सी आंसर। सी को हम यहां से मार्क कर देंगे। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, इक्वेशंस बन जाती, उलझते रहते हैं, सोचते रहते हैं कैसे इसको बनाया जाए, पर सिंपल बात है, दोनों पॉइंट्स अज्यूम किए, एक कंडीशन मिड पॉइंट की, ये दोनों पॉइंट इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। सिंपल, टू वेरिएबल टू इक्वेशन, पॉइंट्स आ गया है, और उसके बाद इक्वेशन निकाल दी। कीप सॉल्विंग, सॉल्व करते रहिए, सीख जाएंगे। The vertex of a right angled triangle lies on this line, and the two other vertices are 2, -3 and 4, 1. Then they are asking for the area of the triangle. तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसा समझाया गया है, हम भी समझते हैं। इसके दो पॉइंट्स हैं, लेट्स कॉल दिस ए एज 2, -3 एंड देयर इज वन मोर पॉइंट बी विच इज 4, 1। ठीक है, जैसा समझाया गया है। The vertex of right angle triangle of a right angle triangle. The vertex of right angle. This is C. ये हम बात करते हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं। This lies on this line. ये एक लाइन पर लाई करता है। Okay, there is some line जिस पर ये लाई करता है। And the equation of this line is 2x minus y tan equal to 0. तो आप यहां से y का वैल्यू ले सकते हैं 2x माइनस 10। तो हमारे पास पॉइंट C के कोऑर्डिनेट हम ले सकते हैं x, 2x माइनस 10। करेक्ट, ये डेटा हम बना सकते हैं। अब हमारे पास क्योंकि ये एंगल 90 है, तो आप देखिएगा BC का स्लोप और AC का स्लोप आप स्लोप बना के प्रोडक्ट -1 कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ BC एंड स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू -1। BC एंड AC, C हम मान चुके हैं, तो आपके पास डेटा है 2x माइनस 10। तो आपके पास यहां से +3 आएगा, यहां x है, x माइनस 2, फिर 2x माइनस 10 -1, x माइनस 4, प्रोडक्ट आता है -1। सिंप्लीफाई करते हैं, डेटा बनेगा 2x माइनस 7, x माइनस 2, 2x माइनस 11, x माइनस 4 इज इक्वल टू -1। सिंप्लीफाई कीजिए, 4x का स्क्वायर 22x माइनस 14x प्लस 77 इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 आता है। मेरे पास डेटा बनता है 5x का स्क्वायर प्लस 6x आता है। 6x यहाँ आएगा, आपके पास जुड़ेगा तो 20 बन जाएगा, 20 इसके अंदर जाएगा तो 42 बनेगा। ठीक है, और ये +8 यहां पर जब ऐड होगा तो 77 एंड 8 विल बिकम 85। ठीक है, 85 आपके पास यहां बना। करें आगे बढ़े, क्या कुछ फैक्टराइजेशन हो रहा है? आप थोड़ा देखिए, 85 में लिख सकता हूं 17 इंटू 5, और यहां भी 5 लिखा गया है। फैक्टराइजेशन सोचिए, मिल गया, ये बन जाएगा 25 एंड 17 इज 42। चलिए, अब जितना अच्छा आपका फैक्टराइजेशन होगा उतना स्पीड से आप इसको सिंप्लीफाई करते हुए आगे निकल पड़ेंगे। यहां से 5x कॉमन है, x माइनस 5 है, यहां 17 कॉमन है, x माइनस 5 है, बन गया डेटा। x माइनस 5 कॉमन है और 5x माइनस 17 भी है। दो वैल्यूज आती हैं, एक x की वैल्यू 5 आ रहा है और एक x की वैल्यू 17/5 आ रहा है। y कोऑर्डिनेट आपको पता है कि 2x माइनस 10 है, ये रहा। आप डबल रखेंगे तो 10 माइनस 10 y का वैल्यू 0 आता है। यहाँ रखेंगे आप 2x तो ये बनेगा 34/5 माइनस 10, -16/5 आने वाला है। तो मेरे पास C पॉइंट आया है 5,0 और यहां मेरे पास C पॉइंट आ रहा है +17/5 -16/5। चेक कर लीजिए इसको सेटिस्फाई करता है नहीं करता। डबल करेंगे 34/5 आएगा, 50 बनेगा, 34 50 -16/5। ठीक है, पूछा गया आगे एरिया निकालिए। आपके पास दोनों वर्टेक्स आ चुके हैं, दो पॉसिबिलिटीज आ रही है। अब एरिया चाहो तो आप बेस इंटू हाइट से डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के कर सकते हो, या फिर जो ट्राइंगल वाला जो फॉर्मूला होता है स्टेयर फॉर्मूला, उसको यूज में लेके भी आप इसको बना सकते हैं। तो मैं पहला वाला केस लेता हूं कि when let the C is
5,0। एरिया की बात करते हैं, ABC का एरिया क्या बनेगा? 1/2, it is 5, it is 0. Then A is 2, -3, B is 4, 1 एंड वापस से क्लोजिंग पे आ जाएगा 5,0। 1/2 -15, 0, फिर आएगा 2 + 12, -15, 0, 2 + 14, 12, 0, -5। ये डेटा आपके पास बनेगा। डेटा बनाते हैं 1/2, यहाँ देखिएगा 5 और 15 मॉड लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 आएगा और यहाँ से 14 ये बनता है, 14, 15 है, -1, -6, 6 आता है, 3 बनता है पहली बात, वी आर गेटिंग 3। यही अगर मैंने C को दूसरा पॉइंट ले लिया होता 17/5 -16/5, तब एरिया अगर हम निकालें इसका, भाई हमें अगर इसको नहीं लेना है तो किसी बेसिस पर रिजेक्ट करना होगा, या हो सकता है इस पर भी एरिया अपना सेम आता हो। ठीक है, सो दो वर्टिसेस की हम बात कर रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट से अभी हमने इसको बनाया है, तो इसकी पोजीशनिंग हमें अभी देखनी है कि कब कैसे बन रहा। तो ABC का एरिया बनाएंगे तो बनेगा 1/2। जो इजी वाला कोऑर्डिनेट है वो पहले ले लेते हैं। यहाँ है 2 -3, फिर 4 1, फिर 17/5, 16/5, फिर 2 देन -3। ये डेटा है। जी, तो यहाँ पर 2 है, ये 12 है, फिर यहाँ आप चले जाइए 64/5 -17/5, फिर यहाँ चले जाइए, ये डेटा आपके पास। कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, डेटा सारे ठीक लिखें। 2, -3, 4, 1, 17/5 माइनस आपके पास से डेटा। सो 2 + 12 -64 -17/5, 51/5 + 32/5, ये डेटा आपके पास है। बनाइए, क्या बात बनती है उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। वी आर गेटिंग दिस एज 1/2, 14 है, यहाँ से आप देखिएगा वो 32 है, यहाँ भी 32 बचेगा आपके पास से, क्योंकि ये 64 है तो 32 आपके पास बचा। 32 अगर आप यहाँ ऐड करते हैं, 32 + 17 + 51 डिवाइडेड बाय 5, ये डेटा आपके पास है। यहाँ से अगर हम इसको देखें तो 7 और 2, 9 एंड 1 इज 10, 0 आएगा आपके पास लास्ट में। सम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और 5 एंड 1 इज 6, 6 एंड 9, 6 एंड 3 इज 9, और एक वहाँ से आया है तो बन जाएगा 100, 10 बन जाएगा 100। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा आपके पास से। सो वी आर हैविंग 14 - 20 इज -6, मॉड लेंगे 6 बनेगा, यहाँ से भी आपका आंसर 3 ही आता है। ओके, तो दोनों जगह से आपके आंसर सेम ही आ रहे हैं, 3। तो हम मार्क करेंगे यहाँ से बी ऑप्शन। सो गुड क्वेश्चन, सो वी आर गोइंग टू मार्क बी एज द फाइनल आंसर। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। अच्छे सवाल, यहाँ से कैसे स्टार्टिंग की, स्लोप से बात को निकाला और बात बना दी गई। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, हर सवाल नया होता है, नए सवालों को एड्रेस करना सीखिए, कैसे क्वेश्चन को पिक करते हैं, वहीं से शुरुआत होती है। कीप लर्निंग। ये बहुत ही बढ़िया टॉप क्लास क्वेश्चन है कि a triangle ABC is formed by the lines 2x - 3y - 6 = 0, 3x - y + 3 = 0, 3x + 4y - 12 = 0. If the point P alpha, 0 and Q 0, beta always lies on or inside the triangle ABC. तो 3 लाइंस हमें दे रखी है ट्राइंगल के तीनों साइड्स की, इक्वेशन हमें मालूम है, उससे एक ट्राइंगल बना, उस ट्राइंगल के अंदर 2 पॉइंट्स की बात हो रही है। पहला वाला जो पॉइंट है वो नोटिस कीजिए अल्फा, 0 है, यानी कंफर्म है कि ये कहाँ लाई करने वाला है, ये एक्स एक्सिस पर लाई करने वाला है। ओके,
वहीं पर दूसरा एक पॉइंट है क्यू, ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं हम, 0, ये लाई करने वाला है y एक्सिस पर। ठीक है, एक पॉइंट x एक्सिस पर, एक पॉइंट y एक्सिस पर। कुछ भी ट्रायंगल बन रहा हो, ये दोनों पॉइंट्स ट्रायंगल के अंदर होने चाहिए। ऐसे अल्फा और बीटा की हम बात कर रहे हैं। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसकी एग्जैक्ट डायग्राम बना दीजिए। एग्जैक्ट डायग्राम से हम देख पाएंगे कि ट्राइंगल का कौन सा पोर्शन एक्स एक्सिस को कहाँ से कहाँ कट कर सकता है और वाई एक्सिस को कहाँ से कहाँ कट कर सकता है। तो इक्वेशंस में अगर आपके पास हो L1, L2, L3, अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं, प्लॉट करना चाहते हैं, सबसे आसान होता है उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए। फर्स्ट वाली लाइन अगर आप देखें तो ये 2x माइनस 3y की वैल्यू 6 आती है। यहाँ से x का वैल्यू 3 आता है, यहाँ से y का वैल्यू -2 आता है। ये फर्स्ट लाइन। फिर चलते हैं सेकेंड लाइन के पास। 3x माइनस वाई का वैल्यू -3 आता है, यहाँ से x का वैल्यू -1, यहाँ से y का वैल्यू 3 और फिर वैल्यू आपके पास 1 आती है। ठीक, फिर चलते हैं हम थर्ड लाइन के पास। थर्ड लाइन है 3, आपके पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो आपके पास x बाय 4 प्लस y बाय 3 इज इक्वल टू 1 आपके पास से बात बनेगी। ठीक है, ये डेटा आपके पास पाएगा। तो चलिए इन सबको फिर हम एक लाइन पर प्लॉट कर लेते हैं, एक डायग्राम पर प्लॉट करते हैं और देखना शुरू करते हैं कि कैसे सिचुएशन बननी चाहिए। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -2 है, यहाँ आता है -2, यहाँ आता है 3। ये कुछ इस तरीके से लाइन बनेगा। सो दिस पॉइंट इज 3, 0, दिस पॉइंट इज 0, -2। वी आर मेकिंग लाइन L1। L2 ढूंढते हैं, ये x को नेगेटिव पे कट करता है -1 पर, y को वहीं पर ये 3 पर कट कर जाता है। यहाँ है ये कुछ ऐसी सिचुएशन है इनकी कि यहाँ पर -1, 0 है और यहाँ पर ये 0, 3 रहेगा। दिस इज द लाइन L2। फिर आते हैं हम L3 पर। ये x को 4 पर कट करेगा। 4 कहाँ है? 4 तो यहाँ होता है, 4, 0, और ये y को कट करता है 0, 3 पर। 0, 3 ये है, ये आपने लाइन बनाई। दिस इज L3, दिस लाइन इज L3। ये यहाँ पे आके कट कर रहा है। तो आप बना दीजिए, देख लीजिए, इसको समझ लीजिए पूरी बात क्या बन रही है। क्या बनाई बात, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये बना आपके पास है ट्राइंगल। एग्जैक्ट डायग्राम बनने के बाद अब हमें जो ऑब्जर्व करना है कि जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर वो कहां से कहां तक लाई करने वाला है। दैट्स आवर ऑब्जर्वेशन। पी पॉइंट ये रहा, इस ट्राइंगल की ये कहानी होगी। तो यहाँ आप जब भी एक पी पॉइंट बनाएंगे α, 0, आपको डिसाइड हो गया अल्फा की वैल्यू किसके बीच में रहने वाली है। इन साइड द ट्राइंगल और ऑन द ट्राइंगल की बात हो रही है। अल्फा लाई करेगा -1 से 3 के बीच में। सिमिलरली जो क्यू पॉइंट है वो है 0, तो 0, से हम इसको बना देंगे 0, यहाँ पर है। दिस इज द बीटा। यहाँ आपके पास पॉइंट रहेगा 0, तो आप बीटा देख सकते हैं, y के कोऑर्डिनेट बीटा के किसके बीच में रहेंगे, 3 और -2। ये -2 से 3 है और ये 1 से 3 है। ये डेटा आपके पास ढूंढ लीजिए। अल्फा -1 से 3, -1 से 3, -1 से 3, ये रहा -1 से 3, यहाँ भी है दोनों जगह। और बीटा है -2 से 3, -2 से 3, डी। तो हम मार्क करेंगे डी ऑप्शन। ठीक है, डी को मार्क कर देंगे। टॉप क्लास ब्रिलियंट क्वेश्चन। तो कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम हम वैसे रफ डायग्राम बनाते हैं, और कभी कभी अगर आप एग्जैक्ट डायग्राम बनाएंगे तो उससे सवाल जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का। और यहाँ पर एक बात और भी है, इंटरसेप्ट फॉर्म को सीखिए, इससे ग्राफ प्लॉट करना सबसे आसान है। स्लोप लोप के चक्कर में मत फंसा करिए, यहाँ से बनाएंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म से एग्जैक्ट डायग्राम बनाना सबसे आसान है। एनालिसिस करना स्लोप से भी आना चाहिए, गलत उसमें भी कुछ नहीं। इंटरसेप्ट ईजी रहते हैं हमें प्लॉटिंग करने के लिए। ओके, कीप लर्निंग। The coordinates of point P on this line such that PA minus PB is maximum. We have a point A as 4, -2 and point B as 2, -4. इस लाइन को अगर आप देखें तो ये y इक्वल टू 2x प्लस 5 लिखा गया है।
यहाँ हम प्लॉट बनाने पहुंचे, डायग्राम बना रहे हैं, एग्जैक्ट डायग्राम बनाऊंगा मैं इसका। ए पॉइंट है 4 कोमा माइनस, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 4 रहेगा, उसके डेप्थ रहेगी आपके पास इतनी। ए पॉइंट आपके पास है 4 कोमा माइनस 2। वही अगर हम बी की बात करें तो इसका बी है जो एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, लेकिन डेप्थ इसकी काफी है, सो दिस इज बी 2 कोमा माइनस 4। दोनों ही पॉइंट अगर हम देखें दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं। ये कैसी लाइन है, ये y इक्वल टू इस तरह की लाइन बनेगी, 0,5 पर जाएगा, यहां रहेगा। कहानी ऐसी है कि हम P पॉइंट इसके ऊपर लाई करवाना चाहते हैं, सो P पॉइंट इज समवेयर हियर। तो ये आपके पास A है, ये आपके पास B है। तो हमसे पूछा है PA माइनस PB का डिफरेंस मैक्सिमम आना चाहिए, ये क्वेश्चन है। आपको पता है ट्राइंगल रूल क्या कहता है अगर ट्राइंगल बन रहा है तो, कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो यहां अगर हम ये बात बना दे तो PA माइनस PB जो होता है ना, हमेशा ये थर्ड साइड से छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा होगा। अगर हम चाहते हैं कि PA माइनस PB मैक्सिमम रह जाए तो ऐसा तब होगा जब ये AB बन जाएंगे, थर्ड साइड के इक्वल आ जाएगा। लेकिन ऐसा तब हो पाएगा जब आपका P, A और B आर कोलिनियर। जब ये सारे कोलिनियर बन जाएंगे, ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, क्योंकि जब जब ट्राइंगल बनेगा थर्ड साइड से छोटा रहेगा। मैक्सिमम चाहते हैं तो ये कोलिनियर बन जाए, कोलिनियर बनते ही बात बन जाएगी, ये कहानी है। तो कोलिनियर बनते ही बात बन जाएगी, तो क्या हम देख पा रहे हैं क्या कभी कोलिनियर बन पाएंगे, इस बारे की बात के बारे में बात करते हैं। तो ठीक है भाई, सोचिए अगर मैं यहाँ से ए और बी को यहाँ से ज्वाइन करता हूँ तो ये बिल्कुल यहाँ पर इस लाइन को रखकर यहाँ पर कभी ना कभी आकर मीट कर जाएंगे। दिस इज योर पॉइंट पी। तो ये तीनों आके ऐसे जब बनेंगे तो ये पूरा स्ट्रेट आगे ज्वाइन करेगा। अभी शायद ये स्ट्रेट लग नहीं रहा है, लेट मी मेक इट मोर स्ट्रेट। ठीक है, तो परेशान मत होइए, बिल्कुल हम इसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है तो ये स्ट्रेट लाइन में आके ज्वाइन कर जाएगा। सो दिस विल बी दैट पोजीशन कि जब ये PA और PB का डिफरेंस मैक्सिमम AB निकल के आएगा जब ये कोलिनियर बन चुके होंगे, मैक्सिमम तो ही बन पाएगा। तो क्या हमसे P के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, बिल्कुल P के कोऑर्डिनेट पूछा है। तो P के कोऑर्डिनेट के लिए आप AB की इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व कर लीजिए। सो लेट मी राइट द इक्वेशन ऑफ AB। सो y प्लस 2, A और B हमें पता है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, यहां से आपके पास, और ये x माइनस 4 आता है। यहां से आता है, ये आता है -2, ये भी आता है -2, x माइनस 4 आपके पास डेटा बनेगा। -2 कैंसिल है, मेरे पास y की वैल्यू x माइनस 6 आती है। ठीक है, और ये है आपके पास है लाइन, y की वैल्यू आपके पास से आता है 2x प्लस 5। ठीक है, तो यहां से y का डेटा रख देंगे, x माइनस 6 है, 2x प्लस 5 आपके पास है, x का वैल्यू आपके पास -11 है, -17 है। तो हमारे पास P पॉइंट निकल के आ गया है -11, -17, बी ऑप्शन हम यहां से मार्क कर दें। ये सवाल इस बात पर बहुत डिपेंडेंट करते हैं कि दोनों पॉइंट लाइन के किस साइड है। ठीक है, अच्छा अगर अभी हमसे मैक्सिमम पूछा, अगर मिनिमम पूछ रहे थे तब, अगर मिनिमम पूछते ना तो मॉड लगा हुआ, मॉड की मिनिमम वैल्यू 0 आती है। तो हम क्या करते, AB के परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर बनाते, AB के परपेंडिकुलर में लाइन बनाता, ये जहां जाके कट करता तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता और दोनों साइड्स इक्वल आती, वो कैंसिल होकर 0 आ जाता, तब वहां पर ये लाई करता। ओके, सो इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, कीप सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। डेफिनेटली आप इन सब के अंदर एक्सपर्ट बन जाएंगे, टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपका रास्ता सही है, आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली तो जरूर सब चीजें सही होंगी, सीख जाएंगे, मजा आएगा। कीप लर्निंग।
लाइन x प्लस वन होल स्क्वायर x प्लस के वाई माइनस टू के स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो passes through a point regardless the value of k. ये एक फिक्स पॉइंट से पास होते हैं. Then which one of the following line with slope 2 passing through the point? उस पॉइंट से पास होने वाली जिसका स्लोप 2 है क्या होगा? चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं. आई एम राइटिंग दिस इज के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन टाइम्स एक्स प्लस के वाई माइनस टू के स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो. देखिए कुछ बात यहाँ बना पाएंगे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग. यहाँ अगर हम देखें तो मैं यहाँ पर के स्क्वायर प्लस वन टाइम्स एक्स लिख लेता हूँ और ये टू के एक्स प्लस के वाई, क्योंकि यहाँ दोनों जगह के लिखा हुआ है. माइनस टू भी हमने कॉमन ले लिया तो के स्क्वायर प्लस वन है. अब आप थोड़ा नोटिस करिए, के स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस टू, के आपने कॉमन लिया, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो. तो देखिए फैमिली ऑफ लाइंस जो एक फिक्स पॉइंट से पास करते हैं दिख गया. इट इज L1, इट इज लैम्डा टाइम्स L2. आप चाहे तो इससे डिवाइड भी कर सकते हैं तो आपको दिख जाएगा. फिक्स पॉइंट आपको अगर निकालना हो तो वो बनाया जा सकता है. L1 जीरो होगा यानी आपके पास है x माइनस टू जीरो होगा यानी आपके पास है x का वैल्यू 2 आएगा. L2 जीरो होगा जो आपके पास है डेटा बनेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो. ये 4 प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो है. यहां से आपके पास y का वैल्यू माइनस 4 है. सो वी आर हैविंग दैट फिक्स पॉइंट 2 कॉमा माइनस 4 और हमारे पास स्लोप पता है तो वो लाइन आपके पास आ जाएगी y माइनस वाई वन, स्लोप इज 2 और x माइनस टू आपके पास से डेटा है. y का वैल्यू 2x माइनस 8 हमारे पास से डेटा बनेगा. y इक्वल टू 2x माइनस 8, दैट इज द ए ऑप्शन. इसको हम यहां पर मार्क कर देंगे. ए ऑप्शन हम यहां पर मार्क कर देंगे. ओके गाइस, कीप लर्निंग. बढ़िया सवाल है, सीखते रहिए. If the straight line joining origin to the point of intersection of this curve and this line are equally inclined to x-axis and find the value of k, हमसे पूछा जा रहा है. एक कर्व है जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करती है ओरिजिन को और इस कर्व और लाइन इक्वली इंक्लाइंड करते हैं एक्स एक्सिस के साथ. ये बात हमसे पूछी जा रही. कर्व कैसा भी हो अपने पास, जैसा भी दिया जाए, हमारे पास ये कर्व है. हुआ ऐसा है कि एक लाइन ने इनको आके कट कर दिया है. ये कर्व था, लाइन ने आके कट कर दिया. आप इन सब को ओरिजिन से मिलाते हैं. ये कहानी है ओरिजिन से ए पॉइंट और बी पॉइंट को मिलाने की. तो एक कॉन्सेप्ट आपको पता चला, जब भी किसी कर्व को एक लाइन से जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उनको ओरिजिन से मिलाने की बात हो तो ये कॉन्सेप्ट होमोजेनाइजेशन की तरफ चला जाता है. सो ऑलवेज रिमेंबर दीज लाइंस जो लिखा रहता है ना, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू ओरिजिन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड द लाइन. बस जैसे ये वर्ड लिखा रहे कि लाइन और कर्व जहां मिलते हैं उनको ओरिजिन से मिलाने की बात हो तो हम OA और OB की कंबाइंड इक्वेशन होमोजेनाइजेशन से ला सकते हैं. ओके, सो मैं कहता हूं आपसे कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB ये आपको मिल जाएगी. होमोजेनाइजेशन ऑफ कर्व विद लाइन. लाइन में हमें देखना है कैसी इक्वेशन है. x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1 है. तो यहां आप इक्वेशन देखिए, 5x स्क्वायर है, 12xy है, 6y स्क्वायर है. ऑलरेडी सब होमोजेनाइज्ड है, डिग्री 2 है सबका. यहां पर बाकी का डिग्री कैसा वो हमें देखना होगा. यहाँ 4x माइनस 2y का डिग्री 1 है तो यहाँ 1 हमें रखना होगा. यहाँ 3 है, यहाँ 1 का स्क्वायर रहेगा. तो फिर आगे बढ़ेंगे. क्या बनती है बात, 5x का स्क्वायर, 12xy, 6y का स्क्वायर, 4x माइनस 2y, x प्लस के वाई. यहाँ 3 है, यहाँ पर भी x प्लस के वाई का होल स्क्वायर आता है.
5x का स्क्वायर है, 12xy आता है, 6y का स्क्वायर है, 4x का स्क्वायर है, 2xy आता है आपके पास, 4kxy आता है, 2ky स्क्वायर है, यहाँ 3 है, x स्क्वायर है, k स्क्वायर है, y स्क्वायर है एंड 2xy टाइम्स k भी लिखा गया है। चलिए इसको हम बना भी लेंगे, आगे क्या चाहते हैं वो पहले समझ लेते हैं। ये जो लाइंस है दे आर इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस। ओके, इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस की बात हो रहा है, यानी इनका इक्वल एंगल है। ये अगर थीटा है तो ये भी आपके पास से थीटा है, इक्वली इंक्लाइंड है। इसका मतलब तो ये निकला कि अगर मैं पहले वाले का स्लोप निकालता हूं तो वो tan थीटा आता है, लेकिन ये ओरिएंटेशन तो नेगेटिव आएगा ना, तो इसका स्लोप कैसा बनेगा, -tan थीटा। करेक्ट। तो इसका मतलब इक्वली इंक्लाइंड है, तो हमारे पास से m1 प्लस m2 की वैल्यू 0 आएगी। सम ऑफ द स्लोप्स हमारे पास से 0 आता है, सम ऑफ द स्लोप्स हमारे पास से 0 आएगा। तो होगा क्या, ये पूरे सिंप्लीफाई होंगे। सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, ax² 2hxy प्लस by स्क्वायर। होमोजेनाइज के बाद डिग्री 2 ही बचेगा क्योंकि ओरिजिन से पास होते हैं, ऐसा बनेगा। आप जानते हैं कि जो स्लोप होता है वो y/x होता है, तो अगर मैं यहां पर x से डिवाइड करूं तो ये आप लिख सकते हो। तो इक्वेशन बनेगी आपके पास से bm² है 2hmb प्लस a इक्वल टू 0 है। तो इसके दो रूट्स आएंगे, आप खुद जानते हैं, m1 एंड m2। दो रूट्स आएंगे m1 m2। अब m1 m2 आएंगे तो अभी हमें पता चला कि सम ऑफ द रूट तो 0 है। सम ऑफ द रूट अगर आपके पास से 0 आता है तो आप देखिए m1 प्लस m2 की वैल्यू -2h/b और ये 0 आता है। इसका मतलब h 0 है। और h कौन है, ध्यान से देखिए, h इज द कोफिशिएंट ऑफ xy। कोफिशिएंट ऑफ xy 0 आएगा। तो यहां ऊपर वाले में से कोफिशिएंट ऑफ xy ढूंढ लीजिए, वही हमें 0 करना है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ xy ऊपर क्या बन रहा है। देखिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 12xy -2xy, यहां कुछ है क्या xy, देखिए 12xy -2xy, आई एम गेटिंग 10xy, है ना। 10xy प्लस 4k, ये भी तो है। एक डेटा तो ये रहा, एक डेटा ये रहा, एक डेटा ये रहा, और यहां भी है आपके पास से। ये कितना बन जाएगा आपके पास, 236 प्लस 6k बनेगा आपके पास। ये 0 हमें करना है, तो 10k की वैल्यू -10 आता है, रिजल्ट आपके पास आया k का वैल्यू -1 आपके पास से बनेगा, -1। तो ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सवाल। k की वैल्यू -1 आपके पास से आती है, द वैल्यू ऑफ k इज -1। तो आज के बाद पहली बात तो होमोजेनाइजेशन को समझिए। जब भी किसी कर्व को एक लाइन कट करती है, 2 पॉइंट पर कट करेगी, दोनों को आप ज्वाइन करेंगे, तो जो ज्वाइन करने वाला पॉइंट है वहां से OA और OB के स्लोप्स का सम एक तो 0 आएगा। ठीक है, स्लोप्स का सम क्या है, होमोजेनाइजेशन से आप बना के देख रहे हैं। तो यहाँ पर m1 प्लस m2 0 है, तो m1 m2 का कोफिशिएंट 0, h 0 आता है। ठीक है, और इस लाइन पर फोकस कीजिए। whenever it is written the curve is cut by a line and those point of intersection are joined with origin, please remember this line, those point of intersection are joined with origin। अगर ये लिखा है इसका मतलब समझ जाइए, वहां पर आपसे पास वो पूछ रहे हैं कि होमोजेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है ना। ठीक है, तो होमोजेनाइजेशन हमने यहाँ पर करवा दिया, बात बन गई, g की वैल्यू -1। सीखते रहिए, ऐसे और सवाल आपको कई सारे मेरे बुक्स में मिल जाएंगे, रिसोर्सेस में मिल जाएंगे, अपनी ऐप पे मिल जाएंगे। पढ़ते रहिए बस। आप पढ़ने को तैयार हैं, हम पढ़ाने सिखाने को तैयार हैं। कीप लर्निंग।
The x-coordinate of vertices of a square of unit area are the roots of this equation x square minus 3 mod x plus 2 equal to 0, and the y-coordinates are the vertices of this equation y square minus 3y plus 2. फिर possible vertices of square हमसे पूछे जा रहे हैं. जो पहले वाली इक्वेशन है पहले उसको समझ लेते हैं. जो एक्स स्क्वायर होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, वहां से मॉड एक्स आता. तो याद रखिए जो एक्स स्क्वायर है वही मॉड एक्स का भी स्क्वायर है. डेटा हमारे पास कुछ ऐसा लिखा गया है. ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम मॉड एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं. फिर आप देखें तो इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगी. मॉड एक्स माइनस 1 एंड इट इज मॉड एक्स माइनस 2. आगे बढ़ेंगे. डेटा है मॉड एक्स का वैल्यू 1 है और मॉड एक्स का वैल्यू 2 है. आगे आप गए एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1 और x का वैल्यू प्लस माइनस 2. ठीक. सिमिलरली हमारे पास y पर भी एक कंस्टेंट है y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0. ये आपने डेटा बना दिया. y माइनस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आपके पास है. y के आंसर्स आपके पास 1 एंड 2 आते हैं और एक ये भी डेटा है. x की वैल्यू प्लस माइनस 1 है, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 है, y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है. तो कितने सारे पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं. आइए पहले इसको एक नंबर लाइन पर इसको प्लेन पर ड्रॉ कर लेते हैं. x इक्वल टू प्लस माइनस 1 दो लाइन्स होती है. x इक्वल टू प्लस 1 ये बनेगी आपके पास से. दिस इज द लाइन x इक्वल टू माइनस 1. ये एक लाइन बनेगी आपके पास से विच इज x इक्वल टू 1. सिमिलरली वी आर हैविंग x इक्वल टू 2 ऑल्सो. यहां आपके पास x इक्वल टू माइनस 2 ऑल्सो. ओके. सो माइनस 2 माइनस 1 1 एंड माइनस 2 आपने बनाया दो. ठीक है. अब हम चाहते हैं यहां पर y इक्वल टू 1 वाली लाइन भी बने और y इक्वल टू 2 वाली लाइन भी बने. ये है y इक्वल टू 1 और ये है y इक्वल टू 2. करेक्ट. दो ही पॉसिबिलिटीज है. एरिया हमको यूनिट चाहिए, एक यूनिट का एरिया बनना चाहिए. तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आप इसको देख लीजिए ना. एक ये रेक्टेंगल ये बन गया, एक स्क्वायर यहां बन जाएगा. क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे इसके आप देखिएगा. माइनस 2,1 और यहां है माइनस 1,1. ये माइनस 1,2 है और ये वाला डेटा आपके पास बनेगा माइनस 2,2. ये डेटा बना, एक रेक्टेंगल ये बना. क्योंकि x की वैल्यू इन दोनों में से कोई सी, अब माइनस 1 और 1 लेंगे अगर हम यहाँ वाले, तो इनके बीच में विड्थ ही 2 आ जाएगी. 2 आ जाएगी तो फिर एरिया 1 कैसे बनेगा. तो यानी एक तो इन दोनों लाइंस एडजेसेंट ले सकते हैं, ये ले सकते हैं. और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ है जब हम इन दोनों को पिक करेंगे. यहां से आप देख सकते हैं तो x का वैल्यू 2,1, ये है 2,2. यहाँ आपके पास है 1,2 और ये डेटा है 1,1. ये डेटा आपके पास है. तो ढूंढ सकते हैं आप कहाँ पर हम बात कर रहे हैं. सो ढूंढिएगा. तो 1,1 2,1 2,2 वो रहा. 1,1 2,1 2,2 1,2. ए इज करेक्ट. ढूंढिए दूसरा ये वाला माइनस 1,1 माइनस 2,1 माइनस 2,2 माइनस 1,2. ये भी करेक्ट है. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ये तो बन ही नहीं रहे. दो हिट बनेंगे अपने पास. बताओ कैसे. y की वैल्यू 1 एंड 2 पॉसिबल है. यहाँ एक अकेला y कोऑर्डिनेट नेगेटिव लिखा हुआ है. ये तो पॉसिबल ही नहीं. नेगेटिव कैसे आ गया. यहाँ भी y कोऑर्डिनेट नेगेटिव लिखा हुआ है. ये भी पॉसिबल नहीं है. तो आपके पास फाइनल आंसर्स यहाँ पर जो आप मार्क करेंगे वो है ए बी. ये क्वेश्चन अगर प्लॉट करके नहीं करोगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आपको. ये 4 डेटा यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आएंगे, किस किस के साथ कंबाइंड करें. कई बार स्टूडेंट यहीं पर एरिया निकाल के देख सकते हैं. ये भी आप कर सकते हो सीधा ही प्लॉट करके. पर अगर आपको सॉल्यूशंस नहीं भी दिए हैं, ऑप्शंस नहीं भी दिए हैं, फिर सॉल्व करने को बोलते हैं तो भी यही दोनों पॉसिबल है यूनिट एरिया वाले. तो इसको सॉल्व किया, प्लॉट कर लिया. 2 पॉसिबिलिटीज हैं. ठीक है. तो अपनी अप्रोच को स्ट्रक्चर्ड वे में रखिए ताकि अगर कभी वो सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ जाए या किसी और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी हो जाए तो हमारे पास एक प्रोसेस रहे उसको सॉल्व करने का. और एमसीक्यूज के और ढेर सारे सवाल आपको करने हैं तो आप मेरी जो कोऑर्डिनेट वाली बुक है वहां से कर सकते हैं. ठीक है. कीप लर्निंग. Three vertices of triangle are A 4,3, B 1, -1 and C 7, K.
द वैल्यूज ऑफ k for which centroid, orthocenter, incenter, circumcenter lie on the same straight line. अब ये है प्रॉपर्टी वाली बात। हम जानते हैं कि ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर तो हमेशा लाइन में होते हैं। इन सेंटर जब इनकी लाइन में आता है तब ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाता है। तो यहाँ बोला गया है भाई सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, ये रहा इन सेंटर, इन सेंटर भी कोलिनियर हो गया है, सेम लाइन। इसका मतलब दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आप ए बी लेंथ निकालिए यहां से। यहाँ पर 4 - 1 3 यानी 9 बनेगा और यहाँ 16 बन जाएगा तो 5 बन जाएगा। लेट्स कंप्यूट द BC। BC आप बनाने चलिए। 7 - 1 6 है, 36 बनेगा। यू आर हैविंग k + 1 होल स्क्वायर। देन देयर इज अ CA। 7 - 4 की वैल्यू 3 आता है तो 9 बनेगा और यहाँ पर k - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइसोसेलेस में कौन सी दो साइड सेम होंगी ये हमें थोड़ा देखना होगा। सो पहला हम केस लेते हैं, केस नंबर 1। देखो कोलिनियर बोला है तो इक्विलेटरल नहीं बनाना। इक्विलेटरल में सारे पॉइंट सेम हो जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे। यहाँ हमसे पूछा है कि भाई वो सेम लाइन पर लाई करते हैं। तो पहला केस लेते हैं, लेट्स से AB = BC। ये डेटा हम बनाते हैं। ये 25 है, यहाँ 36 है, यहाँ आपके पास k + 1 का होल स्क्वायर है। तो आप नोटिस करेंगे कि k + 1 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास यहाँ पे 11 आता है, तो यहाँ से तो हमारे पास 5 आता है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेट्स डिस्कस केस नंबर 2। अभी हमने AB BC के बराबर किया है, अब हम AB को CA के बराबर कर लेते हैं। AB = CA। और इससे ये भी कंफर्म पता चल गया कि ये दो साइड्स तो कभी बराबर नहीं आएंगी, यानी इक्विलेटरल का तो चांस ही नहीं है, तीनों बराबर नहीं आ सकती। अब AB को मैं CA के बराबर करता हूँ। इट इज 25, इट इज 9 एंड इट इज k - 3 का होल स्क्वायर। सो k - 3 का होल स्क्वायर आपके पास है 4 का स्क्वायर है, +- 4 है। एक बार आपके पास 7 आता है और एक -1 आता है। 7 एंड -1 हमारे पास दो डेटा सा है। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं, फिर हम चलते हैं केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है? AB BC से इक्वेट कर दिया, AB CA से बराबर कर दिया, BC CA के इक्वेट और करते हैं। व्हाट अबाउट BC = CA? यहाँ हम बात करते हैं BC CA के इक्वेट। तो आपके पास होल स्क्वायर करेंगे 36 k + 1 होल स्क्वायर, 9 k - 3 होल स्क्वायर। ये 27 है, k स्क्वायर है, 2k + 1 है, k स्क्वायर है, 6k + 9 आता है। k स्क्वायर हुआ कैंसलिंग आउट, आपके पास से 8k आता है, यहाँ पर 28 आता है। 28 वहाँ अगर आप जाएंगे तो -19 आपके पास से बनता है। तो एक डेटा मेरे पास 19/8 भी आ रहा है, इसका डेटा है ना। अब हमारे पास पूछे कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर सही है, ये बात हमसे पूछी जा रही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि हमें ट्राइंगल की कंफर्मेशन और चाहिए। कई बार ये हो सकता है कि हम यहाँ पर एक केस हटा दें, जैसे हमने बात किया कि AB CA के बराबर है, AB CA के बराबर है, तो एक कोलिनियर वाला कंडीशन भी यहाँ पर बन सकता है। कहीं कोलिनियर ना बन जाए, कोलिनियर अगर हो गए फिर तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। तो हमारे पास यहाँ से जो पॉसिबिलिटीज़ है वो आप देख लीजिए। मैंने यहाँ बात किया है, जैसे वो फर्स्ट केस तो रिजेक्ट हो गया है, मैं यहाँ वाले के हिसाब से बात करता हूँ। AB CA के बराबर है तो A मिड पॉइंट निकल के आ रहा है, आप देखिए ध्यान से। इस वाले केस के लिए यहाँ B है, यहाँ C है, यही कहानी है। AB CA ये वाली सिचुएशन हो रही है। ये 1, -1, A है आपके पास से 4, 3 और ये है 7, K। बहुत बढ़िया प्यारा सवाल है ये। तो ये जब सिचुएशन लिखता हूँ तो ये वाला केस मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये बन गया तो फिर ट्राइंगल नहीं बनेगा। ट्राइंगल नहीं बन रहा तो आप देखिए यहाँ 7 + 1 अगर आप यहाँ से बना के देखें तो यहाँ से मुझे क्लियर दिखता है कि 7 + 1 तो दिख रहा है, यानी k - 1/2 की वैल्यू जब 3 आएगी, यानी k = 7 पे प्रॉब्लम है, जो मेरे पास ऑप्शन आया। तो दिस इज अ प्रॉब्लम नाउ। सो k = 7 पर ये सारे कोलिनियर बन जाते हैं। कोलिनियर बन गए तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा।
तो ये वाला रूट हमें नहीं चाहिए, 7 नहीं चल पाएगा। तो इस पर ये वाली सिचुएशन बन जाएगी कोलिनियर, क्योंकि जब हम मैं ए बी बराबर ए सी कर रहा हूं तो फिर ये मिड पॉइंट बन रहा है, कोलिनियर आ रहा है। सिमिलरली यहां भी मुझे चेक करना होगा, इस वाले के लिए क्या है, बी से सी, सी से ए, तो यहां आप बी है, यहां सी है, यहां ए है। बी से सी, सी से ए, तो बी के कोऑर्डिनेट आपके पास 1, -1, सी के कोऑर्डिनेट 7, 1 और ए का कोऑर्डिनेट है 3, 4। तो इस वाले केस में अगर मैं देखूंगा तो 1+3/2 इज इक्वल टू के बनेगा। मेरे पास एक की वैल्यू 1 आएगी। हाँ ठीक है भाई, ये वाला डेटा हमारे पास नहीं आता है, तो यू कैन रिजेक्ट दिस वन। ये वाली सिचुएशन हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं फिर, k इक्वल टू -1 एंड k इक्वल टू दिस। तो फाइनली आंसर वी आर मार्किंग एज BC। कोलिनियर होने के लिए k की वैल्यू 1 होनी पड़ेगी इसके अंदर, और वो हमारा सोल्यूशन नहीं आया। हमारे आंसर -19/8 है, एक्सेप्टेबल है। इसमें कोलिनियरिटी से 7 आ रहा था तो वो हटाना पड़ेगा। तो -1 एंड -19/8 हमारे करेक्ट आंसर्स बनेंगे। -1 -19/8, दिस इज नॉट द आंसर। इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बात पता होना पहले कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर तो हमेशा एक स्केलिन ट्राइंगल के अंदर कोलिनियर ही होते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर इन सेंटर भी कोलिनियर हो गया है तो फिर ये बात पता होगी, तब आप सोच सकते हैं कि ट्राइंगल आइसोसेलिस होना चाहिए। आइसोसेलिस के अंदर भी जब हम ये कंडीशन लगा रहे हैं तो 3 पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ रही है। इस पॉसिबिलिटीज के अंदर एक केस कोलिनियरिटी का भी आ गया है। बहुत बढ़िया सवाल है, टॉप क्लास क्वेश्चन है। कीप लर्निंग। Line x by a plus y by b is equal to 1 cuts the coordinate axis at point a, 0, b 0, b। वो हम इससे इंटरसेप्ट फॉर्म में से निकाल सकते हैं। ऐसी एक और लाइन है हमारे पास, x अपॉन a डैश, y अपॉन b डैश इक्वल टू माइनस, तो वहाँ भी a डैश और b डैश अपने पास आए हुए हैं। बोला गया है कि a, b, a डैश, b डैश आर कौन साइक्लिक। कौन साइक्लिक समझते हैं? कॉन्साइक्लिक वो होते हैं जो एक ही सर्कल पे लाई करते हैं, उनकी बात हो रही है। फिर ऑर्थो सेंटर निकालना है हमें ए बी ए डैश का, ये सब कॉन्साइक्लिक है। तो पहले कॉन्साइक्लिक की कंडीशंस के बारे में हम सोचे कि कॉन्साइक्लिक होता क्या है। कॉन्साइक्लिक जो एक ही सर्कल पर लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक प्लॉट बना रहा हूँ, एक सर्कल बना रहा हूँ। ये सर्कल मैंने बनाया, ठीक है। सर्कल जैसा दिखा नहीं है, लेट मी मेक इट वन मोर टाइम टू बी प्रिसाइज ऑन दिस साइड। सर्कल जैसा बनाने की कोशिश करता हूँ। सर्कल बन गया, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है। ए पॉइंट a, 0 मैंने ले लिया। लेट्स से दिस इज ए पॉइंट a, 0। कोई लाइन है यहाँ पर इस तरीके से आकर यहाँ पर चली जाती है। दिस इज अ बी पॉइंट, वो पॉइंट मैंने बनाया 0, b। ठीक। फिर एक और पॉइंट है हमारे पास। देखो हमें ये नहीं पता कि ए और बी पॉजिटिव है या नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि ए डैश बी डैश पॉजिटिव है या नहीं पता। हमें ये सब बातें नहीं मालूम है। तो जबरदस्ती ना अज्यूम करें कि ए डैश बी डैश पॉजिटिव ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक और पॉइंट आएगा ए डैश, हो यहाँ पर देखिए सर्कल कट कर रहा है। दिस इज ए डैश माइनस ए डैश, 0। तो और यहाँ से फिर ये इससे जाके ज्वाइन कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो आई कैन मेक अ लाइन थ्रू दिस। तो यहाँ पर आके कट किया इस लाइन ने, एक यहाँ पर कट किया। सो दिस इज अ बी डैश, 0, -b डैश। अब देखो चारों जहां मिलते हैं उन चारों से एक सर्कल पास हो रहा है, उन चारों से एक सर्कल पास हो रहा है, ठीक है। तो अब आप ओरिजिन के अबाउट इस कहानी को देख सकते हैं। आपने अगर ओरिजिन के अबाउट ये प्रॉपर्टी कभी देखी हो कि अगर हमारे पास यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, तो ये जो OA इंटू OB होता है ना, ये OC इंटू OD हो जाता है। और एक्चुअल में ये टेंजेंट के भी स्क्वायर के बराबर आता है। तो ये होगी साइक्लिसिटी, कौन साइक्लिसिटी की प्रॉपर्टी। तो यहाँ भी ओरिजिन से मैं लिख सकता हूँ ओ ए इंटू ओ ए डैश ओरिजिन से, और ओ बी डैश इक्वल टू एंड ओ बी, ये बात लिख सकते हैं। ओ ए है ए, ये है माइनस ए डैश, ये है माइनस बी डैश, ये है बी। तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, ए डैश इक्वल टू बी डैश। ये बात है, ठीक है। एक बात और समझा दें, जरूरी नहीं ऐसा ही प्लॉट हो सकता है कि प्लॉटिंग ऐसी हो रही हो कि सर्कल मैंने यहां बना दिया और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि
ये आपके पास ए डैश है, ये वाला आपके पास बी डैश है, और यह वाला ए है, यह वाला बी है। सिचुएशन ये भी हो सकती है कि ए कॉमा 0 यहाँ है, 0 कॉमा बी यहाँ है, और ये भी प्लॉट हो सकता है, पर ये कट यहीं पर कर रहे हैं ओरिजिन पर। अगर ऐसी भी सिचुएशन हमारे पास है तो ये रिजल्ट तब भी ट्रू है। OA इंटू OA डैश इक्वल टू OB इंटू OB डैश, ये रिजल्ट में तब भी लिख सकता हूं, यहां से भी यहां से भी ये सेम रहेगा, कोई इंपैक्ट नहीं आता। आप चाहे जैसा डायग्राम यहां पर बना लें, ये वाला बना ले, ये वाला, ये पैरेलल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, पैरेलल दिख रही है हमें, पर ये नेगेटिव पे कट करते हैं तो ऐसा दिख जाए आपको कि हाँ भाई ऐसे सिचुएशन दोनों जगह से आ गए, तो एक रिजल्ट आया AA डैश इक्वल टू BB डैश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि सर यहाँ पे ऑर्थो सेंटर निकालना है। अच्छा, ऑर्थो सेंटर किस किस का? AB A डैश, तो ढूंढ लीजिए AB A डैश, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर कैसे निकलता है? ऑर्थो सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो यहां से अगर आप AB की इक्वेशन निकाल दें, AB की, तो देखो A से तो सीधा सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है, यहां से एक और बना देते हैं, ये दोनों का मीटिंग पॉइंट ही तो ऑर्थो सेंटर है। ट्राइंगल क्या बनता है? ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड्स होती हैं, ऑल्टीट्यूड से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां से सामने वाले पे ऑल्टीट्यूड, इससे इस पे ऑल्टीट्यूड, ये बना H। तो यहां से आप AB की इक्वेशन देखिए, आप AB की इक्वेशन, AB की इक्वेशन है x बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, इससे इसका स्लोप आता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो ये ए बी का स्लोप है। तो ए डैश एच की इक्वेशन क्या बनेगी? ए डैश एच के लिए, इसके लिए स्लोप आएगा आपका ए बाई बी, करेक्ट, परपेंडिकुलर होंगे, ए डैश एच और ए बी परपेंडिकुलर है। ए डैश एच और ए बी दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, आगे बढ़े, ये आपके पास डेटा बना। अब मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है, कैसे लिखेंगे देखिएगा। ए डैश एच की इक्वेशन के लिए ए डैश मुझे पता है y माइनस y1 a बाय बी, ये डेटा आपके पास बना, बनेगा नहीं, ये इसकी इक्वेशन आ गई। अब h निकालने के लिए क्या करना है? ये परपेंडिकुलर है, यही तो ऑर्थो सेंटर है। आप यहाँ पर ए बी एच की इक्वेशन क्या बनेगी ये बताइएगा। बी एच की इक्वेशन ही यही है कि x बराबर 0 है, x बराबर 0 आपने यहाँ रखा, आपके पास डेटा आ गया ये ए डैश बाय बी, तो आपके पास ऑर्थो सेंटर क्लियर हो गया। दिस कोऑर्डिनेट इज 0 कोमा ए डैश बाय बी, और आप यहां से देख सकते हैं कि हम ए डैश बाय बी को लिख सकते हैं बी डैश। दिस कैन ऑल्सो बी फर्दर रिटन एज 0 कोमा बी डैश। तो 0 कोमा ए डैश बाय बी सी ऑप्शन एंड 0 कोमा बी डैश बी ऑप्शन, ये दोनों हमारे आंसर्स यहां से बन जाएंगे। वी आर गोइंग टू मार्क BC एज द फाइनल आंसर, BC को हम यहां से फाइनल आंसर मार्क कर देंगे। बढ़िया, टॉप क्लास क्वेश्चन। डायग्राम आप चाहे ऐसे बनाएं कि दोनों साइड कट कर रहे हैं, एक सर्कल इधर है, या ऐसे बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो मिक्सिंग, ज्योमेट्री के साथ मिक्सिंग, बढ़िया सवाल। कीप सॉल्विंग, सीखते रहिए इन सब चीज़ों को। कुछ चीज़ें हम थ्योरी से सीखते हैं, थ्योरी क्लासेस से, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कशन से सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम टेस्ट से सीखते हैं, तब जाके आप एक JEE एस्पिरेंट एग्जाम के लिए तैयार होता है। ओके, कीप लर्निंग। A vertices PQR of a triangle, a PQR are rational points. Then which one of the following of triangle PQR is an always rational? ऐसा बोला गया है कि ट्राइंगल की जो कोऑर्डिनेट्स हैं अपने पास PQR, वो रैशनल है। ठीक है, यानी मैंने एक ट्राइंगल बनाया, यहां आपके पास P पॉइंट है जो है x1, y1, एक Q पॉइंट है वो है अपने पास x2, y2, और एक R पॉइंट है वो है हमारे पास x3, y3। तो गिवन ये है कि ये जितने भी आपके पास x1, y1, x2, y2, x3, y3 हैं,
ये सब रैशनल नंबर्स हैं, यानी हम इन सब को a बाय बी फॉर्म में लिख सकते हैं, या बेटर कहूं तो p बाय q फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाय q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहां पर p और q दोनों इंटीजर्स होंगे, q जीरो नहीं है। ये फंडा हुआ। अब पूछ रहे हैं कि जब तीनों पॉइंट्स के दोनों कोऑर्डिनेट रैशनल है, तो इस बेसिस के हिसाब से आप सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सब के बारे में क्या बोल सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत सेंट्रॉइड से ही करते हैं। तो सेंट्रॉइड जब आप निकालने पहुंचेंगे तो आप मुझे बताइए सेंट्रॉइड आता कैसे? सेंट्रॉइड तो तीनों को ऐड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर तीनों रैशनल हैं तो रैशनल प्लस रैशनल प्लस रैशनल भी रैशनल होता है। 3 भी इंटीजर है, ये भी रैशनल है, तो ये पूरा आपके पास ये तो रैशनल ही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रैशनल प्लस रैशनल प्लस माइनस भी कर लो तो भी वो रैशनल ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। तो आप 3 रैशनल ऐड करेंगे, एक इंटीजर से डिवाइड करेंगे, वो भी रैशनल ही होगा। दिस इज क्लियर। इन सेंटर के बारे में हो सकता है आपको थॉट आए कि सर इन सेंटर का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ऐसे एक y कोऑर्डिनेट भी होता है। अब a क्या होता है? a निकलता है डिस्टेंस से, bc डिस्टेंस। b निकलता है ca डिस्टेंस से, c निकलता है ab डिस्टेंस से। आपके पास कोऑर्डिनेट्स चाहे रैशनल आ रहे हो, आप अंडर रूट की गारंटी नहीं ले सकते कि अंडर रूट क्या आएगा। यहाँ जो है बी सी सी ए और ये निकलेंगे आपके डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये बनेगा x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। हो सकता है कि ये रैशनल आ जाए, हो सकता है कि रैशनल ना आए। सो दिस ए बी सी मे और मे नॉट बी। हम श्योर नहीं है। एक्स वाई जेड चाहे आपके पास x1 x2 x3 रैशनल हो, लेकिन जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इरेशनल आ सकता है। डिस्टेंस के बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। यहां वर्ड यूटिलाइज किया है ऑलवेज, सो वी आर नॉट श्योर। तो हम बी के बारे में हमेशा बात नहीं कर सकते, इन सेंटर के बारे में। ठीक, बारी आती है सरकम सेंटर की। तो चलिए फिर सरकम सेंटर के बारे में बात करते हैं। तो सरकम सेंटर की डेफिनेशन बताइए, सरकम सेंटर क्या है? सरकम सेंटर की कई सारी डेफिनेशन है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर रहता है। पहली बात तो ये है, तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा, ये वो पॉइंट होता है यहां पर। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल पी क्यू आर, तो अगर मैंने इसको अल्फा कोमा बीटा ले भी लिया, तो आप मुझे बताइए इसकी तीनों से डिस्टेंसेस इक्वल आ जाएंगी। दिस पॉइंट इज अल्फा कोमा बीटा, सरकम सेंटर की बात कर रहा हूं। तो फिर क्या है रैशनल, इस बारे में बात कर पाएंगे? आइए बताते हैं। तो आप देखिएगा, अल्फा माइनस x1 का होल स्क्वायर, बीटा माइनस y1 का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस x2 का होल स्क्वायर, बीटा माइनस y2 का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस x3 का होल स्क्वायर, बीटा माइनस y3 का होल स्क्वायर। जब हम होल स्क्वायर करेंगे, यहां पर रूट लेना पड़ रहा था क्योंकि डिस्टेंसेस है तो होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। फिर आप नोटिस करेंगे सब तरफ ना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा सब तरफ से। तो आप डेटा देखेंगे कुछ इस तरीके का दिखेगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, 2 अल्फा x1 2 बीटा y1, ये डेटा बनता है। और बाकी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा सब जगह से। यहां आप जाएंगे तो बनेगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, 2 अल्फा टाइम्स x2, 2 बीटा टाइम्स y2। यहां आप जाएंगे x3 का स्क्वायर, y3 का स्क्वायर, ये डेटा आपके पास है।
तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, सब रैशनल नंबर से, चारों तरफ रैशनल नंबर है, अंडर रूट का कोई चक्कर नहीं है। आप इन दोनों से सॉल्व करेंगे, एक रिलेशन आपके पास आएगा, x1 x2 x3 सब आपके पास से रैशनल हैं, तो ये नंबर आपके पास 100% रैशनल आ जाएगा। तो ये आपके पास से 100% रैशनल ही आएगा, क्योंकि x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब रैशनल है। तो दो इक्वेशन यहाँ, एक इक्वेशन वहाँ, दो इक्वेशन सॉल्व करोगे, दोनों रैशनल आएंगे। तो बी के बाद सी आपके पास से करेक्ट है। बारी आती है ऑर्थो सेंटर की, कि ऑर्थो सेंटर के बारे में हम क्या जानते हैं, क्या एनालिसिस इसका कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ बना देता हूँ ऑर्थो सेंटर। सिर्फ हमें उसका लॉजिक समझ में आ जाए तो बात बन जाएगी। ये हमने लिया है P पॉइंट जो है x1, y1, यहाँ है Q पॉइंट जो है x2, y2, ये है R पॉइंट जो बनेगा x3, y3। ठीक है, समझे इसको। आइए, ऑर्थो सेंटर होता है जब मैं परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करता हूं दोनों साइड से, ये H आता है आपके पास। करेक्ट बात है। परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या है, m1 m2 -1, यही फंडा होता है, m1 m2 -1। तो मेरे पास अगर मैं pH की इक्वेशन लिखूंगा तो मैं यहां पर QR का स्लोप लिख सकता हूं। तो मेरे पास अगर मैं pH की इक्वेशन लिखूंगा तो देखिएगा pH कैसे बनेगा, इस वाले लाइन से y - y1 x - x1। करेक्ट। अब मुझे स्लोप किसका चाहिए, pH का। pH तो QR के परपेंडिकुलर है, जो pH है ये तो परपेंडिकुलर है QR के, तो यानी जो pH का स्लोप होगा वो तो -1/QR का स्लोप होगा। करेक्ट। तो QR आपके सामने लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं। तो आप देखिए कैसे बात बनेगी। यहां लिखा -QR का हम लिखेंगे, तो QR का आप स्लोप उल्टा लिखना चाहते हैं तो ये आपके पास बनेगा y3 - y2 x3 - x2 और x - x1। सब रैशनल है यहाँ पे, यहाँ भी सब रैशनल है। वहीं पर सिमिलरली अगर आप QH के बारे में बात करने पहुंच गए तो QH में आप Q से लिखेंगे तो यहाँ y2 आ जाएगा, यहाँ x2 आ जाएगा, और यहाँ अब आप सारा डेटा इसके हिसाब से लिखेंगे तो ये आपके पास से बनेंगे x1 - x3 y1 - y3। ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, सब रैशनल है। यहाँ पे आपके पास जो H आएगा वो भी रैशनल ही निकल के आएगा 100%। समझिए। तो आपके पास ACD फाइनल आंसर्स यहां से बनेंगे। ये मैंने आपको प्रॉपर लॉजिक के साथ दे दिया है। कई बार इसी को ऐसे भी समझा दिया जाता है जनरल तरीके से। कैसे कि आंसर देख लिया पहले और उसके बाद देखा कि हाँ ये ना रैशनल आएगा, हाँ तो रैशनल तो हाँ तो आएगा, रैशनल तो आएगा, ऑब्वियस है। तो कैसे, मतलब कुछ भी लॉजिक बना बना कर रैंडम तरीके से, कि यहाँ पर बोला कि रैशनल आएगा, सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड के तो फिर सब क्रैक कर लेते हैं, इन दोनों में फंसते हैं इसके बारे में, है ना। तो इससे केमिस्ट्री में कई बार हम एक्सप्लेनेशन कंक्लूजन के बाद उसकी थ्योरी बनाते हैं। मैथ्स में ऐसा नहीं चलता। मैथ्स में हर चीज़ सटीक होनी चाहिए, हर चीज़ लॉजिकली मैंने समझा दिया, सब रैशनली सॉल्व करके आ जाएगा। तो कई बार कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कि आंसर की दिख गई, आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, अब समझा नहीं पा रहे हैं पर आंसर निकाल के बैठे हुए हैं। अगर आप किसी चीज को समझा नहीं पा रहे हैं तो फिर आपने वो ढंग से समझा नहीं है, आप बस ऐसे ही आंसर ले आए हैं, तो इससे बचिएगा। बहुत बढ़िया सवाल है जो भी हमने डिस्कस किया। कीप सॉल्विंग दीज ब्रिलियंट क्वेश्चंस। अच्छे अच्छे सवाल है, ठीक है, पढ़ते रहिए बाकी। Area of triangle ABC is 20 square units. The coordinates of vertex A are -5, 0, B are 3, 0, and the vertices C lies on this line. Then coordinate of C आप लेकर आइए। देखो इस लाइन पर है तो फिर मैं यहाँ से x की वैल्यू y+2 लिख सकता हूँ। तो C के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास y+2, y। ठीक है, हमारे पास एरिया पता है, ट्राइंगल ऑफ ABC का एरिया हमारे पास है, तो ये आएगा 1/2। आपको मालूम है A का कोऑर्डिनेट है -5, 0, B का कोऑर्डिनेट है 3, 0। स्टेयर फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ,
सी ये रहा, आपके पास फिर से ए आएगा। और मैथमेटिक्स में अब एरिया रखना जा रहे हैं इस फॉर्मूले के अंदर, मैथमेटिकल फॉर्मूले में, तो फिर यहाँ पर 20 की जगह हम क्या लिखेंगे, +-20। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर इस मैथमेटिकल डेटा का फॉर्मूला नेगेटिव आता तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रायंगल का एरिया नहीं आता, तब भी आता। आप डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर रहे हो, डिटर्मिनेंट से बना लो, तो भी आपको सामने वहाँ +- ही लगाना होगा। यहाँ अब हम जाते हैं, इसको हम सॉल्व करने के लिए चलते हैं आगे। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, फिर इधर जाएगा, इधर आएगा, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ बनेगा। तो आपके पास पहला 0, दूसरा 0, फिर यहाँ आपके पास 3y, फिर ये 0 गया, ये 0 गया, आपके पास +5y। ये रेटा है आपके पास जो आ रहा है, आपके पास +-2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। सो हमारे पास डेटा आ गया है y का, 8 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो +-5 हमारे पास आता है। तो आपके पास दो डेटाज हैं, एक y का वैल्यू 5 है तो c के कोऑर्डिनेट 7,5 आता है, दूसरा y का वैल्यू -5 है तो c का वैल्यू आपके पास है -3,-5 आता है। तो ढूंढिए 7,5 आपके पास है, डी है, ये आपका डी ऑप्शन आ गया है, और -3,-5 इज बी, ये आपके पास बी ऑप्शन है। सो हम मार्क करेंगे यहाँ पर बी डी। ये थोड़ा रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, और आपको अच्छे बेहतरीन सवाल करने हो जो एमसीक्यू बेस्ड हो, जो जेईई एडवांस की मेन प्रोफाइल है, तो आप मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली बुक से ऐसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, consider the equation y minus y1 equal to m times x minus x1. M and x1 are fixed and different lines are drawn to different values of y1. Then आगे इनके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से मैं इक्वेशन को लिखूंगा और क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे, तिबारा पढ़ेंगे, जब तक हम समझ ना पाएंगे पूछ क्या रहे हैं। m and x1 आर फिक्स्ड, ओके, तो मैं इसको थोड़ा और पहुंचा आगे लिखने के लिए। ये बात है, हमें बोला गया कि m एंड x1 फिक्स्ड है। ओके, ये दोनों फिक्स्ड है, ये दोनों फिक्स्ड है, तो क्या क्या फिक्स्ड हुआ आप देखिए, ये फिक्स हो गया है, ये भी फिक्स हो गया है, तो वेरिएबल तो ये बचा। फिर m फिक्स्ड हो गया है, मतलब क्या फिक्स हो गया है, स्लोप फिक्स हो गया, स्लोप इज फिक्स्ड। और कांस्टेंट चेंज हो रहा है, जब कांस्टेंट चेंज होता है तो फिर क्या होता है, स्लोप तो आपके पास फिक्स हो चुका है, स्लोप तो फिक्स्ड है आपके पास। स्लोप अगर आपका पूरा ही फिक्स्ड हो चुका है तो फिर तो ये सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस बन चुकी है, बार बार कांस्टेंट चेंज हो रहा है, स्लोप फिक्स है, पैरेलल लाइंस है। सो दे आर सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, ये हम कह सकते हैं पैरेलल लाइंस है। द लाइन विल पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, नो, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइन मिलती नहीं है, तो फिक्स पॉइंट से पास दे विल बिकम सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हम ये कह सकते हैं कि दे आर सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पूछा है, ऑल द लाइन विल इंटरसेक्ट x इक्वल टू x1। यस, ये जो लाइन है आपके पास x इक्वल टू x1 कैसा होगा, दिस इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के अबाउट पैरेलल अगर आप लाइन बनाएंगे जो है x इक्वल टू x1, तो ये सभी इस लाइनों को कट कर देगा। बिल्कुल सही बात है, C इज ऑल्सो करेक्ट, पैरेलल टू y एक्सिस है। ऑल द लाइन विल बी पैरेलल टू y इक्वल टू x1, नो, y इक्वल टू x1 कैसा है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसे, y इक्वल टू कांस्टेंट है ना, तो ऐसे बनेगा y इक्वल टू x1। और ऐसा तो तब होगा जब m की वैल्यू 0 होगी, ऐसा बताया है कि हमें कि m की वैल्यू 0 है। m की वैल्यू 0 अगर हम बनाएंगे तो फिर तब भी आपके पास ऐसा पॉसिबल नहीं कि फिर तो y इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। अगर हम इस सिचुएशन की भी बात करें, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए m अगर हम 0 करते हैं तो ये 0, ये 0, फिर y इक्वल टू y1, और y1 तो वेरिएबल है, तो आपकी काफ़ी सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाएंगी फिर। सो ऑल द लाइंस विल बी पैरेलल टू दिस, लेकिन हमें ऐसा बोला नहीं कि m की वैल्यू 0 है, ये हमें नहीं बताया। और यहाँ विल बी की बात कर रहे हैं, मे बी वगैरह वर्ड यूटिलाइज नहीं किया, तो ये वाली बात भी आपके पास से गलत है। तो आपके पास फाइनली जो आंसर्स यहाँ मार्क करेंगे विच इज ए BC इज द फाइनल आंसर।
क्या आंसर मार्क करेंगे? BC। तो ये आपसे बस चेक करवाना चाहते हैं कि आप लिखी हुई इक्वेशंस को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। बोला गया m फिक्स्ड है यानी स्लोप फिक्स हो गया है, x1 फिक्स है तो ये दोनों तो कांस्टेंट ही हो गया। ये है आपका वेरिएबल, y1 एक और वेरिएबल था, तो y1 वेरिएबल है, देन दे बिकम सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। फिर x इक्वल टू x1 एक वर्टिकल लाइन होती है, याद रखिए x बराबर कांस्टेंट है वर्टिकल लाइन, x इक्वल टू कांस्टेंट वर्टिकल लाइन, y इक्वल टू कांस्टेंट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, फिर आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, डेप्थ बढ़ेगी, फिर सीखेंगे आप, और सीखते रहिए। आती ही कोई चीज तो और प्रैक्टिस कीजिए। कीप लर्निंग। If one vertex of an equilateral triangle of side A lies at origin, okay, and the other side lies on this line yx equal to √3y, then coordinate of third vertex हमें निकालना है। तो एक तो इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, ध्यान रखेंगे, साइड बताई गई है A है, और एक लाइन है जिस पर दूसरा वर्टेक्स लाई करता है x इक्वल टू √3y, यानी मैं लिख सकता हूं y की वैल्यू x बाय √3। ठीक है, ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। तो मैं ज्योमेट्री बनाता हूं सबसे पहले, कहाँ हम हैं इस बारे में सोचेंगे। एक वर्टेक्स तो यहीं पर है और एक वर्टेक्स इस पर लाई करता है, तो आप यहां से स्लोप देखिए, मुझे tan 30 डिग्री वाली फील आ रही है, 30 डिग्री है यहां से, तो 30 डिग्री पर एक लाइन बनेगी। किस पर बनेगी? 30 डिग्री। ये बात है, 30 डिग्री पर है। ठीक है, जितना भी समझा फिर से सवाल पढ़ते हैं, क्या पूछा, ताकि हम क्लियर कट रहे कि सॉल्व क्या कर रहे हैं। वन वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए लाइज एट ओरिजिन, एक यहां पर इसका वर्टेक्स लाई करता है ओरिजिन पर। ओके, साइड है इसका ए, लाइज एट ओरिजिन, अदर साइड लाइज ऑन दिस लाइन। ठीक है, एक साइड इसी पर लाई करती है, चलो यहां मान लेते हैं, ए लेंथ पे हम चले गए। देन कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, तो एक यहां ले लिया, यहां ले लिया, एक वर्टेक्स हो गया, ये लेंथ ए है, तो क्या आप इससे कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? क्या कोऑर्डिनेट आएंगे? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, तो देखिएगा ये बन जाएगा आपके पास से a cos 30, ये बन जाएगा a sin 30। तो एक वर्टेक्स आ गया आपके पास से √3a/2 और a/2। ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखिए ये 30 है, ये 60 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है ना, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल के सभी एंगल्स के बीच का एंगल कितना कितना होता है? 60 60 60। तो तीसरी साइड कहां बनी आपके पास? ये बन गया आपका फर्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये 60 यहां पर जाएंगे, इसकी भी लेंथ a रहेगी, ये कोऑर्डिनेट आपके पास आएगा 0, तो दो वर्टेक्स ये बनेंगे आपके पास से। तो क्या ये वर्टेक्स दिया है 0, करेक्ट। ये दिया है क्या? √3a/2 - a/2, ये वाला नहीं दिया है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये जो मैंने ए डिस्टेंस यहां ली है, क्या मैं ये ए डिस्टेंस यहां नहीं ले सकता था? ये तो मैं यहां भी ले सकता था, और अगर मैं यहां लूंगा, ये 30, ये 60 है, तो ये भी 60 है, ये 60 है, तो ये वाला पॉइंट तो मुझे यहां भी मिल जाएगा 0, -a। इक्विलेटरल ट्राइंगल यहां की जगह यहां भी बनेगा 0, -a। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट हो गया, दोनों करेक्ट हो चुके हैं हमारे पास। यहाँ पर 0, -a भी बन गया, ये वाला भी बन गया है ना, और ये वाला पॉइंट आपके पास ये जो आया है, ये यहां बन जाएगा, दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, -√3/2a -a/2। और कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती हो तो यहां से हमारे पास दो पॉइंट तो करेक्ट हो गए हैं, बिल्कुल और भी हैं, मैं आपको दिखाता, उसी डायग्राम में सब कुछ नहीं करना चाहता, वरना फिर आप उलझ जाएंगे कि सर सब एक ही में बना दिया, कचरा हो गया सर। ठीक है, चलिए और देखिए, सोचिए, मैं चाहता हूं सोचे आप, सोचे आप कि सर एक वर्टेक्स लेना था, ये बोला गया आपने, एक लाइन यहां पर लेनी थी, तो हमने क्या किया, इस लाइन के इधर और इधर डिस्कस कर लिया। मैंने इस लाइन के इधर डिस्कस नहीं किया या इस लाइन के ऊपर डिस्कस नहीं किया, अब इस लाइन के इधर वाई एक्सिस का पूरा डिस्कशन हो चुका है, इस साइड डिस्कस करना बाकी है, इस साइड डिस्कस करना बाकी है। तो अगर मैं इधर की जगह यहां जाता हूं, तो आप देखिएगा
इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, 60 60 60 बनना चाहिए। तो बनी कहानी आपके पास, यहां पर ये 30 डिग्री और आ सकता है, बन गया 60। यहां आपके पास ए डिस्टेंस पर आप गए थे, ये पॉइंट आपका निकल के आया था √3a/2 a/2। अब मैं यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाऊंगा और ये पॉइंट मेरे पास निकल के आएगा √3a/2 a/2। क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है? बिल्कुल, ये ए है, ये भी ए है, दोनों का डिफरेंस देखिए, a/2 a/2। दिस कंप्लीट लेंथ इज ऑल्सो ए, दिस कंप्लीट लेंथ इज ऑल्सो ए। तो ये भी आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। तो कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं, मैं उन सबको एक बार मार्क कर दूं। दिस इज व्हाट वी आर मार्किंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बनी बात? और सिमिलरली ये इधर भी बन जाएगा, यहां वाला भी बनेगा। कैसे, समझिए। वो वाला पॉइंट निकाला था, हमारे पास ये वाला पॉइंट भी है थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से, -√3a/2 a/2। इसी के हिसाब से ये 30 30 है, यहाँ भी 60 बनेगा। ये वाला पॉइंट आपके पास बन जाएगा, सिमेट्रिक ही रहेंगे थोड़े वो, -√3a/2 एंड +a/2। ये हाइट वगैरह सब सेम है, ये है ना, ऐसे मत कंफ्यूज होना, ये सब सेम हाइट पर आएंगे, है ना, ठीक है। तो एक्चुअली मैं, आप चाहे मैं करेक्ट ही कर देता हूँ, वरना फिर कोई स्क्रीनशॉट लेके बोलेगा कि सर ये ऐसे बन गया। लेट मी करेक्ट इट, तो कीपिंग द सेम हाइट, ठीक है, यहाँ पर सेम बन जाएगा। तो आप ढूंढिए, क्या ये कोऑर्डिनेट दिया है, क्या ये रहा, करेक्ट है। और वो वाला कोऑर्डिनेट देखिए, √3a/2 a/2, यस, ये भी लिखा हुआ है। हमारे पास ABCD सारे ऑप्शंस यहां पे आ जाएंगे, ABCD चारों ऑप्शंस यहां पे बन जाएंगे, ब्रिलियंट, टॉप क्लास। तो वो MCQs हमेशा आपके दिमाग को खोलेंगे कि आप और कितना सोच सकते हैं, क्योंकि वो फुल कंस्ट्रेंट नहीं देंगे, थोड़ी सी लूज कंस्ट्रेंट देंगे, जिससे काफी सारे केसेस बनने पॉसिबल है, ठीक है। तो दो ये बना दिए इन्होंने, ये वाले दोनों आंसर्स में नहीं दिए, है ना, और फिर ये वाले दोनों आंसर्स में दे दिए, छोड़ दिए। तो सोचते रहिए, कीप ऑन एक्सप्लोरिंग। तो पूरे इंडिया में, पूरे देश भर में जो भी सोचने की क्षमता रखता है, जो भी सोचना जानता है, बस वो फिर टॉप कॉलेजेस में होना चाहिए। स्कूल में एडमिशन पेरेंट्स अपने हिसाब से करवा देते हैं, लेकिन कॉलेज में एडमिशन आप अपने दम पर करेंगे। सो कीप सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। और प्रैक्टिस के बेहतरीन सवाल करने तो मेरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक उठाइए, मैंने जितना इतने वर्षों में सीखा सब उसमें डाला है, और वह हर साल उसको और इम्प्रूव करता चला जाता हूँ। सो कीप सॉल्विंग दीज क्वेश्चन, थिंग्स विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग। Let B1, -3 and D0, 4 represents two vertices of a rhombus ABCD in XY plane. Then coordinates of vertex A if BAD angle is 60 degree can be equal to। तो एक rhombus है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो चलिए फिर हम rhombus यहाँ पर बना देते हैं। rhombus वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। rhombus when all sides are equal। आपके पास यहाँ पर ABCD की बात हम कर रहे हैं, सो लेट्स टेक द A वर्टेक्स एज दिस वाज A, B, C एंड D। B है 1, -3, D है 0, 4 और C और D यहाँ पर है, ठीक है। रोम्बस है मतलब सारी साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। फिर हमें वर्टेक्स A एंड B निकालना। एक बात और है, एंगल BAD, ये एंगल 60 डिग्री है। दिस एंगल इज 60 डिग्री। सो दिस एंगल इज 60 डिग्री जो हमें दिया गया है। एक बात यहां पर, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, रेक्टेंगल की डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर्स नहीं होते हैं, पैरेललोग्राम के भी नहीं होते हैं, लेकिन रोम्बस के जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, वो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। या मैं ये कहूं, रोम्बस में जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वही डायगोनल होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर अगर ये 60 डिग्री है तो आप मान के चलिए 30 डिग्री यहाँ आएगा, 30 डिग्री यहाँ भी आएगा। और रोम्बस के अंदर पैरेललोग्राम की भी सारी प्रॉपर्टीज रहती हैं। तो अगर ये D और B है, यहाँ अगर हम इसको M अज्यूम कर लें, ये इसका मिड पॉइंट होगा, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ BD।
तो बी और डी आपको पता है, एम आपके पास से आएगा 0 + 1/2, 4 - 3/2, एम आप लिखेंगे 1/2, 1/2, एम हमारे पास आ गया। ठीक है, अब चलिए इस बात को यूटिलाइज करते हैं तो हम डीएम लेंथ में निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बीडी लेंथ निकालेंगे, कंप्लीट लेंथ निकाल देते हैं। ये 1 है, ये 0 है, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 है, 3 है, यहाँ 49 आता है। 50 का मतलब होता है 5√2। ठीक है, तो डीएम जो होगा इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट भी करते हैं, इक्वल होंगे। अब हमें चाहिए क्या, हम उस बारे में थोड़ा सोच लेते हैं। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट हम निकालना चाहते हैं, इसके वर्टेक्स निकालना चाहते हैं। वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो उसके लिए हमें एम पता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ एंगल 90 सबस्टैंड करते हैं। तो हम यहाँ पर बी डी का स्लोप निकालेंगे, तो आपके पास 4 + 3/0 - 1 -1 आता है। जो ए एम है ये परपेंडिकुलर है बी डी के, तो स्लोप ऑफ ए एम अगर आप निकालेंगे तो वो आपके पास से 1/7 आता है। ए एम का जो स्लोप है यहाँ से 1/7 आएगा। ठीक है, ये स्लोप है, यहाँ से आप इसको tan थीटा ले सकते हैं। यहाँ अगर हम cos थीटा निकालेंगे तो वो हमारे पास से 7/5√2 बनेगा, और sin थीटा अगर हम निकालेंगे तो वो बनेगा 1/5√2। अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको कितना डिस्टेंस जाना है ए और सी, वो आप निकालना चाहते हैं कि कितने दूरी पर होंगे। ठीक है, तो उस बारे में हम थोड़ा सोच लेते हैं। क्योंकि हमें ये एंगल 30 पता है, तो डीएम और एएम ये हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं इस ट्राइंगल ए एम डी में बात करता हूं मैं, तो मैं यहां पर साइन ऑफ या tan ऑफ 30 निकाल लेते हैं। tan 30 की वैल्यू dm/am आएगा। डीएम की वैल्यू कितनी है, डीएम हमने निकाला, डीएम जो होगा वो बीडी का है। ये बीडी जो है ये ट्वाइस ऑफ डीएम है, तो आपके पास डीएम के लेंथ बन जाएगी 5/√2। ये डेटा आपके पास है। सो dm/am, am हम निकालना चाहते हैं, ये आपके पास लिखा गया है 1/√3, tan 30 की वैल्यू। am डिस्टेंस आपके पास बनेगी √3 टाइम्स dm। dm की वैल्यू आपने निकाली, ये 5/√2 आपके पास है। वी कैन राइट इट एज 5 टाइम्स √3/2। ये am लेंथ आ गई। दिस इज द am लेंथ। अब हमें कौन से कॉन्सेप्ट पे सवाल बनाना है, ये है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हमारे पास पी एम पॉइंट पता है, इसका स्लोप हमें पता है कि इसका स्लोप एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल रखता है। दिस इज द थीटा जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो स्लोप हमें पता है, एम पॉइंट पता है, हमें इससे डिस्टेंस ए एम हम निकाल चुके हैं। तो ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ए एम की इक्वेशन लिखेंगे। सो नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन ए एम के फॉर्म, एम के हिसाब से लिखी जाएगी। एम हाफ है, x - हाफ, y - हाफ, यहाँ आपके पास cos थीटा, यहाँ आपके पास sin थीटा। अब हमें ये नहीं पता कि ए डी बी सी है, या ऐसा भी हो सकता था कि ए यहाँ होता, सी यहाँ होता, उस केस में ए बी सी डी ऐसे बन जाता। समझ रहे हो, अभी ए बी सी डी यहाँ है ना, बी डी को मैं सेम रख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ ए बनाता तो ए बी सी डी करके ऐसे भी रोम्बस बन सकता था, और ये ए बी सी डी करके ऐसे भी बना हुआ है। तो दोनों साइड से अगर हम देखें, पर ये डिस्टेंस एम सी और ए एम इक्वल रहेंगी, तो पैरामेट्रिक फॉर्म आगे आपके पास से आर आएगा। आर की वैल्यू आपके पास से ± ए एम डिस्टेंस आप ले सकते हैं। x - हाफ, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास से 7/5√2 है। ± आर की वैल्यू आप निकालेंगे, ये 5 है और यहाँ पर √3/2 आता है। x की वैल्यू आप देखेंगे तो ये 1/2 है, ± है 5 है, √3/2 है, 7/5√2 है। √2 से √2 चला जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा। तो जो डेटा हमें यहाँ पर दिख रहा है उसके बारे में हमें फोकस्ड होकर रहना है कि किसके आसपास हम पहुँच रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ से 2 LCM बनता है, यहाँ 1 है, ये है ±। 5 से 5 कैंसिल है, यहाँ 2 बन चुका है, और ये है 7√3।
दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग 1 प्लस माइनस 7√3। ठीक है, ये बना x की वैल्यू। सिमिलरली हम जाएंगे y के पास भी, y भी ऐसे ही बनेगा 1/2 प्लस माइनस आपके पास 1/5√2 5√3/2। तो ये y आपके पास बनेगा 1 प्लस माइनस 5 से 5 चला जाएगा, √3 है और आपके पास बाय 2 आता है। 7 भी यहाँ पर लिखा हुआ है, 7√3/2। तो मैच कीजिए कौन से पॉइंट आएंगे। 1 प्लस 7√3/2 है, तो ढूंढिए कहाँ पर है। 1 प्लस 7√3/2 है, यहाँ पर 1 प्लस 7√3/2 है। और y का कोऑर्डिनेट भी हमें देखना है। y का कोऑर्डिनेट क्या बना है, एक सेकंड, कहीं पर एक मिस्टेक ना हो जाए। यहाँ 7 था लेकिन यहाँ 7 नहीं है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। मैंने बाय मिस्टेक यहाँ तो सब ठीक लिखा था, यहाँ 7 इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि गलत है। ठीक है, मैच कर लें वापस से, क्या बात बनी नहीं बनी। तो देखिएगा आप यहाँ पर x का डेटा है 1 प्लस माइनस 7√3/2, इसके साथ y का कोऑर्डिनेट आएगा 1 प्लस √3/2। ये वाला पॉइंट आप मैच कीजिए, 1 प्लस 7√3/2 और 1 प्लस √3/2, दैट्स बी ऑप्शन। और माइनस वाला साइन लेंगे तो 1 माइनस 7√3/2, 1 माइनस √3/2। तो ए और बी हमारे पास यहाँ से आंसर्स आएंगे, सी और डी हम इसके आंसर्स मार्क नहीं करेंगे। ये वन ऑफ द टॉप क्लास क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चन जो यहाँ पे हम देख रहे हैं। ए बी इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बढ़िया सवाल, रोम्बस की प्रॉपर्टीज, और फाइनली जाते जाते पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो मैं बोलूँगा आप इसकी थ्योरी पढ़िए, बहुत आसानी से मैं इसकी थ्योरी मैंने समझा रखी। मेरी ऐप पे जाइएगा, कोऑर्डिनेट का कोर्स देखिएगा, वहाँ पे आपको सब समझ में आएंगे कैसे सॉल्व कैसे करना है। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पता नहीं चलता है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है स्ट्रेट लाइन का। ऐसे और सवाल आप जब बुक में देखेंगे तो आपको एक साथ 10 सवाल 15 सवाल पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के दिखेंगे। प्रैक्टिस कीजिए, जेई मेन जेई एडवांस दोनों के अंदर ये फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, केपलर नहीं। The sides of a triangle are the straight lines x plus y is equal to 1, 7y is equal to x, √3y plus x equal to 0, then which of the following is an interior point of a triangle? तो हमें एक ट्राइंगल के वर्टेक्स ना देकर तीनों साइड्स की इक्वेशन हमें नोन है। फिर हमसे पूछा कि इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो ट्राइंगल के अंदर लाई करेंगे। तो पहले तो हमें इसकी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ट्राइंगल चाहे कैसा भी हो, उसका सेंट्रॉइड और इन सेंटर हमेशा अंदर रहेंगे, चाहे वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, स्केलिन ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, कैसा भी हो, ये दोनों पॉइंट्स हमेशा ट्राइंगल के अंदर रहते हैं। कौन कौन? सेंट्रॉइड, ऑलवेज, हमेशा, और इन सेंटर। इन सेंटर तो इन सर्कल का सेंटर होता है, तो ये भी अंदर ही रहेगा। इन दोनों पे डाउट है। सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर क्या है? अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन गया, कोई भी एक एंगल 90 से क्रॉस ज्यादा हो गया, तो फिर ये ट्राइंगल के बाहर चले जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है, इसके अंदर हमसे पूछना चाहते हैं इन तीनों से मिलकर जो ट्राइंगल बनेगा वो कैसा होगा, क्या वो एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल। अगर एक्यूट एंगल आ गया तो फिर चारों आ जाएंगे, ऑब्ट्यूज आ गया तो फिर एओडी आंसर नहीं बनेंगे। हमने देखा है, इक्वेशंस को देखना चाहते हैं तो हमारे पास फर्स्ट तरीके, इसके मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा। कितने तरीके? दो तरीके। अब देखते हुए चलिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, और दूसरा आपके पास y की वैल्यू है x/7। तो यहाँ अगर आप ये रखेंगे तो ये बन गया x/7 प्लस 1 आपके पास आता है, x की वैल्यू 7/8 आता है और y की वैल्यू 1/8 आता है। तो पॉइंट ए आ गया आपके पास से 7/8 एंड 1/8। ठीक है, 7/8 एंड 1/8। आगे चलते हैं, अगला सवाल है 7y इज इक्वल टू एक्स है और √3 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। इनको आप सॉल्व कर लिए तो एक ओरिजिन आपके पास भी आता है। दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है और y की वैल्यू माइनस x/√3 भी आपके पास लिखी जा रही है। ये डेटा आपके पास लिखा गया, यहाँ आपके पास x है, ये वैल्यू आती है √3/√3 माइनस 1। यहाँ पर देखेंगे √3 से √3 चला जाएगा, ये डेटा आपके पास आता है। ठीक है, तो अब आपके पास यहां से एक और पॉइंट आएगा विच इज √3/√3 माइनस 1।
ये डेटा आपके पास है। ठीक है, हमारे पास तीनों वर्टेक्स आ चुके हैं। तीनों वर्टेक्स आने के बाद हमें क्या करना होता है, डिस्टेंसेस निकालनी होती है। क्योंकि हम टाइप ऑफ ट्राइंगल पता करना है तो हम सबसे पहले OA डिस्टेंस निकालेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो ये 49 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 64 बन जाएगा, 1/8 आ जाएगा, यहाँ से 5√2 बन जाएगा। फिर हम OB डिस्टेंस निकालेंगे, O से B का डिस्टेंस, ये देख लीजिए आप। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पर 3 है, तो ये बनता है आपके पास 3 + 1 अपॉन √3 - 1, और यहाँ बनेगा अंडर रूट, तो ये 2 बन जाएगा, 2/√3 - 1, जिसको हम रेशनलाइज करेंगे। तो 3 - 1 2 से कैंसिल, डेटा आपके पास है √3 + 1। ठीक है, OA आ गया, OB आ गया, बात है AB की। तो अब आप देखोगे तो AB डिस्टेंस काफी कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इसके अंदर। निकालने के लिए अगर हम देखें तो अब डेटा देखेंगे, ये है 7/8 -√3 √3 - 1, इसका है होल स्क्वायर, ये है 1/8 + 1 अपॉन √3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक, डेटा बनाते हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो दोनों जगह से 8 और √3 - 1 का होल स्क्वायर आपके पास बन रहा है। यहाँ 7√3 है, फिर यहाँ -7 भी आएगा, और यहाँ -8√3 है, यानी √3 है, ये बन गया इसी का स्क्वायर, प्लस यहाँ √3 है और आपके पास डेटा लिखा गया है +7 का होल स्क्वायर, √3 + 7 का होल स्क्वायर। ये डेटा दोनों जगह सेम ही है, यहाँ भी यही लिखा हुआ है, यहाँ भी यही लिखा हुआ है, तो ये बाहर आ जाएगा आपके पास से √2 टाइम्स 7 + √3 डिवाइडेड बाय, आपके पास यहाँ पर 8 है, तो आपके पास बाहर आ जाएगा 8 √3 - 1। ठीक है, ये डेटा आपके पास है। आप चाहें तो इसको एक बार रेशनलाइज कर लीजिए ताकि हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। 3 - 1 की वैल्यू 2 आती है, यहाँ आपके पास 16 बन रहा है। ठीक है, तो 16 है हमारे पास डिनोमिनेटर में, यहाँ आपके पास √2 है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 + 3 की वैल्यू 10 आती है, 7 + 3 की वैल्यू 10 आती है। मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगी, थोड़े √2 √3 आ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है। √7 √3 है आपके पास, यहाँ से बनेगा 3 और 7 10 बना, एक √3 यहाँ है, एक √3 यहाँ बनेगा, आपके पास है 8 √3 भी बनेगा। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर आपके पास अपॉन में 8 आता है, यहाँ आपके पास 5 + 4 √3 डेटा फिर से बन जाएगा। ये डेटा आपके पास है, जिसको आपने देखा, ये आपके पास बना। ठीक है, अब क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पता करने के लिए जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होता है। इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये हमें सोचना है, ये हमें सोचना है, देखना है, बताना है। √3 + 1 ये होता है 1.732 + 1, ये डेटा आपके पास आ रहा है 2.732 के आसपास। ये डेटा आप देखिए यहाँ से, तो ये डेटा तो 1 से छोटा है, दिस क्वांटिटी इज लेसर देन 1, 1.4 है, 1.4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 है, यहाँ 8 है, छोटा है। ये डेटा देखिए आप, यहाँ पर 5 है, 4 √3 आपके पास लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपके पास 1.7 है, आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 11 आ जाएगा आपके पास, यहाँ से 11.8 12 मान लीजिए, 12 अगर आपने लिया तो यहाँ पर 12/8 है, यानी कि आप इसको लिखेंगे 3/2, 3/2, और फिर आपके पास से ये 1.5 × 1.4 के आसपास ऐसा डेटा ये बनेगा। तो अगर ये भी हुआ तो 2.25 के आसपास ही बनेगा, और वो 2.7 है। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट वन। इन तीनों में सबसे ग्रेटेस्ट ये है। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास ट्राइंगल कैसा बना वो आप देखिएगा। ये O है, यहाँ A है, यहाँ B है, और अगर मुझे लगा तो मैं आपको थर्ड मेथड भी बताऊंगा ना। OAB हमने बना दिया, सबसे ग्रेटेस्ट OB है, OB सबसे ग्रेटेस्ट है, तो ये यहाँ A बनाएंगे, ये O बनाएंगे, दिस इज OB इज ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट है, तो इसके अपोजिट वाला एंगल सबसे बड़ा होगा।
ठीक है, इसके अपोजिट वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। तो कॉस ए अगर आप देखेंगे तो वो फॉर्मूले से लिखा जाएगा आपके पास से, वो बनेगा इसके सामने वाला, ये बनेगा आपके पास ए बी का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ 2 टाइम्स ए बी एंड ए ओ। ये रेट आपके पास बनता है, ये रेट आपके पास बनेगा। ठीक है, तो चलिए बैच करते हैं। तो अगर कोसाइन नेगेटिव आएगा, ये एंगल अगर सबसे बड़ा आएगा ये थीटा, तो फिर ये नेगेटिव आना चाहिए। तो नेगेटिव क्या होगा, नीचे वाले डेटा तो होंगे नहीं, तो हमें किसको चेक करना है पूरे टाइम, हमें तो बस ये डेटा मैच कर लेना है, इसको देखना है, क्योंकि अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो यही बनेगा। तो शुरुआत होगी ए बी का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर एंड ओ बी का स्क्वायर। ढूंढिए ए बी कहाँ है, ये रहा ए बी, ए बी का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ आपके पास 2/64 आता है, 25 है, 16 और 3 आपके पास है 48 आता है, ये 20 है, ये बनेगा 40√3। ये डेटा आपके पास है। ओ ए का स्क्वायर ये रहा ओ ए, यहाँ आपके पास है, ये डेटा देखिएगा। अपॉन में तो 64 तब भी लिखा हुआ है, 5 का होगा 25, 25 का डबल होगा 50, फिर माइनस ओ बी का स्क्वायर, ओ बी ये लिखा हुआ, ओ बी आपके पास लिखा गया है -√3 का बन गया 3, फिर +1 और फिर आपके पास है 2√3। ये डेटा है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। बस अब ये देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब यहाँ 64 तो एलसीएम है, ऊपर वाले नंबर्स को इस वाले नंबर्स को थोड़ा सा हम क्लब करके देखें कि एक्चुअल में नंबर बनने वाला क्या है। तो यहाँ मैंने 64 एलसीएम ले लिया, ये 50 है और ये आपके पास से 96 बनेगा, 50 और ये 50 बनेगा 100, 100 और ये आपके पास से बन गया 96, तो बन गया 196। 64 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 4 यहाँ पे आप लिखने वाले हैं, 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास से 256 आपके पास यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ रहा है। और देखिएगा यहाँ से आप बनाएंगे तो ये 80√3 बनेगा और यहाँ आपके पास बनेगा नेगेटिव, ये आपके पास बनेगा 80√3 डिवाइडेड बाय 128√3। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको सारे डेटा नेगेटिव ही नजर आने वाले हैं। और आप देखिए 196 और 256 आपके पास लिखा है, एक माइनस साइन हमारा कॉमन हो जाएगा, वो 6 आएगा, यहाँ से 62 आता है, ये 4 यहाँ पे जाएगा तो 60 बन जाएगा, दिस इज द डिफरेंस ऑफ 60। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ आपके पास 20 और ये 48 आता है, विच इज अ नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव आया है इसका मतलब फिर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ये डिसाइड हो गया है इसके बाद, ये नेगेटिव आने के बाद, सो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब आंसर आपके पास सिर्फ BC ही होंगे। तो यहां एक अप्रोच है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ √2 एंड √3 आपको ऐसा दिख रहा है कि कैलकुलेशन हैवी जा रही है। अगर ये सिंपल से कोऑर्डिनेट होते, कॉन्सेप्ट सबसे आसान इसी से आता, तो इसको ऐसे मत देखो। यहाँ पर तो ये भी लर्निंग है कि डेटा का बहुत बड़ा रोल है, ये जो √3 √2 ये जो डेटा हमें दिया होता है ना क्वेश्चन, इसका बहुत बड़ा रोल है कि क्वेश्चन को आंसर तक पहुंचाने में डिफिकल्टीज। क्या किया मैंने, तीनों को सॉल्व करके 3 पॉइंट निकाले। सबसे पहले E पॉइंट निकाला, बी पॉइंट निकाला, ओ पॉइंट निकाला और बी पॉइंट निकाला, फिर डिस्टेंसेस निकाली OA OB एंड AB। जो सबसे ग्रेटेस्ट है उसको पकड़ा, जो सबसे ग्रेटेस्ट है उसको पकड़ा हमने, इसके सामने वाला एंगल जो है वही ग्रेटेस्ट होगा, तो कॉस का फॉर्मूला लगाया और इस वाले डेटा को देख लिया, नेगेटिव आ गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, कन्फर्म ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर बाहर हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूं इसी के लिए सेकंड मेथड। अब मैं क्या चाहूंगा कि मैं पॉइंट्स नहीं कैलकुलेट करूं, नो प्रॉब्लम। लाइन्स बता दीजिए क्या क्या थी। लाइन्स थी x + y = 1, दूसरा है 7y = x, फिर आपके पास है √3y + x = 0। सबसे पहले क्या होता है, इनके स्लोप्स निकाले जाते हैं। इसका स्लोप निकालेंगे -1, इसका स्लोप निकालिए 1/7, फिर इसका स्लोप भी निकालिए आप -1/√3। ठीक, तीनों के लाइंस के स्लोप निकालने के बाद तरीका यह है, ट्रायंगल का पता करने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे छोटा कौन है वो ढूंढिए, सबसे छोटा, ये -1 सबसे छोटा है, तो वी आर कॉलिंग दिस एज एन M1, फिर ये है M2 और फिर ये है आपके पास M3। तो हमने एक ऑर्डर बना लिया कि M1 से बड़ा है M2,
और M2 से बड़ा है M3। ठीक, अब अगर हमें इन ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स निकालने हैं तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पर सिखाने जा रहा हूं। लेट्स कॉल दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3। इंटीरियर एंगल्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले स्लोप निकालो, स्लोप को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दीजिए। तो यहां पर हमने लिखा है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, तो L1 और L2 अब जहां यहां पे आप देखते हुए चलिएगा, तो यहां है तो सबसे पहला जो एंगल है tan A, यहाँ M2 है तो आई विल राइट M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ये एक एंगल बनेगा, बिना मॉड के लिखेंगे। बीटा निकल दूसरा एंगल निकलेगा तो इन दोनों में निकाला। अब यहां जाएंगे हम, यहां जाएंगे तो M3 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M3 M2। और फिर अगर मैं जाता हूं tan C पर, तो यहाँ इन दोनों में निकाल दिया, इन दोनों में निकाल दिया। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर, तो आप देखिएगा ये डेटा बनेगा आपके पास से M1 माइनस M3 अपॉन, साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा, M2 आ गया, फिर M3 आ गया, M1 आएगा, 1 प्लस M1 M3। डेटा निकालते हुए चलिए। M2 आपने लिखा है इतना, माइनस 1/√3 प्लस 1, 1 माइनस 1/√3। या डेटा देखिएगा, दोनों का प्रोडक्ट आएगा, M1 M2 ये दोनों है, यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई करते ही +1 आ जाएगा। वी आर हैविंग √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 पॉजिटिव है। M3 M2 पहुंचे निकालने, M3 M2 देखिएगा, ये M3 है यानी 1/7, M2 ये रहा 1/√3, 1 माइनस 7/√3 आपके पास है डेटा बना। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1/7√3। ऐसे छोटी छोटी गलतियां चलती रहती हैं। √3 प्लस 7 है और ये 7 √3 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव है। ऑब्वियस सी बात है, tan थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव रहेगा। आते हैं इस पर, M1 इज -1, M3 इज 1/7, वी आर सेविंग -8/7 अपॉन 6/7, -4/3 है और ये नेगेटिव आएगा। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, एक ट्राइंगल में 3 ऑब्ट्यूज एंगल तो हो नहीं सकते। एंगल में शेयर होगा तो एक ही होगा, एक ही एंगल 90 से ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर दो हो जाएंगे तो दोनों का 90 से ज़्यादा है। 91 भी ले ले तो दोनों 182 हो जाएंगे, फिर तीसरा एंगल माइनस में होना पड़ेगा। समझे बात को, है ना? तो अगर ऑब्ट्यूज होगा तो एक ही होगा। तो सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद बिना मॉड के आप इस सीक्वेंस में tan थीटा निकालिए। अगर वो नेगेटिव आ जाता है उनके बीच में, सिर्फ एक ही आएगा, अगर आएगा तो हो सकता है तीनों पॉजिटिव आ जाए। तीनों अगर पॉजिटिव आता है तो वो बन जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। यहां पर नेगेटिव आ चुका है, ये बना रहे हैं ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहां से हम कह सकते हैं कि जो सरकम सेंटर है और जो ऑर्थो सेंटर है, ये दोनों इस ट्राइंगल के बाहर चले जाएंगे, तो हमारा आंसर BC ही रहेगा, यानी सेंट्रोइड एंड इन सेंटर ही रहेगा। सारी बात समराइज करते हैं। यहाँ मैंने फर्स्ट मेथड आपको सिखाया है कि कैसे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के इनके बारे में डिसाइड करें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, डिस्टेंस फार्मूला। सवाल बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ √2 √3 ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, इसलिए डेटा ऐसा है, इसलिए क्वेश्चन में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार डेटा बहुत फ्रेंडली होता है, तो फटाफट से सब, फिर आपको फर्स्ट वाला मेथड ज़्यादा आसान लगेगा। जो ग्रेटेस्ट साइड होगी उसके सामने वाला एंगल भी ग्रेटेस्ट होता है, वहाँ से डेटा निकाल के देखा, नेगेटिव आया। फिर मैंने आपको एक और ऑल्टरनेटिव तरीका भी सिखाया कि किसी भी साइड में आपको टाइप ऑफ ट्राइंगल पता करना है या इंटीरियर एंगल्स हमको पता करने हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल पता करने हैं, तो मैं तो एज ए थ्योरी आपको पढ़ा दिया। सबके स्लोप निकालिए, फर्स्ट लाइन है तो उसको M1 मत बोलिए, जो सबसे छोटा है उसको M1 बोलिए, फिर उससे ग्रेटर, और M3 हो गया ग्रेटेस्ट। तो सबसे क्रूशियल बात इसके अंदर यही कि आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। फिर इन फॉर्मूला जो कि बिना मॉड के लिखे गए इनको बनाइए, या तो इनमें से सिर्फ कोई एक ही नेगेटिव आएगा, वरना तीनों पॉजिटिव आएंगे। दो ऑब्ट्यूज एंगल हो नहीं सकते। ऑब्ट्यूज एंगल है इसीलिए यहाँ पर सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर दोनों बाहर लाई कर रहे हैं। बढ़िया सवाल है। जब मैंने जेईई के स्टूडेंट की एज ए स्टूडेंट था तब भी ये क्वेश्चन था, आज भी आपके पास है। कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग ये सवाल है, सो आई एम डबल मार्किंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग।
A line passes through the origin and makes an angle 45 degree with this line. आप देखिए इस लाइन को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन, यहाँ पर m1 की वैल्यू 1 है। हमें इस लाइन से 45 डिग्री की बात करनी है, तो इसके लिए तो चाहे तो हम फॉर्मूला लगाएं या फिर हम इसको डायरेक्टली ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं। तो जब हम इस लाइन की बात करते हैं तो ये है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन बनाई, और इसका एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल 45 डिग्री आ रहा है। करेक्ट। किस पॉइंट से पास करना है हमें? ओरिजिन से पास करना है। तो पहले तो दो डायरेक्शन इससे ऐसी ढूंढ लेते हैं जो इसके साथ 45 डिग्री बनाती है। एक डायरेक्शन तो ये बन जाएगी और एक डायरेक्शन ये बन जाएगी। इसका एंगल भी इसके साथ 45 डिग्री है। करेक्ट। तो इस गिवन लाइन के साथ 45 डिग्री वाली दो बात बनेगी, पर हम चाहते हैं वो ओरिजिन से पास हो। अगर वो ओरिजिन से पास होगा तो फिर वो लाइंस क्या बन जाएंगी, आप खुद सोचिए। इसी के पैरेलल होगी तो एक तो एक्स एक्सिस बन जाएगा और एक वाई एक्सिस बन जाएगा। कंफर्म है? तो आपके पास एक बनेगी इक्वेशन x इक्वल टू 0, एक बनेगी आपके पास y इक्वल टू 0। दो बात आपके पास बनेगी। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद गिवन लाइन, आ जाइए। ये है हमारे पास से गिवन लाइन। आप यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा, और इसी को अगर आपने यहाँ पर y इक्वल टू 0 किया तो फिर आपके पास से x इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो ये है 0,1, ये है -1,0। ये डेटा आपके पास 0,1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, -1,0, ये फाइनल आंसर ABCD। सर मैं ना इसको फॉर्मूले से ट्राई कर रहा था, उससे देखिए से कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा चलिए उस तरीके से सॉल्व करते हैं कि गड़बड़ कैसे होता है। हमने देखा इस लाइन का जो स्लोप है वो है 1, और m2 हमने मान लिया सेकेंड लाइन का स्लोप। ठीक है। अब हम लगाने गए फॉर्मूला, इनके बीच का एंगल 45 डिग्री आना चाहिए। फॉर्मूला कहता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। करेक्ट बात है। tan थीटा की वैल्यू आ गई 1, m1 है 1, m2 हम निकालने पहुंच गए हैं। यहाँ पर आपके पास ये डेटा आता है। अब देखिए यहाँ से ये वैल्यू 1 आती है, तो मैं ये कह रहा था कि अगर एक लाइन है तो लाइन से दो एक ही एंगल, अगर मैं बोलूँ इस लाइन से 15 डिग्री बनाने वाले दो लाइन्स होंगी, एक इधर भी होगी एक इधर भी होगी। आप जब इसको सॉल्व करने जाते हो तो आप देखिएगा, आप इसको गए सॉल्व करने तो 1 माइनस m2 और 1 प्लस m2, सामने आपके +-1 आता है। ठीक है। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने। पहले ले लिया प्लस, फिर लेंगे माइनस। ये डेटा है, तो आप यहाँ पे जाइएगा, पहले हम प्लस लेंगे तो आपके पास से m2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्योंकि ओरिजिन से हम पास करवाने वाले हैं लाइन को, तो आपके पास से स्लोप 0 है, तो इक्वेशन ही y इक्वल टू 0 बन जाएगी। ठीक है। सेकेंड वाले की बात करते हैं तो क्या देख पाते हैं, यहाँ आपके पास 1 माइनस m2 है, -1 माइनस m2 है। अब क्या होगा, अगर हमने m2 से m2 कैंसिल कर दिया, अगर हमने यहाँ पर m2 से m2 कैंसिल कर दिया तो फिर आपके पास 1 इक्वल टू -1 आ जाएगा, जो तो गलत है। पर एक लाइन के साथ अगर मैं एक ही एंगल देता हूं तो दो लाइन बनती। जैसे यहाँ देखो ना 45 वाली दो बातें होंगी, तो दूसरा आना चाहिए। दूसरा आने का मतलब समझिए, स्लोप जो हम डिफाइन करते हैं tan थीटा होता है। ये जो थीटा है, ये tan थीटा जो हम डिसाइड कर रहे हैं, ये हमेशा डिफाइंड नहीं होता है। एक जगह इसको प्रॉब्लम होती है जब इसका स्लोप इन्फाइनाइट चला जाता है, वो है tan 90 डिग्री जब बनता है। तो अगर मैं यहाँ पर इन्फिनिटी रख के देखूँ तो इन्फिनिटी ही वो नंबर है कि -∞ बन जाएगा, उसमें आप 1 ऐड कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब भी -∞ है। और या -∞ में -1 माइनस करोगे तो भी -∞ ही रहेगा। तो यहाँ पर फाइनाइट अगर हमने मान लिया m2 को, तब तो 1 इक्वल टू -1 आ जाएगा, जो कि गलत है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि m2 जो है इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो स्लोप कब डिफाइंड नहीं होता, जब उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री आता है और ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, तो ये इक्वेशन आपके पास से x इक्वल टू 0 बन जाएगी, y एक्सिस आपके पास से बन जाएगा। तो ये मैंने आपको सिखाया फॉर्मूले के साथ
कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्मूले से भी इस बात को बना सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिए। स्ट्रेट लाइन में स्लोप जब डिफाइन करते हो तो एक ही बार प्रॉब्लम आती है, जब वो वर्टिकल एक्सिस बन जाती है या उसके पैरेलल बनेगी, स्लोप को तभी दिक्कत है। तो कभी ऐसे एब्सर्ड से आंसर्स आने लगे तो समझ जाइए वो स्पेशल वाला केस आ चुका है। फाइनाइट जैसे कंसीडर करेंगे 1 = -1 आ जाएगा, जो कि सर्वथा गलत बात है। इनफाइनाइट हो, नॉट डिफाइंड हो, तब वाली कहानी है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो थीटा 90 बनेगा वाई एक्सिस। ये बात मैंने आपको यहीं से डायरेक्टली समझा दी थी कि 45 डिग्री है तो 45 इधर 45 इधर, दो डेटा बन गए, बात बन गई। पर हमें आदत होती है कैलकुलेशन करना फॉर्मूले के साथ, इसीलिए सवाल यहाँ पे दिया गया है ताकि आप इस सवाल को समझें, बनाएं, सीखें। ठीक है, आई होप आपकी लर्निंग इससे अच्छी रही होगी। तो आपका डाउट यहाँ रहता वो भी मैंने समझा दिया, अप्रोच कैसे करना है डायग्राम से भी समझा दिया। बस ऐसे ही सीखते रहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। कीप लर्निंग। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एट एन एंगल ऑफ आर्क tan हाफ। इसका मतलब क्या है, tan इनवर्स हाफ एंगल हमें दिया गया है और इस लाइन के साथ हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लाइन है सबसे पहले उसी की बात करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं y = -2x + 5। यहाँ से m1 की वैल्यू -2 है। ठीक, और जो सेकंड लाइन जिसकी हमें बात कर रहे हैं, रिक्वायर्ड लाइन, उसका नाम रख लेते हैं हम L2। रिक्वायर्ड लाइन है L2, तो इसको रख लिया हमने M2। दोनों के बीच का एंगल अगर हम देखें तो वो tan थीटा है, और जो दिया हुआ है एंगल है tan इनवर्स हाफ, जिसकी वैल्यू 1/2 आती है। फॉर्मूला लगाएंगे m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ये डेटा आपके पास। आगे चलते हैं, 1/2 आता है, -2 - m2, 1 - 2 m2, 2 - m2 अपॉन, ये डेटा हमने बनाया, सामने आपके प्लस माइनस हाफ आता है। एक बार प्लस एक बार माइनस लिखेंगे, यहां से 1/2 आता है, मल्टीप्लाई कीजिए, -4 - 2m2 = 1 - 2m2। अब आप देखिए, अगर आपने यहाँ पर m2 फाइनाइट एज्यूम किया तो -4 = 1 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस वाले केस में m2 जो है वो फाइनाइट नहीं है, ये आपके पास फाइनाइट नहीं होगा, ये फाइनाइट नहीं बनेगा, ये बनेगा इनफाइनाइट। ठीक है, पर फर्स्ट वाले केस में। सेकंड वाले केस में जब हम यहाँ पर माइनस साइन लेते हैं, तो अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, ये डेटा है आपके पास से, m2 का डेटा आप निकालेंगे, -3/4 आपके पास से डेटा बनता है, -3/4। तो m2 इनफाइनाइट होता है, मतलब जो लाइन है वो पैरेलल टू y एक्सिस बन जाती है। तो फर्स्ट वाले केस के अंदर हमें पॉइंट है x2,3 से जाना है, तो पॉइंट जो हमारे पास लिखा गया है 2,3, तो हम लिखेंगे y - 3 m टाइम्स x - 2। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो स्लोप इसका डिफाइंड नहीं है, तो हम लिखेंगे x - 2 = y - 3/m। ये इनफाइनाइट है, 0 चला जाएगा, आपके पास से फर्स्ट लाइन आएगी x = 2। ये आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो, अगर स्लोप डिफाइंड नहीं मतलब वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल लाइन है, y एक्सिस के पैरेलल है, या y एक्सिस भी हो सकता है। पॉइंट 2,3 है, जो y एक्सिस के पैरेलल लाइंस होती हैं, ये x = कांस्टेंट होती है, तो 2,3 है तो x = 2 आपके पास से डेटा बनेगा। ये वाली बात बनी। फिर स्लोप आपको पता है, सेकेंड वाली लाइन की बात करते हैं। सो y - y3 -3/4 x - 2, 4 यहाँ बनेगा, 4y - 2, यहाँ 3x - 6 आता है, ये 3x + 4y = 18 आपके पास से आएगा। 3x + 4y = 18, ये आपके पास बी वाला ऑप्शन, ये गलत है, ये गलत है। फाइनल आंसर हम यहाँ पर मार्क करने वाले हैं BC। BC को हम यहाँ पर फाइनल मार्क करेंगे। ये एक स्पेशल केस याद रखिए, जब कभी ऐसा हो आपके पास कि एक स्लोप नहीं आ रहा हो, इसका ध्यान रखिएगा। फाइनाइट अगर आपने इसको मान लिया तो -4 = 1 आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन का इस केस का ध्यान रखा करो, जब भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आ जाए या y एक्सिस आ जाए, ऑलवेज पे अटेंशन टू दिस कॉन्सेप्ट।
ऑलवेज पे अटेंशन टू दिस कॉन्सेप्ट। बाकी तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग, एंजॉय। If a square plus 9b square minus 4c square is equal to 6ab, then family of line आपके सामने लिखा हुआ may be concurrent at, ये हमसे पूछा गया है कि ये जो लाइन हमें दिख रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये किस पॉइंट पर मिलते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। हम इस गिवन कंडीशन को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं कि क्या लिखा गया है। ये है a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 6ab। देखो यहाँ a और b है, यहाँ भी a और b है, अपने पास लिखा गया। 6ab को मैंने यहाँ लिखा और ये डेटा हमने बनाया। इस वाले डेटा को अब आप देखिए क्या बात बनेगी। a माइनस 3b का होल स्क्वायर, ये भी 2c का होल स्क्वायर आपके पास से आता है। a माइनस 3b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 9b स्क्वायर 2ab, डेटा बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये डेटा आपके पास है। ठीक है, फैक्टराइज हो गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, डेटा बना। अब दो बातें हैं, ये डेटा आपके पास आया और एक ये डेटा भी आपके पास आया, ये डेटा भी आपके पास। हमारे पास इक्वेशन ये लिखी हुई है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ पर इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, यहाँ प्लस सी है, कैसे भी करके आप यहाँ भी प्लस सी जनरेट कीजिए, तो फिर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर -1/2 a बनेगा, 3/2 b बनेगा और ये c बन जाता है। -2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ भी हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 2 से हमने इसको यहाँ भी डिवाइड कर दिया। बस ऐसा करने के बाद क्वेश्चन काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाता है। आप इस डेटा का कंपैरिजन किसके साथ कीजिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए इसको ध्यान से, a लिखा गया है, यहाँ -½ है, यहाँ b है, यहाँ 3/2 है, यहाँ प्लस c है। तो a b c की कुछ भी वैल्यूज हो यहाँ पर, लेकिन x और y अगर -½ और 3/2 बन गए तो हमारे पास फिर बात बन जाती है। वो पॉइंट आपके पास से -½ 3/2, ये वो लाइन है जो इस फिक्स्ड पॉइंट से पास होते हैं। सिमिलरली इसके लिए अगर आप देखें, a लिखा 1/2, b लिखा -3/2 प्लस c, यहां है 1/2, ये है -3/2, ये भी आपके पास यहां से फिक्स्ड पॉइंट आता है। ठीक, -½ 3/2, ½ -3/2 लिखा हुआ है, ढूंढिए कहां पर है ये फिक्स्ड पॉइंट। ½ 3/2 नो, -½ 3/2 ये रहा c, ½ -3/2 ये लिखा हुआ, b भी इसका आंसर नहीं है। cd हम यहां से मार्क कर देंगे, cd हम यहां से मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये गिवन कंडीशन को यूटिलाइज करना, ये अच्छा प्रोफाइल का क्वेश्चन है ना, ये पढ़ना ज़रूरी है। ये कोटा मॉड्यूल्स में आपको ये सब चीज़ें दिखेंगी देखने को। तो यहाँ पर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस में आपको कॉन्सेप्ट दिखेगा, फैक्टराइज किया, फिर यहाँ से सीधा इसका कंपैरिजन कर दिया कि क्या कहानी कैसे बननी चाहिए। फिर सीधा सीधा देखते हैं तो दिखने लग जाता है कि ये x बन गया है, ये y बन गया है, बाकी सब सेम है। सिमिलरली ये x बन गया है, ये y बन गया है, फिक्स पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बढ़िया सवाल, कीप सॉल्विंग। ऐसे और सवाल देखने आप मेरे वीडियो कोर्सेज देख लीजिए, अपनी जो बुक है केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, सॉल्व कीजिए, कीप लर्निंग। Line L1 and L2 denoted by 3x square plus 10xy plus 8y square plus 14x plus 22y plus 15 is equal to 0. They intersect at point P and having the gradient m1 and m2 respectively. ठीक है, acute angle between them is theta। फिर उसके बाद हमसे कई सारे ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया और आसान तरीका इसका ये है, क्योंकि ये स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइंस मल्टीप्लाई की गई हैं। क्वाड्रेटिक बनाइए, लाइंस निकालिए, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, और भी इसके ऑल्टरनेटिव तरीके हो सकते हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आसान तरीका ये है कि क्वाड्रेटिक बनाने से डरिए मत, घबराइए मत।
यहाँ मैं लिखूंगा इसको 8y², यहाँ मेरे पास और है, ये देखो यहाँ भी y आएगा, तो मैं 2y कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास डेटा बनेगा 5x + 11। ठीक, ये दोनों खत्म हो गए, अब बाकी हम बचते हैं, वो बनेगा 3x², 14x + 15 = 0। ये 3 डेटा हमने बना दिए। अब यहाँ पे हम पहुँचते हैं, y का वैल्यू -2, 5x + 11, 2a, 2 × 8 ± b² - 4ac, 4ac। ये डेटा आपके पास, सिंप्लीफाई करें, चलिए देखते हैं। -5x - 11 आपके पास आता है, यहाँ आपके पास 8 आता है, प्लस माइनस आपके पास है 4, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ताकि इस 2 के साथ कैंसिल हो जाए। आपके पास यहाँ बनेगा तो ये बनेगा 25x² + 121, ठीक है, 2ab, तो आपके पास से 110 टाइम्स x भी आता है। फिर आता है माइनस, यहाँ पर आपके पास 8 है, 24x², यहाँ 8 आपके पास है, 112x - 120, ये डेटा भी आपके पास आया। यहाँ से आपके पास 8y आ चुका है, -5x - 11 प्लस माइनस, देख लीजिए फटाफट, 24x², 25x² इज x², 110x है, यहाँ ये है, ये -2x बनेगा, 120 है, 121 है, +1 है। तो आप समझ गए कि क्या डेटा अपने पास आने वाला है। 8y = -5x - 11 ± x - 1। तो चलिए फटाफट डिसाइड करते हैं, पहले प्लस साइन लेंगे, 8y = -5x + 11 x - 1, माइनस साइन लेंगे, 8y = -5x - 11 -x + 1 लेंगे हम, ठीक है, ये डेटा भी बनेगा। अब आप ये इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x यहाँ पर लिखा हुआ है, -4x - 12 आता है, -6x - 10 भी आपके पास आता है, ठीक है, ये डेटा आपके पास लिखा हुआ है। चलिए सिंप्लीफाई करें, 8y आपके पास लिखा है, तो फर्स्ट वाली जो लाइन है आपके पास 2y + x + 3 = 0, फर्स्ट लाइन, 4 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 से, फिर यहाँ पर भी आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल करेंगे इसको, तो मेरे पास डेटा बनेगा 4y + 3x + 5 = 0, ये डेटा आपके पास है, ठीक है, ये दोनों डेटा हमने यहाँ पे बना दिया। अब हम क्या चाहते हैं वो देखिए, पहली बात, ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं ये हम देखना चाहते हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के और भी बढ़िया तरीके हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते, उस पर भी आएंगे, सब चीज़ सिखाने वाले। तो पहले सॉल्व किया, या हम पहुँचे, दोनों लाइन्स आ गई। अब क्या चाहते हैं, दोनों को सॉल्व करके सबसे पहले स्लोप निकालना है, यही बात हो रहा है। तो आप देख लीजिए, इसका स्लोप निकालिए m1 -½ आता है, इसका स्लोप निकालिए m2 -3/4 आपके पास से आता है, ठीक है। तो अगर हम दोनों का सम निकालते हैं m1 + m2, -½ - 3/4, यहाँ 4 आ जाएगा और ये 5/4 बनेगा नेगेटिव, सो दिस इज रॉन्ग। प्रोडक्ट निकालिए m1 m2, m1 m2 निकाल सकते हैं, तो आप प्रोडक्ट देख के देखिए आपके पास कितना कितना डेटा बनेगा, दोनों का मल्टीप्लाई, -½ - 3/4, वी आर हैविंग दिस एज 3/8, ये लिखा है 3/8। इनके बीच का एंगल आप निकाल सकते हैं, आपके पास tan थीटा का फॉर्मूला है, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, वो भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। m1 है -½ m2 आपके पास है 3/4 डिवाइडेड बाय 1 + 1/2 3/4, यहाँ आपके पास है tan थीटा, 2 से आप लिखेंगे तो आपके पास से 1/4 आपके पास बनेगा, और यहाँ आपके पास जाएंगे 8 और ये 11/8 आपके पास से आएगा,
2/11 मेरे पास से tan थीटा की वैल्यू आती है। हम कितना चाहते हैं वो देखिए, हम चाहते हैं sin थीटा निकले। sin थीटा कैसे निकालेंगे? tan थीटा आपको पता है, तो आप देखिएगा ये थीटा ले लिया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, यहाँ आप दोनों का स्क्वायर कीजिए तो आपके पास से 125 आ जाएगा। तो साइन थीटा आप लिख सकते हैं 2/5√5, ये डेटा लिख सकते हैं। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2/5√5, या सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। फिर पूछा है सम ऑफ एब्सिसाइन ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी कौन है? पॉइंट पी है हमारे पास से जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो दोनों को जो सॉल्व करने पर आता है, क्या हम इनके बारे में सोच पा रहे हैं डायरेक्टली कि क्या बात बनेगी? तो देखो, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो 3x चला जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6y बनेगा। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, आई एम सेइंग कंडीशन नंबर 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6y आता है, और ये है कंडीशन नंबर 2, और माइनस कर दीजिए तो 6y, और यहाँ आपके पास 4y, डेटा बना 2y। 3x से 3 आया, 9 - 5 इज 4। मेरे पास डेटा आता है y का -2। व्हाट अबाउट x? वो निकाल लेते हैं। क्या -4 + 3 आपके पास -1 आता है आपके पास से, x की वैल्यू 1। तो P पॉइंट हमारे पास 1, -2 आया है। दोनों के सम ऑफ एब्सिस एंड ऑर्डिनेट, दोनों का सम करेंगे, -1 आएगा। सो वी आर गोइंग टू मार्क BCD एज द फाइनल आंसर। ठीक है, BCD हमने इसका फाइनल आंसर निकाल दिया। बड़ी मेहनत से एक ही इक्वेशन क्वाड्रेटिक, सिंपल क्वाड्रेटिक बनाकर सॉल्व करके इस पूरे को किया। ठीक है, अब आपके दिमाग में सर कोई और तरीका इसका हो सकता है क्या? आइए वो डिस्कस करते हैं। सेकंड मेथड, अभी मैंने आपको बहुत जेनरिक मेथड से सॉल्व करके दिखाया है। अब हम चलते हैं थोड़े से स्मार्ट तरीके पर। यहाँ आप डेटा से लिए, यहाँ लिखा है 3x का स्क्वायर 10xy 8y² प्लस, आगे चलिए, 14x प्लस 22y प्लस 15, ये लिखा हुआ है। मान लिया ये f है, तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, कीपिंग y कांस्टेंट। तो ये 0 है, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y को कांस्टेंट लेते हुए चलेंगे, ये भी 0 है, ये भी 0 है, सब आपके पास से 0 आते हैं। 3x + 5y + 7 = 0। दूसरा, del f by del y डिफरेंशिएट कीजिए, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, x को कांस्टेंट लेंगे तो 10x आएगा, y के रेस्पेक्ट में यहाँ से 16y, ये 0 है, यहाँ है 22, ये भी 0 है। डेटा पहुंचा 5x + 8y + 11 = 0। ये सेकेंड बॉक्स आपके पास से आया। दोनों को हमें सॉल्व करके देखना है कि फाइनली क्या बात बनेगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएंगे। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। ठीक, तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से करोगे ना ऊपर वाले को तो 15x + 25y + 35 आता है। 15x + 24y + 33 आपके पास से आता है। 15x हुआ कैंसिलिंग आउट, यहाँ से y, आपके पास से y का कोऑर्डिनेट -2 आता है। -2 आप यहाँ पर रखिए, 5x, ये डेटा आपके पास आया, x का वैल्यू 1 है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है 1, -2। 1, -2 आपके पास से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, यहाँ पर 1, -2। ठीक है, ये बात बनी। अब सोचते हैं आगे जो पूछा गया था, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। पिछले मेथड में मैंने आपको लाइंस निकालने के बाद सॉल्व किया था। जब लाइंस बनती है तो आप देखिए, एक जिसको बोला जाता है हेट्रोजीनियस इक्वेशन, जिसमें ये लीनियर टर्म्स होती है, और वो है आपकी मेन, जो आगे वाली जो लाइन है यहाँ पर, इसको हम देख सकते हैं। तो ये जो तीनों लाइंस है ना, 3x का स्क्वायर 10xy + 8y², यही मेन है। अगर हम यहाँ पर x से डिवाइड कर देते हैं
तो हम इनको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमसे बाकी सारी बातें स्लोप की पूछी गई है और y बाय एक्स ही हमारे पास स्लोप होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये डेटा बनेगा 8m स्क्वायर 10m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बातें बड़ी सिंपल सी हैं। m1 प्लस m2 निकालेंगे, -10/8 आएगा, -5/4। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल दीजिए, 3/8। मैच कर सकते हैं आप, 3/8 माइनस आएगा, छोड़ दिया। एक्यूट एंगल पूछा है, ये निकाल चुके हैं हम। ठीक है, तो फिर क्या था, सिर्फ ये दो पार्शियल डिफरेंशिएट करके पॉइंट निकालना था। अब हमें tan थीटा की यहाँ पर कंप्यूटेशन करनी है, जो आपके पास बनेगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये जो m1 माइनस m2 है, ये आपके पास बनेगा डेटा, ये डेटा है आपके पास 1 प्लस m1 m2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों का सम निकालिए, आपके पास ये बनेगा 25/16 और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3/2। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट 3/8। थोड़ा देखिएगा, 8 से 24 25 1 बनेगा। सो आई एम गेटिंग दिस इज 1/4 एंड 11/8 विच इज अल्टीमेटली 2/11 tan थीटा। हमें शायद वहाँ sin थीटा बोला है, तो आप समझ गए ये 2 है, ये 11 है, ये 5√5 है, ये उनके बीच का एंगल का sin थीटा आपके पास फिर से सेम आ गया, 2/5√5। तो ये भी कंप्यूट हो गया। तो मेजरली ये तीनों की जो टर्म होती है ना, यहीं से हम एंगल वगैरह डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद हो ये होमोजीनियस इक्वेशन होती है, आगे जाके कांस्टेंट का फर्क पड़ता है। और जब दो लाइंस के बीच में एंगल निकाला जाता है, वहां पर कांस्टेंट c का कोई रोल नहीं होता, y इक्वल टू mx प्लस c में सिर्फ m का रोल होता है। ठीक है, तो हम पहले तीन डेटा से ही यहां से बना सकते हैं, y बाय एक्स को रख दिया m और उसके बाद यहां से कंक्लूड कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको दोनों मेथड से समझा दिया है। आपके पास कोई तीसरा मेथड हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करके और इस तरीके से ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, सब आप सीखते चले जाएंगे। और ऐसे और ढेर सारे सवाल करने तो आपके पास बहुत बढ़िया बढ़िया रिसोर्सेज हैं, मैंने खुद ने बनाए हुए हैं, पढ़िए उनको, है ना, और अपनी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कीप लर्निंग। Let y equal to m1x, y equal to m2x be the equation of lines joining origin to the point of trisection of portion of the line 3x plus y equal to 12 intercepted between the axis। इसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब एक लाइन सेगमेंट है जिसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में हम बात कर रहे हैं। तो लाइन सेगमेंट की पहले हम इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे। ये आपके पास है x/4 y/12 इज इक्वल टू 1 आता है। y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 4 है। 4,0 है, b है और ये 0,12 है। ये डेटा आपके पास लिखा हुआ है। ठीक, y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m1 इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ओरिजिन से मिलाएंगे टू द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ये है, जैसे a और b है तो यहां पर आपके पास दो पॉइंट्स हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्टीशन, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन इक्वल पार्टीशन। तो ये तीनों टुकड़े इक्वल होंगे। लेट्स कॉल दिस एज p, दिस कॉल एज ए q। तो हुआ क्या होगा, आप समझिए कि ये b पॉइंट है जो है 0,12, यहां पर a है, ये आपके पास है 4,0 और यहां आपके पास है p और q पॉइंट्स हैं। अब अगर ये तीनों इक्वल पार्ट्स है तो ये 1:1 है। ठीक है, तीनों इक्वल पार्ट्स हो गए। तो सेक्शन फॉर्मूले को यूटिलाइज करके हम इसको निकाल सकते हैं। p के लिए आपके पास रेशियो बनेगा 1:2। तो आप p निकाल सकते हैं। 1 से यहां जाएगा 4 आता है, 2 से यहां जाएगा 0 और 1 + 2 आपके पास से 3। 1 यहां जाएगा 0, 2 यहां बनेगा 24, ये है 1 + 2। तो आपके पास से p के कोऑर्डिनेट आ गए 4/3, यहाँ 24 है, यहाँ 3 से करेंगे आप डिवाइड तो 8 आता है। यही अगर हम Q को देखें तो इधर 2 बन चुका है, तो ये जो पॉइंट है ये 2:1 में डिवाइड करता है, तो 2 इधर आएगा
तो ये बनेगा 8, 1 उधर जाएगा 0/3, फिर 2 इधर 0, 1 है उधर 12, ये 3 आपके पास से डेटा बनता है। क्यू के कोऑर्डिनेट आपके पास से आए 8/3 एंड 4, ये क्यू पॉइंट आ चुका। हमारे पास पी पता है, हमारे पास क्यू पता है। अब यहां से y = m1x m2x की बात हो रही है। ये लाइन इधर, ये लाइन इधर। स्लोप हमें इनका निकालना है, स्लोप हम निकाल सकते हैं। रिस्पेक्टिवली वर्ड यूटिलाइज किया है क्या? ऐसा पी क्यू इन्होंने नहीं दिए, हमने माने हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आप देखिए, अगर हम m1 निकालते हैं तो बेसिकली दिस इज द स्लोप ऑफ OP। O है ओरिजिन 0 0, ये पॉइंट आपके पास है तो आप बनाएंगे इसको 8 - 0/4/3 - 0, 6 आता है आपके पास। m2 बनाएंगे, ये OQ बनता है, यहां से 4 - 0, 8/3 - 0, ये डेटा हमारे पास है 3/2 बनता है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। क्या चाहते हैं हम, देखिएगा। सबसे पहले तो दोनों का सम m1 + m2, ये डेटा है 6 + 3/2, डेटा बनेगा 15/2, ये गलत है। प्रोडक्ट निकालिए m1 m2, वो है 6 × 3/2, 9 आता है, प्रोडक्ट 9 आता है, करेक्ट है। m1/m2, अब ये डिपेंड करता है कि m1 किसको बोला गया है, m2 किसको बोला गया है, ये बात हम श्योर नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर 6/3/2 बनाएंगे तो ये आपके पास से 4 आ जाता है, और ये 1/4 भी बनेगा, जो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, माइनस का डिफरेंस भी हमें लेना है, m1 - m2 का डिफरेंस। तो आप देखिए m1 हमें पता है 6 है, यहाँ ये 3/2 है, 9/2 आपके पास से डेटा बनेगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर कंक्लूडिंग आता है BC। ठीक है, तो BC को हम फाइनली लॉक करेंगे। तो यहाँ पर तो एक लाइन सेगमेंट है, 2 पॉइंट्स हैं जो ट्राइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये तीनों पार्ट्स यहाँ पर इक्वल हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने सीखा और इस हिसाब से हमने पॉइंट्स निकाल दिए। इसके बाद स्लोप की कंप्यूटेशन है, वो सभी आप लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, डुएबल क्वेश्चन बना लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और आंसर तक पहुंचिए। इन सॉल्यूशन को सिर्फ देखिएगा मत, देखने पे आपको ऐसा लगेगा कि आपसे हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, पेन चलाइएगा। फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन नहीं बने तो 15 दिन बाद फिर से क्वेश्चन को कीजिएगा। पेन चलाओगे, सोचना सीखोगे, बार बार मेहनत लगेगी, तब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे। ऐसे और MCQ क्वेश्चंस करने हैं तो आप मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो बुक है वहां से कर सकते हैं। थ्योरी में डाउट है तो आप मेरा वीडियो कोर्स वहां से देख सकते हैं। ठीक है, बस सीखिए, जरूरी है, टाइम चल रहा है, दौड़ रहा है। कीप लर्निंग। If equation ax² - 6xy + y² bx + cy + d = 0, ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है जिसके स्लोप है m and m²। स्लोप है m and m² की बात हो रही है। तो अगर आप देखें कि अगर मैं दो इक्वेशन बनाता हूं y = -m1x + c1, और दूसरी इक्वेशन भी हमारे पास इसी तरह से अगर हो, और अगर मैं उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके देखूं तो रिजल्ट किस तरीके का आता आप मुझे बताइएगा। तो देखिएगा, y - m1x, स्लोप का पैरामीटर यही होता है। ठीक है, फिर ये डेटा C2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला डेटा C1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होंगी C1 C2। पर असली जो है ऑब्जर्वेशन वो यहाँ है, यहाँ बनेगा आपके पास y² m1 m2 x²। ठीक, और आप यहाँ के पास स्लोप सम भी बना सकते हैं m1 m2 xy, ये डेटा है। बाकी आपके पास और भी कुछ टर्म्स यहाँ पर आएंगे। तो हमारे लिए मेजरली जो कंपैरिजन का प्लेस है वो ये है, यहाँ हमें अटेंशन पे करना है। तो यही हमें यहाँ से भी देखना चाहिए, क्या लिखा गया। मैं इसी को रीराइट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास आएगा y², यहाँ आपके पास +a², फिर आपके पास आता है -6xy, और भी टर्म आएंगे आपके पास जो आगे लिखी गई है।
हमें क्या पूछा, हमें तो उस पर फोकस करना है। जब ये दोनों बातें सेम है तो आप देख सकते हैं कि m1 और m2 का वैल्यू ही a है, ये दोनों का रेशियो तो सेम है, 1:1 है। यहाँ से आप और देखेंगे तो माइनस साइन m1 प्लस m2, ये डेटा -6 है। गिवन है स्लोप्स क्या है, सो हमें गिवन है कि जो m1 है वो तो m है और जो m2 है वो आपके पास से m² है, करेक्ट। तो वो दोनों डेटा आप यहाँ रखेंगे, कैंसिल हो जाएगा। ये है m प्लस m² की वैल्यू 6 आती है, m² प्लस m -6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे, m प्लस 3m -2 इज इक्वल टू 0। दो डेटाज आते हैं, एक -3 आता है और एक 2 आता है, दोनों डेटाज हमारे पास आ गए m के, ठीक है। यहाँ क्या रिजल्ट है, आप देखिए ये a है, तो हमें ये पता चला a का जो वैल्यू है वो आता है आपके पास से m1 m2, m1 m है और m2 आपका m का स्क्वायर है। यहां से a की वैल्यू आ गई m³। अब दो बातें हैं, व्हेन m का वैल्यू ही -3 है तो a का वैल्यू -27 होगा। व्हेन m का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 8 होगा। a का वैल्यू एक आया है -27, ये नहीं है। एक 8 आया है, ये सही है, ये नहीं है। फाइनली हम मार्क करेंगे यहां से BD एज द फाइनल आंसर। BD को हम यहां से फाइनली मार्क कर देंगे। ब्रिलियंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, इसको ऑब्जर्व करना। अगर आप सीख गए हैं तो सिंपल बन जाएगा, वरना सीखने के हिसाब से आप देखेंगे जब भी स्लोप्स की बात हो रही हो इस तरह की इक्वेशन से पहले 3 टर्म ही इंपॉर्टेंट होती है। वहां से मैंने आपको समझा भी दिया कि जनरल इक्वेशंस प्रोडक्ट करके यहाँ से कंपैरिजन करके आप सारी बातें बना सकते हैं। सीखते रहिए, ऐसे अपने हर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए। मैं हूँ आपको सिखाने के लिए, कीप लर्निंग। ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस हमारे सामने है 5x प्लस 12y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12x माइनस 5y होल स्क्वायर, और सामने भी एक लाइन हमारे पास लिखी गई है। ये जो होल स्क्वायर करके हमारे पास लिखा गया है, क्यों ना इसी को हम पहले सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पर जब आप रूट लेंगे तो आपके पास होल स्क्वायर हट जाएगा, कुछ ये डेटाज आपके पास बनेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। पहले प्लस लेते हैं फिर माइनस लेंगे, तो ये कंबाइंड इक्वेशन एक तरीके से लिखी गई है, उन्हीं को हम सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। तो आप देखिएगा यहाँ से आपके पास 7x आता है, 12 5 आपके पास है 17y आता है। y का वैल्यू आपके पास है 7/17, यहाँ से x आता है। नेगेटिव आप लेंगे 5x प्लस 12y माइनस 12x प्लस 5y आता है। यहाँ आपके पास से 17x आता है, -7y आता है। ये डेटा आपके पास है। m1 की वैल्यू आपके पास से 7/17 आती है, m2 की वैल्यू -17/7 आता है। और अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखें तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ये -1 है। तो जो दो ट्राइंगल में जो दो लाइंस यहाँ पर आई हैं वो तो परपेंडिकुलर है, तो आप समझ चुके हैं कि दो लाइंस तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, L1 एंड L2 90 डिग्री पर है, ये L3 है। ट्राइंगल का डिसाइड हो गया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बना दिया हमने बात, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब आइसोसेलेस है या नहीं ये पता करना है। आइसोसेलेस होगा तो ये दोनों एंगल्स आपके सेम आ जाएंगे, अलग अलग आएंगे तो आइसोसेलेस नहीं होगा। ऑब्ट्यूज हो नहीं सकता, राइट एंगल आ चुका है, एक्यूट का चांस खत्म हो गया है। अब बात बचती है आइसोसेलेस है या नहीं, ये दोनों एंगल्स के बीच की बात अब हमें यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो आप कैसे भी करके इनके बीच का एक एंगल हम यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं, या तो आप इनको सॉल्व करके देख लीजिए। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला पॉइंट तो आपका ओरिजिन ही आ चुका है 0 0। ठीक है, और आप फर्स्ट वाले को इस लाइन से सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट निकाल सकते हैं और ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हैं, फिर tan थीटा बना सकते हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, L1 और L2 में किसी एक का स्लोप निकाल के, हमें इसका भी स्लोप पता है। क्या है इसका स्लोप? आप देखिए, इसका स्लोप है -5/12, ये इसका स्लोप है। और इसका स्लोप निकाल दीजिए, किसी भी एक का ले लीजिए, ये रहा,
या ये पिक कर लीजिए, -17/7, और ये थीटा मैंने ले लिया। तो चलिए फिर tan थीटा हम फॉर्मूला लगाते हैं, -5/12 प्लस 17/7, ये डेटा आपके पास है। 10 आपके पास है तो 170 आता है, फिर 34 आता है, 85। जितना सिंप्लीफाई कर सकें बताइएगा। यहाँ से आपके पास ये 69 बनेगा, यहाँ आपके पास जब चला जाएगा तो ये 1, यहाँ से नंबर देखिए 101 यहाँ पर बनता है। थोड़ा सो एक सेकेंड, 35 यहाँ से जब जाएगा तो -1 बनेगा, 169 ऊपर बन रहा है और 169 ही नीचे बन रहा है, तो दिस इज कमिंग एज 1। तो हो गया डिसाइड। थीटा हमारे पास से 45 डिग्री आ रहा है, तो एक एंगल 90 है, दूसरा 45 है, तो तीसरा भी 45 होगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुके हैं। अगर ऐसा है तो फिर कंफर्म हो गया है कि ये एंगल 90 है, सो देन इट इज कमिंग एज 45, तो दिस वन इज आल्सो 45। तो ये आपके पास से आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, डी भी हमारा आंसर है, बी भी हमारा आंसर है। यहां से हमारे पास फाइनल आंसर बी डी आता है। फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ से बी डी मार्क करेंगे। तो ये होल स्क्वायर करके था, सिंप्लीफाई किया, दो लाइंस है, प्रोडक्ट करके देखा तो -1 है, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। यहाँ पर एक थीटा माना, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालने की कोशिश की तो मॉड की वैल्यू 1 आ रही है, थीटा 45 है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल ही होंगे, जब एक 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एक्यूट एंगल ही, तो पॉजिटिव एंगल ही बनेगा। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आप पॉइंट्स वगैरह निकाल के भी बात बना सकते थे। ठीक है, ये पॉइंट निकाले थे, ये पॉइंट निकाले थे, लेकिन जब हमारे पास इक्वेशंस हैं तो स्लोप इज द बेस्ट मेथड, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये एग्जाम में ना सिर्फ सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ मुझे हैंडराइटिंग का भी ध्यान रखना है, आपको समझाना भी, इसलिए आपको लगता हो कि सबको टाइम तो लग रहा है, मेरा दोनों काम है। बहुत सारे स्टूडेंट जनरल सॉल्यूशन देख रहे हैं तो किसी का कौन सा टॉपिक वीक है, कैसे कैलकुलेशन हुआ है। देखिए, जब हम फाइनल एग्जाम में ट्राई करते हैं तो हमारे पास जो रफ पेपर हमें शीट प्रोवाइड होती है उसके अंदर हम अपने हिसाब से सॉल्व करते हुए मेजरली फोकस करते हैं एक्यूरेसी पर, और लास्ट फाइनल आंसर तक पहुंचना कम टाइम के अंदर, यही प्रैक्टिस हमें करनी होती है। ओके, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। Let a -2, -1, b 1, 0, c alpha, beta, and d gamma, delta be the vertices of a parallelogram ABCD, where vertex C lies on the line 2x minus y is equal to 5 and point D lies on 3x minus 2y is equal to 6। फिर हम चाहते हैं कि हम मॉड निकालें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो एक अच्छा सा नीट एंड क्लीन पैरेललोग्राम हम भी बना लेते हैं, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट समय समय पर रहेगी। ABCD इंफॉर्मेशन क्या है वो देखिए, सी पॉइंट है अल्फा बीटा, यहाँ है सी पॉइंट अल्फा बीटा, वो इस लाइन पर लाई करते हैं। तो ठीक है, यहाँ से आप देखिए तो 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 5 आती है, यहाँ से आप बीटा को रिप्लेस कर सकते हैं, 2 अल्फा माइनस 5 रखा जा सकता है। तो सी पॉइंट अब से हम रखेंगे अल्फा कोमा 2 अल्फा माइनस 5, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी पॉइंट की बात यहाँ पर हो रही है, तो आप देखिएगा डी पॉइंट हम अज्यूम कर लेते हैं, दिया हुआ है डी पॉइंट गामा कोमा डेल्टा, ये किस पे लाई करता है, यहां लाई करता है, तो ये बनेगा 3 गामा 2 डेल्टा इज इक्वल टू 6। ये है 3/2 गामा -3 आपके पास है, डेटा बन जाएगा। ठीक है, ये डेटा आपके पास बना। तो मैं अब यहां पर डी पॉइंट को लिखूंगा गामा कोमा 3 गामा बाई 2 -3। तो जब कभी मुझे जरूरत होगी, तो हमने किया क्या, दो वेरिएबल थे उनको सिंगल वेरिएबल्स में चेंज कर दिया, दैट्स इट। आइए, ए पॉइंट इट इज -2, -1, बी पॉइंट 1, 0, सी पॉइंट अल्फा 2 अल्फा -5, डी पॉइंट गामा 3 गामा बाई 2 -3। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, दिस इज पॉइंट एम।
ये जो पॉइंट M है ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों भी इक्वल होंगे। सो M जो है दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AC and it is also the midpoint of BD. AC का भी मिड पॉइंट है और ये BD का भी मिड पॉइंट। सो लेट्स कैलकुलेट M। अल्फा और -2, 2 अल्फा -5 -1। सिमिलरली M BD पर बात करते हैं इधर, गामा +1/2, 3/2 टाइम्स गामा -3 0/2। पॉइंट 1 2 कोऑर्डिनेट असंभव कंपैरिजन होगा, पहले वाले के साथ, दूसरे वाले के साथ। गेटिंग कंपेयर विद दिस, 2 से 2 कैंसिल है, अल्फा -2 इज गामा +1, वी कैन हैव अल्फा इज गामा +3, ये डेटा बना। फिर यहाँ वाला इस वाले के साथ कंबाइंड होगा, ये आपके पास अल्फा -3 आता है, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ वाला आपके पास 3/4 गामा -3/2 बनता है। अल्फा की वैल्यू गामा +3 आपके पास है, यह अल्फा -3 की वैल्यू ही गामा है। वन -3/4 1/4 आता है, -3/2 आता है। गामा की वैल्यू आपके पास है -6 आती है, और अल्फा अगर आप निकालने जाएंगे -3 बन जाएगा, -6 + 3 इज -3। अल्फा आ गया है, गामा आ गया है, तो हमें पास बचा कौन है, बीटा और डेल्टा, वो भी निकाल लेते हैं। ये देखिए बीटा कितना है, बीटा की वैल्यू है 2 अल्फा -5, तो -6, ये -11 आपके पास से आएगा। यहाँ अगर हम बात बनाएं तो आपके पास से यहाँ पर आपके पास से गामा है, डेल्टा कितना, डेल्टा देख लीजिए, दिस इज द डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू है, ये है 3/2, गामा आपके पास है -6 है, फिर -3 भी आपके पास लिखा है, तो ये आपके पास से -12 आता है आपके पास, ये भी डेटा आपके पास आ गया। अब हम क्या चाहते हैं, इस मॉड को देखिए। नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये डेल्टा कितना बनेगा। अल्फा की वैल्यू -3 है, बीटा की वैल्यू -11 है, गामा की वैल्यू -6 है, और डेल्टा की वैल्यू -12 है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा बना के देखिए क्या बात बनती है। यहाँ से आपके पास -14 आता है, यहाँ आप 6 ऐड करेंगे 20 आता है, 20 यहाँ पर 32 आपके पास डेटा बनता है। अब आप मैच कीजिए 32 किससे ग्रेटर है वो आप देख लीजिए, इक्वल है किस किस के, 32 के इक्वल है, ओके, और ग्रेटर किससे है, 28 से ग्रेटर है, 20 से भी ग्रेटर है, 40 से तो ग्रेटर नहीं है। BCD हम यहाँ पर आंसर्स मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमें पता होना कि जो यहाँ पर पैरेललोग्राम बनेगा, डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका मिड पॉइंट होता है। शुरू में ही अल्फा बीटा पॉइंट्स दिए हैं, तो यहाँ पर पहले ही इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकाल लेना ताकि सिंगल वेरिएबल में बात रहे। ये हमने पहले कर लिया, फिर सिंपल कैलकुलेशन डुएबल है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता हो, इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। MCQs के अंदर स्कोर करना एक आर्ट है, स्किल है, एकदम हवा में नहीं होगा, प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर आप एक्सपर्ट इसके अंदर बन जाएंगे। अच्छी बात यह है कि पेपर 1 पेपर 2 JEE एडवांस के अंदर दोनों के अंदर MCQs के 4-5 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो इस पर मेहनत कीजिए, क्योंकि JEE मेन के अंदर MCQ क्वेश्चन नहीं होते। ओके, कीप लर्निंग। Point alpha square comma alpha -1 is lie on the same side of this line as that of -1, 1। हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या हो रहा है, पर हम इतना पता है कि जहां पर ये जो पॉइंट है उसी साइड पर ये वाला पॉइंट भी आपके पास लिखा गया है। तो होता क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, एक ओपन कर्व है, क्लोज कर्व नहीं है, जैसे सर्कल होता है, एलिप्स होता है। सर्कल केस में तो हम बोलेंगे इनसाइड है आउटसाइड है, लाइन के केस में नहीं होता है। पर ये दोनों पॉइंट हमारे पास यहाँ पर सेम साइड है,
तो जब इन दोनों पॉइंट से हम इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे तो आपके पास जो साइन आएगा उसका साइन सेम आना चाहिए। अब हम अल्फा स्क्वायर से भी सेटिस्फाई कर देंगे। अल्फा स्क्वायर 6 टाइम्स अल्फा माइनस 1 प्लस 2, साइन सेम आते हैं तो मतलब क्या हुआ, दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, वो दोनों ही केसेस में प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो दोनों से सेटिस्फाई करने पर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आने चाहिए क्योंकि दोनों का साइन सेम आएगा उस एक्सप्रेशन में। सेटिस्फाई तो करेंगे नहीं क्योंकि सेम रीजन में लाई करते हैं, ऑन द लाइन नहीं है, इसलिए ऑन द लाइन होता तो जीरो आ जाता, फिर तो वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो जो साइन यहाँ पर आएगा वही साइन इसके लिए भी आएगा, चाहे वो प्लस आए या माइनस आए। अगर दोनों प्लस है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, दोनों माइनस है तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया। यहाँ आप देखेंगे तो आपके पास से -5 आता है, यह है अल्फा स्क्वायर, 6 अल्फा प्लस 8 आता है, माइनस साइन हम हटा देंगे, नेगेटिव आता है। यहाँ पर ये डेटा है, 4 आता है, 2 आता है आपके पास है, और ये डेटा बन जाएगा आपके पास, ये 2 है, यहाँ पर ये 4 है। आगे बात बनाते हैं कि क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे। 5 आप रख के देखिए, प्लस है, माइनस है, प्लस है, ये डेटा हमने बना दिया। यहाँ पर हमें नेगेटिव चाहिए, अल्फा की वैल्यू आपके पास से 2 से 4 के बीच में रहेंगी। तो ढूंढिए कौन कौन से पॉइंट आपके पास है। अल्फा में बी, तो 2 से ग्रेटर, ये देखिए ये है 7/3 है, ये 4.5 होता है, दिस वैल्यू इज 4.5, 4 को क्रॉस कर गया है, ये नहीं है, 3 के बीच में आता है। ये 2.5 वैल्यू है, 2.5 भी हमारे पास से आ जाएगा, ये भी करेक्ट है। हमें 2 से 4 के बीच में चाहिए, तो हमारे पास आंसर्स बनेंगे ए बी डी आर द फाइनल ऑप्शंस, जिसके अंदर हम मार्क करने चाहिए। ठीक है, लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन, इस टॉपिक के ऊपर ही क्वेश्चन है। ठीक है, बना लीजिए, सीखिए और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए। 2x square minus 3xy plus y square plus 5x minus 4y plus 3 is equal to 0 रिप्रेजेंट करते हैं दो स्ट्रेट लाइन जिनके स्लोप m1 एंड m2 है। फिर हमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ से चूज करना है। यहाँ अगर हम देखें, हार्मोनिक मीन स्लोप्स की बात कर रहे हैं, अरिथमेटिक मीन स्लोप्स की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को दो तरह से बनाया जा सकता है। एक तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात पूछी है, तो ये जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा गया है, मैं इसको अगर f कंसिडर करता हूं तो फिर मैं इसको पहले x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट कर लेता। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में y को हम कांस्टेंट लेंगे तो ये 4x आ जाएगा, 3y है, y कांस्टेंट है, फिर 5 है, फिर बाकी दोनों 0। सिमिलरली यहाँ पर हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर हम x को कांस्टेंट मानेंगे तो ये 0 बनेगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर 3x आता है, 2y आता है, 0 आता है, 4 आता है। y के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये 0 है, यहाँ भी है, 2y आता है, ये 0 है, -4 आता है, ये डेटा भी आपके पास लिखा गया है। ठीक है, बनी बात। चलिए आगे बनाते हैं। 3y का वैल्यू आता है आपके पास 4x + 5 आपके पास है, कंडीशन नंबर 1 आता है। यहाँ हम चले तो 2y के पास डेटा आपके पास बनेगा 3x + 4, y आपके पास है, ये डेटा आपके पास 4x + 5/3 इज इक्वल टू 3x + 4 आपके पास डेटा है। दोनों को हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। y का डेटा हमने रखा, यहाँ से हम चलेंगे, ये आएगा 8x + 10 इज इक्वल टू 9x + 12, x की वैल्यू -2 आता है। ठीक है, ये डेटा बना। y निकाल लीजिए, यहाँ से -2 रखोगे तो -8 + 5 आता है, ये -3 आता है, y का वैल्यू -1 बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ गया -2, -1, ये रहा आपके पास है डी ऑप्शन। ये वाली बात गलत है। पार्शियल डेरिवेटिव से आप निकाल सकते हैं, पर याद रखें पार्शियल डेरिवेटिव से जो इक्वेशंस आती हैं, ये लाइन की इक्वेशन
नहीं होती हैं। अब इतनी मेहनत के बजाय हम चाहते तो इसको सीधा क्वाड्रेटिक बनाकर लाइंस में निकाल सकते थे, उससे भी आंसर आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट तरीके से। इन इक्वेशंस को आप थोड़ा गौर से देखिए, 2x² है, 3xy है, यहाँ y² है, 5x है, -4y है, +3। अब हमें स्लोप्स की बात करनी है, तो ये है हमारे पास मेजर स्लोप्स के बारे में बात करें तो ये है मेन जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा देखें तो यहाँ मुझे फैक्टराइजेशन नजर आता है, ये 2x-1 और x-y जैसा दिखता है कि अगर मैं इसको फैक्टराइज करके देखूं तो शायद मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। देखो ध्यान से, 2x-y, 2x का स्क्वायर -xy -2xy + y², करेक्ट, ऐसा ही दिखता है। तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसको हम और बेटर लिख सकते हैं कि यहाँ मैं लिखूं 2x - y + c1 और x - y + c2। ये डेटा आपने लिख दिया यहाँ पर, करेक्ट, यहाँ पर बात बनी हुई है। अब आगे चलते हैं, इसके आगे कहानी क्या बनेगी। ये डेटा आपने बना दिया, ये लाइन है, ये भी लाइन है, दोनों आपके सामने है। बात हो रही है स्लोप की। जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो c1 c2 भी हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं क्या होगा। लेकिन जब बात स्लोप की होती है तो वहाँ हमें सिर्फ इनकी ज़रूरत नहीं है, तो हमें x और y के कोफिशिएंट से ही बात बन जाएगी। यहाँ अगर आप देखें तो m1 की वैल्यू 2 है, यहाँ आप देखें तो m2 की वैल्यू 1 है। तो अगर मैं m1 + m2 यहाँ निकालता हूँ तो वो 2 आता है, और दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ तो फिर वो वैल्यू 2 बनती है। तो अगर हम am निकालें m1 एंड m2 का, और यहाँ पर अगर हम hm भी निकालें, यहाँ से आपके पास 4 आता है, ये वैल्यू 2 आती है, 1 एंड 2। दिस इज रॉन्ग, अरिथमेटिक मीन इज रॉन्ग। 3 आ रहा है, हमारे पास 1 आना चाहिए। ये वाली बात अगर हम देखें, हार्मोनिक मीन 4/3 आया है। एक बार चेक कर लें, गड़बड़ तो नहीं हुई। m1 + m2 यहाँ से देखिए, देखो गड़बड़ हो गया। m1 + m2 जो समेशन हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा देखिए, m1 + m2 गड़बड़ हुआ, चेक किया, 2 + 1 की वैल्यू 3 होता है। लगातार कई घंटे पढ़ाते रहते हैं तो फिर दिमाग ऐसा होता है कि सिंपल 2 + 1 आप कुछ और लिख देते हैं। ऐसा एग्जाम में भी होता है ना। तो ये सब ह्यूमन है, ये सब चीज़ें तो रहेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको जितना आता है आप उतना पेपर में कन्वर्ट करके आ जाए, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा। पर हमें परफेक्ट की तरफ चलना है, कोशिश करते हुए चलना है। इसलिए मैथमेटिक्स में अभी मैंने आंसर सबमिट नहीं किया था, बीच में ऐसा हो गया, फिर से रिलुक करते रहे, रिलुक करते रहे, रिलुक करते रहे, गड़बड़ तो नहीं, गड़बड़ तो नहीं हुई। 2 + 1 = 3, और यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ आपके पास डेटा बनेगा 3/2। अरिथमेटिक मीन 3/2 बनेगा, यहाँ 3 दिया है, गलत ही रहेगा। हार्मोनिक मीन आपके पास है, यहाँ 3 रहेगा। 4/3 आपके पास है, डेटा बनेगा 4/3, ये रहा। तो आपके पास ए और डी, एडी आपके पास है, फाइनल आंसर यहाँ से जाके बनेंगे। एडी आपके पास फाइनल आंसर है जो आप इसको मार्क कर देंगे। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट मेथड जिस पर मैंने पार्शियल डेरिवेटिव से निकाला। यहाँ पर इन पहले 3 टर्म को सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया कि स्लोप्स क्या होंगे। ठीक है, सेकंड मेथड आपके पास क्या हो सकता था, अगर आप उस पर जाते हैं तो सेकंड मेथड हमारे पास ये रहता है इसी के अंदर, कि अगर आपकी स्पीड ठीक है, आपकी स्पीड अगर ठीक है आपकी स्पीड, या अच्छी आपकी स्पीड है, तो मैं तो ये कहता कि इतना ये पार्शियल डेरिवेटिव के उलझने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपके पास डेटा लिखा हुआ है 5x - 4y + 3 = 0। एक बार मैं डेटा कंफर्म कर लूँ, ठीक है, और सीधा सीधा हमें यहाँ पर जाकर क्वाड्रेटिक बनाना था। ठीक है, यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया, मेरे पास है 3x + 4, ये डेटा हो गया, ये दोनों डेटा कॉमन आ गए। ये है 2x का स्क्वायर, 5x + 3 = 0। ठीक, चलिए y बनाइए। अपॉन 2a, इसका स्क्वायर करेंगे, 3x + 4 का होल स्क्वायर, 4ac, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई, 2y,
3x प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर 9x स्क्वायर बनेगा, यहाँ 8x स्क्वायर है, आपके पास x स्क्वायर बचेगा। 12 और 2 24x आएगा, यहाँ 20 है आपके पास से 4x बचेगा। ये 16 है, यहाँ 12 है, आपके पास से 4 आएगा। 16 माइनस 12 इज 4, तो 2y। देखो कितना आसान है ये सवाल, आपके पास यहाँ से x प्लस 2 आ जाता है। पहले आप प्लस लीजिए तो 2y की वैल्यू प्लस लेते ही 4x प्लस 6 आती है, यानी y की वैल्यू हमारे पास से 2x प्लस 3 आता है। माइनस साइन लेंगे तो यहाँ माइनस साइन रहेगा, 2y का डेटा माइनस करते ही 2x बनेगा प्लस 2 बनेगा, यानी y का वैल्यू x प्लस 1। कितना आसानी से सवाल निकल के आ गया है। यहाँ पर m1 की वैल्यू 2 आ चुकी है, m2 की वैल्यू 1 आ चुकी है। आप दोनों का am निकाल दीजिए, m1 प्लस m2 बाई 2, ये आ गया आपके पास से 3/2। आप दोनों का hm निकाल लीजिए, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो मुझे तो ये वाला ज़्यादा आसान लग रहा है पिछले वाले से। तो ये डेटा अगर आप लिखेंगे तो आपके पास से 2m1 m2 की वैल्यू आपके पास से 4/3, ये एक्सेप्ट हो गया। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का निकालना है, वो भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि लाइंस आ चुकी है। तो y की वैल्यू है x प्लस 1 और y की वैल्यू है आपके पास से 2x प्लस 3। तो यहाँ है x प्लस 1, ये है 2x प्लस 3। ये डेटा आपके पास है, यहाँ से x की वैल्यू -2 आती है, y की वैल्यू -1 आती है। ये है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए सेकंड वाला ज़्यादा आसान, सिर्फ एक क्वाड्रेटिक, सोचने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर फिर ये बातें याद रखो, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो x को रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट रहेगा, y के रेस्पेक्ट में x रहेगा। फिर सॉल्व तो यहाँ भी करना पड़ेगा, फिर इसको फैक्टराइज करके आगे पहुँचना पड़ेगा। चॉइस आपके पास है, मैंने दोनों मेथड्स आपको बता दिए। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को खास बात नहीं होती, दो लाइंस का आपस में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। सो कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, करते रहिए, मेहनत जरूर रंग लाएगी। Find the equation of sides of a triangle having 4, -1 as vertex if line x equal to 1 and x minus y plus 1 is equal to 0 are equations of two internal angle bisectors। ठीक है, कुछ बात पूछी गई है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक वर्टेक्स है, लेट्स कॉल दिस वन एज 4, -1 एज वर्टेक्स। इफ द लाइन x इक्वल टू 1, आपके पास से एक रफ डायग्राम में बना रहा हूं, ये है आपके पास से x इक्वल टू 1 एंड x ये वाला जो है आर द इक्वेशंस ऑफ टू एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। ये डेटा आपके पास यहाँ है। आपको कैसे पता चला कि सर ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं? तो 3 एंगल होते हैं ट्राइंगल में, आपने इन्हीं दोनों से क्यों पास करवाया? आपने ये दोनों एंगल बाइसेक्टर ए से पास क्यों नहीं करवाए? बहुत आसान है, ए के मुझे कोऑर्डिनेट पता है, तो 4 इसको सेटिस्फाई करता नहीं, 4 इक्वल टू 1 आ रहा है, 4, -1 इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल बाइसेक्टर जिन एंगल से पास हो रहे हैं, जिन एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, वो वर्टेक्स दूसरे वाले हैं, ए नहीं है। 4, -1 भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। और ये बाइसेक्ट करते हैं, इंटरनली बाइसेक्ट करते हैं, तो ये आपके पास है b/2, ये भी आपके पास है b/2, ये भी बाइसेक्ट होता है c/2, ये वाला भी आपके पास है c/2। ये जो सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है, टॉप क्लास क्वेश्चन है। चलिए अब हम इसको शुरुआत से बनाते हैं। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स जहां मिलते हैं उसको कहते हैं इन सेंटर। क्या कहते हैं? इन सेंटर। चलिए अब देखते हैं कि और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, वरना फिर हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स, हमें ट्राइंगल की साइड्स की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। वर्टेक्स दे दिया है, 2 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं कि और इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो बात हम यहाँ पर देखेंगे। ये अगर b/2 है, ये अगर b/2 है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को सोच के देखिएगा, क्या ये मिरर की तरह काम नहीं करेगा? सोचिए, आराम से सोचिए। ये एक लाइन है, इससे 2 सेम एंगल पे लाइंस हैं, तो यहाँ पर जो ए है इसका मिरर इमेज अगर मैं यहाँ बनाऊं तो मुझे यहीं आकर मिलेगा, ये 90 डिग्री है, A1 यहीं होगा, क्योंकि ये सेम एंगल है, एक साइड कॉमन है। परपेंडिकुलर अगर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर अगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया
तो ये 90, ये 90, ये दोनों अगर इक्वल हो ही जाएंगे, एंगल भी सेम है, एक साइड कॉमन है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एक ही इमेज A1 डैश इस लाइन के अबाउट यहाँ आएगी, एक ही इमेज इस लाइन के अबाउट यहाँ A1 BC लाइन पर आकर मिलेगा, 100% श्योर है, क्योंकि इसी का एंगल B/2 है, इसी का एंगल B/2 है। ये बात मैंने बनाई आपको। तो पहले हम इमेज ऑफ A ले लेते हैं। सो इमेज ऑफ A 4, -1 अबाउट द लाइन x - 1 इज इक्वल टू 0। आप इस बात को समझे हैं या नहीं समझे? फिर से समझाता हूं। देखो होता क्या है, आपके पास ये दो लाइंस है, ठीक है। अब मुझे अगर ये मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर बना दिया थीटा, और ये भी थीटा है, तो आप देखोगे ये सेम लाइन है, तो क्या होगा ना, जो खास बात इस वाले की वो इसी बात इसकी है। आप ऐसे समझ के देखिए कि ये एक मिरर है, बीच वाला, थोड़ा आप समझेंगे तो बात बना पाएंगे। ये मिरर है, तो एक लाइन अगर इधर जाते हुए दिख रही, तो एक लाइन हमें इधर जाते हुए दिखेगी। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं आपके पास, जितने भी पॉइंट्स आपके पास हैं, अगर आप यहाँ पर इनके साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये अगर P पॉइंट है तो इसका इसके अबाउट इमेज यहीं आएगी P डैश, 100%। हर पॉइंट इमेज कैसे बनती है, अगर मैं मिरर के सामने हूं तो मेरी आंख की जगह आंख बनेगी, नाक की जगह नाक बनेगी, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ऐसे सारे पॉइंट यहाँ एक एक करके बनेंगे। तो फिर ये जो A पॉइंट है इसकी इमेज A1 यहाँ पर बननी चाहिए। इमेज वाला फॉर्मूला अब हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो इमेज का फॉर्मूला लगाइए, आपके पास है x - x1 अपॉन x की जगह 1, y - y1 अपॉन y तो है ही नहीं 0, -2 आता है, यहाँ सेटिस्फाई करेंगे, 4 - 1 a² + b², ये हो गया y 0 है, x का कोफिशिएंट 1, y का 0 है, डेटा बना। यहाँ 3 आता है, 3 की वैल्यू आपके पास से -6 आता है, -2 आता है, ये 0 आ गया, y की वैल्यू -1। हमारे पास A1 आया है -2, -1, दिस इज द A1, ये डेटा आपके पास बना, ठीक। तो यहां से आपके पास A1 पॉइंट आ गया। आगे चले। सर जो एंगल बाइसेक्टर कहानी आपने इसके रिस्पेक्ट में यहां बताई थी, क्या वो सेम सिचुएशन अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो यहां नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहां भी सेम एंगल है, ये C/2 है, तो यहाँ ये C/2 है, ये इधर की साइड इसकी भी इमेज यहाँ आके बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इसका, तो ये यहाँ पर A1 है, तो ये यहाँ पर A2 आ जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ पर आकर बनेगा, इस साइड पर इसकी इमेज यहाँ भी आएगी, तो वो भी हम बना लेते हैं। सुनाओ, इमेज ऑफ A 4, -1 अबाउट, किसके अबाउट? इस लाइन के अबाउट, ये लाइन है आपके पास, अबाउट द लाइन या एंगल बाइसेक्टर, और ये कौन सा पॉइंट आएगा? दिस इज योर A2। तो x - 4 अपॉन x का कोफिशिएंट 1, -1 -2, सेटिस्फाई कीजिएगा, 4 + 1 -1 a² + b², ये डेटा आपके पास है। यहाँ आपके पास 2 आता है, 4 ये भी चला गया है, -4 आपके पास आता है, x की वैल्यू 0 आती है, 3 आता है, ये दो डेटा मैंने बनाए, ठीक है। तो आपके पास A2 पॉइंट भी निकल के आ गया है, 0,3, 0,3, A1 आ गया है, A2 आ गया है, दोनों पॉइंट्स आ गए। A1 A2 आ चुके हैं, तो मुझे BC की इक्वेशन लिखने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। देखो एक बात समझिए, BC के लिए मुझे BOC पता होना जरूरी नहीं है, ये चारों पॉइंट कोलिनियर हैं, चारों पॉइंट कोलिनियर है, तो अगर किसी लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट पता तो मुझे सारी इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं कहूंगा BC की जो इक्वेशन है इट इज सेम एज कि मैं A1 A2 की इक्वेशन लिखूं, एक ही बात है, ठीक है। तो फिर यहां लिखूंगा मैं y - y1 x - x1, और फिर यहां पर y2 - y1 अपॉन आपके पास से 0 + 2 लिखा गया है। यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 से हम डिवाइड करेंगे तो डेटा बनता है आपके पास से 2x + 4, y का डेटा आपके पास आएगा 2x + 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ BC।
एक लाइन ये बनेगी y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। वर्टेक्स ए हमें पता है, क्या हमें बी पर निकाल सकते हैं? बिल्कुल। x इक्वल टू 1 पता है और BC हमें पता है, तो x इक्वल टू 1 और BC मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, तो B पॉइंट निकल के आ जाएगा आपके पास यहां से, आपके पास यहां से अब B पॉइंट निकल के आ जाएगा। सो फॉर पॉइंट B सॉल्व x इक्वल टू 1 एंड द BC, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो y का वैल्यू 5 आता है, B पॉइंट आ गया आपके पास 1,5। सिमिलरली अगर आपको C पॉइंट निकालना है, तो C पॉइंट के लिए आपके पास ये वाली लाइन पता है आपको, x माइनस वाई माइनस 1, और BC की इक्वेशन आपको पता है, तो यहां आप सॉल्व करेंगे y इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड BC, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये डेटा हमने बनाया, हमारे पास x का वैल्यू -4 -5, C निकल के आ गया -4 -5। ठीक है, तो B और C पता है, अब हम A भी निकाल सकते हैं और AC निकाल सकते हैं, क्योंकि एक साइड तो निकाल चुके हैं और हम वो मार्क भी कर चुके हैं। तो A पॉइंट आपके पास है 4, -1, B पॉइंट आपके पास से आया 1,5, और C पॉइंट आपके पास से आता है -4, -5। BC की इक्वेशन आ चुकी है, बारी है AB की। दोनों का डिफरेंस लेंगे, 6 आएगा, 1 -4 करते हैं -3 आता है, यहां से -2 बनता है, तो ये बनता है 2x - 8, 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन देखिए, 2x प्लस वाई माइनस 7, 2x प्लस वाई माइनस 7, सी ऑप्शन ये आपके पास हाथ बनी है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ AB जो निकल के आई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ BC, कंप्लीट सॉल्यूशन। आगे चलते हैं, और कौन सी साइड बची है? अब हमारे पास BC निकाल चुके हैं, AB हो चुका, बनाते हैं AC, AC की इक्वेशन। सो y प्लस 1 x माइनस 4, डिफरेंस लीजिए, -5 प्लस 1, फिर -4 प्लस -4, सो -5 प्लस 1 -4 -4। तो यहां से डेटा आप देखेंगे तो -4 अपॉन -8 आपने लिखा, 1/2 आता है x माइनस 4। ठीक, तो यहां से है 2y प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 4। ये डेटा आपके पास, 2y इक्वल टू x माइनस 6 आपके पास है। एक और इक्वेशन बनेंगे, 2y इक्वल टू x माइनस 6, 2y इक्वल टू x माइनस 6, ये रहा। दिस इज AC इक्वेशन, दिस इज AC इक्वेशन। तो ACD आपके पास से बात बनेगी, ये नहीं बनेगा, ACD हमारा फाइनल आंसर्स बन जाएंगे, ACD। ये ब्रिलियंट क्वेश्चन है, टॉप क्लास क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है। चूंकि यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स थे, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसके बारे में सोचना था कैसे हम बनाएं। तो एंगल बाइसेक्टर्स के अबाउट इमेज ले ली, पॉइंट्स आ गए, सोचा। बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसे और बेहतरीन सवाल आपको मेरी बुक में भी मिलेंगे, जहाँ पर ऐसे कई कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा लेटरल सोचना पड़ेगा, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, कैसे इसको ट्राई किया जाए। तो हर चैप्टर पे ऐसे ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं जो आपको सोचने के लिए मजबूर करें, आपके माइंड को ओपन करेंगे और एक तरीके से कॉन्सेप्चुअली आपको रिच करेंगे। सो कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग। Consider 2 points A is 1,2 and B is 3, -1, and M be a point on the straight line while is as x plus y is equal to 0. M be the point on the line L equal to 0 such that AM plus BM is minimum, then reflection of M in the line x equal to y is। ये कॉम्प्रिहेंशन हम सॉल्व करने वाले हैं, जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है, जिसमें पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है और दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम
डिफरेंसेस, इनको मिनिमम या मैक्सिमम पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक कॉम्प्रिहेंशन है जिसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है, सेकंड एंड थर्ड पार्ट भी है। जो पहले इंफॉर्मेशन जो तीनों क्वेश्चंस में कॉमन है, सबसे पहले हम वहाँ पर इसको एड्रेस करते हैं कि क्या हमसे यहाँ पर पूछे जाने वाला है। पॉइंट ए है 1,2 आपके पास है और एक लाइन है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई ये वो लाइन है, यहाँ से बात बनेगी आपके पास से। ठीक है, और यहाँ पॉइंट है आपके पास से, लेट्स कॉल दिस एज अ ए पॉइंट, जिससे कोऑर्डिनेट आपके पास से 1,2 आता है। ठीक है, और यहाँ आपके पास से एक पॉइंट है बी, जिसके कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे तो वो 3,-1 आते हैं। ठीक है, ये बात हमने बनाई। इस वाली लाइन जो है ये, इसका स्लोप अगर आप देखेंगे तो इसका स्लोप -1 है, और वहीं पर मैं आपसे ए बी का स्लोप भी निकालने को बोलूँगा। तो y2 - y1 आपके पास से 2 + 1 बन जाएगा एंड 1 - 3, मैग्नीट्यूड वाइज -3/2 आता है। ठीक है, तो ये चेक करना ज़रूरी है, वरना क्या होगा, हमें ये डिसाइड करना है कि अगर इनको मिलाएंगे तो वो इस साइड कट करेगा, और अगर बी पॉइंट यहाँ हो गया तो फिर ये ऊपर की साइड कट करेंगे। तो ये एनालिसिस हम शुरू में कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, ये मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो ये -1 है और ये -3/2 है विथ साइन। लाइक मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे तो आप देखिएगा, अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल कम आएगा, और ये -3/2 है, तो इसका एंगल यहाँ से ज़्यादा आना चाहिए। तो क्या ऐसा है, आप देख लीजिए, यहाँ पर ये जो एंगल है और यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा ताकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा बने। ठीक है, समझ गए। तो ये बिल्कुल थोड़ा इधर रहेगा, तो ज्वाइन करेंगे तो ये इस साइड 4th क्वाड्रेंट में इसको कट करेगा। ठीक है, इतना एनालिसिस कर लिया, मतलब इनके एक्चुअल डायग्राम बना लिया। आगे बढ़ते हैं। एम बी द पॉइंट ऑन लाइन एल, इस लाइन एल के ऊपर पॉइंट एम लाई करता है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, सच दैट ए एम प्लस बी एम इज मिनिमम। ओके, इस तरह से लाई करता है कि ए एम प्लस बी एम मिनिमम रहता है। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से दिस इज एम, और यहाँ से मैंने इसको ऐसे ज्वाइन करा दिया। ये ए एम हो गया, ये एम बी हो गया है, ए एम प्लस बी एम। जब भी ट्राइंगल बनेगा, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। थर्ड साइड आपके पास ए बी है। ठीक है, हम चाहते हैं यहां पर कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकाली जाए। क्या वैल्यू निकाली जाए? मिनिमम। तो मिनिमम में अगर आप ये सोचते हो कि सर तीनों को कोलिनियर बना देते हैं तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो अगर हम वो सिचुएशन लेते हैं तो ए बी एम से मिलाएंगे तो यहाँ आके आपके पास एम बनेगा, इसको डॉटेड करके बनाते हैं। तो ए एम अकेला इतना ग्रेटर आ चुका है, फिर बी एम है, दोनों का सम तो और ज़्यादा आ जाएगा। समझ पा रहे? अगर मैं कोलिनियर रखता हूँ यहाँ पर, तो ए एम और एम बी ये दोनों लेंथ का सम मिनिमम नहीं, बहुत ज़्यादा आएगा, ग्रेटेस्ट आ जाएगा। ठीक है, वो वाला केस रिजेक्ट किया। फिर कुछ और सोचने लगे कि इस लाइन के अबाउट ये दोनों पॉइंट सेम साइड पर हैं, ए भी इधर है, बी भी इधर है। तो इस लाइन के अबाउट अगर हम यहां पर इसका इमेज ले लें, बी पॉइंट का या ए पॉइंट का, तो मैंने यहां पर इसके अबाउट इसका इमेज ले लिया, बी डैश। क्या हुआ है? बी का इमेज। सो वी आर टेकिंग इमेज ऑफ बी about the line x plus y is equal to 0। इस लाइन के अबाउट इसका हमने लिया इमेज। इमेज अगर लेंगे तो क्या होगा वो सोचिएगा। इमेज जब लेंगे ना तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल आएगी। पहली बात, ये डिस्टेंस इक्वल आ जाएगी। ये एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी 90 होगा। करेक्ट? ठीक है, तो एक बात सोचिएगा, तो ये जो मैं एम बी बना रहा हूं, ये वाला एम बी और ये वाला एम बी डैश क्या इक्वल होंगे नहीं होंगे, ये मेरा आपसे एक सवाल है। सोचते हैं आराम से कि अगर इमेज मैंने लिया है, एक साइड दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, एक साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, ये वाली साइड अंदर 90 है, यहां भी 90 होगा। करेक्ट? और ये लेंथ इक्वल है, तो एक साइड कॉमन है, तो परपेंडिकुलर इक्वल है और 90 डिग्री है। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो चुके हैं? कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्राइंगल आपके पास से कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कुछ लोकेशन को नाम देता हूँ, लेट्स से दिस इज पी पॉइंट, तो ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल बी एम पी
कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी एम बी डैश पी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो जो एम बी है वही एम बी डैश है, तो जो एम बी है वही आपका एम बी डैश वही एम बी के इक्वल है, ये जो एम बी है यही एम बी डैश है, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या चाहते हैं वो देखिए, हम चाहते हैं ए एम प्लस बी एम। अब बी एम तो एम बी डैश के इक्वल है, यानी ये तो बी डैश एम के इक्वल है, दोनों की लेंथ इक्वल है। अब इससे क्या हुआ, फायदा हुआ। अब इस वाले पॉइंट के लोकेशन से हम यहां आ गए, तो आप इससे डिस्टेंस निकालें या इससे डिस्टेंस निकालें, बात बराबर है। तो ये एक्सप्रेशन निकालना था, हम पहुंच गए यहां पर। अब हम इसकी बात करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, एम यहां पर है, तो एम की ए से डिस्टेंस, एम की बी डैश से डिस्टेंस, ये हमें मिनिमम करना है। आप मुझे बताइए पोजीशन कब आएगी, जब मैं बात करने वाला हूं कि ए से एम प्लस एम से बी डैश का सम कांस्टेंट आए, और हम चाहते हैं कांस्टेंट इन द सेंस ये सम मिनिमम आए। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी आपको क्या नजर आती है, ये आप सोच के बताइए। तो ये हुआ अपने पास से, उस डायग्राम में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला, और यहाँ अपने पास पॉइंट ए है, लेट्स कॉल इट एज एन ए पॉइंट, यहाँ अपने पास बी पॉइंट है। तो बी की अगर हम इमेज यहाँ पर लेंगे तो वो आपके पास आता है बी डैश। अब ये हम चाहते हैं मिनिमम निकले, ए एम प्लस बी डैश एम। तो हम अगर मिनिमम चाहते हैं तो फिर हमें इन तीनों को कोलिनियर कर देना चाहिए। दिस इज द पॉइंट ऑफ एम, यानी यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये लोकेशन यहां वाली बनेगी कि मैं इसको सीधा स्ट्रेट यहां ज्वाइन कर दूंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द लोकेशन ऑफ एम, जिसके लिए अगर हम चाहते हैं कि ये मिनिमम आए, ये होगा तब व्हेन ए एम एंड बी डैश आर कोलिनियर। तो इसका इधर इमेज लिया और इसके बाद ये कोलिनियर बन जाए तो ऐसी बात बन जाएगी। चाहते हैं मिनिमम, तो आपसे m पॉइंट पूछना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन आपको निकालना है इस लाइन x इक्वल टू y के बाद। अब जो m आएगा उसका लास्ट में जाके फिर हमें एक और रिफ्लेक्शन लेना है। चलिए, तो पहले तो हम इस लोकेशन को निकाल लेते हैं, कैसे बनेगा। तो ये जो लाइन है हमारे पास x प्लस वाई, तो सबसे पहले इसकी इमेज लेते हैं b डैश। तो आपके पास x माइनस 3 वाई प्लस 1 लाइन है, ये -2 आता है, ये डेटा आपने रखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा आपके पास से, -2 आता है, x का वैल्यू 1 आता है, y का वैल्यू -3 आता है, ठीक है, ये डेटा आपके पास से आता है। सो दिस इज द पॉइंट बी डैश, ठीक है, ये हमारे पास यहां से पॉइंट आ जाएगा 1, -3। ठीक, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। अब बी डैश आने के बाद वी आर लुकिंग फॉर एम, कैसे निकाला जाए। हम ए एम ए बी डैश की इक्वेशन लिखेंगे, ए पता है बी डैश पता है, और उसको सॉल्व कर लेंगे x प्लस वाई के साथ, हमारे पास बात बन जाएगी। तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे ए बी डैश की इक्वेशन ए आपको पता है जो बनेगा y-2 है और x-1 है, y-2 x-1, बी डैश आपके पास यहाँ है, दोनों का आप डिफरेंस लीजिएगा, y2 - y1 इज कमिंग एज 5, 2 है -3 है आपके पास से, ये बी डैश, तो 5 आता है, और यहाँ 1 - 1 ये देख सकते हैं आप, 1 - 1 0 आ रहा है। तो एक्चुअली दिस लाइन इज अ वर्टिकल लाइन, अगर आप देखें, अगर ये हमारे पास बी डैश आया है तो, सो दिस लाइन इज 0 - 1 इज कमिंग एज 0, तो एक्चुअली दिस इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x की वैल्यू 1, ये इसकी इक्वेशन आती है a डैश b डैश, ठीक है। अब a डैश b डैश, a और b डैश पता चला, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो m निकल के आ जाएगा। सो नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ m आर 1, -1, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। पर यही आंसर नहीं है, अब ये एक और ट्विस्ट है। अभी हमें इस m का इमेज लेना है, किसके अबाउट, लाइन x - y इज इक्वल टू 0, इसके अबाउट अगर हम इमेज लेंगे, सो नाउ द रिक्वायर्ड पॉइंट जिसकी हम बात करना चाहते हैं वो आपके पास से निकल के आएगा -1, 1, दिस विल बी द पॉइंट, -1, 1, दैट्स प्रिसाइजली इज द बी आंसर। तो हमारे पास यहां से फाइनली आंसर बी आता है। इस कॉम्प्रिहेंशन को फिर से मैं समझाता हूं पहले सवाल को कि हुआ क्या है।
ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात जी। तो सबसे पहले एक पॉइंट पता था, बी पता था, मैंने ये स्लोप का एनालिसिस किया ये देखने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं ए और बी यहाँ पर हो तो फिर ये इसे ऊपर जाके कट करेंगे, तो ये एनालिसिस करना जरूरी है, वरना स्टूडेंट सोचते हैं सर ऐसा डायग्राम क्यों बना। ठीक है, तो कैसे पता किया, इसका स्लोप -1 है तो मैग्नीट्यूड 1 है, माइनस है मतलब एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल है, और इसका -3/2 है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो हम प्लस इस नेगेटिव एक्स एक्सिस एंगल का मैग्नीट्यूड देख सकते हैं 45 डिग्री होगा और ये ज़्यादा होगा, तो अगर ये स्लोप यहाँ से एंगल ज़्यादा बनाएगा तो फिर ये इस साइड कट करेगा। ये हमने थोड़ा इनका एक ओरिएंटेशन बना लिया ताकि हमारे जो कॉम्प्रिहेंशन में तीनों क्वेश्चन हम इनकी एक्चुअल पोजीशन पता रहे। ठीक है, मैथमेटिकली करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अब इमेज ऑफ बी हम निकालना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर बात बनने वाली है, तो आप देखिए नोटिस कीजिएगा। तो हमने सोचा अब ए और बी यहाँ पर है, इमेज की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये पहला सवाल दिमाग में आता है कि जब हम सम कांस्टेंट निकालना चाहते हैं एम से, इसका डिस्टेंस इज एम ए, और एम बी अगर हम निकालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये सम मिनिमम आए, तो अगर ये m इस साइड में कहीं पर भी रहता है, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब ये तीनों कोलिनियर रहेंगे, तो इस पॉइंट पे ma और mb का सम बहुत ज़्यादा आ जाएगा। चाहते हैं मिनिमम आए तो यहाँ कहीं लोकेशन बननी चाहिए, तो फिर b का लिया इमेज। जब हमने इमेज लिया तो ये परपेंडिकुलर सेम है, एक साइड कॉमन है, 90-90 बन चुके हैं, तो जो mb है वही mb डैश है, लेंथ सेम है। ये हमारा एक्सप्रेशन था, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं। तो अब बात ये बन गई कि ma प्लस mb डैश ये मिनिमम चाहिए, तो ये मिनिमम तब होगा जब ab के बीच में m आ जाए, यानी तीनों कैसे बन जाए, कोलिनियर। कोलिनियर बनाया, b डैश निकाला, b का इमेज इस लाइन के अबाउट, ये बनी बात b डैश। आगे पहुंचे, ab डैश की इक्वेशन निकाली, x = 1, m पॉइंट आ गया, इसको सॉल्व कर लिया x + y के साथ, और लास्ट में जाते जाते पूछा है जिसका लाइन x = y के साथ इमेज लेना है, इमेज आया b पॉइंट। ठीक है, यहां पर अबाउट द लाइन x + y = 0। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि वहां क्या पूछा है। b be the point on line such that am - bm is maximum। अब हम चाहते हैं डिफरेंस मैक्सिमम आए। फिर से प्लॉट बनाया कि क्या सिचुएशन है, ये लाइन हमारे पास है और दो पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर बने हुए हैं, सो लेट्स कॉल इट एज ए, और यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है बी। सो ए पॉइंट इज नोन एज 2,1,2, और बी आता है आपके पास है 3,-1। ये डेटा बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम चाहते हैं am - bm मैक्सिमम आए। ट्राइंगल रूल ये जब कहता है फर्स्ट पार्ट में कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होता है, तो ऐसा ही एक रूल डिफरेंस के लिए भी है कि आप जब भी यहाँ पर एक m पॉइंट बनाएंगे, m से इनका डिस्टेंसेस लेंगे, यानी अगर मैं a को आगे रखूँ कि am - bm दो साइड्स का डिफरेंस अगर आप बनाते हैं तो ये तीसरी साइड से ग्रेटर आता है। ये ट्राइंगल रूल ये बात कहता है कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज्यादा आता है, और वही दो साइड्स का डिफरेंस अगर हम निकालें तो फिर वो थर्ड साइड से कम आता है। हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमम बने, am - bm ये मैक्सिमम बने, तो मैक्सिमम बनाना चाहते हो तो फिर ये आपके पास ab बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम इस डिफरेंस को चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस क्या होगा, ये थर्ड साइड से ग्रेटर है, इसको थर्ड साइड के बराबर ही कर दीजिए। मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटी है, और ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आप ऐसे अचीव कर सकते हैं कि अब तक आप सोच रहे थे कि m यहाँ है, तो ये आप ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं कि इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया। अब हम ये चाहते हैं कि ये मैक्सिमम बने, तो मैक्सिमम बनाते हैं ना, आप इसको ऐसे करके एक्सटेंड कर दीजिए। सो दिस इज दैट पोजिशन, दिस इज दैट पोजीशन। अगर ये तीनों यहाँ कोलिनियर हो गए तो अब आप देखिए ये am बनेगा, ये mb बनेगा, डिफरेंस लूंगा तो मेरे पास ab मैक्सिमम निकल के आ जाएगा। सो दैट मीन्स व्हेन a, b एंड m आर कोलिनियर, जब ये तीनों आपके पास से कोलिनियर आ जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास ab की इक्वेशन अब आप लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमें m निकालना होगा। ये इक्वेशन हमें पता है, तो आगे बढ़ते हैं। ए बी की इक्वेशन y - y1 x - x1 दोनों का लिया डिफरेंस आता है 3, यहाँ डिफरेंस लिया आता है -2।
माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये डेटा बन गया आपके पास, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करते हैं किसके साथ, लाइन L, x इक्वल टू माइनस वाई रख दीजिए और सॉल्व करके देखिए क्या बात बनी। माइनस 3y प्लस 2y माइनस 7, y की वैल्यू माइनस 7 है और x की वैल्यू 7 है, तो आपके पास ये पॉइंट आ गया m 7 कोमा माइनस 7, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास आ गया, m की वैल्यू आ गई 7 कोमा माइनस 7, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ m निकालनी है n के साथ, n आपके पास लिखा गया है, ये आपके पास है। सो लेट्स कैलकुलेट दिस mn। 7 माइनस 1 इज 6 का स्क्वायर, यहां से 8 का स्क्वायर है, 36 है, 64 है, 100 आता है, डेटा आपके पास है 10 आता है। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप मार्क करेंगे यहाँ पर डी। तो हर सवाल अलग तरीके का है, सोचना होगा क्या कॉन्सेप्ट होता है, ट्रायंगल रूल क्या कहता है, क्या यहाँ से बात बन सकती है। तो मैक्सिमम यही हो सकता था कि अगर यहाँ बन जाएगा तो हमेशा दो साइड्स का डिफरेंस थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। ऐसा बनाएंगे तो देखिए एग्जैक्टली थर्ड साइड के इक्वल आ जाएगा। बढ़िया सवाल, टॉप क्लास क्वेश्चन। सो वी आर मार्किंग डी एज द फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट में क्या पूछा उस पर भी फोकस करते हैं। एम बी द पॉइंट ऑन द लाइन सच दैट AM माइनस BM इज मिनिमम। ये अब आप सोचने वाली बात है, बहुत बढ़िया सवाल है। अभी इसको मैक्सिमम कर रहे थे कॉम्प्रिहेंशन सेकंड पार्ट, अब हम इसको मिनिमम चाहते हैं। फिर से प्लॉट बनाया, अब सोचते हैं अब कौन सी सिचुएशन है जहां पर ऐसा हो सकता है। ये बात सोचने की है, ठीक है। सो लेट्स सी, लेट्स ऑब्जर्व कि क्या कहानी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास A पॉइंट है, यहाँ आपके पास B पॉइंट है, ये मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। आप मुझे बताइए कि ये जो बात चल रहा है ये है मॉड और डिफरेंस लिया गया है डिस्टेंसेस का। मॉड का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मॉड का मिनिमम वैल्यू तो 0 होता है, इसका मिनिमम वैल्यू तो आप 0 कर सकते हैं। यानी m की ऐसी लोकेशन हो कि यहां से A और B दोनों के डिस्टेंसेस सेम आए, यानी आपके पास AM की वैल्यू BM के बराबर आ जाए। इस लोकेशन को ढूंढिए। तो वो लोकेशन कैसे आती है, जब आपके पास AB पता हो तो आप इसके परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर निकाल दीजिए। परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर आप निकालेंगे जो 90 डिग्री पर होगा और दोनों को बाइसेक्ट करता हो। तो जैसे आप इसको यहां आके ज्वाइन कराएंगे तो बनेगा आपके पास से आइसोसेलेस ट्रायंगल। यस और नो? फिर बनेगा आपके पास से आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने वाला एक पॉइंट हमने निकाल दिया। यहां हम इसको मान लेते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज सम P, तो यहाँ M यहाँ अज्यूम कर रहा है, इसको P अज्यूम कर लेते हैं। सो दिस पॉइंट इज 1,2, शायद पॉइंट यही था 1,2 और ये 3,-1 एंड इट इज 3,-1। सो P जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा आपके पास से। P के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं, ये आपके पास बनेगा 2,3 + 1 इज 4 और यहाँ से हाफ, विच इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट ऑफ AB ये आपके पास है, AB का ये मिड पॉइंट है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, P यहाँ आ गया है, अब हम यहाँ जा रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर M को निकालना चाहते हैं। कैसे निकलेगा, हमें इसकी इक्वेशन पता है x + y = 0। हमें इसका स्लोप पता चल गया है कि स्लोप ऑफ AB कितना है, -3/2। अब हमें इसके परपेंडिकुलर जो MP है इसका स्लोप निकालेंगे तो वो बनेगा 3/2। ये -3/2 तो ये है 2/3, करेक्ट। अब इसका स्लोप पता चल गया। अब हमें इस पर्टिकुलर पोजीशन की बात करनी है, P पॉइंट हमें पता है, तो अब हम MP की इक्वेशन भी लिख लेते हैं, जो बनेगा y - ½ = 2/3 और x - 2। 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ से तो आपके पास से 4 बनेगा, 4x - 8। ये डेटा आपके पास आया, ठीक है। अब ये सॉल्व करना है हमें x + y के साथ, ताकि हमारे पास एग्जैक्टली M की लोकेशन आ चुके। तो अब इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं विद द लाइन L।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी y की जगह में माइनस एक्स रखूंगा, रखिए। तो -6x, 4x, -5, हमारे पास x का वैल्यू हाफ आता है, निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। x की वैल्यू हाफ है तो y की वैल्यू -हाफ है। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ m, हाफ कोमा -हाफ। तो हम डिफरेंसेस दो पॉइंट से उसको मिनिमम चाहते हैं। मिनिमम बनेगा मॉड की वैल्यू 0 है जब ये दोनों इक्वल आ जाए। तो हमने यहाँ पर जो जनरेट किया है बेसिकली यही हमारा की पॉइंट है। दिस इज परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। और ऐसा हो गया है कि हमने ट्राइंगल MAB को आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दिया है। आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? ये A है, यहाँ B है, यहाँ हम ऐसी लोकेशन M की चाहते हैं कि जिससे दोनों के डिस्टेंसेस इक्वल रहें। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब आप यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं 90 डिग्री पर, और ये साइड्स भी आपकी इक्वल आती हैं। और जब ये इक्वल आएंगी तो डिफरेंस आएगा 0। बढ़िया कॉन्सेप्ट। यहाँ पहुँचे, आगे क्या चाहते हैं वो देखिए। एरिया ऑफ AMB, इसका एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो निकाला जा सकता है। आपके पास M के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, A के पता है, B के पता है। सो नाउ द एरिया ऑफ AMB 1/2, A के कोऑर्डिनेट है 1,2, 1 2, B के कोऑर्डिनेट देख लीजिए 3, -1, और ये हाफ, -हाफ। ठीक है, स्टेयर फॉर्मूला काम में लेंगे और यहां से हम इसका एरिया कंप्यूटेशन करेंगे। तो ये बनेगा -1, -6, यहाँ डेटा आपके पास है -3/2 + 1/2। फिर यहाँ जाएंगे तो वैल्यू आती है 1, और फिर यहाँ से हाफ आता है, तो ये 1 बनेगा, और ये यहाँ पर 1/2 आता है। 1 से 1 कैंसिल, ये 1/2 आता है। ये 1 है, और ये यहाँ से अगर आप हटाएंगे, मॉड लेना है मैं इस पूरे का, ये 1 यहाँ से हटाएंगे तो आपके पास डेटा बनेगा -6 -1/2। ठीक है, कैलकुलेशन का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। ये 12 है और ये 13 है, आपके पास डेटा बचता है 13/4 इज फाइनल आंसर कमिंग एज 13/4। दैट्स प्रिसाइजली द ए आंसर। बहुत बढ़िया सवाल। एक ही कॉम्प्रीहेंशन जो इस पर्टिकुलर प्रोफाइल, मतलब स्ट्रेट लाइन का, ये वन ऑफ द ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है जिसमें स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं। तो यहाँ डिफरेंस मिनिमम चाहते थे, 0 कर दो, मॉड की मिनिमम वैल्यू 0 है। उसके आगे आप प्रोसीड करेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल आपका यहाँ बनेगा। ये है यहाँ का मेजर कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हम इसी डिफरेंस को मैक्सिमम चाहते थे। मैक्सिमम चाहते हैं और अगर दोनों पॉइंट सेम साइड है तो कोलिनियर कर दीजिए। अगर ये पॉइंट इधर होता तो फिर हम इमेज लेके इस काम को करते या कुछ और सोचते इस बारे में। अगर ये पॉइंट इधर भी होता तो फिर हमें एक इमेज लेके फिर बात बनानी थी। ठीक है, सेम साइड थे, सीधा स्ट्रेट लाइन बना दिया। इसके पिछले वाले में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें AM + BM मिनिमम चाहिए था, जो थर्ड साइड से ग्रेटर आता है। ट्राइंगल रूल यहाँ पर ये कहता है कि AM + BM जो होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ट्राइंगल रूल ऐसा है। तो हमने ये सोचा कि पहले इसका इमेज लिया, ये डिस्टेंसेस कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की, इसके बराबर है, फिर यहाँ पर इनको कोलिनियर कर दिया। ठीक है, तो ऐसे सीखते रहिए। बहुत बेहतरीन सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। मैथमेटिक्स में ऐसे और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना तो अपनी बुक से कर सकते हैं। कीप सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, डेफिनेटली आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ABCD is a square with sides of unit length. Point E and F are taken on the side AB and AD respectively such that AE is equal to EF, जैसा दिख रहा है यहाँ पर AF. Then P is point inside the square ABCD. ये कॉम्प्रीहेंशन है जिसको हम यहाँ पर एड्रेस करने वाले हैं। इसके ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसा वैसा करते हुए चलिए। ठीक है, तो उस डेटा जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले उसको मार्क करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। बोला है कि आप स्क्वायर बनाइए, तो स्क्वायर स्पेसिफाई नहीं किया है कि एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है, तो हम सबसे इजीएस्ट पॉसिबल वे में इसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने ए पॉइंट को सबसे पहले 0 ले लिया, ओरिजिन, फिर बी है, फिर सी है, और फिर है डी।
सो दिस पॉइंट इज 0,0 और देखिए साइड कितनी है, यूनिट लेंथ है, यानी ये 1 है, तो ये भी 1 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट फिक्स हो गए 1,0, इसका कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया 0,1, इसका कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया 1,1। ठीक है, ये स्क्वायर आ गया आपके पास। फिर पॉइंट E एंड F आर टेकन ऑन साइड AB एंड AD। यहां पर हमें E और F पॉइंट लेना है, सो लेट्स टेक इट E पॉइंट हियर एंड F पॉइंट हियर। दो पॉइंट ले लिए हमने, कैसे लिए हैं वो भी देखिए। AE और AF इक्वल है, अच्छा इन दोनों की डिस्टेंसेस इक्वल है, मैंने ज्यादा दूर पर ले लिया है, स्पेसिफाई किया हुआ है कि नहीं पास पास है, तो ये AE है तो फिर यहीं पर आपके पास AF है, दोनों इक्वल है। हमारे पास ये सिचुएशन है कि A ही है वही आपके पास AF भी होगा। लेट्स टेक इट एज एन अल्फा, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो आपके पास E के कोऑर्डिनेट आएंगे अल्फा, 0 और इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 0, अल्फा। ठीक है, AE इक्वल टू AF, AE इक्वल टू AF बन गए बात। यहां तक सारी इंफॉर्मेशन हमने यूटिलाइज भी कर ली है, समझ भी ली है। आगे चलते हैं। नाउ P इज द पॉइंट इनसाइड द स्क्वायर ABCD। अब इसके अंदर आपके पास कहीं पर एक पॉइंट है P, सो लेट्स से दिस इज द पॉइंट P। एक पॉइंट इसके इनसाइड लाई करता है, चाहते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल CDFE। CDFE इसके अंदर तो P का रोल नहीं है, तो अभी हम P के रोल को हटा देते हैं और इस डायग्राम में जो बात बोली गई उसी के हिसाब से बनाते हैं। CD ये F है, ये E है, इसकी बात हो रहा है, इसकी बात हो रही है हमसे कि भाई ये बात है, और इस एरिया को हम चाहते हैं कि आप मैक्सिमम कीजिए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, शेडेड कर देते हैं, इसकी बात हमसे हो रही है। अब आप मुझे बताइए जो शेडेड एरिया है ये स्क्वायर में से दो ट्राइंगल घटाए हुए हैं, कितने ट्राइंगल घटाए हुए हैं, दो ट्राइंगल माइनस किए हुए हैं, तो इस स्क्वायर में से एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। ये लेंथ अगर अल्फा है तो आप देख सकते हैं इसकी लेंथ 1 माइनस अल्फा बनेगी। ठीक है, तो मैं यहां पर बात करता हूं कि भाई एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल CDFE इज एरिया ऑफ स्क्वायर, जो पूरा स्क्वायर है हमारे पास ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF माइनस ये AEF माइनस कर देंगे हम यहां पर ट्राइंगल EBC। EBC आपके पास आ जाएगा, EBC ये दोनों हटा देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास है 1 into 1 माइनस 1/2। AEF आपके पास आता है, सो वी आर गेटिंग दिस एज अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1/2। आपके पास ये वाला बना लेते हैं, ये 1 माइनस अल्फा है और ये हाइट आपके पास 1 रहेगी, ये इमीडिएट आपके पास है। तो ये एक्सप्रेशन बना। अब हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम आए, ये हमारी कंस्ट्रेंट है। तो देखिए यहाँ पर हाफ लिखा है, इस हाफ को तो बाहर खींच लेते हैं। ये है 2 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 प्लस अल्फा, ये डेटा आपके पास बन रहा है। ठीक है, सोचे समझते क्या इसको बना सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ हमने कोशिश किया कि हम हाफ ही रखेंगे और यहाँ आपके पास अल्फा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिखा है। होल स्क्वायरिंग कीजिए, एक अल्फा स्क्वायर आएगा, ये लिखा हुआ 2AB लिखेंगे आप यहाँ से तो माइनस अल्फा बनेगा, माइनस माइनस होता है प्लस, यही लिखा हुआ है। फिर यहाँ एक 1/4 एक्स्ट्रा आएगा, कितना 1/4, और मेरे पास यहाँ पर 1 लिखा गया है, देखो 2 माइनस 1 बन जाएगा 1, और वहाँ पर 1/4 एक्स्ट्रा है, तो फिर मुझे यहाँ पर 5/4 लिखना पड़ेगा। तो पहले पूरा रीचेक कर लें कि दोनों इक्वल है या नहीं, है ना, ये बात हम पहले देख लेते हैं कि दोनों इक्वल है या नहीं। तो यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर करेक्ट, फिर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, फिर यहाँ आता है 1/4 और 5/4, उसकी वैल्यू आती है 1, 2 माइनस 1 भी 1 ही लिखा गया है, समझ गए, वो एक होल स्क्वायर लिखा गया है। यहाँ पर सवाल ये बनता है, तो ये बनेगा 5/8 माइनस 1/2 अल्फा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हम चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, और हम अगर ये चाहते हैं तो आप मुझे बताइए जो भी होल स्क्वायर होता है कैसा होता है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है।
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पर अगर ये डेटा लिखा हुआ है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो मैं इस एरिया की मैक्सिमम बात अगर करना चाहूं तो वो मेरे पास बनेगा 5/8 और ये डेटा बन जाएगा 0। फाइनल आंसर इज कमिंग एज 5/8। 5/8 हम यहाँ से मार्क कर देंगे। तो सिक्वेंशियली पूरा अच्छे से प्रोसेस किया, कोऑर्डिनेट की तरफ लेके गए, पॉइंट्स अज्यूम किए, सबसे छोटा स्क्वायर बनाया जिसका एक पॉइंट वर्टेक्स पे लिया। ये सोचना, यही तो मार्क्स है, यही तो सोचना है कि आप कैसे एक वेरिएबल लेंगे, सेम लेते हैं, कोऑर्डिनेट की तरफ चले गए, स्क्वायर के एरिया में से ट्राइंगल को बनाया, क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, किसी भी रियल नंबर का होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 आती है वो रखा, तो हमारे पास एरिया मैक्सिमम आ गया। अभी कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड पार्ट इसका बाकी है, पढ़ते हैं क्या पूछा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए माइनस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू। ये डेटा डायरेक्टली पूछा है, हमसे बात की जा रही है पी पॉइंट कहाँ पर है। सो लिखा है पी बी द पॉइंट इनसाइड द स्क्वायर ए बी सी डी। ओके, तो फिर से कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर से वही स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ पर जो बात है उसके बारे में सोचते हैं। ए बी सी और डी सारे 90 डिग्री है, स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन हो चुका है, यहाँ 1 है, ये भी 1 है, सबकी लेंथ 1 है। आगे बढ़ते, आपके पास पूछा ए ई इक्वल टू ए एफ, पी इज अ पॉइंट इनसाइड द स्क्वायर ए बी सी डी। ए बी सी डी के अंदर पी पॉइंट कहीं पर है, ठीक है। लेट्स लोकेट के पी यहाँ पर कहीं पर है, लेट्स से हियर इट इज पी। सेंटर पे तो नहीं ले रहा मैं, पी की बात यहाँ कर लेता हूँ, ठीक। अब हमारे पास क्या डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सोचना चाहते हैं कि कैसे बात बनाई जाए, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर है पी ए स्क्वायर यानी ये डिस्टेंस बनेगी, फिर पी बी स्क्वायर ये डिस्टेंस बनेगा, फिर पी सी स्क्वायर यहाँ है और फिर पी डी स्क्वायर यहाँ है। इन डिस्टेंसेस की बात हमसे पूछी जा रही है। क्या कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड है या नहीं वो हम सोचने के लिए सबसे पहले पी पॉइंट को ही बना लेते हैं x, y है, और अगर ये इनसाइड द स्क्वायर है, इस कंस्ट्रेंट को कैसे यूटिलाइज करें। अगर ये इनसाइड द स्क्वायर है तो कंफर्म बात है कि हमारे पास x हो या y दोनों की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। x कोऑर्डिनेट भी 0 से 1 के बीच में रहेगा और y कोऑर्डिनेट भी 0 से 1 के बीच में रहेगा। अब हम आते हैं इस एक्सप्रेशन पर और सीधा सीधा इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। a के कोऑर्डिनेट है 0 0, b के कोऑर्डिनेट है 1 0, ये है 0,1 और ये है 0,1 और ये है 1,1। तो पी ए डिस्टेंस आप निकालिए, पी पॉइंट वो रहा, ए आपके पास वो रहा, स्क्वायर करेंगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी बी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पी सी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। फिर पी डी, डी पॉइंट 0,1 है, इट इज एक्स स्क्वायर, इट इज वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। ये डेटा हमने बना दिया सारा। आगे चले, सिंप्लीफाई करते हैं कि क्या बात हम बना पाएंगे। तो थोड़ा अगर आप सिक्वेंशियली इसको प्रोसेस को देखें, क्या हम इसको बना सकते हैं, बस उसी पे हमें फोकस भी करना है। तो आप देखोगे ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो चुका है, ऊपर करने की जरूरत भी नहीं है। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव लिखा है, ये कैंसिल है। ये वाई स्क्वायर आपके पास है, इस वाई स्क्वायर से कैंसिल है, प्लस माइनस, और ये वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इससे कैंसिल है। तो मेरे पास तो कुछ आया ही नहीं, मेरे पास तो फाइनली आंसर ही 0 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0। सो इट इज नॉट इक्वल टू, किसकी इक्वल नहीं है? इक्वल तो 0 के है, बाकी इन सब के इक्वल नहीं है। तो अब यहां पर मार्क करेंगे ए बी सी, ठीक। तो क्या था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, जनरल पॉइंट लिया, जैसे एक्सप्रेशन लिखे सब आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर कई बार थॉट आता है कि इसको कैसे और तरीके से बना, कुछ नहीं, जनरल जो पॉइंट था उसी के हिसाब से एक्सप्रेशंस लिखे और ये आपस में कैंसिलिंग आउट होने लग गए। सो वी आर गेटिंग दिस एज 0। और ये आप देखोगे तो पी की पोजीशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। पी की पोजीशन इसके अंदर कहीं पर भी आप ले लो या बाहर भी कहीं ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आप डिस्टेंसेस का इन चारों से डिस्टेंसेस में इस तरीके से है कि जो ए से डिस्टेंस है बी के डिस्टेंसेस का स्क्वायर का डिफरेंस लेते हो, सी और डी से डिस्टेंसेस का स्क्वायर का डिफरेंसेस लेते हो, इट इज कमिंग एज कांस्टेंट 0।
ठीक है, और उसका पहले वाले पार्ट को भी हमने यहाँ पर इस तरीके से बनाया। तो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के लिए स्ट्रैटेजी यही है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन उसको अच्छे से पहले समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके ऊपर बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन है, जो अगले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको आराम से सॉल्व कीजिए। टेक योर टाइम, फिर उसको बनाइए, बात ज़रूर बनेगी और आप इसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको हो सकता है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी हो कॉम्प्रिहेंशन की, तो जो मेरी बुक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, वहाँ से आप कीजिए, वहाँ आपको बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने को मिलेंगे, क्योंकि जेईई एडवांस के अंदर कॉम्प्रिहेंशन आता ही आता है। ओके, कीप लर्निंग। ये कॉम्प्रिहेंशन हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन के ऊपर। पढ़ते हैं क्या पूछा जा रहा है। इन अ डायग्राम अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ए 0,16 एंड पॉइंट बी 8,0। P is chosen in first quadrant on the line through A and B। ठीक है, P यहाँ पर लेना है। C and D are chosen on X and Y axis respectively। PDOC is a rectangle। ठीक है, this is a rectangle। The perpendicular distance of AB from the point 2,2 is root lambda times root 5। ऐसे करके हमसे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। 3 क्वेश्चंस हमें यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं वही एक ज्योमेट्री जो ग्राफ इसमें दी हुई है उसी को सबसे पहले यहाँ पर प्लॉट कर लेता हूँ। सो लेट्स से दिस इज अ A पॉइंट 0,16, इट्स अ B पॉइंट 8,0 एंड देयर इज सम पॉइंट P जहाँ से आप यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं C एंड D। दिस इज ओरिजिन। ठीक, तो आप सबसे पहले AB की इक्वेशन बता दीजिए। अगर हमें इंटरसेप्ट पता है कि ये 8 है, इंटरसेप्ट ये 16 है, तो इक्वेशन आपके पास 8/x + y/16 इज इक्वल टू 1 आ जाता है। इंटरसेप्ट फॉर्म से आप इसकी इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं, ए बी की इक्वेशन आपके पास आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी पॉइंट हमें इसी के ऊपर अज्यूम करना है, ये बात बोली गई है। अब हम बात क्या करना चाहते हैं, ए बी की इक्वेशन आगे। क्या हमें क्वेश्चन नंबर 6 में और कुछ एनालिसिस करना है? नहीं करना है, बात इसी के आगे बढ़ानी बस। तो इसी के आगे चलते हैं। अब हमें करना है ए बी डिस्टेंस आगे, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली ए बी से फ्रॉम द पॉइंट 2,2। So let's call this as a Q point 2,2। इस पॉइंट 2,2 की बात करें तो 2,2 तो यहाँ कहीं अंदर होगा, यहाँ है 2,2। तो इससे डिस्टेंस कैसे निकलेगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इससे डिस्टेंस निकाल देते हैं। जो रिक्वायर्ड है डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम लाइन AB, तो वो आपके पास है 4 + 2 - 16 अपॉन √of 4 + 1। और ये डिस्टेंस भी हमें गिवन है, इट इज लैम्डा टाइम्स √5। ध्यान रखेंगे 4 + 2 6 होता है, यहाँ चला गया तो 10 आएगा। ये है √5, यहाँ है लैम्डा √5। लैम्डा बाय 5 आपके पास आ गया है और आंसर की वैल्यू भी 2 आती है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज कमिंग एज 2। तो यहाँ पर हम इसको 2 मार्क कर देंगे। ठीक है, फाइनल आंसर आपके पास से 2 आ जाएगा। और पार्ट देखते हैं इसके, और क्या क्या पूछा गया। सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ PDOC इज अ स्क्वायर। ठीक है, PDOC की हम बात करने वाले हैं, जो कि एक स्क्वायर बने। तो एक बात एक सोचिएगा, इस प्लॉट को मैं यहीं पर फिर से बना देता हूँ ताकि हम इसको यहीं पर एड्रेस करें। एक लाइन हमने बनाई, दिस इज अ A पॉइंट, जो अपने पास पॉइंट था 0,16 एंड इट इज अ B पॉइंट जो आया आपके पास 8,0। ए बी की इक्वेशन आपके पास 2x + y = 16। यहाँ आपके पास P पॉइंट है, ये आपने परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप किया है, परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप किया। D एंड C, ये आपके पास D है, C है, ये ओरिजिन। इसके ऊपर कोई पॉइंट आपको P पॉइंट लेना है तो आप एक काम कीजिए, x की वैल्यू अल्फा ले लीजिए, तो y की वैल्यू आपके पास है 16 - 2 अल्फा आता है। तो हम यहाँ पर P पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। दिस इज फॉर द P पॉइंट। ठीक है, तो P पॉइंट किसके ऊपर आ गया? P लाइज ऑन AB। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हम चाहते हैं कि PDOC स्क्वायर बन जाए। स्क्वायर बनेगा तो ये सब इक्वल आएंगे चारों। और अगर मैंने ये पॉइंट अल्फा कोमा 16 - 2 अल्फा लिया है, तो आप समझिए होंगे कि ये लेंथ अल्फा बनेगी और ये वाली लेंथ आपकी 16 - 2 अल्फा है। स्क्वायर बनेंगे, इन दोनों का डेटा सेम आएगा। तो हमने भी इक्वल कर दिया, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ऐसा होगा कि मतलब स्क्वायर में तो OC और PC बराबर आ जाएंगे। आपके पास यहाँ से अल्फा की वैल्यू 16/3 बनने वाली है।
चाहते क्या है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ठीक है, तो सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं अब, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो वो आपके पास x कोऑर्डिनेट अल्फा है, y कोऑर्डिनेट ये लिखा गया है, जो अल्टीमेटली 16 माइनस अल्फा बनता है, यहाँ ये डेटा है 48 आता है यहाँ से, तो 32/3 आपके पास से डेटा बनेगा। डिवाइड कर दीजिए, 10.66 के आसपास आपकी इसकी वैल्यू निकल के आती है, 10.6666 चलता ही चला जाएगा, ये 32/3 के आसपास ये डेटा बनेगा। अंडरस्टूड। तो सिंपल सी कहानी थी, पॉइंट इस पर लाई करता है और आपको एक स्क्वायर बनाना है। मैंने ये सिंपल बोला, हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो, वर्ड्स पे मत जाना, और अगर मैंने सिंपल बोला है तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़ी मेहनत के अंदर इस कॉन्सेप्ट पे महारत हासिल कर सकते हैं। अच्छी बात है। कैसे? पॉइंट अज्यूम किया ऑन द लाइन, फिर ये एक स्क्वायर बना है यहाँ से, यानी ये जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है सारे बराबर होने चाहिए। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि ये एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। PDOC इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसमें सोचते हुए चलिए, बना लेंगे बाद में। एक और ऑप्शन इसके अंदर पूछा गया, पॉइंट नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ऑल द पोजीशंस ऑफ पॉइंट P ऑन AB सो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल PDOC इज 30 स्क्वायर यूनिट्स। क्या कहानी है, आइए समझते हैं। फिर से वही पॉइंट A आपको पता है 0,16, यहाँ सा A पॉइंट था या B पॉइंट था? A ही था, और यहाँ है B पॉइंट आपके पास 8,0, ठीक है। जैसा बोले वैसा करो। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। आपके पास यहाँ एक लोकेशन है P, अब स्क्वायर की बात मना कर दी है, स्क्वायर की बात मना कर दी है, ODPC ये बात है। रेक्टेंगल है, क्या है? रेक्टेंगल। तो हमारे पास अभी अभी हमने अज्यूम किया था कि P की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। P का कोऑर्डिनेट क्या था? अल्फा कोमा 16 माइनस 2 अल्फा। ये पॉइंट हम यहाँ पर भी अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर रहता है। तो फिर ये लेंथ बन गई आपके पास से अल्फा, और ये हाइट आपके पास से आ गई 16 माइनस 2 अल्फा। बारी आती है रेक्टेंगल की, PDOC, इट इज 30। ये कहानी, इसके एरिया की वैल्यू 30 आती है। ये अल्फा है और यहाँ पर है 16 माइनस 2 अल्फा, 30। ये डेटा आपके पास से 30 है। यहाँ एक बात सोचिएगा, ये जो अल्फा हम अज्यूम कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो अल्फा आपके पास से पॉजिटिव रहेगा, ये बात कंफर्म है। अल्फा हैज़ टू बी पॉजिटिव, ठीक। और अल्फा की एक और बात है, अल्फा जो है आपके पास से यहाँ पर ये जो y कोऑर्डिनेट है ये भी इसका पॉजिटिव रहेगा, तो आपके पास से 16 माइनस 2 अल्फा भी पॉजिटिव ही रहेगा, यानी अल्फा की वैल्यू लेस देन 8 रहेगी। ये यहाँ से भी दिखती है, ये जो अल्फा है 8 से छोटा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ हम चलते हैं। अब देखो, जब आप एरिया रखने जा रहे हैं, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सामने भी फिर पॉजिटिव का ही चांस है। 16 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 30। वी आर हैविंग अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा प्लस 15, 2 से हटा दिया, फैक्टराइज करते हैं, 15 चाहते हैं, अल्फा माइनस 3 आएगा और अल्फा माइनस 5 आएगा। दो बातें यहाँ से बन रही है, एक अल्फा इक्वल टू 3 आता है और एक अल्फा इक्वल टू 5 आता है। इन दोनों वैल्यूज के हिसाब से मैं P पॉइंट निकालना चाहता हूँ। अल्फा अगर 3 है तो वी आर हैविंग 3, इसका आप डबल रखिएगा तो 16 माइनस 6 इज कमिंग एज 10, ठीक है। और यहाँ पर P आप रख लीजिए, 5 आता है, यहाँ 10 आएगा आपके पास है, 16 माइनस 10 इज कमिंग एज 6। दो कोऑर्डिनेट हमारे पास बने P। आगे बढ़ते, क्या पूछा है? अब हम चाहते हैं सम ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑल पोजीशन ऑफ P, ये पूछा जा रहा है। कितने? नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, हाउ मेनी वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग 2 पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, सो वी आर गोइंग टू मार्क हियर एज नंबर ऑफ सच पॉइंट P आर 2। 2 हमारे पास यहां से आंसर बन जाएगा। तो जैसा वो बोले, यहाँ बोला एरिया बना दिया रेक्टेंगल का इतना है, बना दो। यहाँ बोला जाता है कि नहीं आई स्क्वायर है, तो स्क्वायर से एक ऑप्शन बना दिया। जैसे इन्फॉर्मेशन वैसा काम। यहाँ आते आते अगर आप प्लस माइनस 30 कर देंगे ना, तो हो सकता है आपके पास ऐसी अल्फा की वैल्यूज आ जाए जो एक्सेप्टेबल ना हो। कहीं आप उनकी काउंटिंग करके यहाँ पर
4 मत कीजिएगा वरना गड़बड़ है। जैसे आपने सोचा सर एरिया कंप्यूट कर रहे हैं, तो फिर मैं अल्फा इंटू 16 माइनस 2 अल्फा एरिया की इक्वेशन में -30 भी रख सकता हूँ, क्योंकि अगर कभी एरिया निकाला जाता है डिटर्मिनेंट के तरीके से, तो एरिया डिटर्मिनेंट अगर नेगेटिव आता है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई वो एरिया तब भी कंसीडर होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने -30 के लिए सॉल्व करना शुरू किया तो आपके पास ये अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा और ये यहाँ पर आपके पास 15 बनेगा है। इसके जो आप डेटा निकालेंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे, मैं आपको बता देता हूँ क्या कहानी बनने वाली है। अल्फा -4 का बनेगा होल स्क्वायर, ठीक, और ये यहाँ आपके पास से बनेगा 31। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या ये बात ठीक बन रही है। अल्फा स्क्वायर -8 अल्फा 16 माइनस आपके पास 15 है, अल्फा की वैल्यू 4 आती है और ये प्लस आपके पास है √31 और एक डेटा आपके पास है ये बनता है। तो ये दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो डेटा है ये ग्रेटर देन 8 आ गया है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पोजीशन में आप यहाँ पर अल्फा को क्रॉस करके चले गए हैं, तो फिर कहाँ बन रहा है फिर रेक्टेंगल, है ना, तो इसलिए वो वाली बात रिजेक्टेड है। और ये जो डेटा है ये तो क्लियर दिख ही रहा है कि ये नेगेटिव है, √31 तो 5 से भी ज़्यादा है, इसलिए पूरा केस ही रिजेक्टेड है ये वाले, इसलिए काउंटिंग 2 ही रहेगी, 4 नहीं बनेगी। ठीक है, तो एक अच्छा सवाल है जहां पर आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। इनकी प्रैक्टिस कीजिए और कॉम्प्रिहेंशन ट्राई करने आपकी जो बुक है वहां से कर सकते हैं, पर एक इसको सॉल्व करने का एटीट्यूड बनाइए। कोई कॉम्प्रिहेंशन जो है पूछे ही जाते हैं जे एडवांस के पेपर के अंदर, मेंस में नहीं आते हैं, एडवांस में आते हैं। तो अगर आप एडवांस एस्पिरेंट हैं तो याद रखिए एडवांस की तैयारी लास्ट के 1.5 महीने में नहीं होगी। आप सोचें कि मैं जेईई मेन के बाद कर लूँगा, नहीं, ये थॉट प्रोसेस हमें शुरू से ही डेवलप करना होता है। ओके, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। एक मैच द कॉलम हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, जिसके यहाँ पर कॉलम 1 के अंदर 4 हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और लिस्ट 2 के अंदर PQRS करके भी ऑप्शंस बने गए हैं, और फिर यहाँ पर एक ऑप्शन करके हमें करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। हमारा मेन एम यहाँ पर यही है कि हम एक एक ऑप्शन को सीक्वेंशियली बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि अभी हमारा एग्जाम नहीं हुआ, सो हमारा मेन एम ये है कि हम कॉन्सेप्चुअली सबको स्ट्रांगली सॉल्व करें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। क्या कहता है फर्स्ट पार्ट, देखिएगा, इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस विद दिस लाइन इज a, b। तो आप पहुंचे, आपके पास लाइन है 3x + 4y = 12। इसको बनाएंगे हम तो बनता है x/4, यहाँ से आता है y/3, सामने है 1, ट्राइंगल बनाया, ये बात बनी। तो आप यहाँ पहुँचते हैं, ये आता है आपके पास से 0 0, ये पॉइंट है आपके पास से 4,0 A पॉइंट, यहाँ आता है B और ये है 0,3। ठीक, बनी बात। आगे बात A आ गया, B आ गया। अब हम यहाँ पर एक इन सेंटर बनाना चाहते हैं। अब इन सेंटर की कॉन्सेप्ट है, इन सेंटर होता है इन सर्कल का सेंटर। तो एक या तो आपके पास वो फॉर्मूला पता हो इन सेंटर का, जिससे आप जानते हो कि सर ax1 + bx2 + cx3 डिवाइडेड बाय a + b + c, ay1 + by2 + cy3 डिवाइडेड बाय a + b + c। ये बात कहानी है। तो आप देखिएगा a के सामने वाला जो वर्टेक्स है, दिस इज योर a एंड दिस इज योर b एंड दिस इज योर c। हम देख सकते हैं a की वैल्यू आपके पास से 3 आती है, b की वैल्यू आपके पास से 4 आती है, और जो c है वो लेंथ आपके पास से 5 आती है। a b c आ गए, तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। अब बनाते हैं हम i, तीनों का सम 3 + 4 + 5। तो देखिएगा a का प्रोडक्ट इसके साथ होगा, a है तो यहाँ से बनेगा 12, फिर x कोऑर्डिनेट बाकी दोनों जगह 0 हैं तो 0 0 रहेगा। फिर आपके पास से 3 + 4 + 5 आपके पास है ay1 0, by2 आपके पास b है 4, यहाँ पर है 12, और यहाँ पर आता है c यहाँ से बनाएंगे 0, यहाँ पर आता है आपके पास से 7 और 5 12 आता है, वी आर गेटिंग दिस एज 1, और यहाँ पे भी आप देखिएगा ये भी 1 है। सो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 1,1, और यही a, b है, a, b। तो आपके पास a + b का वैल्यू 2 निकल के आया है। सो a + b इज कमिंग एज 2, ये 2 आपके पास आया।
तो आई आपके पास कनेक्ट होगा क्यू के पास। यहाँ देखिए, अब इस फॉर्मेट का बड़े मजे हैं। इस फॉर्मेट में क्या होता है, एक आध ऑप्शन सॉल्व करते हैं, कुछ ऑप्शन रूल्ड आउट हो जाते हैं। तो आई की वैल्यू क्यू से कनेक्ट होगी, आपके बी और डी ऑप्शन जा चुके हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट एंड की वैल्यू क्यू, सेकंड की वैल्यू भी क्यू। ये था फर्स्ट मेथड। मैं आपको इसी का सेकंड मेथड भी बता देता हूँ। सेकंड मेथड क्या होगा, चलिए डिस्कस कर। इसके अंदर ये सर्कल रहेगा, ये सर्कल का ही सेंटर है, ये होता है इन सेंटर। तो ये होती है इसकी रेडियस आर, ये भी बनेगा इसका रेडियस आर, यही है आई आपके पास से। और जो इन रेडियस होती है इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा अपॉन एस, तो यहाँ पर डेल्टा आप आराम से निकाल सकते हो, हाफ ए बी, और सेमी पेरीमीटर होती है तीनों का सम, ए प्लस बी प्लस सी। इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट देखोगे सर्कल के सेंटर के, तो आर कोमा आर आ जाएगा, यहाँ से हाफ चला जाएगा। ई बी आपके पास लिखा है 3 है, यहाँ है 4, यहाँ है 3, यहाँ 4, यहाँ आता है 5 आपके पास से। आर कोमा आर हम निकालना चाहते हैं, ये 12 है और ये भी 12 है, 1। तो आपके पास इन सेंटर निकल के आ गया आर कोमा आर, जो बनता है 1,1। तो दिस इज आवर सेकंड अप्रोच, जिससे हम क्वेश्चन को बना रहे हैं, सीख रहे हैं। ये हमारे पास सेकंड मेथड है। इससे भी आप बना सकते थे, इससे भी आप बना सकते थे, बना लीजिए। तीसरा भी तरीका है, अगर आप चाहें तो मैं थर्ड भी बता सकता हूँ। बहुत आसान है, क्योंकि अभी हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो सर्कल नहीं पढ़ा है। आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो रेडियस वहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप रेडियस आर निकाल सकते हो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी रेडियस के बराबर होगा। ये दोनों रिलेटिवली उसके कंपैरिजन में आसान है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया, बी और डी तो गलत हो चुके हैं, हम आ चुके हैं ए और सी के पास। अब ये दोनों गलत हैं, इन दोनों में पॉसिबिलिटीज है। चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। और सेकंड पार्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन को मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सिखाने वाला हूँ, और जिस प्रोफाइल पे दिया है वो क्रैक करना भी आपको सिखाना है। देखिए सेकंड के 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी अगर हमने सेकंड सही सॉल्व कर लिया तो फिर हमें थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझिए, एग्जाम में अगर आया है तो मार्क्स मिल जाएंगे, आपने क्रैक कर लिया ABCD में से कौन सा आंसर आता है। लेकिन यहाँ तो हम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना चाहते हैं, इसलिए मैं सॉल्व करके सारे आपको बताऊंगा। सेकंड बात है, लाइन है शिफ्ट क्या है बाय 1 यूनिट क्लोजर टू द ओरिजिन, देन इक्वेशन ऑफ न्यू पोजीशन क्या बन जाती है, ये पूछा गया है। तो लाइन आपके पास है 2x - 3y = 6। तो मेरे पास 3y की वैल्यू आती है 2x - 6, ये लाइन है। और ये लाइन आपके पास स्लोप पॉजिटिव है, ऐसे बनेगी, और y इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2/3x - 2 आपके पास से डेटा बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम चाहते हैं, अब देखिए शिफ्टेड किया गया है इसको 1 यूनिट क्लोजर टू द ओरिजिन। अच्छा ठीक है, तो एक बात बताइएगा, ये इधर शिफ्ट हुआ है 1 यूनिट क्लोजर टू द ओरिजिन। यहाँ आपके पास ओरिजिन है, यहाँ आपके पास इसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है आपके पास 2x - 3y = k। क्लोजर टू द ओरिजिन अगर हम आए हैं 1 यूनिट, तो ये डिफरेंस कितना है इनके बीच का, इनके बीच का डिफरेंस 1 है। तो आप मुझे बताइए, ये जो पैरेलल लाइन बनेगी इसकी इक्वेशन भी तो सेम ही रहेगी, लैम्डा। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनमें सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। और ये 1 यूनिट शिफ्ट क्या है, टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब बारी आती है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस यह हम बना लेते हैं। तो कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस आप लीजिए, यहाँ लैम्डा है, यहाँ 6 है, अपॉन √4 + 9 आपके पास से आता है। ये डेटा बनाया, और ये जो डिस्टेंस है ये 1 के इक्वल आनी चाहिए, ±√13 आपके पास है, ये आपका लैम्डा है। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। अब एक ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने बोला क्लोजर है, तो एक बात समझिएगा कि ये जो कांस्टेंट आपने यहां मार्क किया है यहीं पर पूरा गेम है। y इंटरसेप्ट इसका आता है 0, -2, और यहाँ वाला जो y इंटरसेप्ट इसका बनेगा, ये आप देखिए यहाँ से, अगर हम यहाँ पर x को 0 करते हैं तो मेरे पास y का कोऑर्डिनेट आता है 0, -λ/3। यस और नो,
x को 0 किया, y की वैल्यू माइनस लैम्डा बाई 3 आता है। अब ये तो इससे ऊपर रहेगा क्योंकि क्लोज शिफ्ट किया है, क्लोज शिफ्ट किया है तो क्या होना चाहिए था, माइनस लैम्डा बाई 3 की वैल्यू -2 से ग्रेटर आएगी, ऊपर है, तो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन दिस। माइनस लैम्डा बाई 3 इसकी वैल्यू इसकी -2 से ग्रेटर आएगी, इससे ऊपर डेटा बनेगा। आप यहाँ जाएंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा की वैल्यू लेसर देन 6, ये आपको ऑब्जर्व करना होगा। क्लोजर बोला है तो लाइन इधर जाएगी, y इंटरसेप्ट आपके पास से इसके कंपैरिजन में ग्रेटर आएगा, है ना, विद साइन। तो यहाँ पर दिस हैज टू बी ग्रेटर देन -2, सॉल्व किया, लेसर देन 6। कौन सा डेटा पिक किया जाए, आप बताइए, जो 6 से छोटा है। 6 से छोटा एक डेटा ये बनता है और एक डेटा आपके पास से ये बनेगा। ये वाला डेटा आपके पास से रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला डेटा आपके पास से एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एक्सेप्टेड। तो एक्सेप्ट हो गया तो आपके पास इक्वेशन बनी है 2x - 3y = 6 - √13, ये लिखा हुआ है। मैच कीजिए इसके साथ, ये डेटा आपके पास लिखा है, ये डेटा यहाँ लिखा गया है। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पर तो पूरा डेटा मुझे k का वैल्यू जो नज़र आता है वो -1 नज़र आता है। -1 जो पूछा है मुझसे, मॉड ऑफ k पूछ लिया है, मॉड ऑफ k की वैल्यू है +1। +1 है तो ये आपके पास p से कनेक्ट होगा, तो यानी ये फर्स्ट हो गया आपके पास किससे कनेक्ट, q से, सेकंड हो गया p से, तो q देन p, c इज करेक्ट आंसर, इज रॉन्ग आंसर। एग्जाम में पूछा, 2 ऑप्शन सॉल्व किए, आगे बढ़ गए। थर्ड एंड फोर्थ हम अभी भी सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा एग्जाम नहीं हुआ, हम तो वी आर हियर एट लर्निंग। ये कॉम्बिनेशंस बदल देंगे तो हमें सॉल्व करने पड़ जाएंगे। तो सवाल बहुत अच्छा बोला गया, क्लोजर मूव किया है, तो ये डिसाइड करना, दिस इज द हार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन के डिसाइड कैसे किया। क्लोजर है तो ऊपर आके कट करेगा, ऊपर आके कट करेगा तो -λ/3 -2 से ग्रेटर होगा। बढ़िया सवाल, आगे चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट पे पहुंचे, सो लेट्स मार्क द थर्ड पार्ट। क्या हुआ है समझते चलिएगा। ये कनेक्ट हो चुका है P से, नहीं Q से, ये कनेक्ट हुआ है P से, आगे बढ़ता है। सम ऑफ एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन विच लाई एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, ठीक है, सम ऑफ एब्सिसा ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है, विच इज एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन। तो जो गिवन लाइन है पहले हम उसको समझ लेते हैं। यहां पर y का वैल्यू है x - 3, तो एक पॉइंट हमने ले लिया वो है x1, y1। y1 की वैल्यू आती है x1 - 3, ये पॉइंट A आपके पास से आता है x1 और ये है x1 - 3, ये इस लाइन के ऊपर है। इसके सम ऑफ एब्सिसास हमें निकालने, ध्यान रखेंगे, विच लाइज एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, ठीक है। अब इस पॉइंट की यूनिट डिस्टेंस से, कौन सी लाइन से, ये एक लाइन है आपके पास 4x - 3y - 12 = 0। यहाँ है आपके पास से पॉइंट A, ये आपको डिस्टेंस निकालनी है। दिस डिस्टेंस इज 1, दिस डिस्टेंस इज यूनिट डिस्टेंस 1 आती है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल दीजिए, दिस इज कमिंग एज 1। ये A पॉइंट आपको पता है, फॉर्मूला बनता है ax1 y1 अपॉन √of a² + b²। ये 1 है, आप रखिए यहाँ पर, 4x1 आता है, 3 यहाँ पर है, x1 - 3 है, 12 है, √ है 25 है, 5 बन जाएगा। 4x1 - 3x1 आपके पास से डेटा बनता है x1, यहाँ 9 आता है, 9 - 12 आपके पास से -3 आता है, यहाँ पर आया डेटा 5। ठीक है, कैलकुलेशन को ध्यान रखिए, तो 9 आएगा, -3 आएगा, सामने 1 है, तो आप देखिए इस मॉड को अब हम ओपन करेंगे, +-1 आता है, ये डेटा आपके पास। प्लस आप बनाएंगे तो आपके पास 8 आता है, -1 आपके पास आता है तो -2 आता है, और हमसे पूछा है कि सम ऑफ एब्सिसा निकाल दीजिए, ठीक है। तो सम ऑफ एब्सिसा अगर हम निकालें तो वो 8 - 2 हमारे पास से 6 आता है, और 6 आपके पास जाके कनेक्ट होगा इसके साथ, एस ऑप्शन के साथ। यहाँ बिल्कुल सी हम पहले मार्क कर चुके हैं, QPS बन चुका है, QPS। जैसा क्वेश्चन बोले वैसा वैसा करते चलिए। हमारे पास काफी सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं हमेशा, जो थ्योरी से हमने सीखे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें सिर्फ उसी को यूटिलाइज करना है, वो भी उस प्रोसेस से, उस मेथड से जिससे टाइम कम लगे और
मेहनत कम हो, मैनिपुलेशंस कम हो, कैलकुलेशन कम हो, इफेक्टिवली जल्दी सॉल्व करना। आते हैं फोर्थ पार्ट पर। क्या पूछा गया फोर्थ पार्ट में? पढ़िए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए। अच्छा, ए का इंटीजर पार्ट निकालिए फॉर विच द पॉइंट 2, a लाइज बिटवीन द पैरेलल लाइंस, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करता है। तो अगर हम इस फोर्थ पार्ट को देखें, एड्रेस करें, तो हमारे पास लाइंस लिखी गई हैं, ऐसा एक डेटा है और एक डेटा ये भी लिखा गया है। ठीक है, ये दोनों लाइंस है पैरेलल। इंटरसेक्ट फॉर्म में अगर हम चेंज करके देखें तो यहाँ 4 आता है और यहाँ आपके पास से y/2 बनता है 1, यहाँ 5 आएगा, यहाँ आपके पास से 5/2 है और ये डेटा बनता है 1। ठीक है, दोनों पैरेलल है। फिर 2, a ये हम चाहते हैं इसके बीच में लाई करता है। तो एक बात बताइए, अगर x की वैल्यू 2 हो जाए तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से क्या डेटा निकल के आएगा? यहाँ 2 है, यहाँ 2y आपके पास है, यहाँ 4 आता है, तो मेरे पास y की वैल्यू 1 आती है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मेरे पास y का वैल्यू आपके पास है 3/2 आता है, ये डेटा आपके पास आता है। तो पॉइंट क्या बनने वाले हैं? 2,1 एंड 2,3/2। लाइन्स बना दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लाइन ये बनेगी जो 5 और 5/2 पर कट करेगी, ये 5/2 है, ये 5 है। एक और लाइन आएगी जो इसी के पैरेलल है, जो यहाँ 4 और यहाँ पर 2 से वाक बनाएगी। ठीक, अब बारी आती है 2,1। 2,1 कौन सी लाइन है? देखिएगा, लाइन थी 2,a, पॉइंट इज दिस। तो यहां एक लाइन है x = 2, दिस इज द लाइन x = 2, और यहां हम पॉइंट की बात कर रहे हैं। सो वी आर हैविंग दिस पॉइंट एज 2,1 एंड वी आर हैविंग दिस पॉइंट एज 2,3/2। पता चला? x = 2 इन दोनों लाइंस को ऐसे कट करता है। तो ये जो a है ना, ये डिसाइड हो गया कि a की वैल्यू 1 से लेके 3/2 के बीच में है। इसी के बीच में रहेगा ना दिस पॉइंट। ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा? ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा। तो a जो है y कोऑर्डिनेट 1 से लेके 3/2 तक जाता है। तो आप बताइए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? इंटीग्रल पार्ट पूछा है ना, इंटीजर पार्ट बताइए। तो ये 1 से लेके 1.5 के बीच में इसका इंटीजर पार्ट आपके पास से आएगा 1। इंटीजर पार्ट निकल के आएगा आपके पास से 1। तो चलिए 1 मार्क करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट आता है 1, ये पहुंचेगा p पर। थर्ड ऑप्शन हम पहले मार्क कर चुके हैं कि ये q p s, और ये फिर से आपके पास से p आ गया है। दिस इज द एग्जैक्ट मैच, QPSP। QPSP आपके पास से फाइनल आंसर आया। वी आर गोइंग टू मार्क हियर C एज द फाइनल आंसर। ये मैच दो कॉलम ट्राई करने की कोशिश। एक एक ऑप्शन डिटेल में हमने डिस्कस किया है। कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलिए, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहिए। फिर आप देखेंगे एक ऐसा स्टेज आता है जब आप उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना सीखें, फिर उन क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व करना भी सीख जाते हैं। इट इज़ मेजरली डिपेंडेंट कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं और कैसे पढ़ते हैं। इस बात बहुत डिपेंडेंसी है इस बात की। तो सभी टॉपिक अच्छे से पढ़िए थरोली, ज़रूर आपका सिलेक्शन आपके लिए प्रोसेस में हमेशा रहेगा, टारगेट पर रहेगा। कीप लर्निंग। ABC, let the slope of side AB is 1/3. Internal angle bisector AD is 3x = 4y. Also, the mirror image of vertex B with respect to AD is 13,16 and point D is 12,9, where D lies on BC. फिर हमारे पास कुछ बातें यहाँ पर पूछी जा रही हैं। तो सबसे पहले एक तरीके से ये कॉलम्स तो हैं ही सही, कॉम्प्रीहेंशन की तरफ है जहाँ पर एक थ्योरी आपको दे दी गई है। फिर यहाँ कॉलम 1 के अंदर कुछ क्वेश्चन है, उनकी मैचिंग हमें कॉलम 2 के साथ करनी है। तो एक डायग्राम सबसे पहले हम यहीं पर कंस्ट्रक्ट करते हैं कि क्या हमसे पूछा जा रहा है। सो लेट्स टेक दिस एज ए पॉइंट, इट्स अ बी पॉइंट एंड इट्स अ सी पॉइंट। तीनों पॉइंट बनाए। ए बी का स्लोप हमें पता है 1/3 है। जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें लिखते हुए चलना है। इट इज स्लोप इज 1/3। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर AD, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आपके पास, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मतलब होता है कि इसको बाइसेक्ट करने वाला एंगल आपको बना दिया है। मतलब ये हो गया आपका a/2 और ये भी आपके पास है a/2। इसकी इक्वेशन हमें पता है 3x - 4y = 0 एंड दिस इज योर D पॉइंट AD, और D के कोऑर्डिनेट हमें पता है ये है 12,9। ठीक है,
आगे चलते हैं। ऑल्सो द मिरर इमेज ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए डी, ध्यान से पढ़िए, मिरर इमेज ऑफ वर्टेक्स बी विद रेस्पेक्ट टू ए डी, मिरर इमेज ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए डी, मिरर इमेज लेंगे, मिरर इमेज ले लिया, यह एंगल 90, जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस यहाँ आया और ये बनेगा बी डैश, एंड दिस पॉइंट इज 13,16। ठीक, अब आगे कुछ बातें पूछी, बी वर्टेक्स बताइए, स्लोप ऑफ एसी बताइए, सब बातें पूछी गई हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात, एंगल बाइसेक्टर क्या है? ये एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो सुनिएगा कहानी, ये दो लाइंस हैं और ये है इनका एंगल बाइसेक्टर। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, बात समझिएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो आपको नहीं लगता कि अगर मैं इसको एज ए मिरर बना दूं तो इसकी इमेज हर जगह यहां पर आ रही है, जो पॉइंट यहां पर है वो पॉइंट यहां पर भी आएगा, जो पॉइंट यहां पर है वो यहां पर भी आएगा। यही होता है एंगल बाइसेक्टर। तो समझते हुए चलिए, ये एंगल बाइसेक्टर आपने बनाया जो एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। जब मैं यहाँ इमेज लेता हूं तो ये बना 90, ये बना 90 आ चुका है, एक साइड मेरी कॉमन है 90 है, और थीटा भी सेम अगर हो गया है तो फिर ये सारी लेंथ इक्वल आती हैं, इक्वल आती हैं। ठीक है, तो मतलब ये मिरर इमेज है। मिरर में कैसे बनेगा? अगर मैं मिरर के सामने हूं तो नोज की जगह नोज, हेयर की जगह हेयर, ऐसे ही बनता। प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, दिस इज ट्रीटेड एज ए मिरर। यहां भी a/2 है, यहां भी a/2, यानी यहां पर मिरर कौन है? मिरर है AD। यहां पर एंगल बाइसेक्टर ये है, तो ये बनेगा आपके पास मिरर। सो दिस विल बी ट्रीटेड एज अ मिरर। तो अगर A का इमेज AD के अबाउट B डैश आता है, तो अगर इसकी इमेज यहां है तो क्या ये इसकी इमेज नहीं है? तो यहां पर ये एंगल बाइसेक्टर, तो AB और AC ये इसका इमेज लोगे तो यहां आ जाएगा, इसका यहां आ जाएगा। तो सवाल ये है कि अगर B का AD के रिस्पेक्ट में इमेज B डैश है, तो B डैश का भी इमेज कौन बनेगा? B बनेगा। यस और नो? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इमेज ऑफ B अबाउट, जो आपने एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखी है, इज पॉइंट B डैश, जो आपके पास है 13,6। और सिमिलरली हम ये भी बात कह सकते हैं कि नाउ द इमेज ऑफ B डैश अबाउट द सेम लाइन इज पॉइंट B, जो आपको निकालना है यहां पर। तो आप फॉर्मूला लगाइए इमेज का, x - 13 y - 16, x का कोऑर्डिनेट y का कोऑर्डिनेट -2 39 64 9 + 16, ये आपके पास से डेटा है। ठीक, 40 यहां से हटाएंगे तो 24 आता है, एक आगे फिर 25 आ जाता है, माइनस माइनस प्लस आ गया है, ये कैंसिल हो गए हैं, आपके पास से डेटा 2 आता है। ठीक है, 25 कैंसिल और यहाँ से डेटा 2 आता है। यहाँ से आप x को सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेटा बनेगा 13 + 6 की वैल्यू 19 आती है, ये 8 आता है, यहाँ से भी 8 आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वर्टेक्स B आता है 18,9, x कोऑर्डिनेट इज 19 एंड इट इज 18। पूछा है A - B निकालिए, so which is equal to A, B. A minus B will come as 19 minus 8, it is coming as 11। तो ये आपके पास R ऑप्शन पे मैच कर जाएगा। सो A is coming as R। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन पे। यहां पूछा गया है कि ABC, let the slope of AB is 1/3, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ AD गिवन है, यहां हम स्लोप ऑफ AC में इंटरेस्टेड है। ठीक है भाई, बनाइए वो, ये A है, ये B है। अभी हमने B निकाला, कितना है? 19,8। ठीक है, 19,8 हम यहाँ पहुंचे, एंड देयर इज एन AD जिसकी इक्वेशन है हमारे पास 3x = 4y, और ये AC है। इसका स्लोप हमने मान लिया m2 है, इसका स्लोप हमें गिवन है 1/3। क्योंकि ये एंगल A/3 है, A/2 है, ये भी A/2 है,
तो हमें अगर AC का स्लोप निकालना जो यहाँ पूछा गया है, मान लिया ये M2 है, तो देखिए ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, इसके लिए हमें सिर्फ स्लोप चाहिए, तो इसका भी हम स्लोप अगर देखें तो वो 3/4 है। तो अगर tan ऑफ A/2 निकाला जाए, जो कि पहले इन दोनों के बीच का है, तो वो आएगा आपके पास से 3/4 माइनस M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ये डेटा बनेगा। और यही एंगल इधर से आना चाहिए, ये M2 है और ये 3/4 है, यहाँ है M2, यहाँ है 3/4, 1 प्लस M2 आपके पास है और ये डेटा है 3/4। इन दोनों के बीच का एंगल भी हमने यहाँ पर बना दिया। सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या बात बनती है। 9 माइनस 4 आपके पास से आता है 5/12। यहाँ आपके पास देखेंगे अगर तो ये बनता है आपके पास यहाँ से 5/4, ठीक है, ये 5/4 बनेगा। 3 से 3 कैंसिल है, 5/4, 5 से 5 कैंसिल है, आपके पास से 1/3 आता है। 4M2 माइनस 3, 4 प्लस 3M2, ये डेटा आपके पास है। मॉड हटाएंगे, सामने आपके प्लस माइनस 1/3 आता है। सॉल्व कीजिए, एक बार प्लस एक बार माइनस। 12M2 माइनस 9 इज इक्वल टू 4 प्लस 3M2। 9M2 आपके पास से 13 है, M2 का वैल्यू आपके पास है 13/9 आता है। सिमिलरली अगर हम माइनस साइन लेंगे तो आप देखिएगा यहां से आपके पास 15 टाइम्स M2 आता है और ये 5 है। M2 की वैल्यू 1/3 आता है। ये स्लोप आपके पास ऑलरेडी 1/3 है, तो ऑब्वियसली आएगा भी से इस लाइन के साथ इक्वल एंगल बनाने वाले एक 1/3 भी आएगा, जो तो AB लाइन है। M2 दूसरा वाला होगा, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, इट्स रिजेक्टेड, और ये वाला डेटा आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। M2 इज क्लियर, ठीक है। तो ये कहाँ जाके मैच हुआ, 13/9 P, और ये कनेक्ट हुआ R के साथ। तो देखिए A हो गया R, B हो गया P। आगे बढ़ते हैं, C के लिए क्या पूछा वो देखते हैं। सो नाउ वी आर सॉल्विंग द C। X इंटरसेप्ट ऑन एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स A, ठीक है, बनाइए। क्या प्लॉट है उसके अकॉर्डिंग हम बनाना शुरू करते हैं। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर यानी यहां से हम जाएंगे, A है, B है, B के कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा, कितना था 19,8, 19,8। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आपके पास यहां है, ये आता है D, इसकी इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, और ये है इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। हमें इसका स्लोप पता है 1/3 है। तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए किस बात की रिक्वायरमेंट है ये सोचिए। पहली बात, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं उनके बीच में एंगल 90 डिग्री आता है। ये हुआ इंटरनल, और ये है आपके पास एक्सटर्नल। एक तो AD का स्लोप अगर आप देखेंगे वो 3/4 आता है, तो जो एक्सटर्नल है उसका स्लोप आएगा -4/3, परपेंडिकुलर एक्सटर्नल का, इसका बन जाएगा, करेक्ट। अब स्लोप तो आ गया, पॉइंट लाना जरूरी है। पॉइंट कौन सा लाएंगे, जो वर्टेक्स A है। वर्टेक्स A कैसे ला सकते हैं, देखो हमारे पास ऑलरेडी AD की इक्वेशन पता है, अगर हम AB की इक्वेशन और यहां पर लिख लें, क्योंकि B पॉइंट पता है और स्लोप मुझे पता है, y माइनस 8 1/3 आता है, और x माइनस दिस बेटा पॉइंट पता है 8, 18 है और यहाँ 8 है, 1/3 स्लोप हो गया है। 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y माइनस 24 और x माइनस 19 आपके पास आता है। यहाँ पर x प्लस 5 आपके पास से डेटा बन जाएगा। 3y की वैल्यू है x प्लस 5। दिस इज द लाइन ऑफ आपके पास से AB। अब इस AB को AD के साथ सॉल्व करना है। जो AD की इक्वेशन है वो आपके पास है 3x इक्वल टू 4y। y का डेटा आप देखिएगा, यहां है x प्लस 5/3। यहां से आप y का डेटा निकाल सकते हैं, x प्लस 5/3 यहां आपने रखा। यहां आपके पास 9x आता है, ये 4x आता है, और ये 20 आता है।
x की वैल्यू 4 है, y का डेटा निकालिए। 4 + 5 इज 9। यहां आपके पास से बनेगा कौन सा पॉइंट, 4,3 आता है। दिस इज वर्टेक्स ए। आ गया वर्टेक्स इज 4,3। AD पता था, B मालूम था, AB की इक्वेशन, पॉइंट A आ गया। बचा क्या? M1 M2 में हमें स्लोप तो पहले ही पता है, इसका एक्सटर्नल का स्लोप कितना आएगा, ये रहा -4/3। क्योंकि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, पॉइंट A हमें पता है, तो अब हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख सकते हैं। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स A। तो पॉइंट है A मालूम है, ये लिखा, और इसका स्लोप पता है -4/3। अब चाहिए क्या, उस बारे में फोकस करते हैं। हम चाहते हैं एक्स इंटरसेप्ट निकालिए। ओके, एक्स इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 करनी होगी। ये डेटा आपके पास आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू 4 आती है, यहां आपके पास 9/4 आपके पास से बनेगा। तो ये डेटा बना आपके पास 16 + 9/4। सो द वैल्यू ऑफ x इज कमिंग एज 25/4 आपके पास से बनेगा। कितना आया? 25/4। 25/4 आपने मार्क कर दिया Q। तो C कनेक्ट हो गया Q से, B कनेक्ट हो गया P से, ये हमने निकाला था अभी स्लो, और A- भी कनेक्ट हुआ था R से। तो RPQ बन चुका है। अब बचता है लास्ट ऑप्शन, एब्सिसा ऑफ पॉइंट C हमें निकालना है। अब हमें C निकालना होगा। दिस द वर्टेक्स C, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो क्या हम बना पाएंगे? बिल्कुल। हमारे पास अब A पता है और हमें इसका स्लोप भी मालूम है। C का स्लोप अभी अभी हमने निकाला। साइड AC का स्लोप है 13/9। ठीक है, तो ये बात भी हम बना सकते हैं D। तो यहां पर A पॉइंट हमें मालूम है, कितना आया है? A पॉइंट 4,3। ये C है, इसका स्लोप हमें मालूम है, इट इज 13/9। तो एब्सिसा ऑफ C हमें निकालना चाहते हैं, कितना बनेगा उस बारे में सोच रहे हैं। तो हम इसकी इक्वेशन है तो किसी और तरीके से निकाल सकते हैं, ये बात हम सोच रहे हैं। तो देखो, B हमें पता है, B के कोऑर्डिनेट अभी अभी हमने निकाले, कितने आए थे? 19,8। मल्टीपल तरीके आपके पास से हो सकते हैं। 19,8 आपके पास है, ठीक है, ये B पता है। C के बारे में हम सोच रहे हैं, ठीक है। इसका स्लोप हम लिख सकते हैं, इसका लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, और हमारे पास यहां पर इस D के कोऑर्डिनेट भी पता है। देखिए 12,9 है, तो इस BC की इक्वेशन वही होगी जो BD की इक्वेशन है। तो आप BC की इक्वेशन लिखें या फिर आप BD की इक्वेशन लिखें, एक ही बात है। अब BD की इक्वेशन के लिए हमारे पास पॉइंट लिखेंगे y-8 x-19। ये 12 है या 17 है? इट इज 12, सो इट इज 12। स्लोप लिखेंगे 9 - 8 इज 1, और आगे जाएंगे 12 - 19 इज -7। -7y + 56 आपके पास है x - 49। हम यहां से अगर देखें तो डेटा बना सकते हैं कि x + 7y, ये इधर आएगा, 75 बन जाएगा। कंडीशन नंबर 1। जब हमने BC की इक्वेशन BD के हिसाब से लिख ली है और हम इंटरेस्टेड है कि पॉइंट C निकल के आए, तो वो हम यहां से AC की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। सो y - y1 13/9 आपके पास से आता है, और x - 4 भी आपके पास लिखा गया। इसकी इक्वेशन हमने यहां से बना दी। ये 9y - 27 यहां पर है, 13x - 52 आपके पास से आता है, ठीक है। और हमें चाहिए एब्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट। तो कोशिश कीजिए कि आप y लिख पाए यहां से, यानी 75 - x/7, ये हमें लिखना होगा y का वैल्यू। तो आप 9 आता है, यह है 75 - x/7, यहाँ है 13x, और ये बनता है 25। कितना बनेगा? 25। आगे बढ़े, सिंप्लीफाई करते हैं। 9 टाइम्स अगर आप इसको करेंगे तो ये 45 बनेगा, आपके पास से 4 आएगा, और ये 4675 बनता है। 9x आएगा, 91x आता है, और यहाँ से 175 आपके पास फिर से बनेगा। 99 + 9 की वैल्यू 100x होती है, और 675 + 175, ये नंबर अगर हम बनाना चाहें, 100 ऐड कीजिए
तो आपके पास 775 आएगा। 850 मुझे यहाँ पर नंबर दिखता है, 850। आगे पहुंचते हैं, x की वैल्यू आपके पास है 85/10 आता है, यानी 8.5 है, जिसको कि हम 17/2 लिख सकते हैं, जो कि a/b बनेगा। हम इंटरेस्टेड है a/b लिखिए, फिर आप मॉड ऑफ a माइनस b जनरेट कीजिएगा। 17 - 2 है आपके पास, इसका वैल्यू 15 आता है, तो 15 मार्क करेंगे। बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, काफी सारी बातें, 4 ऑप्शंस पूछे गए हैं। दिस इज वन ऑफ द ब्रिलियंट टॉप क्लास क्वेश्चन जो मैच द कॉलम के अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं। और ऐसे मैच द कॉलम अगर आपको सॉल्व करना है तो आप मेरी जो बुक है वहां से सॉल्व कर सकते हैं। वहां पे आपको और अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद कीजिएगा। एक ही साथ सब कुछ नहीं करना है, 1 महीने 2 महीने हो जाए तो फिर से बुक ट्राई किया, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे। ओके, कीप लर्निंग। लेट OAB जो गिवन है हमारे पास 0 0 6 0 3 √3 as mentioned with the vertices of triangle OAB R be the reason consisting of all the points of P which lies inside this triangle, inside the triangle OAB, and this satisfies a relation this. The distance of P from OA is lesser than or equal to minimum of distance of P from OB and distance of P from AB, where these have a notation that first is a point, second is a line. The distance of P from the sides OA, OB and AB. Now the area of region R is, ये हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर फिर ये कैपिटल R की बात हो रही है। तो इस रीजन R का एरिया हमारे पास ये बनेगा। सबसे पहले ट्रायंगल बनाया जा रहा है OAB, उसी को हम सबसे पहले स्टडी करते हैं कि क्या बात है। ए पॉइंट आप अगर नोटिस करें एक्स एक्सिस पर है 6,0, वो तो स्टैंडर्ड है, ओरिजिन ही है। बी पॉइंट यहां पर है जो है 3,√3। अंडरस्टूड? ठीक है। डिस्टेंसेस अगर आप देखें यहां पर, ओबी डिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहता हूं तो ये मेरे पास 9 + 3 आता है, जिसकी वैल्यू √12 आएगी। यहीं पर ए बी डिस्टेंस भी निकालता हूं, 6 - 3 3 आता है, 9 बनेगा, और ये यहां पर भी 3 आएगा जो कि √12 है। फिर OA हो गया, OB हो गया, अब हम चलते हैं OA पर, इट इज 6। क्या देख पा रहे हैं ट्राइंगल कैसा है? ट्राइंगल आपके पास से आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड्स इसकी इक्वल आ रही, कंफर्म है, OB एंड AB आर इक्वल। ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब सामने हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये मिड पॉइंट को जहां पर जाकर ये मिलेगा वो आइसोसेलेस ट्राइंगल में, तो यही इसका एंगल बाइसेक्टर भी होता है। दिस इज B/2, ये इसके एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। रीजन कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, इक्वल बाइसेक्ट करता हुआ यहां आपके पास से पहुंच जाएगा। ये बात हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं। यहां पे आया, यहां मिला। आगे चलें, आगे बढ़े। 6,0 है, 3,√3 है, आपके पास यहां पर OAB लिखा हुआ है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक। अब हमें ये डिस्कस करना है इस रिलेशन के बारे में। तो आप देखिए, आपके पास ये है P, OA, मिनिमम आपके पास है P, OB एंड P, AB। ये डेटा आपके पास लिखा गया है। OB, AB इनसे डिस्टेंसेस है, उसमें से जो मिनिमम है उसकी बात P की OA से डिस्टेंस से बनानी है हमें। ठीक है, कोशिश करेंगे। यहां पर नोटिस करिए P पॉइंट्स के डिस्टेंसेस निकाली जा रही हैं साइड से, वर्टेक्स से नहीं निकाल रहे हैं। ओके, ये जो OA है, OB है और OC है, ये सब है साइड्स। तो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जिसकी तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस होती है? ये मेरा क्वेश्चन है। पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल 3 साइड्स, उस पॉइंट को कहते हैं हम इन सेंटर।
उसको इन सेंटर कहते हैं, और जिसकी तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस आती है उसको कहते हैं सरकम सेंटर। तो यहाँ पर इन सेंटर कैसे बनेगा, बाकी दोनों के भी हम एंगल बाइसेक्टर्स निकालें और यहाँ पर आके आपके पास से आई बन जाएगा। तो आई वो पोजीशन है यहाँ पर जिसकी तीनों साइड से डिस्टेंसेस इक्वल आने वाली, दे ऑल आर इक्वल, दे आर इक्वल टू द रेडियस आर इन सर्कल से। ठीक है, चलिए बात करेंगे इस बारे में भी। सबसे पहले हम OB का स्लोप निकालते हैं। यहाँ पर OB का स्लोप वो है √3/3 1/√3। मेरे पास यहाँ पर tan थीटा है, तो थीटा आई एम गेटिंग दिस एज 30 डिग्री। 30 डिग्री है तो आधा आपके पास 15 डिग्री है और आधा आपके पास 15 डिग्री यहाँ भी है। तो क्या एंगल बाइसेक्ट करता है इन सेंटर के लिए, ये 15 ये 15। अब ये मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 3,0। तो दिस लेंथ इज 3। अब ये हाइट हमें इन सेंटर की निकालनी है, तो यहाँ पर 15 डिग्री है और ये आपके पास निकल के आ जाएगा हाइट। तो हम डेटा लिखेंगे tan ऑफ 15 डिग्री आपके पास से परपेंडिकुलर IM डिवाइडेड बाय द लेंथ विच इज 3 और ये है 2 - √3। तो IM आपके पास से बनेगा 3 × 2 - √3। सो द इन सेंटर is coming as 3, 3 × 2 - √3। ये आपके पास है I के कोऑर्डिनेट आ गए। इन सेंटर निकाल दिया, एक ऐसा पॉइंट जिसकी तीनों वो साइड से डिस्टेंसेस इक्वल आती हैं। हमें P निकालना है, P का एक रीजन है, उस रीजन का एरिया निकालना है। तो चलिए फिर अपने आप को फिर से चेंज करते हैं और P की तरफ लेकर चलते हैं। P की लोकेशन कहाँ होगी? P की OB और OA से जो डिस्टेंसेस है उनमें से जो मिनिमम होगा वो उसकी डिस्टेंस P उसी लोकेशन पर P की डिस्टेंस OA की उनसे भी कम आनी चाहिए। अब मैं इस डायग्राम में कुछ और चेंजेस नहीं करना चाहता, वरना फिर समझ में नहीं आएगा सोल्यूशन क्या है। मैं नया बना लेता हूं यहाँ पर। ठीक, ये बना यहाँ पर, या आप पहुंचे या आप आने वाले। दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B। तो देखिए ये जो लोकेशन है ना इन सेंटर की जहां पे हम ज्वाइन करवा रहे हैं, दिस इज I। क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो यहाँ पर ये एंगल्स तो बाइसेक्ट हो ही चुके हैं, तो जितनी डिस्टेंस इस लाइन पर इससे होगी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर भी आएगी क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन होगी। इस लाइन पर OB से और AB से डिस्टेंस सेम आएंगी, ये परपेंडिकुलर जो मैं डाल रहा हूँ। पर इसका जो मिनिमम है, सपोज करो मिनिमम ये लेंथ है अभी, लेकिन इसी पॉइंट पर अगर मैं इसकी OA से डिस्टेंस देखूंगा तो आप देख सकते हैं कि लेंथ ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है उस पर्टिकुलर पोजीशन पर हम चाहते हैं उनकी जो डिस्टेंसेस है उससे भी मिनिमम OA की डिस्टेंसेस आए। इसका ये मतलब निकला कि P पॉइंट OA के क्लोज होना चाहिए। ये बात समझिए सबसे पहले आप। इस लाइन का मतलब ये है दैट P मस्ट बी क्लोजर टू OA, OA के पास में ये होना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए, ये जो बाउंड्री में बना रहा हूं ये बाउंड्री से इन दोनों के इक्वल है, इन दोनों से पास पास है, इससे इन दोनों के पास पास है। अगर हम AOA के पास में चाहते हैं तो ये वो रीजन आपके पास से बनेगा। ये वैसा रीजन है जिसमें ये बाउंड्री OA और OB से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करती है, ये डिस्टेंस OA और AB से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करती है, और ये जो लाइन है ये OB और AB से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करती है। गिवन कंडीशन ये कहती है कि P की डिस्टेंस OA से पास होनी चाहिए, तो ये वो रीजन हमारे पास बनेगा। और I वो पोजीशन है जो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अगर हम इसके ऊपर जाते हैं कहीं भी तो हम OA से दूर चले जाते हैं और हमें OA के पास में रहना है, तो ये वो बात अपने पास से बनती है। तो अगर इसके हम बात करें तो रिक्वायर्ड रीजन इज द शेडेड एरिया। शेडेड एरिया इज द रिक्वायर्ड रीजन। कैसे निकालें इसके बारे में एरिया, तो देखिएगा 1/2 बनेगा आपके पास से OA और Y कोऑर्डिनेट आप निकाल दीजिए इन सेंटर का। यहां पर आपके पास सब जगह P रहता है, जो Y कोऑर्डिनेट है I का वो देखेंगे। OA आपके पास यहाँ पर 6,0 है और इसका जो Y कोऑर्डिनेट है वो आपके पास लिखा गया है 3 × 2 - √3। 2 से 2 कैंसिल, 9 आपके पास कॉमन है,
ये डेटा अपने पास बनता है। मैच कीजिए, आपके पास भी यही लिखा हुआ है कि इट इज 9 टाइम्स a minus root b, so we are having a as 2 and b as 3। आपके पास आपको बनाना है यहां पर a प्लस b की वैल्यू 5 आती है आपके पास। वी आर गोइंग टू मार्क 5 एज द फाइनल आंसर। यहाँ पर 5 हम इसका आंसर मार्क कर देंगे। ये जो सवाल है मैं आपको फिर समझा दूं, बहुत प्यारा सवाल है, ब्रिलियंट क्वेश्चन है। पहले ट्राइंगल को पहचाना कैसा है आइसोसेलिस से, फिर यहाँ पर साइड से कंपैरिजन हो रहा है तो इन सेंटर के बारे में बात की। जो इक्विडिस्टेंट होता है तीनों साइड से उसी को इन सेंटर कहते हैं, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। एक का स्लोप पता था 15 डिग्री, हमारे पास इन सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर निकाल दिए। आप चाहें तो उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ax1 प्लस बी y1 वाला जो फॉर्मूला ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी, डायरेक्टली हमें दिख रहा था तो यहीं से हमने इसको जनरेट कर दिया। हम चाहते हैं इसमें P की जो डिस्टेंस है OA से क्लोजर है, तो ये वो रीजन है, इसका एरिया यहाँ पर कंप्यूट कर दिया। बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने आने चाहिए। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। A triangle has a side length 18, 24, 30. Find the area of triangle whose vertices are in center, circumcenter and centroid of that triangle। हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो साइड्स हमारे पास 18 है, 30, 24 एंड 30 है। थोड़ा इसको अगर आप देखें तो 6 कॉमन लेते हैं तो आपके पास ये बनता है, 6 कॉमन लूंगा तो 24 है, 6 कॉमन लिया तो फिर 5 है। थोड़ा साइड्स को देखा, ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स में डेटा बात करता है, तो अगर मैं 6 कॉमन लेके देखता हूँ फिर मुझे 3, 4, 5 नज़र आता है। 3, 4, 5 के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कंफर्म हो गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ से हम इसका राइट एंगल ट्राइंगल बनाने पहुंचे। एक वर्टेक्स ले लिया हमने, O है। एक तरफ आप इसको 6 × 3 यानी 18 ले सकते हैं। दिस इज, लेट्स कॉल इट एज एन A, 18,0। दूसरा वर्टेक्स हम यहाँ ले सकते हैं, लेट्स कॉल इट एज ए B। तो ये आपके पास लेंथ आ जाएगा 0, ये आपके पास है 24, 0,24, जो लेंथ आपके पास 6 × 4 है, और ये लेंथ आपके पास है 6 × 5, पाइथागोरस से बन जाएगा। अंडरस्टूड। तो डेटा का बड़ा रोल होता है मैथमेटिक्स में। राइट एंगल ट्राइंगल ये बन चुका है, ठीक है। आप मुझे यहाँ पर इन्हीं का सेंट्रोइड निकाल दीजिए। सेंट्रोइड क्या बनेगा, G, क्योंकि ये मान लिया हमने 0, 0 है, तो 0 + 18 + 0/3, 0 + 0 + 24/3, सो G इज कमिंग एज 6,8। ये बात बन गई अपने पास। कितना आ गया, 6,8। आगे राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर क्या होता है ये बताइए। सरकम सेंटर इन राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है बताइए। मैं थ्योरी भी आपको यहां बता देता हूं। It is the midpoint of hypotenuse। हाइपोटेनस आपके पास यहाँ पर AB है, तो यहाँ से सरकम सेंटर है S, तो मिड पॉइंट आप निकाल सकते हैं। 18 + 0/2 दैट्स कमिंग एज 9, और ये आएगा 12। 24/2 इज 12। दो बात आ गई, सेंट्रोइड आ गया, सरकम सेंटर आ गया, एक बचा है इन सेंटर। इन सेंटर कैसे निकलेगा सोच के देखिए। इन सेंटर जो होता है वो अंदर जो सर्कल बनता है उसकी कहानी होती है, उसका सेंटर होता है। तो यहाँ ये टच करता है, यहाँ ये टच करता है, यहाँ आपके पास से इन सेंटर आ जाएगा R। इन सेंटर की जो रेडियस होती है, इन रेडियस, इसका फॉर्मूला होता है δ/s। इससे निकाल सकते हो आप, दो तरीके हैं, इससे भी निकाल सकते हो। एरिया कैसे बनेगा देखो, 1/2। राइट एंगल ट्राइंगल बेस इंटू हाइट, तो आपके पास 18 × 24। सेमी पेरीमीटर है तो आप ऐड कर सकते हैं 18 + 24 + 30। हाफ हटा दीजिए सब जगह से, है ना, और फिर थोड़ा देखिए क्या बात बनाई जा सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। 6 आप कॉमन लीजिए, 6, 3 एंड 5 ये आपके पास है। 6 कॉमन लेंगे, 6 × 3 × 24 ये डेटा है, ये चले गए। यहाँ आपके पास 12 आता है, डेटा बना 6, तो इन सेंटर आपके पास कंफर्म हो गया 6,6 है।
कितना आ गया 6,6। ऐसे नहीं निकालना चाहते तो दूसरा तरीका है आपके पास। आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है डेल्टा अपॉन एस वाला, वैसे तो याद रखा करो। इन सेंटर के फॉर्मूले आपको याद होंगे। ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। सामने वाली साइड के हिसाब से इसको निकाला जाता है। साइड्स तो हमें पता है, 18 है, 24 है, 30 है। 18 है, 24 है, 30 है। एक्स कोऑर्डिनेट इसमें है, इन दोनों में तो नहीं है। 24 के सामने 18 लिखा है। 18 इंटू 24, बाकी दोनों 0 0 है प्लस। अब हम चलते हैं यहीं पर y कोऑर्डिनेट के लिए भी। y कोऑर्डिनेट में ये 0 है, इसका 0 है, वहां वाला 24 है। 18 इंटू 24 वहां बन जाएगा, बाकी सब 0। हाँ, इन सेंटर हम पहुंचे। यहां से हटाइए तो देखो अभी हमने यहां पर भी यही डेटा कंप्यूट किया। 18 इंटू 64 24 सेम डेटा है, विच यू आर गोइंग टू गेट इट एज 6,6। तो दो तरीके से हम इन सेंटर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से या फिर रेडियस निकाल के भी बात कर सकते हैं। अभी स्ट्रेट लाइन सर्कल अगर आपने पढ़ा नहीं है, वरना आप इसकी इक्वेशन से सेंटर से परपेंडिकुलर करके भी रेडियस निकाल सकते हो, बात बराबर है। अब हमें इसका एरिया निकालना है। जो आई सेंटर है, सरकम सेंटर है और जो सेंट्रॉइड है, इसका एरिया की कंप्यूटेशन अब हम कर लेते हैं। सो GIS जो एरिया बनेगा, वी कैन टेक इट एज 1/2। आपके पास फर्स्ट वाले की कोऑर्डिनेट है 6,8, यहाँ आपके पास 6 6 आया है, ये 9,12 है और ये फिर से आपके पास है 6,8 है। स्टेयर फॉर्मूला में काम में ले रहा हूँ, विच इज कमिंग एज 36 माइनस 48, फिर 72 माइनस 54, फिर 72, फिर 72। ठीक है, 72 माइनस 72। अब देखो क्या डेटा आपके पास बनेगा, वही हमारे पास फाइनल आंसर आना चाहिए। 72 कैंसिल, 72 कैंसिल, यहां से डेटा बनाइए। 108 आता है आपके पास, और यहां हम बनाएंगे तो 2 बनेगा, 102 है। 6 आपके पास से 3 स्क्वायर यूनिट आपके पास से एरिया बन जाएगा। तो वी आर गोइंग टू मार्क 3 एज द फाइनल आंसर। हमारे पास यहां से इसका फाइनल आंसर आएगा 3। अच्छा सवाल, स्टूडेंट देख के थोड़ा घबराएंगे कि साइन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड सब पूछ रही। सबको कई बार चाइनीज भाई एक जैसे भी नजर आते हैं, पर कोशिश कीजिए इनके कॉन्सेप्ट को सीखिए, जरूर आप बना पाएंगे। सभी भी ट्राइंगल दिया जाए, पहला रूल यही होना चाहिए। चलो सबसे पहले टाइप ऑफ ट्राइंगल पता करें। टाइप ऑफ ट्राइंगल इनको देखकर ही पता चल गया कि तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने वाले हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने से हमारे पास ये कंप्यूटेशन सरकम सेंटर का और ये सब आसान हो गया। ठीक है, अगर ये स्केलिन होता तो फिर थोड़ी हमें और मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम अपनी अप्रोच को चेंज कर देते हैं। एजेंडा वही है, जो कम टाइम में सॉल्व करे वही क्वेश्चन है। और आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि यूज बाय जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक्स है, उससे सॉल्व इलस्ट्रेशंस कीजिए, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स कीजिए, बट कीप लर्निंग, कीप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन योर फिंगर टिप्स। बहुत स्कोरिंग है, बहुत मार्क्स आते हैं, कीप लर्निंग। Line 3x plus 2y is equal to 24 meets the y-axis at A and x-axis at B. The perpendicular bisector of AB meets the line through 0, -1 parallel to x-axis at point C. Find the area of triangle ABC. कंस्ट्रक्शन करना है, थोड़ा देखना है क्या पूछा गया है, लाइन बाय लाइन इसको डिकोड करते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलने की बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले इसी को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर देना चाहिए। ये 8 है, ये 12 है। 8,0, 0,12 बनी बात। वाई एक्सिस को ए पर मिलता है, एक्स एक्सिस को बी पर मिलता है, ये बना दिया। नाउ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें बनाना है, जो लाइन है पासिंग थ्रू 0, -1। 0, -1 आपके पास लाइन यहां आएगी।
दिस इज योर लाइन 0, -1 और बनाना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये रहा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब भी क्लियर हो गया कि इसकी इक्वेशन है y = -1। अब ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो लिखा है यहाँ पर देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्ट करता है, यानी ए बी के मिड पॉइंट से पास होगा और परपेंडिकुलर एंगल रहेगा उसका। तो इन दोनों का सबसे पहले हम यहाँ पर ये बनाया इधर और ये आके कट किया यहाँ पर। सो मिड पॉइंट पहले निकाल लेते हैं। 8 और ये है, ये बना 4, 12 और 0 है, ये बन गया 6 और ये 90 डिग्री पर आकर यहाँ आके कट करेगा। यहाँ के कट क्या है, दिस इज सी। तो ए और बी हमें पता है, अब हम चाहते हैं कि सी के बारे में थोड़ा बात किया जाए यहाँ पर। तो उसका एरिया हमें कंप्यूटेशन करना है। ठीक है, सी के बारे में बात करेंगे। ए बी का स्लोप आप बताइए सबसे पहले। ए बी का स्लोप ये रहा, ए बी की इक्वेशन -3/2 आता है। तो यहाँ से सी एम का स्लोप आपके पास 2/3 आता है। कितना था, 2/3। परपेंडिकुलर है, ए बी और सी एम आर परपेंडिकुलर। ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी एम। आगे बढ़ते हैं, सी एम की इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं। एम हमें पता है 4,6 है, ये 2/3 है, या x - 4 है। इस इक्वेशन में ये जो सी एम है, ये इस लाइन y = -1 को मीट करता है। तो y = -1 रखेंगे तो -7 आपके पास रहेगा। यहां से आप डेटा बनाइएगा। -21 + 8 आता है, -13 आपके पास से आता है। -13/2 x आ गया और y की वैल्यू -1 है। नाउ वी आर हैविंग द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। ये आपके पास से पॉइंट सी है। पॉइंट सी यहां से बन गया। अब हम क्या चाहते हैं वो सोचिए। नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि हम ए बी सी का एरिया निकाल पाए, किसी तरीके से ए बी का एरिया निकाल पाए। अब आपके पास वैसे तो तीनों वर्टेक्स पता है, तो उस फॉर्मूले से भी बना सकते हो, वरना अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये है वो ट्राइंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ए बी सी। इस ट्राइंगल में नोटिस कीजिए, यहां से परपेंडिकुलर आए, ए बी आपका बेस हो गया और सी एम आपका परपेंडिकुलर बन चुका है। ठीक है, तो ए बी की लेंथ हम निकालें और ये सी एम आपके पास परपेंडिकुलर यहां से बनना चाहिए। ठीक है, तो ए बी लेंथ आप फोकस कीजिए। ए बी की बात अगर हम करें तो ए बी लेंथ आप निकाल सकते हैं। आपके पास यहां से 8 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है, 64 है, 144 आपके पास है। ठीक है, तो यहां से डेटा आपके पास जाता है, 8 आता है, 206 आपके पास आता है। ठीक है, ये आपके पास है लेंथ है, ये ए बी लेंथ आपके पास आ रही है। और ये आपको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। चाहो तो आप सी एम लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको सी भी पता है, एम भी पता है। सी एम लेंथ हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो सी एम लेंथ 13/2 है आपके पास है। 4 + 13/2 होल स्क्वायर आता है। फिर वहाँ पर 6 है तो ये बनता है 7 का बनेगा स्क्वायर। तो 8 है और यहाँ पर आपके पास है 13 आता है, 21। तो ये बनेगा 21² 4 + 7 का स्क्वायर। 7 आप कॉमन लीजिए, 7 बाहर है। 3 आपके पास है तो बनता है 9/4 + 1। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। 7/2 √13 हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया ए बी सी 1/2 सी एम इंटू ए बी, 7/2 √13। ए बी आपके पास है, ए बी के बारे में बताइए। 1208 आपके पास लिखा गया है। कोशिश करिए क्या इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी तरीके से, तो बात बनाते हैं इसके बारे में, सोचते हैं। एक तो 4 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है ना। थोड़ा अगर इस नंबर को देखें हम, 4 और आपके पास 52 ये बन जाता है। 52 को हम लिख सकते हैं 13 × 4 वापस से। तो 4√13 आप इसको बना पाएंगे, 4√13। ठीक, 4 से 4 कैंसिल है, 7 × 13 वी आर हैविंग 91।
क्या आपके पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे ना करके तीनों वर्टेक्स आपके पास थे उससे भी आप निकाल सकते हो सेकंड मेथड के एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैन बी रिटन एज हाफ। ए निकाल लीजिए, ए है आपके पास 0,12, बी आपके पास है 8,0 एंड सी इज कमिंग एज -13/2 -1। फिर वापस से क्लोजिंग जो पहला वाला वर्टेक्स है उसके हिसाब से करेंगे, 1/2 ये 0 -96 -8 ये 0 बनेगा, -78 आ जाएगा और इस पूरे का हम ले लेंगे मॉड। हाफ करना है, ये 48 है प्लस 4 है, यहां से आपके पास 39 आता है। सो यहां से 2 बनेगा, 1 बनेगा, आगे आ जाएगा तो आपके पास 91। तो मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से दिखा दिया ऐसे परपेंडिकुलर करके। आप अगर चाहें, क्योंकि तीनों वर्टेक्स पता है, इससे भी आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कीप लर्निंग। Consider a triangle ABC where AB, BC and CA are represented by the straight lines 2x plus y is equal to 0, x plus 2y, x plus py is equal to q and x minus y is equal to 3. And the point P, they ask first option P is a centroid and find the value of P plus Q. पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में इसको ऑर्थो सेंटर एज्यूम करना है, थर्ड में सर्कम सेंटर एज्यूम करना है। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करना है। सबसे पहले एक ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, तो एक इक्वेशन है आपके पास से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड द अदर इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड द थर्ड इक्वेशन इज दिस। क्या हम सबसे पहले ये पॉइंट ला सकते हैं, ये सोच लेते हैं, क्योंकि P और Q जो हमें निकालने हैं ये BC इक्वेशन पर एज्यूम कर लिए हमने। ABC अच्छा दिया हुआ है क्या, AB इज दिस एंड BC आपके पास है सेकेंड वाली इक्वेशन है, C है। ठीक है भाई, सोचा भी यही था और गिवन भी ऐसे ही है ना। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो y की वैल्यू -2x रखेंगे तो x की वैल्यू मुझे 1 नजर आती है और y -2 नजर आता है। क्या ये सेटिस्फाई होते हैं, थोड़ा देखिए। करेक्ट। इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ P एंड Q हमारे पास पॉइंट A फिक्स्ड है। इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है y 2x प्लस वाई पर, तो हम एक काम अज्यूम हमेशा कर सकते हैं। अगर ये x2, y2 हमने अज्यूम किया तो हमारे पास y2 हमेशा पता है -2x2 होगा क्योंकि ये इस लाइन पर लाई करेगा। ठीक है, सो B पॉइंट हम हमेशा अज्यूम कर सकते हैं x2, -2x2। सिमिलरली C पॉइंट भी आपके पास आप पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं x3, y3, जहां पर x3 को आप क्या लिख सकते हैं, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। जो y3 है वो लिखा जाएगा x3 -3, ये बनाया जा सकता है। ठीक है, यहां से y3 x3 -3 हम C पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं। अब बारी आती है सेंट्रोइड हमें गिवन है, जो गिवन है 2, 3, दैट्स अ पॉइंट P जो तीनों का एवरेज होगा। एवरेज निकालिए, पहला है 1, फिर x2, फिर है x3, देन डिवाइडेड बाय 3, फिर है -2, फिर है यहाँ पर -2x2, फिर है आपके पास से x3 -3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तीनों का एवरेज बना दिया गया। आगे चलते हैं, कंपैरिजन करेंगे। यहाँ 2 लिखा हुआ है, 1 प्लस x2 प्लस x3, ये डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा आपके पास। x2 प्लस x3 का वैल्यू 5 आता है। यहां बनाते हैं, 3 यहां मल्टीप्लाई होके 9 आएगा। 2x2 x3 -5, x3 माइनस 2x2 का वैल्यू 14 आता है। दूसरी कंडीशन ये है। ठीक है, तो यहां से आप बात बना सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यही बात है। दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं, माइनस साइन करते हैं, x3 से x3 कैंसिल है, आपके पास 3 टाइम्स x2 आता है, 5 में से 14 जाएगा तो -9 आता है। ये -3 है और x3 आपके पास से 8 आता है।
-3 + 8 की वैल्यू 5 है, ठीक है। यहाँ से आप 8 है ये बना सकते हैं। तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए बेसिकली। कौन से पॉइंट्स आ गए? बी भी आ गया है। बी आपके पास पॉइंट आएगा, x2 की वैल्यू है -3 और x का डबल है ये 6 आता है। सी हमको बनाना है, सी है x3 जो कि 8 आता है और इसका डबल है 8 - 3 करेंगे 5 आएगा। अब हम अगर BC की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो बनेगा y - 6 x + 3, दोनों का डिफरेंस लेंगे 1 आएगा, -11 आता है। ये x आता है, यहां से 11y आता है और यहां से 63 बनता है। ये कंडीशन है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं P और Q के साथ। तो आप अगर देखेंगे इसको x + py = Q, तो आप देख सकते हैं P की वैल्यू 11 है और Q की वैल्यू 63 है। तो यहां से अगर हम P + Q बनाएं तो हमारे पास 74 डेटा बनता है। तो 74 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस वन व्हेन वी कंसीडर दिस एज अ सेंट्रॉइड। पहला वाला पार्ट कर दिया, 74 आता है आपके पास, ठीक है। चलते सेकंड पर। सेकंड पर क्या सिचुएशन है फिर से देखेंगे। ए पॉइंट पहले मालूम है 1, -2, बी पॉइंट, सी पॉइंट, जो पिछले वाले की लर्निंग है वो लेते हुए चलेंगे। x2, -2x2 ये आपके पास से x3, x3 -3, ठीक। और ये इक्वेशन थी आपके पास। इक्वेशंस लिखते हुए चलते हैं। 2x + y 0, वी आर सॉल्विंग नाउ बी ऑप्शन। और ये है आपके पास से x - y = 3, x + py = q आता है आपके पास से, ठीक है। अब हमें ये बोला गया है कि आप P वाले पॉइंट को आप ऑर्थो सेंटर ले लीजिए। ऑर्थो सेंटर यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ऑर्थो सेंटर उसी को कहते हैं। यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और यहां से भी आप ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर दीजिए। दिस इज योर पॉइंट P, ऑर्थो सेंटर 2, 3। किसी तरीके से अगर हम P पहचान पाएंगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। आप यहां से अगर देखते हैं तो मेरे पास जो AH का स्लोप है, AH का, ये है AH का स्लोप। ये आप यहां से निकाल सकते हैं। AH बोले या AP बोले एक ही बात है। ऑर्थो सेंटर P है, आपके पास बनेगा 3 + 2 / 2 - 1। ये डेटा आता है आपके पास 5। और जो BC का स्लोप है वो आप देखिए, BC का स्लोप -1/P, दोनों का प्रोडक्ट 1/P × 5 की वैल्यू -1 आता है। P की वैल्यू 5 आती है। तो यहां से 5 है, ये -1/P है, P की वैल्यू 5 आती है, ठीक है। सो दिस P इज नोन टू अस नाउ, ठीक है। एक सेकंड, P बार 2 बार कैसे लिखा हुआ है? कैपिटल P है, ये स्मॉल p है, ओके, ठीक है भाई। P की वैल्यू 5 आ गई। और किसी तरीके से अगर हम देखें, इस बात को बना पाए कि कैसे इसको फिगर आउट करें, ये देखिए यहां से इस बारे में भी बात कर सकते हैं कि इसका स्लोप हमें पता है, ठीक है। तो आप देखिए इसका स्लोप आपके पास से m1 है। ये बेसिकली आपके पास जो AC है वो m1 मैंने माना, इसका स्लोप 1 है। तो जो BH है या BP जो है, ये इसका स्लोप आपके पास से -1 आएगा। -2x2 - 3, -2x2 - 3 और x2 - 2, ये डेटा आपके पास है। तो हमारे पास x2 - 2 = 2x2 + 3 आता है। माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास x2 की वैल्यू -5 आती है। सो B के कोऑर्डिनेट हमारे पास आगे फिर आपके पास x2 -5 है। इट इज -5, 10 आपके पास से आता है। माइनस माइनस प्लस हो गया, डबल कर दिया, -5, 10। अब B किस पे लाई करता है वो आप देख लीजिए। B लाई करता है x2 प्लस आपके पास से x + py = q। तो ये है -5, ये है 10 × P और सामने आता है Q। P का वैल्यू 5 है, 50 बन जाएगा, ये Q है। Q का वैल्यू 45। हम चाहते हैं P + Q निकाला जाए।
P की वैल्यू 5 है, Q का वैल्यू 45 है, फाइनली आपके पास से 50 आता है, फाइनली आपके पास से 50 आ जाता है। तो यहाँ पर सेकंड वाले का आंसर आपके पास से 50 आता है। सेंट्रोइड के लिए सॉल्व किया, ऑर्थो सेंटर के लिए सॉल्व किया। अब बात करते हैं सरकम सेंटर, कि अगर हम इसी को सरकम सेंटर लेंगे तो क्या बात बनती है। थर्ड पार्ट, फिर से आप ज्योमेट्री बनाइए। यहाँ आपके पास A पॉइंट है 1, -2, ये B पॉइंट है आपके पास x2, -2x2, ये C पॉइंट आपके पास x3, x3, -3, x3 -3, और ये आपके पास ऑर्थो सेंटर 2, 3। सरकम सेंटर वो होता है जिससे तीनों की डिस्टेंसेस इक्वल आती हैं, उसको कहते हैं। तो यानी अब अगर ये P हो गया आपके पास से सरकम सेंटर, तो PA², PB², PC² निकाल दीजिए। यहां से PA का स्क्वायर 2 - 1 तो 1 ही रहेगा, 5 का 25 हो जाएगा, x2 - 2 का होल स्क्वायर -2x2 -3 का भी होल स्क्वायर रहेगा आपके पास से, x3 - 2 का होल स्क्वायर, x3 -6 का होल स्क्वायर, इसका भी डिफरेंस ले लेंगे। बस बनाते हुए चलिए, आई थिंक वी आर हियर। ये आता है 26, 4 आपके पास है 4x2², और यहां भी है, ये आता है 5x2 का स्क्वायर। यह 9 आता है, 9 4 आपके पास से 13 आता है, ये बनेगा 4x2, और यहाँ पे आपके पास प्लस आएगा 6 बनेगा, 6 का डबल आप करेंगे 12 आएगा, 12 से 4 जाएगा, आपके पास आएगा 8x2। सिमिलरली सामने वाले को फिर से सॉल्व करते हैं। इधर जो डेटा आपके पास लिखा है ये बनेगा 2x3 का स्क्वायर, 12 आता है, और यहाँ 4 आता है आपके पास, 12 और 4 आपके पास से 16 बन जाता है। ये 36 से 4 आपके पास से 40 बनता है। ठीक, यहां सॉल्व करते हैं तो मेरे पास डेटा बनेगा 5x2 का स्क्वायर प्लस 8x2 -13 इज इक्वल टू 0। ये डेटा है, फर्स्ट डेटा ये बना आपके पास से। कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, फैक्टराइजेशन होता है, तो देखिए 8 और 5 का डिफरेंस ही इतना ही आता है आपके पास से। ये डेटा आपके पास बनेगा। थोड़ा देखिए इसको, मल्टीप्लायर से देखिएगा, यहाँ प्लस बना लेते हैं तो आप देख पाएंगे कि सेम आ रहा है। तो यहाँ से आप डेटा देखिए 5x2 + 13, इसी के फैक्टर ये आते हैं। यहाँ से डेटा आप बनाएंगे तो मेरे पास x2 की वैल्यू -13/5 आता है, और x2 की वैल्यू 1 आता है। 1 रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि 1 लेने से वापस ऊपर वाला पॉइंट आ जाएगा a। ठीक है, तो x2 की वैल्यू आई आपके पास -13/5। सिमिलरली यहाँ वाला सॉल्व करेंगे तो इसमें कैसे सॉल्व होगा, आपको फर्स्ट एंड लास्ट सॉल्व करना होगा। ये जो फर्स्ट वाला है ये यहां से सॉल्व होगा, यहाँ 26 यहाँ पर है, 14 आपके पास लिखा गया है। ठीक है, और फैक्टराइज कीजिए इसको। 7 आपके पास है, 1 आता है, 7 आता है आपके पास। x3 की वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते, 1 ले लेंगे तो फिर से वही फर्स्ट वाला पॉइंट आ जाएगा। सेकंड वाला हम लेंगे यहाँ पर, तो x3 की वैल्यू आपके पास से 7 आती है। ठीक है, तो x2 आ गया है, x3 आ गया है, तो हमारे पास B और C आ चुके हैं। B और C आ जाएंगे तो यहीं पर P और Q लिखा रहता है, तो ये है डेटा आपका x + PY = Q, ये डेटा होता है। तो हम यहां से B के कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर से। x2 आया हमारे पास -13/5, तो डबल करेंगे 26/5 आपके पास से बनेगा, माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। x3 की वैल्यू 7 है, तो यहाँ 7 रखेंगे तो 7 - 3 की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो C is 7, 4। सो नाउ लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ BC। ये कोऑर्डिनेट ज्यादा ठीक लग रहा है, तो इसी के हिसाब से इसको बनाते हैं। ये डेटा आपके पास है,
y माइनस 4 आपके पास है, 26 माइनस 20 की वैल्यू 6 आती है। यहाँ पे आपके पास कितना बनेगा वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर 35 आता है, 35 में 10 ऐड करेंगे तो 45 आता है, 48 आपके पास से बनेगा x माइनस 7। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहां से 8 आता है, 8y माइनस 32 प्लस x माइनस 7। तो इक्वेशन को ध्यान से आगे लेकर चलते हैं। ये नंबर आता है आपके पास, लिखा हुआ है x प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p का वैल्यू 8 है और q का वैल्यू 39 है। p प्लस q अगर आप निकालेंगे तो हमारे पास 47 नंबर आता है। कैलकुलेशन का ध्यान रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्या बात बनेगी, है ना। तो यहाँ पर भी यही पूछा, p प्लस क्यू निकालिए, 47 है लिखा हुआ, 50 47 74, यस 47। तो बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन जिससे हम सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर को इक्वेशंस के फॉर्मेट में समझ पाए, सॉल्व कर पाए, सोच पाए। बढ़िया सवाल, टॉप क्लास क्वेश्चन। आई मार्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज ए ब्रिलियंट 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 क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन। ऐसे और सवाल आपको अच्छे करने हो तो आप मेरी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली बुक है वहां से कीजिए, और थ्योरी में डाउट हो तो वीडियो कोर्सेज आप मेरे देख सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। मैथमेटिक्स से आप दोस्ती करना चाहते हैं, ज़रूर होगी। लॉजिकली सोचना सीखिए, ज़रूर सीखेंगे। Two lines pair y square minus 4y plus 3 equal to 0 and x square plus 4xy plus 4y square minus 5x minus 10y plus 4 equal to 0. Enclose a four-sided convex polygon. Find the area of polygon and length of its diagonal. ये सब हम यहाँ पर चाहते हैं बनाना। तो दो पेयर ऑफ लाइन है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को पिक करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, जिसके क्लियरली दो फैक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं, y माइनस 1 एंड y माइनस 3। देखो फैक्टराइजेशन आपको करना, अगर आपके अच्छे हैं, जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, तो ये स्पीड आप देखेंगे इसके अंदर। वहीं सेकंड वाले को अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे, नोटिस करते हैं, फर्स्ट वाले को लिख सकते हैं हम x प्लस 2y का होल स्क्वायर। सेकंड वाले में 5 हमने कॉमन ले लिया और ये डेटा आपके पास से बनता है। नोटिस करिए, x प्लस 2y का होल स्क्वायर, 5 आप कॉमन ले लो, ये डेटा बन जाएगा। फिर शायद आप और देख पाए, तो आप देख पाएंगे अगर मैं x प्लस 2y को t लेता हूं तो फिर आप यहाँ पर शायद देख पाए कि लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4। आंखों की नजरें तेज कीजिए, नजरें तेज करेंगे तो मैथ्स बात करेगा आपसे। x प्लस 2y को t मान लिया तो दूसरा डेटा ये बन गया। तो यहां से मेरे पास दो लाइन और आ गई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये दोनों कांस्टेंट अलग अलग हैं, पैरेलल लाइंस हैं। हम यहाँ से पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं कि अगर y की वैल्यू 1 है तो मेरे पास x का वैल्यू -1 आएगा, y का वैल्यू 3 है तो मेरे पास x का वैल्यू -5 आएगा। यहाँ y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू 2 बनेगा, y का वैल्यू 3 है तो फिर x का वैल्यू -2 बनेगा। चलिए अब हम इनका कंस्ट्रक्शन करते हैं, कैसे इनको प्लॉट किया जा सकता है। देखिए, एक तो है आपके पास y इक्वल टू 1 और एक है y इक्वल टू 3। दिस इज द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू 1 और ये है y इज इक्वल टू 3। ये 1 है और ये 3 है। इन लाइंस को थोड़ा आप देखिए क्या लिखा गया है, और इन सबको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। कैसे? ये बनेगा x बाय 4 प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है, तो ये तो कोऑर्डिनेट 1 एंड 2 3 आपके पास है। हम चाहते हैं x की वैल्यू 4 रहे और y की वैल्यू 2 रहे। ये लाइन बनेगा, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। सेकंड वाले को देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, ये है x बाय 1, y बाय हाफ और 1। x की वैल्यू 1 रहेगी, y की वैल्यू हाफ रहेगी, इधर आएगा। ये दोनों लाइंस लेकिन कैसी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। यहाँ x की वैल्यू 1, y की वैल्यू हाफ।
तो क्या आपको 4 पॉइंट्स दिखे जिनसे ये चारों लाइन बनती है? बिल्कुल, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 और ये दोनों। तो यहां है आप, इधर, यहां और ये 4 पॉइंट आपके पास आए। ढूंढ लीजिए कौन कौन से पॉइंट आएंगे, निकाल रखे हमने। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, ये रहा -1, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 3, -5, 3। और ढूंढ लीजिए, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3। एक ही रहा पॉइंट, ये डेटा हमने बना दिया। ये बन रहा है आपके पास पैरेललोग्राम है। क्या चाहते हैं? एरिया निकालिए। एरिया निकाल लेते हैं। बताइए एरिया कंप्यूटेशन कैसे किया जाए? एरिया होता है इनका हाफ तो आता नहीं है, हमें बेस इंटू हाइट करना है बस। तो ऐसे निकल जाएगा। देखो ये है आपके पास पैरेललोग्राम। बेस ये डिस्टेंस है और हाइट तो हमें पता ही है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इज योर हाइट। यहां से हाइट आ जाएगी। सो एरिया ऑफ polygon is equal to area of parallelogram से बनेगा बेस इंटू हाइट। नाम चाहो तो नाम रख लीजिए सबके, जो भी आप चाहते हैं नाम रख लीजिए सबके। लेट्स कॉल इट एज एन ए, इट इज बी, इट इज सी एंड इट इज डी। तो आपके पास ये है ए बी सी, आपके पास सारे डेटा बन जाएंगे। बेस आप ए डी ले सकते हैं और हाइट तो आपको पता है कि 2 है, 1 और 3 के बीच में डिस्टेंस 2 है। ए डी आप इनके बीच के डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये -1 है और ये 3, इनका डिस्टेंस आएगा आपके बीच में 3। 3 इंटू 2 डेटा इज कमिंग एज 6। तो 6 आपके पास से स्क्वायर यूनिट आ चुका है। आगे करते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल बना दीजिए। ये है लेंथ ऑफ डायगोनल, एक ये और एक ये। तो डायगोनल्स की लेंथ हम निकाल सकते हैं। आपके पास डेटा बनेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट BD। BD डिस्टेंस निकालिए। B है आपके पास -2, 3 और यहां आप बनाएंगे, एक घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर आता है, फिर 1 आता है, यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर आता है। डेटा आपके पास आया √5, एक √5 बनेगा। BD डायगोनल के बाद आप AC डायगोनल भी बनाइए। यहां से 2, 1 है, 2 वहां बनाएंगे तो 7 आता है, 7 का स्क्वायर, 1 यहां पर 4 है, 49, √53। दीज आर द लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स। तो हो गया है ना, हमें डायरेक्टली इक्वेशंस नहीं दी, मल्टीप्लाई करके दी। कंबाइंड पेयर्स में थी तो इसको फैक्टराइज कर लिया, इसको भी फैक्टराइज कर लिया। फिर अब मैंने यहाँ पर सॉल्व करके पॉइंट्स निकाल दिए, ज्योमेट्री से निकाल दिया कि भाई इसका एक्चुअल डायग्राम, यही एक्चुअल डायग्राम है ना। तो वहाँ से बेस इंटू हाइट, आपके पास चारों कोऑर्डिनेट हैं तो आप उससे भी एरिया निकाल सकते थे। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट से एरिया आया। फिर डायगोनल्स वगैरह बनाने फिर आसान बात हो गई। डुएबल क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते रहिए, इतना भी आसान नहीं है, टाइम टेकिंग है। जब हम फर्स्ट टाइम चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप स्टक करेंगे, फंसेंगे, लेकिन फिर वही गिरता है, पढ़ना है, फिर से उठना है, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, लेकिन मेहनत करते रहेंगे। और एक बार अगर आपने इसको कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली तो यही चैप्टर्स जिसमें आप थोड़ा फंसते हैं ये आपके फेवरेट चैप्टर्स हो जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए यू कैन यूज़ माय वीडियो कोर्सेज एंड जो मेरी बुक है उसको यूज़ में ले सकते हैं। बस पढ़ते रहिएगा, कोई भी आके आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं करेगा इन चीज़ों के लिए, ये आपके अंदर से आना चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ना है। ओके, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। Point OABC are shown in the figure where OA is equal to 2AB is equal to 4 times BC and it goes on. A is the centroid of the triangle whose orthocenter and circumcenter are these two respectively. If an insect starts moving from origin along with the straight line in zigzag fashion and terminates ultimately at point P, alpha, beta, then find the value of alpha plus beta. कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले पिक करते हैं, सेंट्रोइड निकालते हैं। किस फॉर्मूले से? आपके पास ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर दिया हुआ है।
तो इसको याद रखिए, आप मेरे नाम से ही इसको याद रखा कीजिए। ओम सर मेरा नाम जिससे आप जानते हैं। SIR का मतलब हो गया CIR सर, और O स्टैंड फॉर ऑर्थो सेंटर, M स्टैंड फॉर मीडियन, मीडियन से आपके पास आता है सेंट्रॉइड, और M साथ साथ हैं तो फिर डिसाइड हो जाता है, यही फंडा है इसका। एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता रहा था, आपने हो सकता है किसी और तरीके से याद कर रखा हो। आज के बाद आप मेरा नाम लेंगे तो आप मेरे नाम से पहचान जाएंगे कैसे सॉल्व करना है। O ऑर्थो सेंटर, सर सरकम सेंटर, ये हो गया सेंट्रॉइड, और ये दो लेटर्स एक साथ है OM 2:1 में डिवाइड करेगा। इस फॉर्मूले को लगा दीजिए। 2,4 है, यहाँ आपके पास 7/2, 5/2 है, तो मैं यहाँ पर G बना सकता हूँ सेक्शन फॉर्मूला। 2 यहाँ जाएगा 7, 1 यहाँ आएगा 2 बनेगा, 2 + 1, फिर 2 यहाँ बनेगा 5, 4 यहाँ बनेगा /3। सो दिस सेंट्रॉइड जिसको कि हमें पॉइंट A से रिप्रेजेंट करना है, 9/3 इज कमिंग एज 3, 9/3 इज कमिंग एज 3। पॉइंट A हमारे पास पता चल गया, दिस पॉइंट A इज 3, 3। ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये नहीं आता तो पॉइंट A नहीं आएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। द मल्टी कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है उसके बारे में सोचे। डायग्राम दे रखा है G, ये अब सुनिए। OA जो है 2AB है, ठीक है। जो OA है और AB में, यानी AB जो है आपके पास से वो OA का हाफ है, ठीक है। यहां से आप देखिए BC को देखिए, फिर BC आपके पास से OA डिस्टेंस /4 है, OA डिस्टेंस का /4 बन जाएगा। BC के बाद आपको दिखता है CD, आप गए A से B, B से C, C से D, ये क्या बनेगा, हर बार डबल होता जा रहा है, तो ये OA/8 रहेगा। अब ऐसे करते करते प्रोसेस चलता रहता है, और ये पूरे प्रोसेस जिगजैग पैटर्न में एक पर्टिकुलर पॉइंट P है जिससे कोऑर्डिनेट अल्फा, बीटा वहां पर कन्वर्ज कर दिए हैं। तो हमें पहले इनके एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में, फिर वाई कोऑर्डिनेट के बारे में सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। OA डिस्टेंस को अभी हमने जो देखा, OA डिस्टेंस अगर आप यहाँ निकालेंगे तो वो आपके पास से 3√2 आता है। जब हम पॉइंट को कन्वर्ट करने की बात करेंगे तो फिर हमें इनके एक्स कोऑर्डिनेट देखने चाहिए। बात यहाँ पर ये है कि हमें इनके एक्स कोऑर्डिनेट देखने चाहिए कि एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ जा रहे हैं, ये बात है। तो OA डिस्टेंस है, यहाँ पर 90 डिग्री आप बना लेंगे, फिर आप देखिएगा यहाँ भी यही है, यहाँ आप पहुंचे। तो अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट की, तो आप मुझे बताइएगा OA आपके पास लिखा गया है OA cos 45, ये फर्स्ट बनेगा एक्स कोऑर्डिनेट, यस और नो। OA cos 45 पहला एक्स कोऑर्डिनेट है। फिर आपके पास है AB, ये AB भी मैंने यहां बना दिया है ना, ये भी 45 है AB लेंथ, AB का आप कंपोनेंट कर दीजिए, AB cos 45, ये डेटा आ जाएगा AB cos 45। फिर आपके पास BC है, BC का भी आप कंपोनेंट कर सकते हैं इधर, इट इज BC cos 45, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। 45, 45, 45 तो सभी जगह कॉमन है, cos 45 तो हमने ले लिया कॉमन। ये है OA, यहाँ है AB, यहाँ है BC, ये प्रोसेस चलता रहेगा। 1/√2 है, ये OA आता है, AB की वैल्यू OA/2 है, BC की वैल्यू OA/4 है, ये प्रोसेस, ये एक GP बन जाएगी आपकी, OA/2, OA/4, है ना। तो बना लेते हैं, OA आपके पास बाहर, ये एक GP बनेगी, 1/1 - A - R, 1/2, 1/4, A/1 - R करके इनफाइनाइट GP का फॉर्मूला लगा दिया। OA की वैल्यू अगर आप देखिए तो वो आती है 3√2, OA की वैल्यू है 3√2, डिवाइड हो रहा है यहाँ पर √2, और यहाँ पर ही ऊपर आ जाएगा 2 बन जाएगा। √2 से √2 कैंसिल है, आपके पास आया डेटा 6। तो हमारे पास उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 6 आएगा। कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। इनफाइनाइट GP यानी जो अल्फा है उसकी वैल्यू आ गई आपके पास 6 आती है। बारी आती है वाई कोऑर्डिनेट में क्या होने वाला है, वो हमको सोचना होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा देखिएगा, OE का साइन आएगा, है ना,
तो यहाँ क्या y कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाएंगे। फिर ए बी का साइन लेंगे तो देखो क्या होगा, इसकी हाइट ज्यादा है फिर बी की हाइट कम है, तो एक ऐड करेगा एक माइनस करेगा, फिर अगला वाला फिर ऐड करेगा। देखो ए का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट तो बढ़ता ही जाएगा, इसीलिए सारे प्लस है। देखिए y कोऑर्डिनेट में गेम दूसरा है, y कोऑर्डिनेट करेंगे तो इसकी हाइट ज्यादा है फिर इसकी हाइट कम है, फिर इसकी हाइट ज्यादा है इसकी हाइट कम है, तो अपने पास जो y कोऑर्डिनेट है वो लिखा जाएगा OA sin 45। ठीक, OA sin 45। अब इस कोऑर्डिनेट के अंदर जो AB है, AB का आप sin 45 लेंगे वो माइनस होना चाहिए इसके कोऑर्डिनेट में, तब मेरे पास B का कोऑर्डिनेट आएगा। सो माइनस AB sin 45। अब आगे क्या होगा, अब B से C जब जाएगा तो ऐड होना चाहिए क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है, तो ये है BC sin 45, ये ऐड होगा BC sin 45 और ये प्रोसेस इसके बाद चलता रहेगा। तो क्या हुआ, इस A का ज्यादा है B का कम है फिर C का ज्यादा है फिर D का कम है, यानी ऑल्टरनेटिवली यहाँ पर प्लस माइनस साइन चलेंगे। साइन 45 आपके पास से कॉमन है और जो डेटा दिखता है वो है OA फिर AB फिर BC एंड दिस प्रोसेस। साइन 45 यानी 1/√2, ये OA है, ये बनेगा OA/2, क्या है OA/4, ये रीजन बन जाएगा। 1/√2 है, OA अपना कॉमन है और यहाँ है ये 1 - 1/2 + 1/4 1/8। एक इनफाइनाइट जीपी हमें यहाँ दिखेगी जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो -½ आता है। OA की वैल्यू है 3√2 × √2, A/1 - R करके डेटा बना देंगे। √2 से √2 कैंसिल है, यहाँ ये 3 है, यहाँ से 2/3 है, डेटा आपके पास से 2 आता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। यही हमें पता करना था कि ये तो बीटा है, दैट्स द बीटा। हमसे पूछा है लास्ट में अल्फा प्लस बीटा बनाइए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 6 है, बीटा की वैल्यू 2 है, फाइनली हमारे पास 8 आज का फाइनल आंसर निकल के आता है। तो आई कंसिडर दिस एज अ गुड क्वेश्चन जिसमें आपको एक छोटा सा एनालिसिस करना है कोऑर्डिनेट्स के बारे में। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं एक्स कोऑर्डिनेट तो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन वाई के साथ क्या है, ये ऑल्टरनेटिवली बढ़ता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज। इस प्रोसेस के साथ फाइनली ये 2 पर कन्वर्ज होता है और एक्स कोऑर्डिनेट 6 पर कन्वर्ज होता है। गुड क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन, मिक्स्ड विद सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर वाले कॉन्सेप्ट के साथ, जिसके लिए मैं बोलूँगा आप मेरा नाम याद रखिए। याद रखेंगे SIR सर मतलब CIR सर, सर्कम सेंटर पीछे है, वो स्टैंड करता है ऑर्थो सेंटर के लिए, M मीडियन यानी सेंट्रोइड, ये भी आप कंफर्म कर लेंगे। A आने के बाद बाकी सारी बातें हम यहाँ पर एनालाइज करके बना सकते हैं। ऐसे और बेहतरीन सवाल करने हैं तो फटाफट से मेरी कोऑर्डिनेट वाली बुक उठाइए और शुरुआत कीजिए, बनाने लग जाइए सवालों को। ज़रूर सवाल बनेंगे, प्रैक्टिस करते हुए रहिए। मैथमेटिक्स में कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे कि आपके मार्क्स आ जाएं, हमें मेहनत करनी होगी, हर दिन मेहनत करनी होगी, बस डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, थिंग्स विल बी फाइन। If the straight line drawn through the point P √3, 2 inclined at an angle 60 degree with x-axis, ठीक है, meets this line at point Q, ठीक है, तो आपके पास एक पॉइंट P है जो 60 डिग्री के साथ एक्स एक्सिस पर इंक्लाइंड है, बनाते, ये पॉइंट P है 60 डिग्री पर आपके पास इंक्लाइंड है, लेट्स कॉल दिस एज पॉइंट P, √3, 2, इसका एंगल 30 डिग्री है आपके पास। अब क्या है कि एक लाइन और है, इस लाइन को आप थोड़ा देखिए, ये लाइन आप लिख सकते हैं 4y = √3x + 8। एक और लाइन है कहीं पर है और वो लाइन का इसने आके इसको कट किया, ये लाइन आपको इसको आकर कट करती है Q पॉइंट पर। ये PQ की बात हो रही है कि PQ कितना होगा। देखा जाए तो इसको सॉल्व करने के तरीके कई तरीके से बना सकते हैं हम इसकी इक्वेशन लिख लें, इसकी इक्वेशन लिख लें, दोनों को सॉल्व करके पॉइंट निकाल लें, पहला तरीका वही है। और दूसरा है कि पैरामेट्रिक से ही बहुत जल्दी निकल जाएगा, ठीक है, मैं दोनों मेथड से आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली लाइन की इक्वेशन है L, लेट्स कॉल दिस एज एन L। अब मैं यहाँ पे आपको PQ की इक्वेशन बता देता हूँ। PQ में मुझे पॉइंट पता है,
सो y माइनस रूट थ्री, स्लोप 30 डिग्री है तो tan रूट थ्री आ जाएगा और x माइनस रूट थ्री हमारे पास है डेटा है। ये x माइनस रूट थ्री बाय रूट थ्री, ये डेटा आपके पास। अब हम चाहते हैं दोनों को सॉल्व किया जाए ताकि हमारे पास क्यू पॉइंट आ जाए, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये रहेगा क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ रहने वाली है। y आपके पास है x माइनस रूट थ्री है, प्लस टू बनेगा तो टू रूट थ्री बन जाएगा बाय रूट थ्री। तो ये डेटा है x प्लस रूट थ्री बाय रूट थ्री, ये x कोऑर्डिनेट है। यहां आप रखेंगे तो आपके पास 4 टाइम्स बनेगा 4x प्लस 4 रूट थ्री, और रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 8 रूट थ्री। डेटा बनाइए, x आता है 4 रूट थ्री आपके पास बना। हमारे पास क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, 4 रूट थ्री आप रखेंगे और एक रूट थ्री यहाँ है, 5 रूट थ्री भी बन जाएगा ये। सो दिस इज कमिंग एज 4 रूट थ्री और यहाँ पर 5 आता है। क्यू पॉइंट आपके पास आ गया। अब पूछा है डिस्टेंस निकालिए पी क्यू, तो क्यू पता है, पी हमें मालूम है, इट इज रूट थ्री कॉमा टू। तो हम यहां से पी क्यू डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 4 रूट थ्री माइनस रूट थ्री, 3 रूट थ्री होल स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस 3, फिर से 3 का स्क्वायर। इट इज 27 प्लस 9, 36 आता है। डेटा आपके पास से 6 आता है। फाइनल आंसर इज कमिंग एज 6। बन गया सर। कोई और तरीका, पैरामेट्रिक की बात कर रहे थे, ठीक है, उससे बता देते हैं। सेकेंड मेथड, पैरामेट्रिक बहुत पावरफुल है। हमें जब ये पता है कि ये एक पी पॉइंट से पास करता है, जिस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है कितने, रूट थ्री कॉमा टू, और जिसका एंगल यहाँ पर 30 डिग्री से लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल 30 है, और एक और कोई लाइन है जिसको आकर ये क्यू पर मिलता है, तो हम पैरामेट्रिक से इस लाइन के इसको मान लेंगे कि ये आर डिस्टेंस है। और पी क्यू की इक्वेशन हम लिखेंगे एक्स माइनस रूट थ्री वाई कॉस 30 डिग्री y माइनस टू अपॉन साइन 30 डिग्री, और ये मान लिया r डिस्टेंस, इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर है, जिसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। ये आता है 1/2, यहां से r आता है। ये डेटा बनेगा रूट थ्री प्लस रूट थ्री आर बाय टू, और y आपके पास है 2 प्लस आर बाय टू। सो वी कैन टेक इट एज रूट थ्री 1 प्लस आर बाय टू। तो फिर यहां से हम पॉइंट एज्यूम करेंगे Q, रूट थ्री 1 प्लस आर बाई टू कॉमा 2 प्लस आर बाई टू। अब ये लाई करेगा इस लाइन पर, और इस लाइन की इक्वेशन हमें दी गई है रूट थ्री एक्स माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो फिर यहां से आप इसको सेटिस्फाई कीजिए। रूट थ्री आपके पास है, एक और रूट थ्री रहेगा, 1 प्लस आर बाई टू माइनस 4y माइनस 8 आएगा आपके पास, यहां से आप रखने जा रहे हैं माइनस 2r प्लस 8 इक्वल टू 0। ये दोनों हो गए कैंसिल। 3 प्लस 3r बाई टू माइनस 2r, यहाँ 3 है, यहाँ है r बाई टू, और यहाँ पर r की वैल्यू आती है 6। और r क्या अज्यूम किया है, p से q, यही r अज्यूम किया गया है, यही आपके पास से पी क्यू डिस्टेंस आता है 6 आपके पास है। फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। सो 6 इज द फाइनल आंसर, चाहे आप ऐसे निकालें वैसे निकालें। यहाँ पर पॉइंट अज्यूम करके हमने लाइन की इक्वेशंस लिखी और पॉइंट कैलकुलेट किया एग्जैक्टली, और फिर बनाया। सेकंड वाले में पैरामेट्रिक फॉर्म को यूटिलाइज किया है, आर डिस्टेंस पर पॉइंट अज्यूम किया, इसको सेटिस्फाई करेगा, डायरेक्टली हमारे पास आर के डेटा निकल के आ जाएगा। दोनों मेथड्स अच्छे हैं, जो आपको सॉल्व करने में ईजी रहे वो सीखिए। पैरामेट्रिक्स का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि कई क्वेश्चन सिर्फ इसी से सॉल्व हो पाते हैं, जनरल मेथड से सॉल्व करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो इस फॉर्म को सीखिए, पैरामेट्रिक फॉर्म को। इट्स अ गुड फॉर्म। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। The sides of a triangle
have combined equation x square minus 3y square minus 2xy plus 8y minus 4 equal to 0. The third side, which is an all variable, always passes through the point minus 5 comma minus 1. Then we are asking for the range of values of slope of the third line, so that origin lies in the interior part of triangle. फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया है उसको समझते हैं. जो गिवन डेटा है, एक तो हमारे पास कंबाइंड इक्वेशन है दो साइड्स, इसके बारे में फोकस करते हैं कि इसको हम क्या कैसे हैंडल करें. एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 8y माइनस 4 इक्वल टू 0 आपके पास लिखा गया है. ये डेटा आपके पास लिखा गया है. यहां हम पहुंचते हैं. पहले वाली जो तीन इक्वेशंस है वो आपके पास से x माइनस वाई का होल स्क्वायर आता है. इसको हम 2 टाइम्स y माइनस 1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास लिखा गया है. ये डेटा आपके पास है. सिंप्लीफाई करने पहुंचे, x प्लस वाई माइनस 2 आता है आपके पास और x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0. दो चीज अपने पास यहां से निकल के आई है. एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और सेकेंड इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू x प्लस 2. ओरिजिन की लोकेशन की बात हो रही है तो फिर एक काम करते हैं, पहले इसका बढ़िया डायग्राम बना लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या पूछा जा रहा है. ठीक, दो लाइंस हमारे पास है यहाँ पर. एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरा है स्लोप इसका 1/3 रहेगा और ये 2/3 पर जाकर कट करेगा ऐसे. एंड दिस इक्वेशन इज 3y इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड दिस इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन में क्या पूछा गया. अब क्या है, द थर्ड साइड, दो साइड्स आ चुकी हैं, एग्जैक्टली फिक्स्ड है. नाउ द थर्ड साइड विच इज वेरिएबल ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट माइनस 5 कोमा माइनस 1. ये जो पॉइंट हम बना रहे हैं माइनस 5 कोमा माइनस 1, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये इसके ऊपर लाई करता है. तो मैथमेटिक्स में डेटा ऑब्जर्व करना भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की ही बात है. तो ये हमने जब इसके साथ यहाँ पर देखा तो -5 + 2 -3 आता है. तो दिस इज पॉइंट ए. जो पॉइंट ए लाइज ऑन L2. लेट्स से दिस इज L1 आपके पास. से ये लाइन L2 है. तीसरी लाइन हमें बनानी है. सो दिस इज पॉइंट ए. डिसाइड हो गया, पॉइंट ए यहाँ लाई करता है. अब आपको थर्ड साइड बनानी है. इस तरीके से बनानी है थर्ड साइड कि जब थर्ड साइड बने तो ओरिजिन अंदर आ जाए. मतलब ये ऐसा कुछ बने जिससे हमारे पास ओरिजिन यहाँ पर आ जाए. पर क्या ऐसा हमेशा इस तरह का स्लोप बना सकते हैं? रेंज ऑफ वेरिएबल, रेंज ऑफ वैल्यूज और स्लोप ऑफ द थर्ड लाइन, इसकी हम बात करने वाले हैं. तो देखो, एक क्रिटिकल केस है यहाँ पर. अगर मैं ओरिजिन को इससे डायरेक्ट ज्वाइन करा देता हूं, ये है मेरे पास पॉइंट ए -5 कोमा -1. OA का जो स्लोप है वो आपके पास से 1/5 आता है. अब अगर मैं इससे थोड़ा ज्यादा रखता हूं तो आप खुद सोचिएगा, एक ट्राइंगल जो बनेगा थोड़ा ज्यादा वाला, इसको ऊपर कट कर देगा इस तरीके से. तो इस तरीके से कट करेगा तो ओरिजिन बाहर चला जाएगा. ये इस तरीके से भी कट कर सकता है, इस तरीके से कट करेगा तो भी आप देखिएगा कि ओरिजिन बाहर चला गया, ट्राइंगल ये बन जाएगा. ये ब्लू वाली लाइन तो फिक्स है ही सही हमारे पास, ये वाली और ये वाली लाइन तो फिक्स है ही सही. तो हम चाहते हैं कि ये इस साइड कट करे तभी ओरिजिन आएगा. तो पहली बात, ये जो स्लोप होगा इसका, जो भी थर्ड लाइन आपकी बनने वाली है उसका स्लोप OA से कम होना चाहिए. सो फॉर ओरिजिन टू इनसाइड, तो जो O है, स्लोप है, वो OA से कम आना चाहिए. कंडीशन नंबर 1, इसका स्लोप 1/5 से कम. ये देखो, इधर जाके कट किया, ओरिजिन अंदर है. ठीक, आप समझ पा रहे कैसे? मैं आपको रेड कलर से मार्क कर देता हूं. ये वाला सेगमेंट हमारा है ही से फिक्स्ड है, कुछ नहीं कर सकते हम इसका ना. ये तो है ही से फिक्स्ड है. ये वाली लाइन भी फिक्स्ड है. हम बात कर रहे हैं थर्ड साइड ऐसा बने. करेक्ट.
तो मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये यहाँ आना चाहिए। यही लाइन आपको इस साइड भी कट कर सकती है, इस साइड कट करेगी तो फिर क्या होगा, ओरिजिन बाहर चला जाएगा, ये तो फिक्स है, इसे बाहर चला जाएगा। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये जो है, ये आपका एक्स इधर होना चाहिए पॉजिटिव साइड पर। अगर ये इधर की साइड हो गया इस कंडीशन के साइड पर तो फिर दिक्कत क्रिएट करेगा। तो दो कंडीशंस लगा रहे हैं, एक तो जो OA से जो लाइन है OA के स्लोप इसका कम होना चाहिए। दूसरा आप देखिए, मैं इसी के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, इसके पैरेलल। तो स्लोप जो है वो यहां से लेके यहां तक आप इसको कहीं पर भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप इससे थोड़ा सा इधर करेंगे तो फिर ये ऊपर कट कर जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ओरिजिन इसके बाहर रहे तो इसका जो स्लोप है 1/5 से कम होना चाहिए। और दूसरा, ये जो पैरेलल वाली लाइन है इसको भी आप देख लीजिए, क्या है पैरेलल वाली लाइन, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो है -1। तो ये जो लाइन है आपके पास ये भी -1 वाली होगी। मैंने दोनों पैरेलल बना दिए। मैं चाहता हूं अगर ये कट करे तो फिर ये जो m है अपने पास उसकी वैल्यू इस -1 से ग्रेटर हो और 1/5 से कम होनी चाहिए। कंफर्म कहानी। ये इसी के पैरेलल इस पॉइंट से मैंने बना दिया। मैं थोड़ा सा इसको इधर रखना चाहता हूँ, -1 से ग्रेटर की अगर मैं रखूंगा इसके बारे में बात, तो फिर यहां से लेके आप 1/5 तक ये जो रीजन है इसके अंदर आप इसका स्लोप रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां से स्लोप रखिए और -1 तक का रीजन रखिए, ट्राइंगल हमारे पास ऐसा ही बनेगा। यहाँ एक छोटे डायग्राम में फिर सारी कहानी मैं आपको समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ जो A पॉइंट है इसका स्लोप आप इस लाइन से लेके जो इसके पैरेलल लाइन बनाई जा रही है इसी बीच में रखिए, तो आपके पास हमेशा जो भी ट्राइंगल बनेगा, मैं कहना चाहता हूं ये एक डॉटेड लाइन, पैरेलल बनेंगे तो मिलेंगे ही नहीं। आप कभी भी इसके बीच में रखिए, हमेशा आपके पास जो भी ट्राइंगल बनेगा आपके पास हमेशा ओरिजिन बीच में रहेगा। क्या ये बात समझ में आती है आपको? क्या ये बात समझ में आई आपको? क्योंकि हमारे पास दो साइड तो फिक्स्ड है, ये ट्राइंगल बन जाएगा, ये भी ट्राइंगल बन सकता है। तो हमारे पास स्लोप जो है इस लाइन का स्लोप है -1, इस लाइन का स्लोप है 1/5। तो m जो है इसके बीच में रहना चाहिए, डिसाइड हो गया। तो आपके पास ओरिजिन हमेशा लाई करेगा। तो अब हम इसके बीच में लाई करें, ये हो गया A, B, दिस इज गिवन एज A, B। हम इंटरेस्टेड हैं कि अब A + 1/b² निकाला जाए। 1/b का होल स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। फाइनल आंसर आपके पास है, आप 24 मार्क कर देंगे। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन, बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। The interior angle bisector of angle A for the triangle ABC whose coordinates of the vertices are A, B and C अपने पास लिखे गए हैं और उसकी इक्वेशन भी हमारे पास गिवन है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की बात हो रहा है, रूटीन क्वेश्चन है। देखिए A वर्टेक्स हमारे पास है -8,5, B आपके पास है -15, -19 और C आपके पास है 1, -7। -8,5, -15, -19, 1, -7। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर A हमें निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर A, B एंड C। ठीक, चलिए बनाते हैं। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो ये यहां से जाएगा, यहां बनेगा, ये एंगल बनेगा आपका A/2 और यही एंगल भी आपके पास से बनेगा A/2। इस पॉइंट डी पर आएगा। तो आपको पता होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं ये इनके साइड्स के रेशियो में इनको डिवाइड करते हैं। यहाँ आपके पास AB लेंथ, वो सबसे पहले कंप्यूट करते हैं AB लेंथ कितनी बनेगी। -15 -8 + 8 आपके पास से 7 आता है, 49 बन जाएगा। -19 प्लस आपके पास लिखा है -4 करेंगे 24 बनेगा, 576 बनेगा। ये आपके पास है 25 बन जाएगा। 625 का रूट लेंगे 25। इधर से फिर हम AC भी निकालेंगे, ये है AC। -8 -9 करेंगे 9 आता है, यानी ये बनेगा 81 और 7 5 12 होता है, ये आएगा 144। तो ये कितना बनता है थोड़ा देखिएगा। 225 आपके पास से बनेगा जो होता है 15। तो ये जो D पॉइंट है ना,
ये 25 है, ये 15 है, ये 25:15 रेशियो में डिवाइड करेगा, जो बनता है 5:3। डी वाला पॉइंट हम निकालेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे 5 आता है, 3 से कैंसिल करेंगे -45 आता है, 5 + 3, फिर 5 उधर जाएगा 35, 3 यहाँ बनेगा 57, 35 है, 3 यहाँ से 57, 5 + 3, ये डेटा आपके पास से आता है। डी की हम बात करते हैं, 5 यहाँ से जाएगा तो 40 आपके पास बचेगा, -40/8 आपके पास आता है। यहाँ से और हम डेटा बनाते तो यहाँ पर तो माइनस है ही से, 8 और आएगा आपके पास, ये डेटा आपके पास है। सो वी आर गेटिंग दिस एज -5, और यहाँ पे हम 4 से कैंसिल करते हैं, 8 से भी कैंसिल के बारे में तो बात बनेगी नहीं, हम इसको अगर 4 से कैंसिल करते हैं तो ये 2 बनेगा, 23 ये डेटा बनेगा। ठीक है, ये आपके पास से एक बार थोड़ा मैं डेटा देख लूँ क्या बनता है। हाँ, यही बनता है। ठीक है, -23/2 डी पॉइंट आएगा। क्या चाहते हैं वो समझिए। अब हम चाहते हैं इसकी इक्वेशन, तो इक्वेशन कैसे निकलेगी, एडी की इक्वेशन। सो नाउ द इक्वेशन ऑफ एडी इक्वेशन बना लेते हैं। आपके पास ए का पॉइंट पता है, वो ज़्यादा आसान है सॉल्व करना, y - y1 x - x1, और इनके हिसाब से बात बनाएंगे, 5 + 23/2 और -8 + 5, ये डेटा है। 5 माइनस दिस, -8 + 5, डेटा बनाते हैं। ये 10 आएगा, 10 और 23 की वैल्यू 33 आती है, और यहाँ आपके पास -3 लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है y - 5, 3 कैंसिल होगा, 11/2 आता है, x + 8 आता है, (11x + 2y + 78 = 0, ये डेटा आपके पास आएगा। ढूंढिए क्या इक्वेशन है, ये रही। यहाँ पे आपके पास है ax + by + c = 0। तो a की वैल्यू 11 है और c की वैल्यू आपके पास है 78 है। 2 तो 2 की जगह फिक्स लिखा गया है। हम चाहते हैं a + c निकल के आए, जो है 11 + 78, जो आपके पास है 89 हमें बनता है। यहाँ पर कितना बनता है, 89। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जो एंगल बाइसेक्टर्स होता है साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है, पॉइंट निकाला, फिर वहां से हमने उसकी इक्वेशन बना दी। और मेहनत करते रहिए, इस प्रॉपर्टी को सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कीप लर्निंग। If algebraic sum of perpendiculars drawn from the vertices of a hexagon A, B, C, D, E, F, जहाँ हमें vertices given है, on a variable line हमें given ax + by + c is 0. The algebraic sum of perpendiculars drawn from vertices of hexagon is 0. Then the variable line always passes through a fixed point, वो point आप निकाल के दिखाइए। इसको हेक्सागन के सॉल्व करने से बेटर मैं आपको एन पॉइंट्स के लिए बता देता हूं, ताकि आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट भी रहे। सो लेट्स से वी आर हैविंग एन पॉइंट्स x1, y1, x2, y2, x3, y3, एंड दे आर एन पॉइंट्स xn, yn। अब देखो एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट सम जो होता है उसमें मॉड लगा होता है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसी पॉइंट से लाइन पर अगर बनाएं तो ax + by + c जो लाइन है उस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आता है, मॉड आता है पहले तो ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। अब एब्सोल्यूट का नहीं बोला, बोला एल्जेब्रिक सम, तो उस मॉड को हटाएंगे, है ना। और लाइन की भी मैं बात कर लेता हूँ, ax + by + c = 0। ये है आपके पास फिक्स पॉइंट्स। अब क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ length of perpendiculars from these points to variable line
ये 0 है, तो आप रखिएगा। आप यहां से बनाएंगे ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ax2 प्लस by2 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ax3 प्लस by3 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये चलता जाएगा आपके पास से axn प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आगे चलते हैं। a हमने कॉमन ले लिया, ये x1 है, x2 है, x3 है, xn है, b है आपके पास से y1 है, y2 है, yn है, और n के बाद से आपके पास nc भी लिखा गया है। अंडर रूट आपके पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये बात बनी हुई है। तो यहां से अगर हम इसको देखें तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि क्या बात बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको सिंप्लीफाई करो तो आप देख पाएंगे हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है, एक तो वहां पर स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर c लिखा हुआ होता है, यहाँ लिखा हुआ है nc। तो पहली कंडीशन रूट को तो हटा दिया और हम पहुंच गए a प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn प्लस b टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 yn प्लस nc इज इक्वल टू 0 है। अब हम इस n को भी डिवाइड कर देते हैं। आपने पास बनाया n, b आपने लिखा y1 प्लस y2 प्लस y3 yn डिवाइडेड बाय n प्लस c इक्वल टू 0। बड़ी बात। तो आप इसको इस लाइन के साथ अगर मैच करते हैं, क्योंकि ए बी सी वेरिएबल हैं, ये एक वेरिएबल लाइन है, तो ए बी सी आपके पास वेरिएबल हैं, या ये चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर ये पॉइंट्स फिक्स्ड है, अगर ये पॉइंट फिक्स्ड है तो आपके पास ये जो वाला जो सेक्शन है ये भी फिक्स्ड हो जाएगा और ये भी फिक्स्ड हो जाएगा। चाहे आप ए बी सी कुछ भी रखें, ए बी सी कुछ भी रखें, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट आपके पास, क्योंकि पॉइंट्स फिक्स्ड है तो ये भी फिक्स्ड हो जाएंगे। और ये अगर हम देखें यहां से तो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट निकल के आ रहे हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn बाय n। सिमिलरली y1 प्लस y2 से लेके yn बाय n। और ये क्या बन गया है, ये बेसिकली वो जो n साइडेड पॉइंट्स रहे होंगे, पॉलीगन बना होगा, ये उन सब का सेंट्रॉइड है। अगर 3 पॉइंट होंगे तो बाई 3 करेंगे, सेंट्रॉइड 4 होंगे तो जो क्वाड्रिलेटरल बना उसका सेंट्रॉइड बाई 4 आ जाएगा, n पॉइंट्स है तो बाई n आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हमसे भी यही पूछा है कि फिक्स पॉइंट क्या होगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर ABC क्या है, हम ये जो फिक्स पॉइंट की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो जो फिक्स पॉइंट है वो हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, दैट इज द सेंट्रॉइड ऑफ हेक्सागन। सेंट्रॉइड ऑफ हेक्सागन, तो हेक्सागन का सेंट्रॉइड हम निकाल देंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सभी के एक्स कोऑर्डिनेट का सम चाहिए। सो -2 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस -1, सीधा यही ऐड कर लेते हैं, या फिर आप देख देख के बनाते हुए चलिए। -2 0 एंड 4, -2 0 एंड 4 बाय 6 तो रहेगा ही। x कोऑर्डिनेट लिखा है मैंने, -2 0 एंड 4, 3 2 -1, 3 2 -1। अब y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, -1 -2 0, -1 -2 0, 3 2 2 3 4 आपके पास और है, डिवाइडेड बाय 6 बना लीजिए। 2 से 2 कैंसिल है, यहाँ आपके पास 2 आता है, 6 बनेगा, डेटा बना हुआ है। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल है, यहाँ 7 आता है, 1 चला गया, 6 से 1 बाय 1, 1,1 आपके पास से डेटा बना। हमसे पूछा P प्लस क्यू निकाल के बताइए, आपके पास यही P प्लस P क्यू है।
ये डेटा आता है 2। GIIT वालों ने ये क्वेश्चन पहले एक्चुअली एग्जाम में पूछा हुआ है और एन बॉन्ड्स के लिए ये वाली बात पूछी थी जो मैंने आपको प्रूव किया। अगर ये हेक्सागन की जगह पेंटागन हो, हेप्टागन हो, नैनोडेकागन हो, कुछ भी हो, सीधा आपको उसका सेंट्रोइड निकालना होता है। ये बात मैंने आपको इस सवाल से समझा दी। बहुत बढ़िया सवाल है, मैं तो इसको क्लास में इलस्ट्रेशन में करवा देता हूँ। ठीक है, ब्रिलियंट क्वेश्चन, ऑलवेज रिमेंबर दिस रिजल्ट। जेई वाले इस सवाल को पहले पूछ चुके हैं एग्जाम के अंदर भी, तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, वही मॉडिफिकेशन करके हर साल वो सवाल पूछे जाते हैं। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग।